जहाँ एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहाँ समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के थाने से इंतहाई गर्म भाप निकल रही हो। इस तूफानी लहर पर आने से एक फायदा जरूर हुआ था कि हमारी कश्ती तूफानी थपेड़ों से बच गई थी। उस वक्त कश्ती गोया एक ऐसी देव बहकर तूफानी मौज के ऊपर सवार थी जो एक तेज रफ्तार दरिया की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। बारिश थम गई थी मगर हवाएं उसी तरह चिंगाड़ रही थी। सोनिया वैसे ही बेहोश थी। उसकी नी मास्टिंग वाली कमीज और घुटनों से फटी हुई पतलून और सर के बाल पानी में शराबोर थे। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि उसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दूं। कश्ती ऊपर नीचे जरूर हो रही थी मगर वो तूफानी मौजों के कयामत खेज झूले से बाहर निकल आई थी। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। मैं खुद थकावट और नक्ताहत से चूर बेबसी के आलम में कश्ती से चिमटा औंधा पड़ा था। कश्ती तूफानी हवाओं को चीरती हुई तेज रफ्तारी से बही चली जा रही थी। मुझे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं ये तूफानी रो हमें वापस दुश्मन के जजीरे पर न फेंक दे। बादलों की वजह से रात बहुत जल्द छा गई थी और चारों तरफ अंधेरे ने अपनी स्याह चादर फैला दी थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी लेकिन नारियल समंदर में डूब चुके थे और समंदर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे सामने तूफान खेज समंदर की भयानक रात थी। मैंने कलाई पर बंधी खड़ी पर नजरें जमाने की कोशिश की मगर मैं वक्त मालूम न कर सका। मैंने निढाल होकर अपना सर कश्ती के तख्ते से लगा दिया। फिर जाने किस वक्त नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ होश नहीं था। शायद मैं सो गया था या नक्काहत की वजह से बेहोश हो गया था। होश आया तो सबसे पहले मुझे दिन की रोशनी नजर आई। एक चप्पू मेरे घुटने से बार बार टकरा रहा था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे लेकिन तूफान गुजर चुका था। हवाओं का दहशतनाक शोर खत्म हो गया था। समंदर पुरसुकून था मगर उसकी मौजों में वो पहले जैसी तूफानी कैफियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कश्ती की रफ्तार वो नहीं रही। कश्ती तूफान की बर्क रफ्तार रॉ से उतर चुकी थी मगर वो लहरों पर बुरी तरह से डोल रही थी। अब वो एक बार फिर हैजानी मौजों के रहमो करम पर थी। मैंने झुककर सोनिया को देखा। वो इंतहाई निठाल थी और करा रही थी। मैंने उसे आवाजें दी। उसके बाजू को झंझोड़ा। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई। उसके होंठ मुझे सूजे हुए लग रहे थे। उसने मुझे कोई जवाब न दिया और हल्की सी कराह के साथ आंखें बंद कर ली। मैंने समंदर का जायजा लेने के लिए सर उठाकर इधर उधर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे बाएं जानिब थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ी लॉन्च समंदर में हमारी कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। उस कश्ती के बादबान नहीं थे। अब मुझे उसमें लगी हुई मोटर की धीमी धीमी आवाज भी सुनाई देने लगी। लॉन्च के मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था। ये लॉन्च या तो कोस्ट गार्ड वालों की थी या मछलियां पकड़ने वाली लॉन्च थी। मेरा दिल इसलिए धक से रह गया कि कहीं मैं उस मनहूस इसराइली जजीरे पर वापस तो नहीं पहुंच गया। लेकिन इस किस्म की बड़ी लॉन्चें इसराइलियों के पास नहीं थी। अब मुझे कुछ लोग लॉन्च पर ऊपर खड़े नजर आए। उनके जिस्म पर सिर्फ तहमत बंधे थे। उनके सर नंगे थे। लॉन्च वालों ने हमारी कश्ती को लहरों में डूबते उभरते देख लिया था और वो हमें बचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी ने हाथ में रस्सा भी पकड़ दिया था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि सोनिया की पतलून की जेब से पिस्तौल और चाकू निकालकर आहिस्ता से समंदर में गिरा दिया। फिर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, सोनिया, अगर तुम होश में भी हो तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना। एक लॉन्च हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मुल्क की लॉन्च है। कोई आवाज मुंह से न निकालना। मैं भी खुद को बेहोश जाहिर करूंगा। माहीगीर लॉन्च के इंजन की आवाज करीब आ गई थी। मैंने अपना सर जहां रखा था वहीं रहने दिया और कोई हरकत न की। लॉन्च का अगला हिस्सा और उसके अर्शे पर खड़े नंगे स्याह जिस्मों वाले दुबले पतले माहीगीर मुझे साफ नजर आ रहे थे। उनके नक्श बर्मी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लग रहे थे। मेरे खुदा, कहीं हम इंडिया के साहिल पर तो नहीं पहुंच गए। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने आप को यूं जाहिर किया जैसे मैं बेहोश हूँ। मैं बेहोश रहकर एक तो उन लोगों के सवालात से बचना चाहता था, दूसरे मैं उनकी जबान और गुफ्तगू से अंदाजा लगाना चाहता था कि अगर मैं इंडिया के साहिल के करीब हूँ तो ये लोग किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और हमारे बारे में उनका रवैया कैसा है। मैंने आंखें बंद कर ली। लॉन्च के माहीगीरों की आवाजें आने लगी। मैं उनकी जबान समझने की कोशिश करने लगा। समुद्री लहरों के शोर की वजह से उनके अल्फाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर समंदर में किसी ने रस्सा फेंका और जैसे दो आदमियों ने समंदर में छलांग लगा दी। मेरे जिस्म से किसी का हाथ टकराया। उसने चिल्लाकर कहा, एक औरत भी डोंगी में है, दोनों बेहोश हैं। ये जुमला तेलुगु जबान में अदा किया गया था। मैं दिल महसूस कर रह गया। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान का मशरकी साहिल था। तेलुगु जबान हिंदुस्तान के मशरकी साहिली इलाकों में तमिल के साथ ही बोली जाती है। हम गड्ढे से निकलने की कोशिश में कुएं में गिर गए थे। हमारी कश्ती बर्मा की तरफ निकल जाती तो बचाव हो सकता था, लेकिन इंडिया तो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क था। अब क्या हो सकता था? तूफान ने हमारे साथ कोई पुराना बदला लिया था और हमें खलीज बंगाल में बर्मा या बांग्लादेश के साहिल की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के मशरकी साहिल पर ला फेंका था। हमें पटसन के एक छींके में डालकर लॉन्च के अर्शे पर ले जाया गया।
मैं तेलुगु जबान रवानी से बोल नहीं सकता था, मगर उसे समझ लेता था। ये माहीगीरों की लॉन्च ही थी। उनकी बातों से मालूम हुआ कि उन्हें समंदर में निकले चौथा रोज था और अब वो मछलियां पकड़कर वापस जा रहे थे। उस इलाके में तूफान का ज्यादा जोर नहीं रहा था। हमें अरशे पर लिटा दिया गया। एक आदमी मुझे औंधा करके मेरी कमर को दबाने लगा ताकि मेरे मैदे में गया हुआ समंदरी पानी बाहर निकल आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। एक भारी भरकम आवाज आई, इसे होश आ रहा है, औरत अभी तक बेहोश है। रजवा, अरे कटोरे में गरम गरम कॉफी डाल कर लाओ। वो तेलुगु जबान बोल रहे थे। एक माहीगीर ने तमिल जबान में कहा, ये मर्द तो मद्रासी लगता है। इस ख्याल से कि कहीं ये मेरा डॉक्टरी मुआयना न करने लगे, मैंने खुद ही आंखें खोल दी और तमिल में पूछा, मैं कहाँ हूँ। मेरे इर्द गिर्द घुंघराले बालों और धूप में जले हुए गहरे सांवले चेहरों वाले माहीगीर खड़े थे, जिनके जिस्मों पर सिवाय घुटनों से ऊपर तक के मैले कुचैले सांफों के और कुछ नहीं था। भारी आवाज वाला मर्द मेरे पास बैठ गया। रजुआ माहीगीर कॉफी की केतली और कांसी की कटोरी लेकर आ गया। ये लो कॉफी पियो, घबराओ नहीं, तुम बच गए हो। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया। मैंने सोनिया की तरफ देखा। वो या तो वाकई बेहोश थी और या फिर बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रही थी। मैंने तमिल में कहा, ये मेरी मालिकन की बहन है। दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के पास पौंडीचेरी आई थी। कश्ती में समंदर की सैर के लिए मेरे साथ निकली तो तूफान ने हमें घेर लिया। फिर हमें कुछ खबर नहीं रही और मैंने कॉफी का घूंट बड़ी मुश्किल से निगल लिया। गर्म गर्म कॉफी ने मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी कर दी। भारी आवाज वाले स्याहफाम आदमी ने घुटनों तक धोती के साथ जिस्म पर सलूका भी पहन रखा था। मालूम होता था कि वो इस लॉन्च का मालिक या मालिक का कारिंदा है। उसने पूछा, तुम्हारी मालिकन की बहन का क्या नाम है और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे बताया कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं अपनी मालिकन के कॉफी के बाग में नौकर हूँ। मेरी मालिकन की इस छोटी बहन का नाम मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन सब इसे पिंकी कहकर बुलाते हैं। सोनिया का कोई फर्जी हिंदुआना नाम मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर वाकई सोनिया होश में नहीं है तो होश में आने के बाद न जाने अपना क्या नाम बता दे। मगर सोनिया होश में थी। उसने आंखें खोल कर देखा और उर्दू में बोली, हम कहाँ आ गए हैं? क्या मैं पौंडीचेरी में हूँ? मैं दिल में खुश हुआ कि उसने मेरे बयान को सुन लिया था जो मैंने माहीगीरों को दिया और जिसमें अपने आप को पौंडीचेरी में अपनी मालिकन की कॉफी स्टेट का मुलाजिम बताया था। इन माहीगीरों ने हमें चावल की बनी हुई रोटी पिसी हुई सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ दी। रोटी खाकर हमारी जान में जान आ गई। थोड़ी सी कॉफी और पी। मछेरे सोनिया को अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनके मुखिया ने उन्हें लॉन्च को गड़ीवाड़ा की तरफ ले चलने को कहा। मछेरे इधर उधर अपने काम में लग गए। लॉन्च का इंजन जो बंद कर दिया गया था फिर से स्टार्ट हुआ। लॉन्च ने समुद्री मौजों पर निस्फ चक्कर काटा और एक तरफ को रवाना हो गई। मैं और सोनिया अरशे पर तन्हा रह गई। हमने लॉन्च के जंगले से टेक लगा रखी थी। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ तुम्हारा नाम कांता होगा। तुम दिल्ली की रहने वाली हो। पौंडीचेरी में तुम्हारी बड़ी बहन का कॉफी का बाग है। तुम उससे मिलने दिल्ली से पौंडीचेरी आई थी। मैं तुम्हारे बाग में मुंशीगिरी करता हूँ। मेरा नाम चंद्रन है। तुम्हारा लकब पिंकी है। तुम मेरे साथ समंदर की सैर को निकली थी कि कश्ती तूफान में घिर गई और हम समंदर में भटक गए। लॉन्च का मुखिया बीड़ी पीता हमारे पास आकर बैठ गया। भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारी नजर तुम पर पड़ गई। हम तो मछलियां पकड़ने के बाद वापस जा रहे थे। आज हमारा वापसी का दिन था। ब्रजुआ ने समंदर में डोंगी को देखा तो शोर मचा दिया। मैंने तमिल में कहा, दादा तेलुगु थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। मेरा जन्म पौंडीचेरी में ही हुआ था। मैं चौला ब्राह्मण हूँ। मुखिया ने हाथ जोड़ दिए और तमिल जबान में कहा, अरे ब्राह्मण तो हमारे माई बाप हैं, फिर आप उनके नौकर क्यों हैं? ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था कि चौला जात के लोग इल्म दानिश सिखाने का ही फरीजा अंजाम देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मैं अपनी मालिकन के यहाँ मुंशी भी हूँ और वहीं संस्कृत भी सिखाता हूँ। मुखिया बोला, जय राम जी की, आप तो संस्कृत के भी विद्वानी हैं। आपकी जान बचाने से मेरा जन्म सफल हो गया महाराज। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि गड़ीवाड़ा कौन सी बंदरगाह है जिस तरफ ये लॉन्च जा रही है, लेकिन मैं अस खुद मुखिया से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि पौंडीचेरी के रहने वालों को कुदरती तौर पर उस इलाके की खबर होनी चाहिए थी। मैंने बातों ही बातों में कहा, मैं गड़ीवाड़ा कभी नहीं गया। सुना है कि वहाँ बहुत बड़ी मछली मंडी है। जाहिर है जहाँ मछलियों से भरी हुई लॉन्च लेकर जा रहे थे वहाँ मछली मंडी का होना लाजमी था। मुखिया ने कहा, गड़ीवाड़ा मछलियों की भारी मंडी है। ये तो आपके तमिलनाडु प्रांत के बिल्कुल ऊपर है। मैं समझ गया कि ये आंध्र प्रदेश की कोई बंदरगाह होगी क्योंकि तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश था जो पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद दक्कन की रियासत का इलाका था। गोया हम हैदराबाद रियासत के साहली इलाके की तरफ जा रहे थे। मैंने फौरन कहा, अच्छा अब मैं समझ गया, ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। हमारा माल तो आपके पौंडीचेरी में जाता है। ये लॉन्च मेरे मालिक की है। मैं उसका मुख्तार मुखिया हूँ। तुमने अपनी मालिकन की बहन का नाम नहीं बताया। मैंने सोनिया की तरफ देखा और बड़े अदब से हिंदी जबान में कहा, अपना नाम बता दीजिए। फिर मुखिया की तरफ मुतवज्जे होकर बताया कि मेरी मालिकन और उसकी बहन दिल्ली प्रांत की रहने वाली है। मालिकन तो तमिल तेलुगु बोल लेती हैं मगर ये उनकी बहन सिवाय उर्दू हिंदी के दूसरी कोई जबान नहीं जानती। सोनिया ने माथे पर आए हुए बालों को पीछे हटाते हुए कहा, मेरा नाम कांता है। मैं दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ।
मुखिया ने खुश होकर कहा, भगवान की कृपा से आप भी विद्वान हैं। जयराम जी की बेटा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आ गए। ताले पानी में जब तूफान आता है तो छोटी छोटी डोंगियों का कुछ पता नहीं चलता। अब दूर जमीन का किनारा नजर आने लगा था। मुखिया कहने लगा, इस लॉन्च का मालिक बड़ा अच्छा आदमी है और तुम्हारे घर तार पत्र भी डाल देगा कि तुम खैरियत से हो। मैंने तमिल में और सोनिया ने हिंदी में मुखिया का शुक्रिया अदा किया। वो उठते हुए बोला, गड़ीवाड़ा आ गया है। वो लॉन्च के उस हिस्से की तरफ चला गया जिधर इंजन लगा था। मछेरे रस्से और जाल लपेट रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। हम दोनों अकेले रह गए तो सोनिया ने आहिस्ता से कहा, खुदा ने हमारी मदद की है, हम बच गए, वरना तो किस कदर भयानक तूफान था। मैंने उसे बताया कि वो तो सारे तूफान में बेहोश पड़ी रही, असल तूफान में से तो मैं गुजरा हूँ। उसने कहा, यह भी खुदा का शुक्र है, नहीं तो जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन अब आगे क्या होगा? हम तो दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। इंडियन पुलिस हमें आसानी से गिरफ्तार करके वापस इसराइलियों के पास अंडमान भेज देगी। इन लोगों ने जरूर भारत की CID और पुलिस को हमारे हुलिये बताकर खबरदार कर दिया होगा। सोनिया का अंदेशा दुरुस्त था। जिस रोज हम यहूदी जजीरे से फरार हुए थे, उसी रोज शाम को भारत के खुफिया महकमे का एक वफ्द वहां पहुंचने वाला था। सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें पहले सोनिया के बारे में और अब मेरे फरार के बारे में भी इंडियन इंटेलिजेंस वालों को बता दिया होगा। अब वहां किसी पर भी ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि असल पाकिस्तानी गोरिल्ला या कमांडो मैं ही था, जो तमिल बाशिंदे के भेस में सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर नौकर था। ये उनके लिए इंतहाई हजीमत की बात थी कि मैं उनकी आंखों के सामने होते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की सोनिया को निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि उनके 2 सिपाहियों को मौत के घाट भी उतार चुका था। भारत के साथ यहूदियों के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे। उन्होंने मेरा और सोनिया का हुलिया भी भारतीय इंटेलिजेंस को बता दिया होगा। सोनिया की तो तस्वीर भी उनके पास थी। इस तस्वीर की कॉपियां अब भारतीय इंटेलिजेंस वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला प्रांतों के पुलिस स्टेशनों में तकसीम करने वाले थे। लेकिन इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए मैंने अपने आप को एक बार फिर तैयार कर लिया था। मैंने सोनिया को भी हौसला और तसल्ली दी और कहा, अगरचे हमें किस्मत ने एक बार फिर दुश्मनों के मुल्क में ला फेंका है, लेकिन हमें इंतहाई दानिशमंदी और जुर्रत और बहादुरी से काम लेना होगा ताकि हम यहाँ से फरार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाएं। सोनिया ने कहा, दिल्ली जाकर क्या करेंगे? ऊपर के भारतीय सूबों में हमारे लिए कदम कदम पर खतरे के सिवा और कुछ नहीं होगा। हमें मगरबी बंगाल की सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश करनी होगी। सोनिया का मशवरा काफी हद तक मुनासिब था, क्योंकि मुझे इस हकीकत का बखूबी एहसास था कि मशरकी पंजाब की तरफ से भारत की सरहद क्रॉस करना किस कदर दुश्वार और खतरनाक है। दिल्ली जाने से मेरा मकसद ये था कि वहां मैं किसी तरह पाकिस्तानी सफीर से राब्ता पैदा करके उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूं। फिर ख्याल आया कि हमें अपने मुल्क के किसी भी सफीर से मिलने से सख्ती से मना किया गया है। हमें किसी हालत में भी अपने मुल्क को अपनी कार्रवाइयों में मुलव्वस करने की इजाजत नहीं थी। मैंने दिल्ली जाने का इरादा तय कर दिया, लेकिन मगरबी बंगाल की सरहद उबूर करना भी कोई आसान काम नहीं था। हम पहचाने जा सकते थे क्योंकि मुझे बंगाली जबान आती थी, मगर सोनिया इससे बिल्कुल नाबलद थी। मेरा रंग तो सांवला हो गया था, मगर सोनिया का रंग अभी तक साफ और सफेदी माइल था। उस पर खामखा शक किया जा सकता था कि ये बंगाली औरत नहीं है। बहरहाल ये मसाइल ऐसे थे कि बहुत जल्द हमें उन पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना था, कोई फैसला करना था और फिर उस पर अमल शुरू कर देना था। गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह करीब आ रही थी। अगर हम भारत के नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको मशरकी साहिल पर जुनूब की तरफ पांडिचेरी की बंदरगाह दिखाई देगी। यहाँ से साहिल के साथ साथ ऊपर चलते जाएं तो मद्रास का बहुत बड़ा बंदरगाही शहर आ जाता है। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ साहिल के साथ साथ सफर करते हैं तो साहिल थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचक गया है। फिर साहिल बाहर की तरफ निकल आता है, जहाँ ऊंट का एक कोहान सा बना हुआ है। इस कोहान के बिल्कुल दरमियान में 2 बंदरगाहें बिल्कुल साथ साथ हैं। ऊपर वाली बंदरगाह का नाम भीमावरम है और उसके नीचे गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह है। हमारी लॉन्च उसी गढ़ीवाड़ा बंदरगाह की तरफ जा रही थी। ये बंदरगाह साबिका हैदराबाद, दक्कन और हालिया आंध्र प्रदेश में वाक़ है। यहाँ से सिंगल रेलवे लाइन भारत के मशहूर शहर और जंक्शन विजयवाड़ा की तरफ जाती है। विजयवाड़ा को बीजवाड़ा और बीचवाड़ा भी कहा जाता है, लेकिन उर्फ आम में उसको विजयवाड़ा के नाम से ही पुकारते हैं। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ से ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन दूमाताली, वरंगल और काजीपेट से होती हुई हैदराबाद को जाती है। चूंकि ये सारे इलाके मेरे देखे भाले थे, इसलिए गढ़ीवाड़ा के नाम से मैं उसके हुदूद दरबे को पूरी तरह समझ गया। गढ़ीवाड़ा मैं कभी नहीं आया था, यहाँ मैं पहली बार जा रहा था। आगे किस्मत हमारे लिए किस किस्म के वाकयात और हादसात लिए हमारा इंतजार कर रही थी, उसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं थी।
गरीवाड़ा का किनारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लॉन्च खाड़ी में दाखिल होकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। ये बंदरगाह भी भारत की दूसरी साहिली और दरमियाने दर्जे की मछली बंदरगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। जेटी पर जगह जगह तेलुगु मजदूर खड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। पीछे ताड़ और नारियल के दरख्तों की कतारें साहिल समंदर के साथ दूर तक चली गई थी। आसमान पर बादल छाए थे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे। लॉन्च जेटी के साथ जाकर लग गई थी। उसके साथ ढलानी तख्ता लगा दिया गया और मछलियों से भरे हुए बोरे नीचे खिसकाए जाने लगे। मैं और सोनिया अर्शे पर एक तरफ जंगली के पास चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मुखिया हमारे करीब आया और अपने साथ चलने को कहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े पिंजरे में उतरने वाला हूँ। सोनिया मेरे साथ साथ थी। लॉन्च पर दूसरी तरफ एक सीढ़ी भी लगा दी गई थी। हम उस सीढ़ी पर से उतरकर जेटी पर आ गए। वहां वाकई मछली मंडी का शोर और हंगामा बपा था। मजदूर तेलुगु, तमिल और हैदराबादी उर्दू में भी बातें कर रहे थे। इससे तस्दीक हो गई थी कि ये दक्कन का इलाका ही है। जेटी के पीछे इमली के एक घने दरख्त के नीचे 2-4 कमरे बने थे, जिनके बाहर एक मेज और चंद एक मूंढे रखे थे। एक रंगीन पायों वाली चारपाई भी बिछी थी, जिसके एक पाल के साथ उगालदान भी रखा था। ढलानी छत वाले कमरों के आगे एक छोटा सा बरामदा था जो खाली पड़ा था। पहलू में दरख्त के नीचे एक गाय बंधी जुगाली कर रही थी। एक झोंपड़े में पीछे से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सोनिया कुछ घबरा रही थी। मुखिया आगे जाकर एक कमरे का ताला खोलने लगा तो हम मूंढों के पास रुक गए। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, कहीं हमें किसी जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मैंने गर्दन एक तरफ झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया, हम क्या कर सकते हैं। मुखिया ने दरवाजा खोलकर हमारी तरफ देखा और बोला, श्री चंद्रन जी पधारिए, आओ बेटी। मुखिया के लहजे से सोनिया के लिए कुछ हिम्मत बंधी। मैंने उसे कहा कि वो आगे चले क्योंकि मैं मालिकन की बहन और मुलाजिम में एक हद्दे अदब बरकरार रखना चाहता था। कमरा छोटा सा था। अंदर एक चारपाई पर मच्छरदानी भी लगी थी। कोने में पानी की सुराही रखी थी जिसके ऊपर तामचीनी का सरपोश पड़ा था। एक पुरानी वजह की छोटी सी गोल तपाई चारपाई के साथ ही रखी हुई थी। मुखिया ने कहा, बेटी कांता, ये तुम्हारे लिए है, तुम जहाँ आराम करो। गुस्ल खाना कमरे के साथ ही है। मुखिया मुझे दूसरे कमरे में ले आया, जहाँ पहले जैसा नक्शा नहीं था, जहाँ पानी की सुराही और गुस्ल खाना जरूर था, मगर चारपाई की जगह सिर्फ लकड़ी का एक तख्त रखा गया था। मुखिया तमिल में बोला, श्रीमान चंद्रन जी, तुम यहाँ आराम करो। हमारी लॉन्च का मालिक अभी बाड़ी से थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी और मेरी देरीना करम फरमा मैडम के दिए हुए $20 के 2 नोट अभी तक मुड़ी तुड़ी हालत में मेरी जेब में थे। मैंने $10 का नोट जेब से निकाल कर खोला और मुखिया की तरफ बढ़ाकर कहा, ये कांता जी की रकम है, हमारे कपड़े फट गए हैं, आप उनके लिए कोई सूती साड़ी और मेरे लिए भी एक धोती बाजार से मंगवा दें तो बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने डॉलर को गौर से देखा और बोला, ये तो भारतीय नोट नहीं है। मैंने कहा, हमारी मालिकन का पौंडीचेरी में बड़ा कारोबार है, ये अमरीकी नोट है और इसके इवज आपको भारतीय 150-200 रुपए मिल जाएंगे। वो नोट जेब में रखते हुए बोला, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाता हूँ। वो चला गया तो सोनिया के कमरे में जाने की बजाय वहीं अपने कमरे में ही गुस्ल खाने में आ गया। नहाने के बाद मैंने वही पुरानी फटी हुई धोती और सलूका पहन लिया। पाँव से नंगा ही था क्योंकि मेरी चप्पल समंदर में न जाने कहाँ गिर गई थी। फिर मैं सोनिया के कमरे में आ गया। मैंने उसे आहिस्ता से आवाज दी। सोनिया ने कहा, अंदर आ जाओ। वो गुस्ल करने के बाद अपने गीले बालों में कंघी की तरह उंगलियां चला रही थी। उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे। पतलून घुटने से फटी हुई थी। मुखिया से मेरी जो बात हुई थी मैंने उसे बता दिया। वो बोली, ये लॉन्च का मालिक जरूर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसे हमें बेहद मोहतात रहने की जरूरत है क्योंकि मेरे फरार की खबर भारत की हुकूमत को मिल चुकी होगी और यहूदियों ने तो भारतीय हुक्काम को मेरी तस्वीर भी दे दी होगी। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का दूर दराज साहिली इलाका है, जहाँ शायद ही कोई थाना हो। तुम्हारी तस्वीर जहाँ तक अभी नहीं पहुंची होगी। वैसे भी इंडिया एक वसी मुल्क है, भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ इतना जल्दी हम तक नहीं पहुंच सकेगा। मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, मुखिया आ रहा होगा। याद रखना, तुम्हारा नाम कांता है। तुम दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के कॉफी फार्म में उससे मिलने आई थी।
उसने मेरा जुमला पूरा करते हुए कहा, एक दिन मैं अपने मुलाजिम चंद्रन यानी तुम्हारे साथ सैर को निकली कि तूफान में फंसकर हम भटक गए। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त, और हाँ, ये मत भूलना कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं तुम्हारी बहन के पास मुंशीगिरी करता हूँ। दिल्ली में तुम तिमारीपुर में रहती हो और वहाँ की एक गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हो। सोनिया ने कहा, मैं अपने डैडी के साथ जब वो पाकिस्तानी सिफारत खाने से मुंसलिक थे 2 बरस यहाँ रह चुकी हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं दरवाजा खोल कर बाहर आ गया और चारपाई के पास मूंधे पर ब्रह्मचारियों की तरह आलते पालती मारकर बैठ गया। जेटी की तरफ से 2 आदमी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें एक तो मुखिया था और दूसरा एक दुबला पतला नाटे कद का आदमी था जिसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा था, हाथ में छड़ी थी। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। करीब आया तो देखा कि उसकी कनपट्टियों पर से छोटे छोटे घुंघराले बाल सफेद हो रहे थे। मैं समझ गया कि यही मुखिया की लॉन्च का मालिक है। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया। उसने छड़ी के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मुखिया हाथ बांधे उसके पीछे पीछे था। लॉन्च का मालिक चारपाई पर बैठ गया। मुखिया खड़ा रहा। लॉन्च के मालिक का रंग उस इलाके के लोगों की तरह गहरा सांवला बल्कि काला ही था। ऐनक के पीछे आंखें बेचैन सी हो रही थी। उसने जेब से मेरा दिया हुआ $10 का नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोला, ये नोट तुमने दिया था? मैंने तमिल में कहा, जी महाराज। मुखिया ने हाथ बांध कर अर्ज की कि मैं तेलुगु नहीं जानता, तमिल बोलता हूँ। वो आदमी मुझे मुसलसल घूर रहा था। बोला, तुम पौंडीचेरी से अपनी मालिकन की बहन के साथ कश्ती में बैठकर समंदर में निकले थे। मुखिया ने मेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, जी महाराज। बोला, ये नोट तुमने कहाँ से लिया है? ये $10 का नोट है। उसने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने वही कहा जो मुखिया से कहा था। लॉन्च का मालिक खामोश हो गया। फिर उसने मुखिया की तरफ देख कर कहा, वो औरत कहाँ है? मैंने कहा, बीबी जी अपने कमरे में बैठी हैं। ये $, बीबी जी के हैं। उन्होंने दिए थे कि पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीद लूं। समंदरी तूफान ने हमारे कपड़ों का बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैंने सोनिया वाले कमरे की तरफ देखकर बड़े अदब से आवाज दी, कांता देवी जी बाहर पधारिए, श्रीमान जी आपसे मिलने आए हैं। लॉन्च के मालिक ने मेरी तरफ अपनी बेचैन आंखें उठाकर कहा, मेरा नाम न्यामपली है। उसके नाम ही से मैं समझ गया कि ये शख्स कर्नाटक का रहने वाला है। उसकी तमिल जबान के लहजे पर कन्नाडा तेलुगु जबान का असर वाज़े था। उसने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने हिंदी में सोनिया से सवाल किया कि उसकी बहन का पौंडीचेरी में फार्म किस जगह पर है। मैं घबराया कि सोनिया तो पौंडीचेरी के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर आखिर वो पढ़ी लिखी थी और हालात की नज़ाकत को बखूबी समझती थी। उसने कहा, मैं इलाके का नाम नहीं जानती, मैं कभी कभार दिल्ली से अपनी बहन के पास पौंडीचेरी आती हूँ। इतना मालूम है कि उस इलाके का नाम अजीब सा है। इतना कहकर न्यामपली ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, इन्हें खाना खिलाया? मुखिया बोला, होटल वाले को क्या आया हूँ जी, वो ला रहा है। न्यामपली ने नाराज होकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनका खाना होटल से नहीं आएगा। फौरन बंगले पर जाकर रामू से कहो इनके लिए खाना तैयार करें। फिर उसने हमारी तरफ देखकर कहा, आप हमारे बंगले पर चलकर ठहरें और हाँ तांता जी, आप अपनी बहन का टेलीफोन नंबर बता दें, मैं उन्हें आपकी खैरियत की इत्तला कर देता हूँ, वो परेशान होगी। सोनिया का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सपाट हो गया, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। मेरी आवाज सुनकर मेरी बहन को यकीन आएगा कि मैं जिंदा हूँ। मालिक बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं खुद आपको बंगले पर लिए चलता हूँ। मुखिया तुम कारिंदों को संभालो। न्यामपली हमें लेकर अपने छोटे से बंगला नुमा मकान में ले आया जो वहां से करीब ही था। उसकी छत ढलवान थी, एक बरामदा और सामने छोटा सा बागीचा था जो वीरान पड़ा था। नशस्त गाह में सोफा सेट और 1-2 मेजें रखी थी। दीवार पर विष्णु भगवान की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी और नीचे छोटी सी तपाई पर लूबान सुलग रहा था। कोने में फोन रखा था। न्यामपली ने खानसामा को वहीं बुला लिया और उसे हमारे खाने के बारे में हिदायत देने लगा। सोनिया ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे कहा कि फोन करो, घबराना नहीं। सोनिया ने न्यामपली से पूछा कि कौन सा नंबर डायल करने से पौंडीचेरी से राब्ता बहाल होता है। उसने कोई नंबर बताया। सोनिया ने वो नंबर घुमाया और फिर यूं ही कोई नंबर मिला दिया। बाद में उसने मुझे बताया कि दूसरी तरफ से बारीक सी हेलो की आवाज आई। कोई उस नंबर पर पहले ही से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने बीच में अपनी फर्जी बहन से बातें शुरू कर दी। वो कह रही थी, हेलो आंटी, आंटी अलकनंदा को बुलाओ। जी मैं कांता बोल रही हूँ। सोनिया ने यह जाहिर किया कि दूसरी तरफ से बंगले का कोई मुलाजिम बोल रहा है। फिर उसने खुशी से बुलंद आवाज में किसी फर्जी औरत से गुफ्तगू शुरू कर दी। अलकनंदा बहन, मैं कांता बोल रही हूँ। हाँ भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल जीवित हूँ मैं। सोनिया ने फोन पर हाथ रख कर न्यामपली से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। उसने कहा, गढ़ीवाड़ा। सोनिया ने फोन मुंह के करीब लाकर कहा, मैं गढ़ीवाड़ा में हूँ। हाँ, ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है, सब कुछ घर आकर बताऊंगी, भगवान की कृपा है। चलो ओके, गुड बाय। क्या? हाँ, मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। हाँ, चंद्रन भी मेरे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। चलो ओके बाय।
सोनिया ने जैसे इत्मीनान का सांस लेकर रिसीवर रख दिया और न्यामपली से कहा, मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ। न्यामपली के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। ऐनक को उंगली से अपनी नाक पर जमाते हुए बोला, आप लोग अब आराम करें, मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीद कर भिजवा दूंगा। आज ये $10 का नोट आप अपने पास रखें। ये कहकर वो छड़ी लहराता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को मुबारकबाद दी कि उसकी कमाल की अदाकारी थी। वो कहने लगी, अगर ऐसा न करती तो उस शख्स को शक हो सकता था। हम सोफों पर बैठ गए। खानसामा तमिल था। उसने आकर पूछा कि साथ सब्जी कौन सी बनाऊं। मैंने कहा, जो जी चाहे बना लो। खानसामा चला गया तो सोनिया बोली, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए बेहतर होगा। मैंने कहा, इसके लिए हमें यहाँ बाकायदा बैठ कर पहले प्लानिंग करनी होगी कि यहाँ से किधर जाएंगे। अगर हमारा फैसला ये है कि हमें मगरबी बंगाल की सरहद क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल होना है तो फिर यहाँ से बजरिया ट्रेन हमें विजयवाड़ा जाना होगा, वहां से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़नी होगी। लेकिन जी हमारा मेजबान तो हमें पौंडीचेरी वाली ट्रेन में सवार करवाने की कोशिश करेगा। सोनिया ने कहा, हम इससे यहीं जुदा हो जाएंगे, क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? मैंने कहा, हाँ, 1-2 बार विजयवाड़ा से मध्य प्रदेश की तरफ गुजरा हूँ। बहरहाल चूंकि मैं तमिल के अलावा बांग्ला जबान भी बोल लेता हूँ, इसलिए हमें सफर के दौरान ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें अपने आप को दिल्ली की रहने वाली जाहिर करना होगा। सोनिया खामोश हो गई। मैंने कहा, सवाल ये पैदा होता है कि तुम किस हैसियत से मेरे साथ सफर करोगी। एक खतरा ये भी है कि तुम्हारी तस्वीर बड़े शहरों के पुलिस स्टेशनों और इंटेलिजेंस वालों तक पहुंच गई होगी। रेलवे स्टेशनों पर CID वाले जरूर होंगे, वो तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। सोनिया ने कहा, मैं अपना हुलिया अभी तो नहीं बदल सकती। मैंने कहा, मैं तो अभी से सर के बाल और दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर रहा हूँ। मेरे जहन में एक तजवीज आ गई। हम बड़ी आहिस्तगी के साथ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हम सन्यासी और सन्यासन बनकर बांग्लादेश तक का सफर करें तो ये बात हमारे लिए ज्यादा मौजू होगी। इस तरह से हमारे हुलिये भी किसी हद तक बदल गए होंगे। मसलन तुमने गेरुए रंग की धोती पहनी होगी, हमारे चेहरों और बाजुओं पर राख मली होगी। इस भेस में इंटेलिजेंस वाले हमें एक नजर नहीं पहचान सकेंगे। भारत में मेरा रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, अगरचे उस अरसे में मैं काफी बदल गया था और मेरा रंग जो पहले गोरा था अब सांवला हो गया था। उसके बावजूद ये अंदेशा अपनी जगह मौजूद था कि अगर खुदा न खास्ता हम पकड़ लिए गए तो पिछला रिकॉर्ड असर नौ खुल सकता है। सोनिया ने मेरी तजवीज पर कुछ देर गौर किया। कहने लगी, इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आसानी से मगरबी बंगाल की सरहद तक पहुंच सकें। मैंने कहा, मुझे इस किस्म के खुफिया सफर का तजुर्बा है। मैं यहाँ के लोगों को भी जानता हूँ। यहाँ साधु सन्यासियों की बड़ी इज्जत की जाती है। लोग उनके श्राप यानी बद्दुआ से बहुत डरते हैं, इसलिए हमारे लिए यही भेस मौजू रहेगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हमें बाजार से गेरुए रंग की 2 धोतियां, एक करमंडल और एक त्रिशूल खरीदना होगा। ये चीजें यहाँ के तकरीबन हर शहर में मिल जाती हैं। सोनिया ने किसी कदर ताज्जुब से पूछा कि यहाँ के लोग पेशावर सन्यासी होते हैं। मैंने उसे बताया कि खास तौर पर जनूबी हिंद में आज भी ऐसे तबके के पुराने लोग मौजूद हैं जो 7 साल की उम्र के बाद आज खुद घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। वो करमंडल त्रिशूल खरीदने के बाद गेरुए कपड़े पहनकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये उनके मजहब के कर्मकांड का एक हिस्सा है। शुमाली हिंद में इस किस्म की रस्में अब खत्म हो गई हैं, लेकिन जनूबी हिंद में चूंकि विष्णु और जैन धर्म का बड़ा चर्चा है, इसलिए जहाँ बूढ़े लोग अब भी एक खास उम्र तक पहुँचने के बाद घरेलू आसाइशें छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। क्या कि इस मजहबी रुझान की वजह से यहाँ के बाजारों में करमंडल और सन्यासी के कपड़े और दूसरे लवाजमात मिल जाते हैं। सोनिया मेरी इस तजवीज पर राजी हो गई। हमारे पास सिर्फ $20 थे। ये सन्यासी बहरूप के मुख्तसर लवाजमात खरीदने के लिए काफी थे। मैंने सोनिया से कहा कि एक बार हमने सन्यासी और सन्यासन का रूप धार लिया तो उसके फौरन बाद हमें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। लोग अपने आप हमारे पास मिठाइयाँ और फल लेकर आएंगे और हमें अपने घर ले जाने की जबरदस्त ख्वाहिश का इजहार करेंगे। जब ये फैसला हो गया कि हम विजयवाड़ा से मगरबी बंगाल की सरहद तक के लिए अपना सफर एक सन्यासी और सन्यासन के रूप में करेंगे तो मैंने सोनिया को ताकीद की कि वो रास्ते में बहुत ही कम किसी से बात करें। हम बातें कर रहे थे कि मुखिया हमारे लिए कपड़े लेकर आ गया। सोनिया के लिए एक गुलाबी रंग की साड़ी, ब्लाउज और एक चप्पल थी। मुखिया बोला, मालिक ने कहा है कि वो दोपहर को उनके साथ खाना खाएगा। ये मालिक ने खुद बाजार जाकर खरीदे थे। हमने मुखिया का शुक्रिया अदा किया और अलग अलग कमरे में जाकर अपने कपड़े तब्दील कर लिए। मेरा ख्याल था कि शायद सोनिया को साड़ी पहननी नहीं आती होगी, लेकिन वो एक सिफारतकार की बेटी थी और दिल्ली के सिफारत खाने में अपने बाप के साथ रह चुकी थी। उसने पूरे और सही ढंग से साड़ी जेब तन कर रखी थी। दोपहर के खाने पर लॉन्च का मालिक न्यामपली भी आ गया। खाने में मिर्चें बहुत ज्यादा थी। सोनिया बार बार पानी पीती। मैंने कहा, बीबी जी दिल्ली की रहने वाली है ना, इतनी मिर्चें नहीं खाती। न्यामपली बोला, तुमने खानसामा को कह दिया होता, वो सालन में मिर्चें कम डालता।
सोनिया ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, जी नहीं, कोई बात नहीं। मैं पौंडीचेरी में जब भी आती हूँ शौक से मिर्चों वाला सालन खाती हूँ। न्यामपली ने हमसे हमारा प्रोग्राम पूछा तो मैंने कहा, महाराज हम आज रात आराम करने के बाद कल पौंडीचेरी रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से विजयवाड़ा जंक्शन करीब ही होगा। न्यामपली कहने लगा, मैं आप लोगों के साथ विजयवाड़ा तक जाऊंगा, वहां से आपको कल दोपहर के बाद पांडिचेरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी। मैं उसे किसी सूरत में अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मैंने कहा, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है महाराज, मैं बीबी जी के साथ हूँ, मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ, विजयवाड़ा से कई बार गुजरा हूँ। उसने समोसा खाते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी, बहरहाल मैं मुखिया को आपके साथ कर दूंगा, वो विजयवाड़ा तक आपको छोड़ाएगा, टिकट भी वो खरीदेगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। सोनिया ने कहा, इसकी क्या जरूरत है भाई जी, हमारे पास कुछ डॉलर हैं, हम खुद ही खरीद लेंगे। न्यामपली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं। हाँ, पौंडीचेरी पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर लेना कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, मैं अपना फोन नंबर लिख कर दे दूंगा। मामला बड़ी खुशउस्लूबी से तय हो गया था। हमारा दूसरा मरहला विजयवाड़ा जाकर शुरू होना था। रेलवे स्टेशन पर मुखिया से छुटकारा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। न्यामपली ने खाने के बाद कॉफी हमारे साथ पी ली और फिर वो शाम को आने का कहकर चला गया। साड़ी और चप्पल में सोनिया हिंदुस्तानी लड़की लगने लगी थी। अगले रोज दिन के 9 बजे लॉन्च के मालिक न्यामपली ने हमें मुखिया के साथ एक बैलगाड़ी में गढ़ीवाड़ा के छोटे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया। बैलगाड़ी रेतीले साहिल से गुजरकर ऊंची नीची संगलाख जमीन पर से होती हुई एक छोटे से नारियल के जंगल में आ गई, जहां से गढ़ीवाड़ा रेलवे स्टेशन 1 मील के फासले पर था। बैलगाड़ी रेतीले साहिल से गुजरकर ऊंची नीची संगलाख जमीन पर से होती हुई एक छोटे से नारियल के जंगल में आ गई, जहां से गढ़ीवाड़ा रेलवे स्टेशन 1 मील के फासले पर था। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसकी अहमियत इसलिए ज्यादा थी कि यहाँ से मछली अंदरूनी मुल्क जाती थी। विजयवाड़ा यहाँ से 1 घंटे के सफर पर था। ट्रेन ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन पर दक्कन की सतह मुर्तफा अबूर करती विजयवाड़ा के मज़ाफात में दाखिल हो गई। जिन हजरात ने विजयवाड़ा का इलाका देखा है उन्हें मालूम होगा कि ये बड़ा शहर सतह मुर्तफा पर आबाद है और उसका रेलवे स्टेशन एक अजीमुशान जंक्शन है, जहां से शुमाली भारत की तरफ रेलगाड़ियां धारथा और नागपुर तक जाती हैं। जुनूब की तरफ अगर मद्रास और पौंडीचेरी जाना हो तो हमें मद्रास एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है, जो गंटोर और निल्लोर से होती हुई गुजरती है। हैदराबाद जाने के लिए भी विजयवाड़ा से बरास्ता वरंगल और काजीपेट जाना पड़ता है। जनूब में मद्रास के बाद मशरकी भारत में विजयवाड़ा सबसे बड़ा स्टेशन है। ये शहर मद्रास जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी आलीशान इमारतों, कुशादा सड़कों, सनती इदारों और कारखानों के एतबार से उसकी शान शौकत मद्रास से किसी तरह कम नहीं। स्टेशन के वसीओ अरीज कई प्लेटफॉर्म हैं। शुमाल की जानिब आखिरी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो सामने छोटा सा पहाड़ी सिलसिला नजर आता है, जिसकी ढलानों पर बंगले, कोठियां और खूबसूरत मकान दिखाई देते हैं। आज़ादी के बाद उस शहर ने बहुत तरक्की की है। मुखिया ने हमारे लिए पौंडीचेरी तक के 2 टिकट खरीद लिए। मद्रास एक्सप्रेस को दिल्ली से बरास्ता नागपुर, जहां 1 घंटे के बाद पहुंचना था। ट्रेन लेट नहीं थी। हम विजयवाड़ा के नंबर 7 प्लेटफॉर्म पर आकर बेंच पर बैठ गए। मुखिया ने कहा, टिकट बाबू ने कहा था कि हमें मद्रास से पौंडीचेरी के लिए गाड़ी बदलनी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, मैं पौंडीचेरी का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से चलेगी, आप चिंता न करें। 10-15 मिनट गुजर गए। मेरी उकाबी नजरें आसपास का बराबर जायजा ले रही थी। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा हुआ था। आंध्र प्रदेश की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल इधर उधर घूम रहे थे। एक सिपाही कुछ फासले पर कैंटीन के काउंटर पर खड़ा चाय पी रहा था। दक्कन में ये खुशगवार मौसम के अय्याम थे। आसमान पर बादल थे, लेकिन किसी वक्त धूप भी निकल आती थी। मैं मुखिया से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद उसे कहा कि वो खामखा अपना वक्त क्यों जाया कर रहा है। मुखिया दादा, तुम बेशक अब चले जाओ, हम ट्रेन में सवार हो जाएंगे। उसने थोड़ा सा इसरार किया और फिर मेरे ज्यादा इसरार पर उसने उठकर मुझे और सोनिया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। जब वो हमारी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने एक लंबा सांस लिया और बोला, सोनिया, एक मरहला तो बखैर खूबी तय हो गया। अब तुम ऐसा करो कि प्लेटफॉर्म वाले पुल की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, हम स्टेशन से बाहर जाएंगे। सोनिया ने कोई जवाब दिए बगैर प्लेटफॉर्म वाले पुल की तरफ देखा और फिर उठकर उस तरफ चलने लगी। थोड़ा सा फासला रखकर मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं मुसाफिरों के बीच में से होकर गुजर रहा था। मेरी नजरें सोनिया पर जमी थीं, जो साड़ी संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो मुझे पुल की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आई। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बाखबर था और सोनिया के आसपास भी देखता जा रहा था कि कहीं कोई पुलिस या CID वाला तो उसके पीछे नहीं। इंटेलिजेंस वालों को मेरी निगाहें बड़ी आसानी से पहचान लेती थी, खा वो किसी भेस में क्यों न हो। अब मैं भी पुल पर आ गया।
दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद मैंने देखा कि सोनिया मेन गेट की एक जानिब बेंच पर बैठी थी। काले काले रंग के सफेद वर्दियों वाले टिकट चेक कर इधर उधर चल फिर रहे थे। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे। वहां काफी शोर मचा हुआ था। मैंने टिकट निकाल कर अपने हाथ में रख लिए थे। सोनिया को इशारा किया, वो मेरे साथ हो गई। गेट पर टिकट चेकर मौजूद था। मैंने उसे पौंडीचेरी के 2 टिकट दिए और कहा, हम कल की गाड़ी से जाएंगे, हम वापस घर जा रहे हैं। टिकट चेकर ने कहा, कोई बात नहीं, ये टिकट कल भी चलेंगे। मैं सोनिया को लेकर गेट से निकल गया। लॉबी में एक जानिब आगे जाकर टिकट देने वाली खिड़कियां थी जहां काफी लोग खड़े थे। सोनिया ने कहा, टिकट वापस करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पुलिस कांस्टेबल जगह जगह मौजूद है। मैं खुद भी टिकट वापस करना नहीं चाहता था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ इंटेलिजेंस वाले भी हो, इसलिए तुम बार बार आंखें साफ करने के बहाने चेहरे को साड़ी के पल्लू से छुपाती रहो। सोनिया ने वैसा ही किया। वो साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। हम स्टेशन की लॉबी से बाहर निकल आए। टैक्सी वाले हमारी तरफ बढ़े। मैंने उन्हें तमिल जबान में कहा कि भाई, हमारा घर करीब ही है, हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है। विजयवाड़ा के शहर की कुशादा सड़कें मेरे सामने थीं। मैं उस शहर से सिर्फ 2 बार ही गुजरा था। एक बार मुझे जहां एक दिन रहने का इत्तेफाक हुआ और मैं शहर की सड़कों पर काफी देर घूमता रहा। अपनी इस आवारागर्दी के दौरान मैंने शहर के शुमाल मगरबी इलाके की एक इजाफी बस्ती में कुछ दरमियाने दर्जे के होटल भी देखे। हमें इस शहर में एक दिन या ज्यादा से ज्यादा एक रात इस हालत में बसर करना थी और स्टेशन के करीबी होटल में कमरा लेना अपने आप को खुद ही किसी जाल में फंसाने वाली बात थी। चुनाचे मैं सोनिया को लेकर रेलवे स्टेशन से निकलते ही उस इजाफी बस्ती की तरफ चलने लगा। सोनिया ने आहिस्ता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, एक महफूज होटल जहां पर मेरी नजर में है, वहां जा रहा हूँ। सोनिया ने मुझसे पूछा, क्या ये खतरे वाली बात नहीं है? होटलों के बाहर इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का खतरा रहता है। मैंने उसे बताया कि जिस बस्ती की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वहाँ खतरा न होने के बराबर है। बहरहाल खतरा तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे सर पर मौजूद होगा। स्टेशन में काफी दूर जाकर मैं रुक गया। जहाँ चौक में गांधी जी का मुजस्समा लगा था, सामने की जानिब फुटपाथ के साथ कपड़ों की दुकानें थीं। मेरा सबसे बड़ा मसला डॉलर के नोट को भारतीय करेंसी में बदलना था। ये मैं अच्छी तरह जानता था कि हिंदू ताजिर और दुकानदार डॉलर बड़े शौक से खरीद लेते हैं। चुनांचे सोनिया को एतमाद में लेने के बाद हम चौक क्रॉस करके सामने वाली एक शानदार दुकान में आ गए। खूबसूरत साड़ियां शीशे की अलमारियों में लगी थीं। काउंटर पर आदमी खड़े ग्राहकों को साड़ियां और दूसरा रेशमी कपड़ा दिखा रहे थे। दुकान में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक गहरे सांवले रंग का धोती पोश आदमी माथे पर फिलट लगाए शीशे के कैबिन में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके पीछे लक्ष्मी देवी की फ्रेम शुदा तस्वीर थी। मैंने उसके पास जाकर 10-10 डॉलर के 2 नोट उसके सामने कर दिए और बड़े इंकिसार के साथ कहा, महाराज, ये नोट मुझे मेरे साहब में दिए थे, आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे इसके बदले अपने भारतीय नोट दे दीजिए। दुकानदार ने डॉलर को गौर से देखा, उन्हें मेज के दराज में रख दिया और दूसरी दराज में से 10-10 के भारतीय नोट निकाल कर गिनने लगा। उसने मुझे 20 अमेरिकी डॉलरों के बदले में सिर्फ 200 भारतीय रुपए दिए, जो बहुत कम थे, मगर मेरे लिए यही बहुत था। मैंने नोट लेकर उसका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और दुकान के नीचे उतर आया। सोनिया दुकान के पास ही शोकेस के साथ लगी चुपचाप खड़ी थी। मैंने माहौल का गहरी नजर से जायजा लिया। मेरे कयास के मुताबिक वहाँ कोई CID वाला नहीं था। मैं आगे को चला तो सोनिया भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। काफी आगे जाकर मैं सोनिया के साथ हो गया और उसे बताया कि मैं 200 रुपए ले आया हूँ। वो खामोश रही। फुटपाथ बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। मैं बाजार को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बाजार को छोड़कर दूसरी जानिब एक बार फिर गांधी की मूर्ति वाले चौक की तरफ जाना था, क्योंकि इजाफी बस्ती का रास्ता मैं वहीं से तलाश कर सकता था। चुनाचे मैं दोबारा उसी चौक में आ गया जहां से एक खुला रास्ता शुमाल की तरफ जाता था। मैं उस पर चल पड़ा। मैंने सोनिया को बताया कि ये रास्ता इजाफी बस्ती की तरफ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठने के बाद ड्राइवर से कहा कि वो टीले के पीछे वाली बस्ती की तरफ चले। ड्राइवर ने उर्दू में कहा, बॉस कॉलोनी जाएगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ भैया, बॉस कॉलोनी चलना है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरती हुई टैक्सी ने छोटे टीले को पार किया तो हमारे सामने बॉस कॉलोनी थी। पहाड़ी के ऊपर पानी की बहुत बड़ी टैंकी बनी हुई थी। बॉस कॉलोनी को मैंने पहचान लिया था, जहां बंगले, मकान, क्वार्टर और रिहायशी फ्लैटों वाली ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। एक जगह सड़क के करीब मैंने टैक्सी रुकवा ली, उसे किराया अदा किया और सोनिया से कहा, आओ कांता, वो सामने वाला घर है मामा जी का। टैक्सी वाला आगे निकल गया। ये जुमला मैंने टैक्सी वाले के लिए कहा था। हम बॉस कॉलोनी में दाखिल हुए तो एक जानिब 2-3 होटलों की इमारतें खड़ी थी। तेलुगु और तमिल में होटलों के नाम लिखे थे। एक होटल का नाम पार्वती होटल था। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। होटल की ड्योड़ी में एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था जिसमें एक लड़का रजिस्टर खोले बैठा उसमें कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने जाकर प्रणाम किया।
लड़के ने हिंदी में पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, महाराज, हम पति पत्नी के लिए एक कमरा होगा। मद्रास वाली गाड़ी छूट गई है। अपने मामा जी के पास बोस कॉलोनी में आए थे, पता चला वो वरंगल गए हुए हैं, आप कल वापस जाएंगे। लड़के ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। रजिस्टर का एक वर्क उल्टा और पेंसिल की नोक एक खाली खाने पर रखते हुए कहा। मैंने कहा, जी मेरा नाम चंद्रन है और पत्नी का नाम कांता है। लड़के ने पूछा, खाली कांता? मैंने फौरन जवाब दिया, कांता चंद्रन लिख लो, अब तो इसका यही नाम है। मैं दांत निकाल कर अहमकों की तरह हंसने लगा। सोनिया शर्माती हुई मेरे पीछे खड़ी थी। वो भी अपनी अदाकारी पूरी महारत से कर रही थी। हमें दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया गया जिसमें वही एक पलंग, मेज, एक कुर्सी और बोसीदा सा सिंघार मेज पड़ा था। होटल के नौकर ने पलंग पर नई चादर लाकर बिछा दी। छत के साथ पंखा लगा दिया गया था। मौसम अगरचे खुशगवार था, लेकिन अब धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फजा में गर्मी होने लगी थी। मैंने पंखा चला दिया। नाश्ता हम लॉन्च के मालिक के साथ करके निकले थे। दोपहर के खाने का अभी वक्त नहीं हुआ था। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। बाजार वाली खिड़की खोल दी। सोनिया कुर्सी पर सर पीछे लगाकर बैठ गई। वो कुछ थकी सी लग रही थी। मैं पलंग पर बैठ गया और उसे पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। उसने कहा, सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं अभी चाय के साथ स्प्रो की टिक्कियां मंगवाता हूँ, उससे सर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर कहा, अब ऐसा है कि मैं जरूरी चीजें खरीदने बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे दरवाजा बंद करके बैठना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जिस बाजार से मुझे चीजें खरीदनी है वो यहाँ से करीब ही है। मैंने वो बाजार देखा हुआ है। इतने में होटल का लड़का एक रजिस्टर लिए आ गया। उस रजिस्टर पर मेरे दस्तखत होने जरूरी थे। मैंने पेंसिल से तमिल जबान में उस पर अपने टेढ़े मेढ़े दस्तखत कर दिए और लड़के को 5 रुपए का नोट देकर कहा, 2 प्याली चाय और स्प्रू की 2 टिक्कियां ले आओ। लड़का रजिस्टर उठाए चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया ने सवाल किया कि हम अपना भेस कहाँ बदलेंगे? क्या इस होटल से सन्यासी और सन्यासन बनकर निकलेंगे? इन लोगों को तो यकीनन हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, पहले मुझे जरूरी सामान खरीद कर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें कहाँ और कब भेस बदलना है। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया और एक तरफ खड़े होकर नीचे बाजार में निगाह डाली। 2 पुरानी वॉक्स वैगन कारें वैसे ही होटल के सामने खड़ी थी। सामने बाजार में ट्रैफिक जारी था। गाड़ियां और स्कूटर सवार गुजर रहे थे। मैं वापस पलंग पर आकर बैठ गया और सोनिया से कहा। थोड़ी देर बाद लड़का एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियां रखे आ गया। वो स्प्रो भी साथ लाया था। 2 रुपए वापस करने लगा तो मैंने कहा, ये तुम रख लो। वो बड़ा खुश हुआ और सलाम करके चला गया। सोनिया ने स्प्रू की दोनों टिक्कियां मुंह में डाली और चाय का घूंट भरकर बोली, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। जरा उसे आराम से बैठने का मौका मिला तो उसने मुझसे अपने माँ बाप की बातें शुरू कर दी। वो अपने माँ बाप की खैरियत बार बार दरियाफ्त कर रही थी। मैंने अभी तक उसे उसके बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ये बुरी खबर सुनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी उसे बेहद हौसले की जरूरत थी। मैंने ये कहकर उसे तसल्ली कर दी कि उसके माँ बाप काहिरा में जिंदा सलामत हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने भी उससे दरियाफ्त किया कि इसराइलियों ने उससे क्या कुछ पूछने की कोशिश की है। सोनिया ने सर्द आह भरकर कहा, उन्होंने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया था। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं अजियत और उनके पुचकिच से बचने के लिए हर बार बेहोश हो जाती, लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी मुझे सिगरेटों से दागते रहते। अब पहली बार सोनिया ने अपना गिरबान जरा नीचे किया तो मैंने देखा कि उसके सीने पर जगह जगह जलन के निशान थे। वो बोली, ये सब कुछ मेरे लिए एक करबंगेज ख्वाब से कम नहीं है। मुझे इन चीजों का कोई तजुर्बा नहीं था। वो मुझे तैयारे से अगवा करके ले गए थे। वो ठंडा सांस भरकर बोली, खुदा ने मुझे एक बहुत बड़े जहन्नम से निकाल लिया है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस का जो वफ्द आ रहा था, खुदा जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। हमने चाय खत्म कर ली थी। मैंने उठते हुए कहा, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, अंदर ही से बात करना। अब मैं जाता हूँ और देर नहीं लगाऊंगा। मैं होटल के कमरे से निकलकर निचली मंजिल की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो मुझे सोनिया के दरवाजे की चटखनी लगाने की आवाज आई। पीछे केबिन के पीछे वही लड़का बैठा रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। मैं खामोशी से होटल के दरवाजे से बाहर निकल गया। वो बाजार जहाँ मेरे मतलब की चीजें यानी करमंडल, त्रिशूल और गेरुई धोतियां बिकती थीं, वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल ही उस बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार का मोड़ घूमने के बाद मैंने एक खंबे पर लगे फिल्मी बोर्ड की तरफ देखने के बहाने पीछे निगाह डाली कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मुझे अपने पीछे कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। मैं दूसरे बाजार में से गुजरकर एक तंग बाजार में आ गया। ये बाजार हमारे लाहौर के लंडे बाजार की तरह का था और यहाँ दुनिया जहान की चीजें बिकती थीं, पुरानी नई चोरी की चीजें। एक दुकान में मुझे गेरुए रंग की धोतियां लटकती नजर आईं। मैं दुकान में घुस गया। यहाँ करमंडल भी थे। मैंने ये बहाना किया कि हम एक स्टेज ड्रामा कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक साधु के कॉस्ट्यूम की जरूरत है। मैंने 2 गेरुए रंग की धोतियां और करमंडल खरीद कर थैले में डालकर रख लिए। त्रिशूल मुझे जहाँ न मिल सका। दूसरी दुकानों पर जाकर देखा। इत्तेफाक हुआ कि त्रिशूल मुझे कहीं न मिला। मैंने बाजार की सारी दुकानें देख लीं। मुझे ये भी ख्याल था कि सोनिया पीछे अकेली है।
पहले ही मुझे काफी देर हो गई थी। चुनाचे मैंने त्रिशूल का ख्याल दिल से निकाल दिया और वापस होटल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त दोपहर का 1 बज चुका था। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस होटल में पहुंच गया। कैबिन में बैठा लड़का अब कोई किताब पढ़ रहा था और होटल के नौकर खाना वगैरह ऊपर नीचे ले जाने में लगे थे। मैं खामोशी से सीढ़ियां चढ़ता दूसरी मंजिल में आ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो यह देखकर इत्मीनान हुआ कि दरवाजा बंद था। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से दस्तक दी और कहा, कांता जी, मैं हूँ चंद्रन। अंदर से कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दी। किसी ने अंदर से दरवाजा न खोला। मैंने सोचा शायद सोनिया सो गई है। अब मैंने जरा जोर से दस्तक दी। मेरा हाथ जरा जोर से दरवाजे के पट पर लगा तो वो खुल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सोनिया को जब मैंने ताकीद कर दी थी कि अंदर से चटखनी लगा कर रखे तो फिर उसने इस पर अमल क्यों नहीं किया। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सोनिया कमरे में नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, उसका दरवाजा बंद था। मैंने थैला पलंग पर रख दिया और दरवाजे को अंदर से चटखनी लगा दी। अब मैं सोनिया के बाथरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट गुजर गए तो मुझे कुछ तशवीश हुई। मैंने बाथरूम के बंद दरवाजे के पास आहिस्ता से जाकर कहा, सोनिया। अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मैंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया तो ये दरवाजा भी खुल गया। बाथरूम भी खाली पड़ा था। मैं जल्दी से चटखनी खोलकर कमरे से निकलकर बरामदे में इधर उधर देखने लगा। सोनिया वहां भी नहीं थी। दोबारा कमरे में आकर पलंग के नीचे देखा, सोनिया वहां भी नहीं थी। बाथरूम को फिर देखा, या खुदा, सोनिया कहाँ गायब हो गई है। मैं कुछ बौखला सा गया। खामोशी से पलंग पर बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लगा। फिर उठा, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया और नीचे होटल के केबिन वाले लड़के के पास आकर अपने जज्बात को पूरी तरह काबू करने के बाद आहिस्ता से बड़ी बेनियाजी से पूछा कि मेरी पत्नी बाजार गई थी, अभी तक आई नहीं। ऐसा करना कि खाना जरा देर से ऊपर भिजवाना। लड़के ने किताब पर से नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या आप अस्पताल नहीं गए? मैंने चौंक कर पूछा, कौन से अस्पताल? लड़का बोला, आपको शायद अभी मालूम नहीं हुआ, आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आपका ताऊजी जहां आया था वही उसे बेहोशी की हालत में टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गया। उसके साथ एक औरत भी थी। कह रहे थे कि तुम आओ तो तुम्हें सिविल अस्पताल भेज दूं। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। सोनिया को अगवा कर लिया गया था। मैंने मसनूई घबराहट तारी करते हुए कहा, अच्छा ये बात है, भगवान कृपा करे। मगर वो कौन लोग थे? उनका हुलिया कैसा था? होटल वाले लड़के ने बताया कि आदमी पक्की उम्र का मजबूत जिस्म वाला था। भुंगरियाले बाल थे, पतलून कमीज में था। जो औरत साथ थी उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी। उसका रंग सांवला था। मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी को अगवा कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही कह सका कि हाँ मैं समझ गया, वो मेरी खाला थी। अच्छा, मैं अभी सिविल अस्पताल जाता हूँ। सिर्फ इतना ही कह सका कि हाँ मैं समझ गया, वो मेरी खाला थी। अच्छा, मैं अभी सिविल अस्पताल जाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी ऊपर गया। कमरा खोलकर थैला उठाकर बगल में दबाया। सीढ़ियां तय करके नीचे आया। चाबी लड़के को दी और उससे सिर्फ इतना ही पूछा कि वो लोग टैक्सी में बैठकर किस तरफ गए हैं। होटल वाले लड़के ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ गए हैं। मैं होटल से निकलकर उसी तरफ चल पड़ा। मेरा जहन सनसना रहा था। इस जगह सोनिया का अगवा हो जाना मेरे लिए एक इंतहाई अंदोहनाक हादसा था। मैं उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया था। सवाल यह था कि आखिर उसे कौन अगवा करके ले जा सकता था। अगर ये काम पुलिस या CID वालों का था तो उन्हें भेस बदल कर आने और ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो तो बड़ी आसानी से पुलिस के साथ आकर सोनिया को गिरफ्तार करके ले जा सकते थे। अगर वो पुलिस या CID वाले होते तो सिर्फ सोनिया को ही गिरफ्तार न करते, बल्कि मेरे वापस आने का भी इंतजार करते और मुझे भी उसके साथ ही गिरफ्तार करते। इससे जाहिर होता था कि ये कोई और लोग थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये दूसरे आदमी थे तो ये कौन थे? क्या वो सोनिया के पहले ही से पीछे लगे थे? मगर जहां तो सोनिया को कोई जानता नहीं था, फिर किसी को क्या पड़ी कि उसे अगवा करता? लॉन्च के मालिक न्यामपली पर भी शुबा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो बंदरगाह पर ही जब रात को मैं सो रहा था सोनिया को अपने किसी आदमी से अगवा करवा सकता था। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था? फिर क्या ये पेशावर बुर्दा फरोशों का काम है जो अकेली औरत को होटल में देखते हैं और उसे कोई दवाई सुंघा कर बेहोश करके ले जाते हैं? सवाल ये था कि सोनिया ने इन लोगों के लिए दरवाजा क्यों खोला? जाहिर है कि उसने दरवाजा नहीं खोला होगा। ये जो कोई भी था उसने यहाँ जरूर अपनी साथ वाली औरत से काम लिया होगा। औरत ने सोनिया से किसी न किसी तरह दरवाजा खुलवा दिया होगा। अगर उस आदमी ने होटल वाले लड़के को ये कहा था कि मैं आऊं तो मुझे सिविल अस्पताल भेज दिया जाए, तो इससे ये बात साबित होती है कि वो स्टेशन ही से हमारे पीछे लग गया था।
फिर जब मैं होटल में सोनिया को लेकर आया तो वो कहीं इधर उधर हो गया। उसके बाद वो अपनी साथी औरत को भी ले आया और जब मैं होटल से निकलकर बाजार की तरफ गया तो ये लोग सोनिया के करीबी रिश्तेदार बनकर दूसरी मंजिल पर आ गए। फिर सोनिया को बेहोश करने के बाद अगवा करके ले गए। सोनिया अगर इसराइलियों के कब्जे में थी तो कम से कम मुझे ये इल्म था कि वो किस मकाम पर है। मैं उसे वहां से निकालने के लिए अपनी जिद्दोजहद को एक जगह मरकूज कर सकता था, लेकिन अब तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, किस दुनिया में है, जिंदा भी है या नहीं। होटल के सामने सड़क की जानिब 2-4 टैक्सियां खड़ी थीं। उनके ड्राइवर एक तरफ चाय खाने के बाहर बैठे सिगरेट चाय से शुगल कर रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया जी, मेरी पत्नी सामने वाले होटल में बीमार थी। मैं दवाई लेने गया तो पीछे मेरा देवर और भाभी जी आकर उसे ले गए। वो बेहोश थी। मुझे मालूम नहीं किस अस्पताल ले गए हैं। क्या आपने होटल से किसी बेहोश औरत को किसी मर्द के साथ निकलते देखा है? ड्राइवर मेरी तरफ तकने लगा। एक ने सर खुजाते हुए कहा, अरे भैया, मैंने एक औरत और एक मर्द को होटल से निकलकर गाड़ी में बैठते देखा था। उन्होंने एक बेहोश औरत को थाम रखा था। मैंने जल्दी से कहा, जी हाँ, वही मेरी पत्नी थी। दूसरा ड्राइवर कहने लगा, अरे श्रीमान जी, पत्नी थी तो तुम्हारे देवर जी के साथ गई है, घबराते क्यों हो? दूसरे ड्राइवर हंसने लगे। मैंने कहा, असल में जी मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से अस्पताल गए हैं। एक पुख्ता उम्र के ड्राइवर ने पूछा, महाशय जी, अगर आपके देवर भाभी इसी शहर में रहते थे तो आप उसे इस होटल में क्यों ले आए जबकि आपकी पत्नी बीमार थी? मैंने कहा, जी दरअसल हम देवर जी से लड़कर होटल में आ गए थे। ड्राइवर फिर हंसने लगे। आखिर में उन्होंने बताया कि गाड़ी टैक्सी नहीं थी, काले रंग की वॉक्सवैगन थी और वो चेतलपुर वाले चौक की तरफ घूम गई थी। मैंने चेतलपुर वाले चौक की शम दरियाफ्त की और वहां से तेज तेज निकल गया। आगे जाकर मैंने एक खाली टैक्सी ली और उसे कहा कि चेतलपुर की तरफ चले। मैं रास्ते में एक एक चीज को गौर से देखता जा रहा था। गाड़ी पुरहुजूम बाजार से निकलकर खुली जगह पर आई। सड़क के दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर कारखाने और फैक्ट्रियां नजर आने लगी। ये फैक्ट्री एरिया मालूम होता था। उस इलाके से निकले तो सामने क्वार्टरों की बस्ती थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, चेतलपुर है बाबू भाई, कहाँ जाएंगे? मैंने चेतलपुर के करीब ही टैक्सी रुकवा दी और उसे कहा, थोड़ी देर जहाँ इंतजार करो भाई, मैं भी आता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे छोड़ दो बाबू, कोई दूसरी गाड़ी ले लेना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने उसे फारिग कर दिया और चेतलपुर बस्ती के क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। मैं चेतलपुर की बस्ती में आ तो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोनिया को यहाँ कहाँ और कैसे तलाश करूँ। बस्ती में ढलानी छतों वाले क्वार्टरों की कतारें सी बनी थी जो एक दूसरी को काटती हुई गुजर रही थी। ये फैक्ट्री मजदूरों की बस्ती लगती थी। बस्ती के एक जानिब लोहे के स्क्रैप के ढेर लगे थे। एक गड्ढे में कूड़ा करकट भरा हुआ था। मैं बस्ती में दाखिल हो गया और काली वॉक्सवैगन की तलाश शुरू कर दी। मैं सारी बस्ती में घूम गया। मुझे वहाँ कोई गाड़ी नजर न आई। सभी लोग वहाँ अजनबी थे। किससे क्या पूछता? मैं बस्ती से बाहर निकल आया। एक तरफ एक बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा नारियल पी रहा था। मैंने उसे प्रणाम किया और पूछा कि जहाँ नीले रंग की मोटर गाड़ी तो नहीं आई? बूढ़े ने मुंह से नारियल हटाकर मुझे जर्द जर्द आंखों से देखा और तमिल में ही जवाब दिया कि इधर कभी कोई मोटर गाड़ी नहीं आई, ये तो गरीब मजदूरों की बस्ती है। मैं उसे प्रणाम करके उठा और इधर उधर देखता वापस उसी सड़क की तरफ चल पड़ा जिसके दोनों तरफ कारखाने थे। 1 घंटे की दरबदरी के बाद जब मैं सोनिया का कोई सुराग न लगा सका तो मैं वापस उसी होटल में आ गया। कमरे में थकन से चूर होकर बैठ गया। दरवाजा खुला ही था। नौकर लड़का आ गया। उसने खाना लाने के लिए पूछा। मैंने उसे इशारे में कहा कि ले आओ। वो चावल और दाल ले आया। भूख सख्त लग रही थी। लड़का जाने लगा तो रुका और पलट कर बोला, बाबूजी, आपकी पत्नी जी का क्या हाल है? मैं खामोशी से खाना खा रहा था। आहिस्ता से कहा, ठीक है अब। वो मेरे करीब आ गया और कहने लगा, बाबूजी, केसरी आपके ताऊ हैं क्या? मैं चौंका, कौन केसरी? लड़का कहने लगा, जी वही जो आपकी बेहोश पत्नी को अस्पताल ले गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वो हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं उन्हें जानता तो नहीं, परंतु मैं एक बार जहाँ की सोनागाची अपने मामा से मिलने गया था। वहाँ मेरे मामा की पनवाड़ी की दुकान है तो वहाँ केसरी बाबू को दंगा करते देखा था। सुना है जी सोनागाची में लोग उसका नाम सुनकर कांपते हैं। मैंने जेब से 10 रुपए निकाल कर लड़की को दिए और कहा, ये बात किसी को मत बताना। पर उससे केसरी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था कि वो सोनागाची यानी विजयवाड़ा की हीरा मंडी का बदमाश है और उसने उसे वहां दंगा करते देखा था। अब मेरे लिए सोनागाची जाकर केसरी बदमाश के बारे में खोज लगाना जरूरी हो गया था। एक अजनबी शहर में जहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था, केसरी के बारे में इतना सुराग मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफी था। हीरा मंडी किसी भी शहर में हो, उसकी जिंदगी रात ही को शुरू होती है। चुनाचे जब रात हो गई तो मैं कमरे को ताला लगाकर विजयवाड़ा की हीरा मंडी यानी वहां की सोनागाची की तरफ रवाना हो गया। मैंने होटल से निकलते ही महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा, बाजार में रोशनी थी। एक आदमी मेरी नजर पड़ते ही रुक गया और दूसरी तरफ तकने लगा। मैं मोहतात हो गया। ये इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता था, इसके अलावा कोई चोर उचक्का भी हो सकता था।
जो रात के अंधेरे में मुझे अकेला पाकर लूटना चाहता हो। चूंकि मैं दुश्मन की सरजमीन पर कमांडो जासूस के भेस में सरगर्म अमल था, इसलिए गालिब इम्कान यही था कि आदमी इंडियन इंटेलिजेंस का है। जिन असहाब ने आंध्र प्रदेश यानी साबिका हैदराबाद दक्कन का ये बड़ा शहर विजयवाड़ा देखा है, उन्हें मालूम होगा कि इस शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियां तो बहुत मॉडर्न हैं, मगर अंदरूनी शहर का इलाका कलकत्ता की तरह गुंजान आबाद है। लेकिन ऐसा गुंजान भी नहीं कि तंग व तारीक गलियां हों। अंदरूनी शहर भी कदर कुशादा सड़कें थीं, लेकिन मैं उनमें से जो ज़ेली सड़कें निकलकर गलियों में बदल जाती थी वो ज़्यादा फराख नहीं थी, और उन पर दोनों जानिब 4-4, 5-5 मंजिला पुरानी इमारतें झुकी थीं। उनमें रोशनियां हो रही थीं। इन इमारतों की पहली मंजिलों में भी फ्लैट थे, जिनकी सलाखदार खिड़कियों में से रोशनी आ रही थी। मैं मकानों के साथ साथ होकर चल रहा था। मेरी मंजिल विजयवाड़ा शहर का रेड लाइट एरिया यानी सोनागाची थी। एक सोनागाची कलकत्ते में भी थी, जहां भी रेड लाइट एरिया का नाम सोनागाची पड़ गया था। दिन के वक्त मैं 1-2 बार इस इलाके से गुजरा था। उस वक्त यहाँ उदासी और वीरानी बरस रही थी। अब रात के वक्त पहुंचा तो सारे का सारा इलाका जगमगा रहा था। कोठरों से हारमोनियम और तबले की थाप और घुंघरुओं की छनकार की मुतरन्नम आवाजें आ रही थी। मुझे इस इलाके के एक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचना था, जो होटल वाले लड़के का मामू था। वहां से मुझे केसरी बदमाश का सुराग मिल सकता था, जिसने एक औरत के साथ मिलकर होटल वाले कमरे से मेरी अदम मौजूदगी में सोनिया को अगवा किया था। होटल वाले लड़के ने बताया था कि उस पनवाड़ी को वहां सब मामा पान वाले के नाम से पुकारते हैं। रेड लाइट एरिया का एक बड़ा बाजार था। दाएं बाएं छोटी गलियां थीं। मैंने एक चाय वाले की दुकान से मतलूबा शख्स का पता पूछा और मामा पनवाड़ी की दुकान पर आ गया। वो एक गली के अंदर जाकर थी। छोटी सी दुकान थी, मगर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सामने एक बड़ा आईना था। कत्थे चूने की गड़वियां चमक रही थी। विष्णु भगवान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर के आगे फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी लगी थी। मामा पनवाड़ी ढलती उम्र का दुबला पतला आदमी था। आंखें अंदर को धसी हुई थीं, हाथ कत्थे से सुर्ख हो रहे थे। एक मशीन की तरह वो पान लगा लगा कर थाल में रखे जा रहा था। कुछ गाहक खड़े पान सिगरेट ले रहे थे। एक आदमी आईने में देखते हुए अपनी मूंछों को मरोड़ रहा था। उसके माथे पर सब्ज रंग का हिंदी ओम खुदा हुआ था। मामा पनवाड़ी उससे मजाक कर रहा था कि चंद्रा बाई के सामने जाओगे तो मूछें अपने आप नीचे हो जाएंगी। वो तमिल में बोल रहा था। मैंने भी उसी जबान में उससे सिगरेट का एक पैकेट लिया और जलती हुई रस्सी से सिगरेट सुलगा कर लंबा कश लगाकर गली की कोने की तरफ देखा। मुझे उस आदमी की तलाश थी जो होटल से चलते वक्त मेरे पीछे लग गया था। कई लोग आ जा रहे थे। वो मुझे नजर न आया। वो जरूर किसी जगह ओट में छुपकर मुझ पर निगाह रखे हुए था। बहरहाल मुझे उस वक्त अपने काम से गरज थी। जब दुकान से गाहक हट गए तो मैंने सिगरेट का कश लगाकर मामा पनवाड़ी से बराह रास्त पूछ लिया कि मुझे केसरी दादा से मिलना है। मामा पनवाड़ी ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, चंद्राबाई से जाकर पूछो। पनवाड़ी अगरचे अपनी धुन में पान लगा रहा था, मगर उसका चेहरा बता रहा था कि वो केसरी बदमाश के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब मैंने नहले पर दहला फेंका और गर्दन उसकी तरफ झुकाते हुए तजुर्बेकार बदमाशों के अंदाज में कहा, मामा मैं वरंगल के अड्डे से आया हूँ। केसरी दादा की जीती हुई रकम उसे पहुंचानी है। उसने मुझे ताकीद की थी कि रकम ले आओ तो मामा पनवाड़ी से मेरा पता पूछ लेना। पनवाड़ी का हाथ रुक गया। उसने लाल कपड़े से कत्थे वाले हाथ पूछे। बाजार में दाएं बाएं एक निगाह डाली और बोला, केसरी तो आज सुबह ही रामा गंदुम वाले अड्डे की तरफ चला गया है। मैंने सिगरेट का एक और कश लगाया, धुआं हवा में फेंका और बड़े खुर्रांट अंदाज में मामा पनवाड़ी की तरफ देखे बगैर यूं पूछा जैसे मैं केसरी के टोले का ही आदमी हूँ और उसकी सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और उसका राजदार भी हूँ। मामा केसरी दादा माल लेकर गया है क्या? मामा पनवाड़ी अब फिर पान लगाने लगा था। आहिस्ता से बोला, वो माल लेकर ही रामा गंदुम जाता है। मुश्किल ये थी कि मुझे रामा गंदुम वाले अड्डे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये बात मैं मामा पनवाड़ी पर जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मुझे अब केसरी बदमाश के ग्रुप का आदमी समझ रहा था। लेकिन रामा गंदुम के बारे में मालूम करना जरूरी था। मैंने इजारी से अदाकारी करते हुए अपनी गर्दन खुजाई और गर्दन टेढ़ी करके कुछ याद करने के अंदाज में इस्तफसार किया। ये रामा गंदुम वाला अड्डा वही है ना जहाँ एक पुराना तालाब और मंदिर भी है? शहर के बाहर जंगल वाली पुलिया के करीब। इतना मैं जानता था कि इस किस्म के बदमाशों के अड्डे शहर से बाहर ही होते हैं और वस्ती भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ कोई पुराना तालाब, मंदिर और शहर के बाहर जंगल ना हो। मामा पनवाड़ी भोला, क्या तुम पहले वहाँ नहीं गए? मैंने फौरन जवाब दिया, केसरी के साथ एक बार गया था, काफी दिन हो गए हैं, कुछ याद है। असल में हम रात के वक्त वहाँ से माल लेकर गए थे और मुंह अंधेरे वापस आ गए। मामा पनवाड़ी जानता था कि मेरे पास केसरी के जुए में जीती हुई रकम है और अगर मैंने उसे पूरा एड्रेस वगैरह न बताया तो केसरी उसे जान से मार देगा। चुनाचे वो कहने लगा, रामा गंदुम स्टेशन से उतरकर दक्कन की तरफ जाओगे तो चौका ढाया की बस्ती आएगी, वहीं किनारे वाली बाड़ी में तो है धनपति का अड्डा।
मैंने हंसकर कहा, हाँ हाँ अब याद आ गया, धनपति तो मेरा भी यार है। इस दौरान ने मेरी तेज निगाहें गली और सामने वाली सड़क पर आते जाते लोगों में से अपने ताकुब करने वाले को तलाश कर रही थी। वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया था। मामा पनवाड़ी ने मुझे पान खिलाया, चाय का पूछने लगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और बड़े मजे से बदमाशों की तरह लहक लहक कर चलता हुआ सिगरेट का धुआं उड़ाता गली में से गुजरकर सोनागाजी के बड़े बाजार में आ गया। अगर वाकई कोई मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं उसे एक सुनहरी मौका फराहम करना चाहता था ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि वो असल में कौन है। हुस्न इत्तेफाक से मेरी बाएं जानिब एक गली आ गई जहां निस्बतन अंधेरा था। मैं बड़ी बेनियाजी से सिगरेट के कश लगाता हुआ उस गली में घुस गया जो तवायफों के मकानों के पिछवाड़े थे और रोशनी न होने के बराबर थी। गली में कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसी अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे किसी खास मकान की तलाश में हूँ। इस वक्फे में मैंने पीछे नजरें घुमा कर देख लिया। वो पुरस्कार आदमी मेरे ताकुब में था। मैंने इस ख्याल से अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी कि अगर वो इंटेलिजेंस का आदमी है तो रुक जाएगा और अगर कोई चोर उचकता है तो मेरी तरफ तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरी गली आगे जाकर दूसरे रोशन बाजार में दाखिल हो जाती थी। मुझे अपने अकब में तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया और जल्दी से घूम गया। पुरस्कार आदमी के हाथ में चाकू था और वो मेरे सामने खड़ा हिंदी जबान में कह रहा था, जो कुछ जेब में है निकाल कर मेरे हवाले करो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खुदा का शुक्र भी अदा किया कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था बल्कि कोई उचक्का था। उससे निमटना मेरे बाएं हाथ का काम था। उस अहमक को नहीं मालूम था कि वो एक कमांडो को चैलेंज कर रहा है। असल बात यह थी कि ये मुझे परदेसी समझ रहा था जो अपने होटल से निकलकर हीरा मंडी में गाना सुनने आया था। ताहम मैंने बड़ी आजिजी से कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो एक मजबूत जिस्म वाला बदमाश था और स्याह आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। लेकिन एक तजुर्बाकार कमांडो के सामने उसकी क्या हैसियत थी। उसने तमिल जबान में मुझे एक गाली दी और गुर्राते हुए कहा कि जेबों में जो कुछ है बाहर उलट दो, नहीं तो चाकू सीने में घोंप दूंगा। उसकी गाली सुनकर मेरा खून खौल उठा। फिर भी मैंने ये फैसला किया कि उसे हलाक नहीं करूंगा। मैंने जेब में हाथ डाला और बड़ी चालाकी से कुछ नोट नीचे गिरा दिए। मैं नोट उठाने के लिए झुका तो उसने पांव एक नोट पर रख दिया और मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। उसे क्या मालूम था कि मैं नोट उठाने के लिए नहीं झुका था। उसके हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं ऊपर को उठा, मगर इस दौरान में मेरा एक भरपूर सीधा हाथ जरा टेढ़ा होकर उसे पड़ा। वो आवाज निकाले बगैर दोहरा हो गया। उसके फौरन बाद मेरा दूसरा भरपूर हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो गोला सा बनकर जमीन पर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी टांगों में जो जर्ब लगी थी उसके बारे में यकीन था कि वो कम से कम 15-20 मिनट तक वहां से उठेगा नहीं। वो दर्द के मारे हौले हौले हाय हाय कर रहा था। मैंने बड़े इत्मीनान से जमीन पर गिरे हुए 5-5 रुपए के तीनों नोट उठाकर अपनी जेब में डाले और उसके करीब आकर कहा, आइंदा किसी को गाली मत देना। ये कहकर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ गली से बाहर आ गया। बाजार में टैक्सी आसानी से मिल गई। मैं वापस अपने होटल में आ गया जहां सिवाय एक थैले के लिए मेरा और कोई सामान नहीं था। उसमें भी एक जोड़ा धोती कुर्ता और मेरा चाकू था। चाकू मैंने थैले में से निकाल कर जेब में रख लिया। होटल का 2 दिन का किराया मैं पहले ही अदा कर चुका था। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। मैं सीढ़ियां उतरकर काउंटर के करीब से गुजरा तो देखा कि काउंटर खाली है। ये अच्छी बात थी। मैं खामोशी से सड़क पर आ गया जहां से विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन चंद कदमों के फासले पर ही था। सिर्फ एक चौराहा बीच में था। रेलवे स्टेशन की रोशनियां जगमगाती हुई सामने नजर आ रही थी। मुझे रामा गंदुम शहर पहुंचना था और उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस तरफ है। मुझे रामागुंडम शहर पहुंचना था जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो किस तरफ है। रेलवे के बुक स्टॉल पर आकर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल खरीदा और एक तरफ होकर उसे खोलकर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सूबे का नक्शा देखा। नक्शे के मुताले से मालूम हुआ कि जो रेलगाड़ी विजयवाड़ा से वरंगल और आगे नागपुर जाती थी उस लाइन पर रामागुंडम वरंगल के बाद पहला बड़ा शहर है। गोया मुझे विजयवाड़ा से नागपुर को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मैंने टाइम टेबल में से नक्शा फाड़ कर तय करके जेब में रख लिया। टाइम टेबल को वहीं बेंच पर फेंका और जाने वाली गाड़ियों की एक बुकिंग खिड़की पर आकर काले कलोटे बाबू से पूछा कि रामागुंडम को जाने वाली गाड़ी कब मिलेगी। उसने बताया कि मद्रास नागपुर एक्सप्रेस रात 2:30 बजे आएगी। वो मुझे रामागुंडम पहुंचा देगी। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। अभी ट्रेन के आने में 4-4.25 घंटे बाकी थे। ये भी खुदा का शुक्र था कि ट्रेन लेट नहीं थी। चारों नाचार मुझे विजयवाड़ा स्टेशन पर 4 घंटे ट्रेन का इंतजार करना था। स्टेशन पर काफी रौनक थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट के पास 2 मिलिट्री पुलिस के जवान भी खड़े थे। मैं उनकी नजरों में नहीं आना चाहता था।
मुझे वहाँ कुछ ऐसे सफ़ेद पोश आदमी भी नजर आए जिनके बारे में मुझे यकीन था कि ये इंटेलिजेंस के आदमी है। मैंने फौरन रामागुंडम तक 3rd क्लास का एक टिकट लिया। मालूम हुआ कि मद्रास एक्सप्रेस नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आएगी। चुनाचे मैं एक पुल के ऊपर से होकर नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये प्लेटफॉर्म निस्बतन वीरान सा था। मौसम ऐसा ही था जैसा कि हमारे यहाँ अगस्त सितंबर में होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हब्स कुछ ज्यादा ही था। प्लेटफॉर्म के सारे पंखे चल रहे थे। मैं एक ऐसी बेंच पर आकर बैठ गया जहाँ बिजली की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। बैठते ही पहला काम मैंने ये किया कि अंदरूनी जेब से रकम निकाल कर गिनी। कुल मिलाकर उस वक्त मेरे पास भारतीय करेंसी में 450 रुपए थे। ये मेरे लिए बहुत काफी रकम थी। मैंने बाहर वाली जीप में 5-5 के 3 नोट वैसे ही रहने दिए। बाकी रकम अंदरूनी जेब में संभाल कर रखी। मामा पनवाड़ी से खरीदी हुई डिब्बी निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता कश लगाते हुए आसपास का जायजा लिया। मेरा लिबास और हुलिया बिल्कुल एक मद्रासी नौजवान का था। रंग जो कभी खिलता हुआ था अब बिल्कुल मद्रासियों जैसा हो गया था। प्लेटफॉर्म पर अभी मद्रास एक्सप्रेस की सवारियां नहीं आई थी। कहीं कहीं चलते पंखों के नीचे कुछ मर्द औरतें अपने अपने सामान के पास बैठी हुई थी। रेलवे का एक वर्दी पोश मैकेनिक एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लंबे दस्ते वाला हथौड़ा लिए मेरे सामने से बीड़ी पीता हुआ गुजरा। मैंने अपने अतब में देखा। रेलवे लाइन पर जरा दूर एक माल गाड़ी खड़ी थी। उसके पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों पर विजयवाड़ा के मकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थी। इत्मीनान की बात यह थी कि उस प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई पुलिस वाला या मिलिट्री पुलिस का आदमी दिखाई नहीं दिया था। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बैठे बैठे थक गया तो उठकर टहलने लगा। मैं तस्तम प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ टहल रहा था जिधर ज्यादा रोशनी नहीं थी। 1 मिनट एक घंटे के बराबर होकर गुजर रहा था। न जाने कितनी सब्र आजमा घड़ियों के बाद जाकर कहीं रात के 11 बजे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अब भूख लग रही थी। प्लेटफॉर्म की दोनों जानिब रेल की पटड़ियां थी। कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। कोई रेडी वाला भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक स्टॉल था जो बंद था। शायद ये डी स्टॉल था जो मद्रास एक्सप्रेस के आने से कुछ देर पहले खुलता था। एक मुद्दत बाद ऊपर तले 2-3 सिगरेट पिए तो खांसी आ गई। मैंने बाकी मांदा सिगरेट फेंक दिया। वापस बेंच पर आकर बैठ गया। एक बार फिर उकाबी नजरों से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। वहां कोई मशकूक आदमी नहीं था। शुमाल की तरफ से एक गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी तो उधर इंसानी आवाजों का हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। फिर एक गाड़ी नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। उससे मुझे एक फायदा जरूर हुआ था कि पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की तवज्जो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ ही ज्यादा थी। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे फिर 1 बजा। इस दौरान में दूसरे प्लेटफॉर्मों पर गाड़ियां थोड़े थोड़े वक्फों के बाद आती जाती रहीं। 1:30 बजे मेरे वाले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी दक्कन से एक ट्रेन आ गई। मालूम हुआ कि ये ट्रेन वरंगल से काजीपेट और फिर हैदराबाद की तरफ मुड़ जाएगी, जबकि मेरी मंजिल वरंगल से शुमाल की जानिब नागपुर ब्रांच पर थी। इस गाड़ी के आने से एक फायदा जरूर हुआ कि दूसरे प्लेटफॉर्मों से 2-3 रेडी वाले इधर आ गए। उनमें से एक रेडी वाला चावल और बैंगन की भाजी बेच रहा था। मैं उससे चावल की 4 रोटियां और मिट्टी की प्याली में बैंगन की तेज मिर्चों वाली भाजी लेकर खाई। थोड़ी जान में जान आई। भूख से वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। गाड़ी निकल गई तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 एक बार फिर वीरान हो गया। आधे घंटे बाद टी स्टॉल भी खुल गया। एक बार फिर रेडी वाले आ गए। मैली कुचाली नीली निकरों वाले काले और दुबले पतले तमिल कुली भी आकर प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे उखरों बैठकर बीड़ियां फूंकते और तमिल, तेलुगु और हिंदी में बातें करते। मालूम हुआ कि विजयवाड़ा से चली हुई मद्रास नाग एक्सप्रेस आने ही वाली है। आखिर वो गाड़ी आ ही गई जिसके इंतजार में मैंने कोई हिमालय जैसे 4 घंटे काटे थे। धड़धड़ाती हुई मद्रास नागपुर एक्सप्रेस विजयवाड़ा के बहुत बड़े जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में खरामा दाखिल हुई। उसका देव पैकर इंजन छक छक करता मेरे सामने से गुजर गया। डिब्बों में रोशनियां हो रही थीं। सोए हुए मुसाफिर साफ नजर आ रहे थे। कुछ डिब्बों की खिड़की में से बाहर झांक रहे थे। कुछ डिब्बों के दरवाजों में खड़े थे। ट्रेन रुकी और मुसाफिरों का शोर मच गया। तमिल और तेलुगु जबानें चलने लगी। कोई किसी को आवाज दे रहा था, कोई किसी को पुकार रहा था। मेरी निगाहें 3rd क्लास के डिब्बों पर थी जो सबसे पीछे लगे थे। तमाम डिब्बों में रश था। डिब्बे सोते जागते मुसाफिरों और अल्लम कल्लम सामान से भरे हुए थे। मैं एक डिब्बे में दाखिल हो गया। मुसाफिरों की अक्सरियत लंबी ताने सो रही थी। कुछ जागने के बाद लाल लाल नींद भरी आंखों से बाहर देख रहे थे। कोई चाय वाले को तो कोई सिगरेट बीड़ी वाले को बुला रहा था। उस जमाने में भी अगरचे जनाना डिब्बे अलग हुआ करते थे, मगर औरतें फिर भी 3rd क्लास के डिब्बों में अपने आदमियों के साथ ही सफर करना पसंद करती थी। उस डिब्बे में भी मुझे कुछ औरतें नजर आईं। एक भी सीट खाली नहीं थी। इस रेलगाड़ी को 4 घंटों के बाद वरंगल और वहां से 1 घंटे बाद रामागुंडम स्टेशन पर पहुंचना था। इस हिसाब से मेरा 5 घंटों का सफर था। मैं एहतियातन दरवाजे के करीब नहीं बैठना चाहता था। वरंगल बड़ा जंक्शन था और वहां खतरा था कि शायद मिलिट्री पुलिस वाले या इंटेलिजेंस का कोई आदमी उधर आने
निकले, इसलिए मैं मुसाफिरों के सामान के ऊपर से होता हुआ डिब्बे की दीवार के साथ लेटरिन वाले दरवाजे के पास ही एक बिस्तर की ओट में होकर बैठ गया। इससे बेहतर जगह मुझे इस मुसाफिरों और सामान से भरे हुए डिब्बे में कहीं और नहीं मिल सकती थी। विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा जंक्शन था, अगरचे ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी वो वहाँ आध घंटे तक रुकी रही। मेरी नजरें डिब्बे की खिड़कियों और दरवाजे का जायजा लेती रही, जहाँ से 10-12 मुसाफिर सामान समेत दाखिल हुए। सिर्फ एक बार रेलवे पुलिस के एक सिपाही ने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं सो रहा हूँ, मगर नीम व आंखों से मैं सिपाही को बराबर देख रहा था। आखिर गार्ड की सीटी की दिल खुश करने वाली आवाज बुलंद हुई। इंजन ने भी एक बार फिर चीखा। गार्ड की सीटी की दोबारा आवाज सुनाई थी। ट्रेन को आहिस्ता से धचका लगा और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे को खिसकने लगी। ट्रेन के डिब्बे में अभी तक हब्स था। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकली तो ठंडी हवा लगी। अब मैंने डिब्बे का इत्मीनान से जायजा लिया। जो नए मुसाफिर चढ़े थे उन्होंने दोनों जानिब दरवाजों के पास ही अपने अपने सामान के साथ डेरे जमा लिए थे। मैं डिब्बे की सामान वाली दीवार के साथ एक बहुत बड़े बिस्तर बंद से टेक लगाए थैला झोली में रखे बैठा था। मेरी एक जानिब खिड़की के पास वाली सीट पर एक मोटी सी औरत एक ट्रंक से टेक लगाए ऊँघ रही थी। उसका कुछ सामान सीट के नीचे भी पड़ा था, जिसको उसने डिब्बे में दाखिल होने के साथ ही झांक कर देखा। उस औरत के माथे पर विष्णु तिलक लगा था। वो सफेद धोती में थी और गले में माला थी। ट्रेन काफी देर तक एक नपी तुली रफ्तार के साथ विजयवाड़ा जंक्शन के वसी यार्ड में गुजरती रही। जब रेल पटरियों के कुशादा जाल से निकलकर मेन लाइन पर आई तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। मुझे नींद आने लगी थी। ट्रेन का अगला पड़ाव दुमाकाल का स्टेशन था, जो वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का सफर था। मैंने अपना सर बिस्तर बंद के साथ लगाया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर मैं सोनिया के बारे में गौर करता रहा कि वो बदकिस्मत लड़की न जाने कहां और किस हाल में होगी, और फिर मुझे नींद आ गई। एक हल्के से धचके से मेरी आंख खुल गई। ट्रेन दुमाकाल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये भी आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर था, मगर जंक्शन नहीं था। जहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकी और फिर रवाना हो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन खेतों, दरियाओं, छिद्रे जंगलों और नारियल ताड़ और छालिया के 2 रोया दरख्तों के दरमियान से पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। रास्ते में छोटे स्टेशन पीछे छोड़ती जा रही थी। वरंगल अभी दूर था। पौ फटने लगी। फिर डिब्बे की खिड़कियों से बाहर दरख्तों, खेतों और जंगलों के मंजर सुबह के अव्वलीन हल्की नीली रोशनी में जाहिर होना शुरू हो गए। सफेद धोती वाली औरत ने गले की माला उतार कर हाथ में थामी और अपना मुंह खिड़की में से नजर आते आसमान की तरफ करके तमिल में सूरज देवता की शान में लिखे गए कदीम अश्लोकों का विरद शुरू कर दिया। मुधीमी आवाज और कर्नाटकी अंग में ये अश्लोक गा रही थी। मेरी बाएं जानिब जो मुसाफिर लंबी चादर तान कर सो रहा था, अपने चेहरे पर से चादर हटाकर उठ बैठा। ये एक लड़की थी। कुछ स्याह बाल सांवले चेहरे पर आए हुए थे। उसने एक अंगड़ाई लेकर बालों को पीछे हटाया तो उसकी चूड़ियां ट्रेन के शोर में भी बज उठी। मैं अपने घुटनों को बाजुओं में लिए चुपचाप बैठा उसे जूड़ा करते देखता रहा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। चादर परे करके उसने पांव सीट से नीचे रखे तो मैंने उसको सामने से देखा। वो एक दुबली पतली फुशक्ल लड़की थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया और कानों में फिरोजी बुंदे थे। एक निगाह गलत अंदाज में मुझ पर डालते हुए वो उठी और सामान की गठरियों को अलांगती हुई टॉयलेट की तरफ चल दी। मोटी औरत अभी तक उसी तरह अश्लोक पढ़ रही थी। ट्रेन वरंगल जंक्शन के मज़ाफात में दाखिल हो चुकी थी और फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, खेतियाँ और मुज़ाफाती बस्तियों के मकान तेजी से गुजर रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि वरंगल एक बड़ा जंक्शन है, लिहाजा मैं डिब्बे से बाहर नहीं निकलूंगा और वहीं बैठा रहूंगा। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। वो वरंगल के रेलवे यार्ड में से गुजर रही थी। अब दिन पूरी तरह निकल आया था। सुर्ख बिंदिया वाली लड़की टॉयलेट से निकल कर वापस अपनी सीट पर आकर बैठी तो उसके बालों में कंघी फिरी हुई थी और चेहरा धुला धुलाया था। मोटी औरत ने भी सूर्य देवता को नमस्कार किया। उसने सीट के नीचे कांसी का एक डिब्बा निकाल कर खोला और चावलों की मीठी रोटी निकाल कर केले के पत्ते के ऊपर रखी और लड़की को देकर कहा, मीनाक्षी, यहाँ से चाय ले लेना उतर कर। उस लड़की का नाम मीनाक्षी था और वो औरत उसकी माँ थी। गाड़ी वरंगल के अजीमुशान स्टेशन में दाखिल होकर एक बारौनक प्लेटफॉर्म पर आ गई। जिमा बेटी मरहट्टा जबान में गुफ्तगू करने लगी। मोटी औरत ने एक डोंगा निकालकर उसे दिया के बाहर से चाय ले आए। डिब्बे पर एक रश टूट पड़ा। मीनाक्षी मीठी रोटी खाते हुए बोली, अम्मा थोड़ा रश कम हो जाए तो ले आऊंगी। उसकी माँ ने डोंगा संदूक पर रख दिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उस नेक दिल औरत ने डिब्बे में से एक मीठी रोटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। बोली, तुम भी खाओ, ये ले लो, हम छूत छात नहीं करते, आर्या समाजी है। मैंने सोचा कि इस औरत से बहस करने की बजाय रोटी ले ली जाए। चुनाचे मैंने रोटी पकड़ी और धन्यवाद कहकर शुक्रिया अदा किया। औरत ने पूछा, तुम मरहट्टा हो? मैं मरहट्टी जबान जानता था। चुनाचे मराठी में ही जवाब दिया कि जी हाँ, मराठा हूँ। अगरचे रंग मरहट्टों की तरह सांवला मगर काठ चौड़ा चकला था, जैसा कि आमतौर पर हिंदुस्तान वालों का नहीं होता। इस पर लड़की मीनाक्षी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस मुझे नजर आया। औरत ने कुदरती तौर पर पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जाहिर है मुझे वरंगल से अगले बड़े शहर यानी रामागुंडम पर उतरना था। मैंने कहा कि रामागुंडम जा रहा हूँ।
इस पर मोटी औरत ने कदरे चौंक कर कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। सांगा कॉलोनी हमारा मकान है, तुम कहाँ रहते हो? इस बातूनी औरत ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? बस एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। माँ बाप और बहन भाई कोई नहीं है और कोल्हापुर के एक विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। एक आदमी ने विजयवाड़ा सरकारी नौकरी के लिए बुलवाया था। वहां पहुंचकर पता चला कि वो रामागुंडम में है। अब उसी के पास जा रहा हूँ। मोटी औरत ने सवाल किया, कहाँ रहता है वो? मैंने कहा कि ठीक से मालूम नहीं, बस इतना बताया है कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर सामने वाले होटल के मालिक से उसका पता पूछ लूं। लड़की हंस पड़ी, बोली, अगर वो ना मिला तो क्या करोगे? अजीब अहमकाना बात की थी उस लड़की ने। मैंने कहा, वापस चला जाऊंगा कोल्हापुर अपने शहर। मोटी औरत बोली, तुम्हें नौकरी चाहिए? मेरा बेटा शहर के कॉलेज में प्रोफेसर है, वो तुम्हें कहीं न कहीं नौकरी दिला देगा। तुम मराठे हो, वो आदमी न मिला तो हमारे घर आ जाना। अरे मीनाक्षी से घर का पता समझा दे। और हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम टिकाराम पांडे बताया। मैं थोड़ी देर बाद खिड़कियों की तरफ देख लेता। मुसाफिरों का शोर शराबा कम हो गया था। मीनाक्षी उतरकर बाहर आ गई और डोंगे में चाय भर कर ले आई। मोटी औरत ने कांसी के गिलास में मुझे भी चाय दी। पुलिस के 2-3 सिपाहियों को मैंने डिब्बे के सामने से गुजरते देखा। एक मशकूक शक्ल सूरत वाला आदमी डिब्बे में आकर इधर उधर देखने लगा। मैं अपना चेहरा नीचे करके चाय पीने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुसाफिरों की गिनती कर रहा था। मुझे उस पर इंटेलिजेंस के आदमी होने का शुबा हुआ, मगर मैं अनजान बना चाय पीता रहा। अब मैंने अपने आप मोटी औरत से गुफ्तगू शुरू कर दी। इसी असना में मीनाक्षी ने एक कागज पर मुझे अपने घर का एड्रेस भी लिख दिया। मैंने पढ़े बगैर उसे अपनी जेब में डाल लिया। मशकूक आदमी डिब्बे से बाहर चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगरचे उस इलाके में मेरी किसी वारदात का रिकॉर्ड नहीं था, ताहम इस अमर का इम्कान था कि मेरी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तबाहकुन कमांडो वारदातों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के मुतल्लिका महकमे में पहुंच चुका हो। गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर मैं लैट्रिन में घुस गया और उस वक्त बाहर निकला जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर खिसकना शुरू कर दिया था। मद्रास नागपुर एक्सप्रेस तेजी से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थी। जब रास्ते के 4 स्टेशन गुजर गए तो मोटी औरत और उसकी बेटी मीनाक्षी ने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। मोटी औरत, जिसको अब मैं भाई जी कहने लगा था, बोली, रामागुंडम का स्टेशन आ रहा है। तुम पहले कभी इधर आए थे पांडे? मैंने कहा, नहीं भाई जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसने मीनाक्षी से पूछा, पता लिख दिया है पांडे को घर का? वो बोली, हाँ लिख कर दे दिया है। वो खिड़की में से बाहर झांक रही थी। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई। रामागुंडम का रेलवे स्टेशन हमारे फैसलाबाद या साहिवाल जैसे स्टेशनों जैसा था। गाड़ी रुकी तो उस मोटी औरत का मरहट्टा बेटा उसे लेने आया हुआ था। वो सफेद कमीज और पतलून में था। स्याह बालों में कहीं कहीं सफेदी आ रही थी। मैं भी उनके साथ ही ट्रेन से उतर आया। मैं प्रणाम करके जाने लगा तो मोटी औरत यानी बाई जी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक किया और अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, नंद्रीकर बेटा, ये पांडे है, ये भी मराठा है, नौकरी की तलाश में यहाँ आया है, इसे कहीं लगा दो, अंग्रेजी भी जानता है। मैंने हाथ जोड़कर बाई जी के बेटे नंद्रीकर को नमस्कार किया। वो सामान को ट्रॉली पर रखवाने में मसरूफ था। मैंने कहा, अच्छा बाई जी, मैं जाता हूँ। वो आदमी ना मिला तो आपके यहाँ आ जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर आना बेटा। ये कहकर बाई ने मीनाक्षी को छिड़क कर कहा, अरे वो टोकरियां इधर ला। अब मैंने महसूस किया कि मीनाक्षी मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म के मेन गेट की तरफ बढ़ा। असल में मैंने दिल में फैसला किया था कि इस नेक दिल औरत का मकान इस अजनबी शहर में मेरे लिए महफूज जगह साबित होगा। कुछ मालूम नहीं था कि धनपति के अड्डे पर सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने में कितनी देर लग जाए। हालात के तहत मुझे हो सकता है 2-1 दिन इस शहर में बसर करने पड़े। ऐसी सूरत में किसी होटल में ठहरने के बजाय इस औरत का मकान बेहतरीन पनाहगाह होगा। छोटे शहर में लोगों की निगाहों में आने का भी खतरा था, लेकिन अब जो मरहला दरपेश था वो भी कम खतरनाक नहीं था। यानी मुझे शहर के एक बदनाम तरीन बदमाश धनपति के खुफिया अड्डे को तलाश करना था, बल्कि वहां से सोनिया का भी सुराग लगाना था, और ये कोई आसान काम नहीं था। जबकि इस बात का कवी इम्कान था कि बदमाश केसरी भी वहां मौजूद होगा, जिसने सोनिया को विजयवाड़ा के होटल से अगवा कर लिया है। जाहिर है उसने मुझे जरूर देखा होगा। क्योंकि वो होटल में मुझे बाजार की तरफ जाते देखकर ही अपनी साथी औरत के हमरा मेरे होटल वाले कमरे में गया था। अगर वो मुझे देख लेता तो न सिर्फ ये कि वो सोनिया को कहीं गायब कर देगा, बल्कि खुद मेरी भी जिंदगी खतरे में थी। एक बात साबित हो गई थी कि ये बदमाश और जराइम पेशा लोग हैं जो नाजायज मनशियात और बुर्दा फरोशी भी करते हैं। क्योंकि सोनिया का अगवा करने के बाद वो उसे लेकर रामागुंडम में दूसरे बदमाश धनपति के अड्डे पर ले गया था। गालिब कयास यही था कि वो सोनिया को आगे बेचने वाला था। पहली जरूरी बात तो ये थी कि मुझे भेस बदल कर धनपति के खुफिया अड्डे के इलाके में पहुंचना चाहिए। दूसरी अहम बात यह थी कि मैं भेस कैसे बदलूं, कहाँ बदलूं। मामा पनवाड़ी के बकौल गुंदम रेलवे स्टेशन के दक्खन की जानिब
चौका ढाया की बस्ती थी। इस बस्ती के कोने वाले मकान में धनपति का अड्डा था। वहां दिन के वक्त अपनी असल शक्ल सूरत में जाना ठीक नहीं था। केसरी बदमाश वहां मौजूद हो सकता था। अगर सोनिया को भी उस अड्डे में छुपा कर रखा गया था और केसरी बदमाश मुझे देख लेता है तो कम से कम सोनिया की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कोई भेस बदल कर चौका ढाया की बस्ती का रुख करूं। मगर जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं भेस कैसे बदलूं। मेरे पास भेस बदलने का कोई सामान नहीं था और वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त सोनिया को मुझसे दूर तर करता जा रहा था। मैं ये सब कुछ रामागुंदम के दरमियाने दर्जे के रेलवे स्टेशन की एक तरफ खड़ी खाली बस के पीछे खड़ा सोच रहा था। धूप निकली हुई थी, फजा में गर्मी और हब्स था। सामने सड़क पर हथरेडियां, साइकिल, बैलगाड़ियां और बसें गुजर रही थीं। ये एक पुराना और बोसीदा शहर लग रहा था जहाँ की हर शय मुझे मैली कुचैली नजर आ रही थी। मेरा वहां ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं था। मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। करीब ही एक रेस्तोरां में आ गया, चाय का एक कप और 2 स्लाइस मंगवाए और सिगरेट सुलगा लिया। मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था कि जिस पर अमल करते हुए मैं धनपति के अड्डे में जाकर सोनिया का सुराग लगा सकूं और उन लोगों को मालूम भी ना हो कि मैं उनमें से किसी को जानता हूं। ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं इन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता था। मुझे कुछ सुझाई न दिया तो दिल ने कहा कि भाई जी के मकान पर चलो, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। अगरचे ये एक बहुत ही मोहूम सी तवक्को थी। मैंने जेब से मीनाक्षी का दिया हुआ पर्चा निकाल कर देखा। उस पर्चे पर उसने मराठी जबान में अपने घर का पता लिखा हुआ था। ये सांगा का मकान नंबर 37A था। रेस्टोरेंट से बाहर आकर मैंने एक साइकिल रिक्शे वाले से कहा कि सांगा कॉलोनी जाओगे? यहाँ से कितनी दूर होगी? वो बोला ज्यादा दूर नहीं है बाबू, बैठो। सांगा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के अकब में थी। मैं कॉलोनी के मकानों के पास जाकर रिक्शे से उतर गया। ये आबादी 1 मंजिला और 2 मंजिला दरमियाने दर्जे के क्वार्टरों पर मुश्तमिल थी। छोटी पक्की सड़क थी। सड़क के किनारे ताड़ और छालिया के दरख्त खड़े धूप में चमक रहे थे। मकान के नंबर देखते देखते आखिर मकान नंबर 37A के पास पहुंच गया। ये 1 मंजिला मकान था जिसकी ड्योड़ी में एक खस्ता हाल स्कूटर खड़ा था और बाहर प्रोफेसर नंद्रिकर MA नाम की तख्ती लगी हुई थी। बाहर की जानिब जो खिड़कियां खुलती थी उनमें वहां के रिवाज के मुताबिक लोहे की सलाखें लगी थी और पीछे नीले रंग का पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के पट खुले हुए थे। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाला ही था कि अंदर से 8-9 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने धारीधार बनियान और पुरानी निक्कर पहन रखी थी। मैंने उसे रोककर पूछा, प्रोफेसर नंद्रिकर साहब का यही मकान है? लड़का मुस्कुराया। उसका अगला दांत गायब था। फिर मुझे कोई जवाब दिए बगैर अंदर भाग गया। चंद ही लम्हों के बाद प्रोफेसर नंद्रिकर, जिससे मैं रेलवे स्टेशन पर मिल चुका था, लड़के के साथ ड्योड़ी में नमूदार हुआ। उसने अब पतलून की बजाय मराठा अंदाज में सफेद धोती पहन रखी थी। मैं पहली नजर में न पहचान सका। वो बोला, किससे मिल रहा है जी? मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि मेरा नाम तिकाराम पांडे है। माता जी ने रेलवे स्टेशन पर आपसे मिलवाया था। अब उसने मुझे पहचान लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। अंदर मीनाक्षी और उसकी माता जी और उसकी बहू जानी नंद्रिकर की बीवी भी मौजूद थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की। नंद्रिकर ने वादा किया कि वो मुझे बहुत जल्द एक स्कूल में टीचर रखवा देगा। मैं नीम तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था और जवाब दे रहा था। मेरा जहन चौका ढाया में धनपति के अड्डे और सोनिया के बारे में सोच रहा था। कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी सिवाय इसके कि मैं वहां भेस बदल कर जाऊं। भेस किसी साधु का ही हो सकता था, क्योंकि ये लोग खा कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, धर्म और देवी देवताओं के मामले में बेहद कमजोर अकीदा रखते हैं और इस कदर तवहुम परस्त हैं कि कोई भी साधु सन्यासी उन्हें बहला फुसला कर अपना मतलब निकाल सकता है। और फिर मुझे तो उपदेशों और वेदों के संस्कृत श्लोक भी याद थे और मैं हिंदू देवमाला से पूरी वाकफियत रखता था। नंद्रिकर के मकान में मुझे रहने के लिए महफूज जगह मिल गई थी जहां से मैं धनपति के अड्डे पर हमला कर सकता था। हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहां मालाएं, त्रिशूल, खड़ावें, सिंदूर और गेरुए रंग की धोतियां फरोख्त होती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ के लवाजमात भी जगह जगह बिकते हैं। चुनाचे मैंने रामागुंदम शहर के बाजार में भी ऐसी ही एक दुकान ढूंढ ली। वहां से मैंने सिंदूर की छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी, रेठों की साधुओं सन्यासियों वाली मालाएं और एक गेरुए रंग की धोती खरीद कर थैले में रख ली। त्रिशूल और खड़ावे खरीदने की मैंने जरूरत महसूस न की। ये चीजें लेकर मैं सीधा एक हजाम की दुकान पर पहुंचा। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ सर के बाल भी काफी उगाए थे। मैंने दाढ़ी रहने दी और सर मुंडवा डाला। चौका ढाया की बस्ती के सिलसिले में मैंने मीनाक्षी वालों के घर वालों से बातों ही बातों में जरूरी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे मैं पैदल ही उस तरफ चल पड़ा। यह बस्ती शहर के दक्खन में एक पुराने तालाब के किनारे आबाद थी। तालाब के पीछे किसी पुरानी सराय के खंडर थे। इन खंडरों में जाकर मैं एक टूटे फूटे हुजरे में आ गया, जहाँ मैंने घेरुई धोती को सन्यासियों की तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेटा। माथे पर प्लास्टिक की डिब्बिया में से सिंदूर निकाल कर विष्णु भगवान की 3 मुतवाजी लकीरें खींची। धोती कुर्ता
और चप्पल थैले में डालकर उसे वहीं एक जगह ईंटों के नीचे छुपा दिया और नंगे पांव सन्यासी साधु बना खंडर से निकलकर चौका ढाया बस्ती के दक्खन की तरफ चल पड़ा। दिन के 1-1:30 बजे का वक्त होगा। धूप निकली हुई थी, अगरचे हब्स था मगर किसी वक्त हवा भी चलने लगती। मुझे बताया गया था कि धनपति बदमाश का अड्डा बस्ती के दक्खन में कोने वाले मकान में है और ये बड़ा असर रसूख रखने वाला नामी गरामी बदमाश है। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि उसके अड्डे की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेरा हुलिया उस वक्त ऐसा था कि मुझे केसरी भी नहीं पहचान सकता था। आखिर मुझे बस्ती के कोने पर एक मकान नजर आया जिसके सहन की दीवार किसी मर्द की कमर तक पहुंचती थी। अंदर से एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी चटाई पर सिर्फ लंगोट पहने बैठा हुआ था, अपने मोटे बदन पर तेल की मालिश करवा रहा था। एक काला सा लड़का उसकी पीठ पर जोर जोर से तेल वाले हाथ चला रहा था। यही धनपति का अड्डा हो सकता था। कोने में मुझे 2 ड्रम और कुछ खाली बोतलें भी पड़ी नजर आईं। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ मकान के दरवाजे पर आया, बेधड़क स्वयं में दाखिल हो गया और एक हाथ बुलंद करके जोर से नारा मारा और संस्कृत के एक श्लोक की सतर पढ़ी। मोटे आदमी ने फौरन हाथ जोड़ लिए और लड़के से कहा, रामू साधु बाबा को अंदर से चावल ला कर दे। मैंने करख्त लहजे में कहा, अरे भागी, तेरे द्वारे लक्ष्मी देवी चलकर आई है और तू उसे दक्षिणा देकर रुखसत करना चाहता है। मेरे इस जुमले का मोटे हिंदू पर खातिर खा और कुदरती असर हुआ। फौरन उठा और झुककर बोला, पधारिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। उसने दीवार के साथ लगी चारपाई खींचकर बिछा दी। मैं उस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गया और हाथ उसी तरह बांधे हुए था। महाराज, आप सन्यासी महाराज हैं, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं अपनी मोहनी को काबू कर सकूं। वो मुझसे बात नहीं करती। मैंने फौरन उसके कमजोर अकायद पर एक कारी ज़रब लगाने का फैसला किया और उसे तहक्कुमाना आवाज में कहा, मेरे करीबा। वो जमीन पर बैठे बैठे खिसक कर मेरी चारपाई के पास आ गया। अब मैंने बिजली की तेजी से उसके सर के बालों को एक हाथ से पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा और इसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीस कर कहा, मोहनी के साथ साथ लक्ष्मी देवी भी तेरे कदम चूमने वाली है, परंतु केसरी तेरा रास्ता रोके खड़ा है। मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया। वो पीछे गिर पड़ा। मैंने अपने चेहरे को गजबनाक बना लिया और दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए गुर्रा कर कहा, कहाँ है वो तेरा दुश्मन केसरी? उसे मैं भस्म कर दूंगा। अलख निरंजन। मुझे अभी तक उस मोटे आदमी का नाम मालूम नहीं हो सका था, मगर मेरे इस ड्रामे ने उसे शिशदर और मेरा बेहद मुती कर दिया। उसने मेरा पांव अपने सर पर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी सहायता करें। केसरी शुरू हुई से मेरा दुश्मन है। वो एक मोहनी को अगवा करके करौंदी के जंगल वाले अड्डे पर ले गया है। महाराज, वो धनपति का खास आदमी है। मैंने झंझला कर कहा, धनपति भी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तूने हमारी सेवा की है, हम तेरी मदद करेंगे। बोल, केसरी कहाँ है? हम अभी उसे नर्क में पहुंचा देते हैं। मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि गमबख्त केसरी तो वहां अड्डे पर मौजूद नहीं, क्योंकि सिर्फ वही मेरी शक्ल से वाकिफ था। अगरचे मैं सन्यासी के भेस में था और मेरा सर भी मुंडा हुआ था, मगर खतरा था कि कहीं मुझे पहचान न ले। मोटा आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वो रात को आया था और रात को ही वापस चला गया। मैंने कहकहा लगाकर कहा, हम सब कुछ जानते हैं कि वो क्यों आया था और कहाँ से आया था। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। केसरी माल लेकर आया था धनपति के लिए, ठीक ना? मोटे आदमी ने मेरे पांव छू लिए और बोला, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? मैंने आंखें बंद कर लीं, फिर फौरन ही खोल दी। इस दौरान में मैंने उस मोटे आदमी की कलाई पर मराठी में गुदा हुआ उसका नाम पढ़ लिया। कलाई पर उसका नाम चंदू लिखा था। मैंने रोबदार आवाज में कहा, चंदू सुन, केसरी एक लड़की को यहाँ लाया था, है ना? चंदू पूरी तरह मेरे जेर असर हो चुका था। जल्दी से बोला, हाँ महाराज। मैंने चुटकी बजाकर हाथ को हवा में उछाला, चंदू की तरफ देखा और हल्का सा तहका लगाकर कहा, चंदू, जिस लड़की को केसरी जहाँ लाया था, अगर तू उस लड़की के सर के साथ बाल हासिल करके उसे जलाकर अपनी मोहनी के घर की दहलीज पर फेंक दे तो मोहनी तेरी दीवानी हो जाएगी और फिर मैं तुझे वो मंत्र बताऊंगा जिसको अगर तू लोहे पर फूंकेगा तो वो सोना बन जाएगा। जा, तेरा कल्याण हो। अब हम जाते हैं। जब तक केसरी की लाई हुई लड़की यानी सोनिया के बारे में मुझे पूरी तफसीलात न मिल जाती, मैं वहां से हिल भी नहीं सकता था। मगर मेरा वहां से उस वक्त उठने का इरादा करना मेरे इस ड्रामे का क्लाइमैक्स यानी नुक्ता उरूज था। मैं जानता था कि चंदू मुझे नहीं जाने देगा और वैसा ही हुआ। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, मुझ पर दया करें, अभी न जाएं, वो लड़की तो यहाँ नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए। ये बदबख्त मोटू क्या कह रहा था? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अलख निरंजन, हम सब कुछ जानते हैं। हम उस लड़की को किसी और जगह पर देख रहे हैं। एक कोठड़ी है, बाहर दरख्त हैं। कोठड़ी और दरख्त वहां हर जगह होते थे और अगवा की औरतों को ऐसे ही जगहों पर रखा जाता था। चंदू छठ बोला, अंतर्यामी, आपने ठीक फरमाया। वो लड़की जंगल में है। केसरी बदमाश उसे 500 रुपए में धनपति के पास बेचने गया था। धनपति ने उसे जंगल में खूनी राणा के पास भिजवा दिया। महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। धनपति का खूनी राणा से याराना है और उससे बड़े फायदे हासिल करता है।
राणा खूनी की हैबत से तो जंगल के दरख्त भी कांपते हैं। फिर उसने अपना सर मेरे पाँव में रख दिया और आजिज़ी से गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, देवी देवताओं से कहें मुझे उस लड़की के बाल ला दें। महाराज, मैं वहां नहीं जा सकता। राणा खूनी मुझे मार देगा। मैं मोहिनी के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता महाराज। अब मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि जिस लड़की को केसरी जहां लाया था, क्या वो सोनिया ही थी? मैंने चंदू के सर के बालों को पकड़कर पीछे धक्का दिया और गुस्से में कहा, मूर्ख, तू बुज़दिल है, तू कुछ नहीं कर सकता। अब जो हम सवाल करेंगे उसका ठीक ठीक जवाब दे। चंदू ने हाथ बांधे हुए कहा, पूछे महाराज। मैंने उसे सोनिया का जो हुलिया बताया, उसने उसकी बराबर तस्दीक की। वो उसे मेरा चमत्कार जानी करिश्मा समझा कि मैं उस औरत का हूबहू नाक नक्शा बता रहा हूँ जिसको केसरी अगवा करके लाया था और जिसे मैंने नहीं देखा था। जब मुझे यकीन हो गया कि जहाँ सोनिया को ही लाया गया था, तो फिर मैंने उससे अपने मखसूस तहक्कुमाना अंदाज में करौंदी जंगल में उस ठिकाने के बारे में पूछा जहाँ राणा खूनी की खुफिया कमीनगाह थी और उसके बकौल जहाँ सोनिया राणा खूनी की तहवील में थी। चंदू को भी करौंदी जंगल वाली कमीनगाह के मुतालिक सिर्फ इतना ही मालूम था कि वो चंद्रपुर से जो छोटी लाइन गोंडा की तरफ जाती है, उसके आधे रास्ते पश्चिम की तरफ एक कच्चा रास्ता घने जंगल में जाता है। ये रास्ता आदिवासियों के एक जंगली गांव में पहुंचकर खत्म हो जाता है। उससे आगे जंगल का खतरनाक इलाका शुरू होता है जहां पहाड़ी है, वीरान संगलाख टेकरियां, आबशारें, गहरी खड्डें और हजारों बरस पुराने गार हैं। ये जंगल सांपों, आदमखोर शेरों, खूनी दरिंदों से भरा हुआ है। जहां सुर्ख चट्टानों के दरमियान एक नदी बहती है जिसका पुल एक तरफ से टूटकर नदी में गिरा हुआ है। उस नदी के पार एक छोटी सी पहाड़ी के गार में राणा खूनी की कमीनगाह थी। ये सब कुछ चंदू ने इसलिए भी मुझे बता दिया कि मैंने उसे कहा था कि मैं खुद लड़की के सर के बाल लेने जाऊंगा। वो तो मेरे आगे बिछा जा रहा था। मैंने उससे अहद लिया कि अगर उसने किसी दूसरे को ये बातें बता दी तो वो सारी जिंदगी अपनी महबूबा और लक्ष्मी देवी की शक्ल नहीं देख सकेगा। वो मेरे पांव अपने सर पर रखकर बोला, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं किसी के आगे जबान नहीं खोलूंगा। फिर मेरे हाथ को बोसा दिया और आजिज़ी से सवाल किया, महाराज, आप कब जाएंगे? परंतु महाराज, राणा खूनी बड़ा जालिम है। उसके साथ ही जंगल में आसपास राइफलें लिए पहरे पर मौजूद रहते हैं। मैंने हाथ उठाया और कहा, मूर्ख, तू सन्यासियों की शक्तियों से बेखबर है। तूने हमारी सेवा की है, हम इसीलिए तेरी मदद करने जा रहे हैं। राणा खूनी हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा का शुक्र था कि अभी तक धनपति वहां नहीं आया था, वरना मुझे एक बार फिर ड्रामे का सीन दोहराना पड़ जाता। वो सहन के दरवाजे तक मेरे पीछे पीछे आया, मेरे पांव छूकर बोला, महाराज, आप कब तक वापस पधारेंगे? मैंने उसे हाथ से पीछे धक्का देकर कहा, अब ज्यादा बकवास न कर, जा दफा हो जा। तू हम पर हुक्म चलाने वाला कौन है? वो तो गिड़गिड़ाने लगा, माफिया मांगने लगा। मैं उसे ये कह कर के जल्द वापस आऊंगा अलख निरंजन का नारा लगाकर चल दिया। तेज तेज कदमों से चलता हुआ बस्ती की गलियों में दाखिल हो गया और बस्ती की दूसरी तरफ से निकलकर सीधा तालाब के अकब वाले पुराने खंडर में आ गया। वो सीधा हुजरे में पहुंचकर ईंटों के नीचे से थैला निकाल कर कपड़े तब्दील किए, माथे पर लगा हुआ तिलक पूंछ कर मिटाया, माला और गेरुआ लिबास थैले में रखा और धोती कुर्ते और चप्पल में वापस नंद्रिकर के मकान की तरफ रवाना हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिशन इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला था जो दुश्वार और कठिन था। मैं चाहता था कि मुझे करौंदी के जंगल के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो। नंद्रिकर के मकान पर पहुंचा तो वो लोग मेरा मुंडा हुआ सर देखकर हैरान रह गए। मीनाक्षी की माता ने उंगली होंठों पर रखे हुए ताज्जुब से कहा, अरे पांडे, जो तुमने संन्यास कब से ले लिया? मैंने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरा और कहा, माता जी, सर में खुजली बहुत होती थी, सोचा कि घोट नंदन करवा दूं, शायद इसी तरह से आराम आ जाए। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। नंद्रिकर ने उसे दबी जबान में डांट दिया। उसके बाद नंद्रिकर ने मकान की छत पर एक छोटा सा कमरा दिखाया जो मुझे आर्जी तौर पर रहने के लिए दिया गया था। इस छोटे से स्टोर रूम की छत स्लेटी रंग के टीन की थी। अंदर टूटी लकड़ी की चीजें पड़ी थी। रात फर्श पर मेरा बिस्तर लगा दिया गया। नंद्रिकर बोला, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो बेशक कोई दूसरी जगह किराए पर ले लेना, मैं तुम्हारी नौकरी की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फर्शी बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। वो ये कहकर चल दिया कि थोड़ी देर में चाय के लिए नीचे आ जाना। चाय सबने मिलकर पी। जब मीनाक्षी, उसकी माता और नंद्रिकर की बीवी वहां से उठ गईं, तो मैंने नंद्रिकर से करौंदी नदी का जिक्र छेड़ दिया। नंद्रिकर का एक दोस्त किसी जमाने में करौंदी के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका था। वो कहने लगा, भगवान उस जंगल में किसी को न लेके जाए। मेरे दोस्त ने सिर्फ 6 माह उस जंगल में गुजारे थे। जब भारी रिश्वत की मदद से अपनी तब्दीली करवा कर नागपुर मुझसे मिलने आया तो पहचाना नहीं जाता था। रंग काला पड़ गया था, जिस्म बहुत दुबला हो गया था।
नंद्रिकर का एक दोस्त किसी जमाने में करौंदी के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका था। वो कहने लगा, भगवान उस जंगल में किसी को न लेके जाए। मेरे दोस्त ने सिर्फ 6 माह उस जंगल में गुजारे थे। जब भारी रिश्वत की मदद से अपनी तब्दीली करवा कर नागपुर मुझसे मिलने आया तो पहचाना नहीं जाता था। रंग काला पड़ गया था, जिस्म बहुत दुबला हो गया था। मैंने हंसकर कहा, क्यों, उसे वहां खाने को नहीं मिलता था? नंद्रिकर चाय का घूंट भरते हुए कहा, खाने को बहुत कुछ मिलता था, मगर जहरीले सांपों और आदमखोर शेरों के खौफ से वो सहमा रहता था। और फिर ये जंगल मफरूर कातिलों और जालिम डाकुओं की पनाहगाह भी तो थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जिस मुलाजिम को सजा देनी होती थी वो उसका तबादला करौंदी वाले जंगल की रेंज में कर देते। मगर तुम उस जंगल के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारा भी इरादा किसी शेर को जहर देकर उसकी खाल उतारने का तो नहीं? मैंने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, क्या वहाँ शेरों को जहर भी दिया जाता है? नंद्रिकर ने खाली प्याली मेज पर रखी और बोला, अरे भैया, उस जंगल में शिकारी जो शेर वगैरह का शिकार करने आते हैं उन्हें सरकारी महकमा परमिट इशू करता है, जिसकी रूह से वो एक से ज्यादा शेर नहीं मार सकते। इस कानून की पाबंदी कराने के लिए सरकारी महकमे के चौकीदार वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन अक्सर वहाँ के आदिवासी लोग या शिकारी ऐसा करते हैं कि राइफल का फायर बिल्कुल नहीं करते और शेर की कछार में जहरीला गोश्त डालकर वापस आ जाते हैं। शेर जहरीला गोश्त खाने से हलाक हो जाता है तो उसकी खाल उतार कर भोपाल और दूसरे राजौड़ों में जाकर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त करते हैं। नंद्रिकर की ज़बानी ये भी मालूम हुआ कि करौंदी जंगल की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वहाँ 3 तरफ पहाड़ियाँ दीवारों की तरह खड़ी थी। उनके दरमियान में करौंदी के जंगल की खड्डें, गार, आबशारें, घने दरख्तों के झुंड थे। मैंने जब उससे इस्तफसार किया कि सुना है वहाँ सुर्ख चट्टानों के आसपास एक नदी बहती है जिसका पुल एक तरफ ढह गया है, तो वो बोला कि उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। वो उठते हुए बोला, अच्छा, अब मैं अपने एक दोस्त के पास तुम्हारी नौकरी की बात करने जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने अगले रोज वहां से करौंदी जंगल की तरफ कूच कर जाने का फैसला किया। मैंने ये फैसला किया कि नंद्रिकर और उसकी माता को बताए बगैर जाऊं, क्योंकि उन्हें कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर करौंदी जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। स्टेशन पर आकर दीवार पर लगा हुआ नक्शा देखा तो मालूम हुआ कि चंद्रपुर का स्टेशन रामागुंदम से आगे 2 स्टेशन छोड़कर आता है। ट्रेन सुबह 6:15 बजे रवाना होती थी। मैं देर तक करौंदी जंगल के दुश्वार गुजार रास्तों, उसके नशीबो फराज और राना खूनी की कमीनगाह के बारे में सोचता रहा। मेरे पास सिवाय एक चाकू के दूसरा कोई हथियार नहीं था। सुबह जल्दी उठ बैठा। मैं छत पर सोया था। सीढ़ियां सहन में उतरती थी। मैंने अपना थैला बगल में दबाया और मुंह अंधेरे ही सीढ़ियां उतरकर सहम का दरवाजा खोला और आराम से बाहर निकल गया। स्टेशन पर जाकर टी स्टॉल पर नाश्ता किया, वहीं मुंह हाथ धोया। अपने गेरुए रंग के कपड़े और माला मैंने साथ ही रख ली थी कि शायद काम आ जाए। सिंदूर वाली प्लास्टिक की डिब्बी थैले में ही थी। रुपए और चाकू अलबत्ता मेरी कमीज की अंदरूनी जेब में थे। मैंने हस्बे आदत 3rd क्लास का चंद्रपुर स्टेशन तक का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर आकर एक तरफ टहलने लगा। ये पैसेंजर ट्रेन थी। आधा घंटा लेट आई। डिब्बे खचाखच भरे हुए थे। मुसाफिरों का रश मेरे लिए बहुत मुफीद होता है क्योंकि मुझे अपने आप को छुपाने में मदद मिलती है। मैं एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती। चंद्रपुर तक पहुंचते पहुंचते दिन के 11 बज गए। चूंकि यहाँ से गोंडा और जबलपुर को छोटी लाइन जाती थी, इसलिए यहाँ मुसाफिरों की काफी रेलपेल थी। सबसे पहले मैंने रेलवे स्टेशन और इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का जायजा लिया। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने वेटिंग रूम में जाकर मुंह हाथ धोया। वहीं एक स्टॉल पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना खाया। टी स्टॉल से एक डबल रोटी खरीद कर थैले में रखी और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर चंदू की बताई हुई उस कच्ची सड़क की जुस्तजू शुरू की जो करौंदी जंगल को जाती थी। वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें थीं जो शहर की मजाफाती बस्तियों की तरफ जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी छड़ी टेकता हुआ सामने से चला जा रहा था। मैंने उसे नमस्कार किया और हिंदी में कहा कि दादा, मुझे करौंदी जंगल में अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने जाना है। उधर को कौन सा रास्ता जाता है? उस बूढ़े ने अपनी दाएं जानिब छड़ी से इशारा किया और कहा, वो सामने वाला रास्ता जाता है, पर तुम अकेले उस जंगल में मत जाना, बंदूक साथ ले जाना। बूढ़ा अपनी राह लगा और मैं उसको धन्यवाद कहकर उसकी बताई हुई सड़क पर आ गया। ये कच्चा रास्ता था। यही वो रास्ता था जिसके बारे में चंदू ने मुझे बताया था कि इस सड़क की एक जानिब तो खेत थे और दूसरी तरफ सलेटी रंग की ढलानी छतों वाले क्वार्टर नुमा मकानात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सड़क के दोनों जानिब बिजली के खंभे लगे थे। मैं सड़क के किनारे खामोशी से चला जा रहा था और अपने अंदाज से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि यह सारा इलाका मेरा देखा भाला हुआ है और मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। रास्ते में एक गंदा नाला भी आया। उसके पार आबादी के मकान खत्म हो गए। खेतों में ढोर डंगर चरते नजर आ रहे थे। यहाँ ज्यादातर धान के खेत थे और बीच में संगलाख ऊंची नीची जमीन के टुकड़े भी आ जाते। दूर कुछ फासले पर अब मुझे दरख्तों की कतार दिखाई देने लगी जो शुमाल की तरफ से पीछे को चली थी। यकीनन यही वो जंगल था जो उस वक्त मेरी मंजिल थी। दाएं बाएं दरख्तों के झुंड आने लगे। मजीद आधा घंटा चलने के बाद मैं घने दरख्तों की ऊंची दीवारों के पास पहुंच गया। पगडंडी यहाँ से जंगल में दाखिल हो जाती थी। मैंने अल्लाह का
नाम दिया और जंगल में दाखिल हो गया। जहाँ से जंगल ज्यादा घना नहीं था। महागनी और साल के दरख्त फासले फासले पर खड़े थे। उनके झाड़ इतने गुंजान और फैले हुए थे कि जैसे एक छत सी तनी हो। मैं पगडंडी पर ही चला जा रहा था। जब मैं काफी दूर निकल आया तो रुक गया, इर्द गिर्द का जायजा लिया। फजा खामोश थी। कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। पगडंडी से हटकर मुझे एक दरख्त नजर आया जो सूख चुका था। उसके तने में जमीन के अंदर एक गड्ढा सा बन गया था। मैंने करीब आकर देखा। गड्ढे में झाड़ झनकार की भरमार थी। जहां मैंने इत्मीनान से बैठकर अपने कपड़े तब्दील किए और एक बार फिर अपना हुलिया साधु सन्यासी का बना लिया। माथे पर तिलक लगाया, गले में मालाएं पहनी, पाँव में चप्पल ही रहने दी। धोती कुर्ते को थैले में ठूंस कर थैले को गड्ढे में खुश्क पत्तों के नीचे छुपा दिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक पगडंडी पर चल निकला। इस पगडंडी को आदिवासियों के एक गांव में जाकर खत्म हो जाना था। अब मुझे उस आदिवासी गांव का इंतजार था। अभी तक जंगल में किसी जानिब से मुझे किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। वैसे अभी जंगल ज्यादा घना भी नहीं हुआ था। पगडंडी दरख्तों के बीच में कभी दाएं और कभी बाएं जाने मुड़ जाती। ये पगडंडी जरा ऊंचाई में जाकर नीचे नशेब में उतरी तो मुझे ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में साथ साथ बनी हुई घास फूस की कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। जरूर यही आदिवासियों का गांव था। आप साधु सन्यासियों के भेस में हो तो इंडिया के शहरों और रियासत में आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू लोग चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हों, साधु सन्यासियों की खिदमत करना अपना धर्म समझते हैं। खून आशाम डाकू तक उन्हें नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये बहरूप भरा था। गांव के करीब पहुंचकर मैंने औलख निरंजन का नारा बुलंद किया। झोंपड़ियों की तरफ से किसी कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ नीम बरहना आदिवासी दरख्तों के पीछे से निकलकर झोंपड़ियों के सामने आ गए और जिधर से मैं चला रहा था उधर देखने लगे। एक आदिवासी के हाथ में डा था जो तलवार से ज्यादा कांटेदार और मोहलक होता है। मैंने उनके करीब जाकर एक जबरदस्त नारा लगाया और हाथ ऊपर उठाकर जैसे उन्हें आशीर्वाद दी और तमिल जबान में बड़े रोबदार लहजे में कहा, विष्णु भगवान और काली देवी तुम पर मेहरबान हुए हैं। हम विष्णु के पुजारी हैं, जंगल में घूम फिर कर भगवान की लीला देखते हैं। जिस आदिवासी के हाथ में डा था उसने डा जमीन पर रख दिया। सबने हाथ बांध लिए और झुक गए। उनकी कुछ औरतें लहंगे और कुर्तियां पहने झोंपड़ियों से निकल आईं और हाथ बांध कर खड़ी हो गईं। उन सब के रंग स्याह थे। मुझे मालूम था कि आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में आबाद आदिवासी तमिल और तेलुगु जबान बोलते हैं। तेलुगु में रवानी से नहीं बोल सकता था, जबकि तमिल पर मुझे काफी उबूर था। उन बेचारों ने फौरन जमीन पर हिरन की खाल बिछा दी। मैं उस पर ज्ञानी ध्यानी साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। एक औरत ने फौरन मेरे आगे केले के पत्तों को फैला दिया। दूसरी औरत झोंपड़ी में से मेरे लिए कुछ जर्द केले और उबले हुए मोटे चावल ले आई। ये सब कुछ उसने केले के पत्तों पर रख दिया। उनमें से एक कदरे ज्यादा उम्र का स्याहफाम दुबला पतला सा आदमी हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ गया और तमिल जबान में ही बोला, महाराज हमारे धन भाग के आप पधारे। हम गरीब लोग आपकी यही सेवा कर सकते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। अब मुझे अचानक ख्याल आया कि अपनी डबल रोटी तो मैं थैले में ही रखकर भूल आया था। जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते चलते मैं काफी थक गया था और भूख भी दोबारा चमक उठी थी। चुनाचे मैंने उबले हुए चावल जिन पर शायद मछली का अचार डाला गया था मजे से खा लिए। 2-1 केले भी चट कर गया और उन सबको आशीर्वाद दी। करौंदी जंगल आगे शुरू होता था। उस जंगल के बारे में बूढ़े आदिवासी ने मुझे काफी मालूमात मुहैया की। दिन का तीसरा पहर हो रहा था। उस वक्त अगर मैं करौंदी के जंगल में दाखिल होता हूँ तो राना खूनी की कमीनगाह तक पहुँचते पहुँचते यकीनन रात पड़ जाती। यही सोचा कि रात आदिवासियों के पास गुजारी जाए और सुबह के वक्त अपने दुश्वार गुजार सफर का अगला मरहला शुरू किया जाए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि कुछ लोग एक आदमी को उठाए हुए लाए जिसको जहरीले सांप ने काट लिया था। उस आदमी पर गशी तारी हो रही थी। मेरे पास जो उधेड़ उम्र का आदिवासी था वो फौरन बोला, इसे लेटा दो। वो तेजी से अपनी झोंपड़ी में गया और अंदर से मिट्टी की एक ढकी हुई प्याली ले आया। उसमें से काले रंग के महलूल के कुछ कतरे उसके मुंह के अंदर टिपकाए। प्याली उसने जमीन पर रख दी। अब वो उस आदमी के सीने को आहिस्ता आहिस्ता हाथ से मलने लगा। चंद सेकंड के बाद ही उस आदमी ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैं समझ गया कि ये किसी खास जड़ी बूटियों का अर्क है। ये मेरे लिए बड़ी काम की चीज थी। मैंने औलख निरंजन का नारा लगाया और कहा, भगवान ने जड़ी बूटियों में बड़ा असर रखा है। बूढ़ा आदिवासी मिट्टी की प्याली लिए मेरे पास आ गया और बोला, महाराज प्रभु की दया से वो अच्छा हो गया है। मैंने गर्दन उठाकर कहा, भगवान ने उसी के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा था कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि प्याली में कौन सी दवा थी। उसने बताया कि वो किसी जड़ी बूटी का अर्क था जो तराई के गहरे खड्डों में उगती है। फिर वो झोंपड़ी के अंदर गया और मिसवाक की तरह की एक सूखी हुई छड़ी लाकर मुझे दिखाई। ये है वो बूटी महाराज। मैंने झट से कहा, हाँ, मैं इन तमाम जड़ी बूटियों को जानता हूँ। ये जड़ी बूटियां हमारी सेवक हैं। लेकिन मैंने उससे वो जड़ी बूटी लेकर अपने पास ही रख ली। आगे जंगल जहरीले सांपों से भरा हुआ था और मुझे उस बूटी की जरूरत पड़ सकती थी। जब रात हो गई तो आदिवासियों ने झोंपड़ी के आगे अलाव रोशन कर दिया और ढोल की थाप पर उसकी गर्दान की
औरतें और मर्द रक्स करने लगे। मिट्टी के खड़े में से वो ताड़ी निकाल कर पी रहे थे और वालिहाना रक्स कर रहे थे। जंगली रक्स और ताड़ी, हजारों बरसों से ये चीजें उनके साथ चली आ रही थीं। रात को मेरे लिए उन्होंने झोंपड़े के बाहर बांस की एक खाट पर हिरन की खाल बिछा दी और पास ही पास हल्की सी धूनी लगा दी ताकि मच्छर तंग न करें। एक औरत मेरे पांव दबाने लगी। कुछ देर वो मेरे पांव दबाती रही। मैंने उसे मना न किया क्योंकि ये उनकी धार्मिक रस्म थी। फिर जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने उसे चले जाने का हुक्म दिया और आंखें बंद कर लीं। आधी रात को मेरी आंख खुल गई। एक आदिवासी भागकर मेरी खाट के करीब से गुजरा। उसके हाथ में बर्छी थी और मैं उठकर बैठ गया। गैर शौरी तौर पर मेरा हाथ सरहाने के नीचे रखे हुए चाकू की तरफ बढ़ा। दूसरा आदिवासी मेरे करीब से नेजा लिए हुए गुजरा था। अपने आप ही हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाघ आ गया था, उसे भगा दिया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंख किसी शेर की धाड़ पर खुली थी। मैं लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धूनी धीमी पड़ गई थी मगर मैंने अपनी गिरवी चादर जिस्म पर तान रखी थी। मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने एक करीबी छोटे से तालाब पर जाकर गुस्ल किया, थोड़ा बहुत खाया और आदिवासियों को आशीर्वाद देता हुआ उनसे रुखसत हुआ। सांप के जहर से बचाने वाली मिसवाक मेरे पास ही थी। बूढ़े आदिवासी ने मुझे बताया था कि अगर उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चबाकर निगल लिया जाए तब भी सांप का जहर बेअसर हो जाता है। मेरे सामने करौंदी का भयानक जंगल था जिसके बारे में मैंने तरह तरह की आसेबी और दहशत अंगेज कहानियां सुन रखी थीं और जो मेरे मिशन की असल आमाजगाह था। बूढ़े आदिवासी की जबानी इस बात की भी तस्दीक हो गई थी कि इस जंगल में खाल चोर भी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से शेर को जहर देकर हलाक करते हैं, फिर उसकी खाल उतार कर भोपाल, ग्वालियर और नागपुर में जाकर चोरी छुपे फरोख्त कर देते हैं। मुझे इन खाल चोरों की इतनी फिक्र नहीं थी जितना खतरा आदमखोर शेरों का था। सभी शेर जहां आदमखोर नहीं थे, लेकिन जैसा कि बूढ़े आदिवासी ने बताया था कि बाज शेर शिकारियों की नातजबाकारी से जख्मी होकर भाग जाते हैं, फिर वो पूरी तेजी से भागकर जानवरों का शिकार करने के काबिल नहीं रहते। चुनाचे इक्का दुक्का इंसानों पर हमलावर होकर उन्हें हड़प करके अपने पेट की आग बुझाते हैं। और जब एक बार शेर को इंसान के खून की बू लग जाए तो वो फिर इंसान को ही ढूंढता है। जंगल में चौकीदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेलदार और कटाई करने वाले उमूमन मजदूर मौजूद रहते हैं और यही लोग आदमखोर शेर का शिकार बनते हैं। मैं इस अंदेशे के पेश नजर चाको चौबंद होकर जंगल में से गुजर रहा था। अगरचे शेरों के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात हासिल न थी, लेकिन जनूबी हिंद के काफी जंगल छान चुका था। इस आवारागर्दी ने मुझे इतना फायदा जरूर पहुंचाया था कि मैं शेर की बू फजा में सूंघ लेता था। ऐसी बू आपने शेर के पिंजरों के पास से गुजरते हुए शायद सूंघी हो। शेर जंगल में जहां जहां भी हो उसके आसपास ये बदबू फैल जाती है। दिन निकल आया था मगर जंगल के दरख्त इतने घने थे कि उनकी गुंजान शाखों में से धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। दरख्तों में परिंदे चहचहा रहे थे। रास्ते में कुछ बंदर भी दिखाई दिए। वो मुझे देखकर दरख्तों पर चढ़ जाते और खू करने लगते। जहां फजा में काफी हब्स और गर्मी थी। मैं साधु सन्यासी के भेस में था और एक पगडंडी पर चला जा रहा था। मैं करौंदी के खतरनाक जंगल में दाखिल हो चुका था। यहाँ अगरचे जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी मगर नशेब में कहीं कहीं खुश्क जंगली घास के टापू थे। खुदा जाने ये देव पैकर दरख्त महागनी के थे या किसी और के। वो इतने घने थे कि ऊपर जाकर उनकी शाखें एक दूसरे में गड़मड़ हो गई थी। कई दरख्तों की शाखों ने जमीन पर लटकने के बाद जड़ें पकड़ ली थी। पगडंडी एक छोटे से जंगली तालाब पर जाकर खत्म हो गई और तालाब के बाएं जानिब से होकर आगे चल पड़ा। मुझे टूटे हुए पुल वाली नदी के पिछवाड़े की सुर्ख चट्टानों की तलाश थी जहां राना खूनी की खुफिया कमीनगाह थी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये नदी जंगल में काफी आगे जाकर थी। मैं दाएं बाएं से पूरी तरह चौकन्ना था। कभी कभी चढ़ाई आ जाती, कभी नशेब शुरू हो जाता, कभी जंगल का कोई ऐसा कता आ जाता कि दरख्त थोड़ा पीछे हट जाते। कुछ देर चलने के बाद दरख्त फिर एक दूसरे से आकर मिल जाते। एक जगह मुझे जंगली केले के दरख्तों के झुंड मिले। मैं थक गया था, जहां थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ गया। एक दरख्त से कुछ केले तोड़कर खाए और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। कुछ 1 मील तक जंगल बेहद दुश्वार गुजार था। मुझे झाड़ियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू अपने हाथ में थाम रखा था। दुश्वार गुजार जंगल कदरे छितरा हुआ तो अचानक तालाब आ गया। उस पर सब्ज रंग की काई की तह बिछी हुई थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था कि मुझे आऊं आऊं की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया। क्या देखता हूं कि एक भूरे रंग का भारी भरकम रीछ झुम झुम कर चलता हुआ सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकला और तालाब पर आकर पानी पीने लगा। उसने शेर होकर पानी पिया, फिर थूथनी को ऊपर उठाकर जोर से झाड़ा और जिधर से आया था उधर को ही चला गया। सिवाय आदमखोर शेर के दूसरा कोई शेर आदमी का पीछा नहीं करता, लेकिन रीछ अगर जंगल में किसी इंसान को देख ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने रीछ को मौका दिया कि वो काफी दूर निकल जाए।
रीछ अगर जंगल में किसी इंसान को देख ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने रीछ को मौका दिया कि वो काफी दूर निकल जाए। 10 मिनट तक मैं झाड़ी की ओट में बैठा रहा, फिर उठा और दूसरी तरफ से तालाब के अकब में आकर पथरीले टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। आगे फिर घना जंगल था, जहाँ दरख्तों की वजह से दिन की रोशनी मध्यम थी। एक जानिब स्याह चट्टानों की दीवार थी जिस पर काला जंग लगा हुआ था। दरख्तों के मोटे तनों को जंगली बेलों ने ढांप रखा था। मैं एकदम रुक गया। फजा में शेर की बू थी, हवा बिल्कुल बंद थी और मुझे चलते चलते पसीना आ रहा था। शेर की मौजूदगी के एहसास ने उस पसीने में इजाफा कर दिया। मैं दरख्तों की ओट में होकर आगे बढ़ने लगा। शेर की तेज बू उसी तरह फजा में रची हुई थी। एक दरख्त की ओट से निकला तो अचानक मुझे एक धारीधार शेर नजर पड़ा। मैं वहीं सुन होकर रह गया। शेर मुझसे कोई 50 कदम के फासले पर चट्टान के एक खो के बाहर खड़ा था। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। वो अपना मुंह बार बार नीचे कर रहा था। मुझे उसके खांसने की आवाज आई। जंगल में शेर से अचानक आमना सामना हो जाए तो एक बार तो आदमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। मैं किसी दरख्त पर चढ़ना चाहता था, मगर दरख्तों के तने एक तो सीधे थे, दूसरे शाखें काफी ऊपर जाकर शुरू होती थी। मुझे मजबूरन वहीं रहकर शेर के वहां से गुजरने का इंतजार था, लेकिन शेर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वो बार बार गर्दन ऊपर नीचे कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी टांगें कांपने लगी हैं। मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे गौर से देख रहा था। शेर 2 कदम चला, फिर रुक गया। गर्दन को ऊपर उठाकर हलक से एक अजीब सी आवाज निकाली। फिर उसने एक झटका खाया और उसकी पिछली टांगें दोहरी हो गईं और वो बाएं जानिब गिर पड़ा। शेर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर उसकी टांगों ने आगे पीछे हरकत की और साकित हो गईं। जब मुझे यकीन हो गया कि शेर मर चुका है और मैं दरख्त के पीछे से निकलकर फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ शेर की लाश से 5 कदम के फासले पर जाकर रुक गया। जमीन पर से पत्थर उठाकर शेर को मारा। शेर ने कोई हरकत न की। अब मैं उसके करीब पहुंच गया। देखा शेर का मुंह खुला था और बाएं जानिब से नीला झाग बह रहा था। शेर को जहर दिया गया था। ये काम शेर की खाल चुराने वालों का था, जो बकौल बूढ़े आदिवासी के दिन में किसी वक्त शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर हलाक कर देते थे, फिर रात को उसकी खाल उतारने आते थे। इसके बावजूद मैं चौकस हो गया, कहीं करीब ही कोई खाल चोर छुपा हुआ न हो। ये लोग मुसल्ला होते हैं और जो उनके इस घिनौने कारोबार के रास्ते में आए उसे गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। मैं तेजी से कदम उठाता हुआ स्याह चट्टान की दूसरी तरफ आ गया। पलटकर गौर से जंगल के दरख्तों की जानिब देखा। शेर की लाश वैसे ही पड़ी थी। दरख्त खामोश थे, कोई परिंदा तक नहीं चहचहा रहा था। एक अजीब डरा देने वाला सन्नाटा तारी था। मेरा वहां रुकना बेकार था। मैं अपना सफर जारी रखने के ख्याल से पीछे ही मुड़ा था कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई झाड़ियों में से गुजरकर उस तरफ चला रहा है। मैं चट्टान की ओट में हो गया। इतने में देखता हूं कि 3 आदमी जिन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखे थे और हाथों में नेज़े पकड़े सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकले और वहीं रुककर शेर की लाश को तकने लगे। फिर उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और शेर के पास आकर उसके जिस्म में हल्का सा नेज़ा चुभोया। यकीनन ये वही खाल चोर थे जिन्होंने इस बदनसीब शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर मारा था। मैं सांस रोके चट्टान की ओट में छुपा बैठा उन्हें गौर से देखता रहा। ये अपने साथ एक रस्सा लाए थे। उन्होंने रस्से से शेर की गर्दन और अगली टांगों को बांधा और उसे घसीटते हुए जंगल में जिधर से आए थे उधर को ही चल दिए। शेर का ये अफसोसनाक और बुज़दिलाना शिकार भी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मुझे शेर पर बड़ा तरस आया। मैं चलने लगा तो यकायक सारा जंगल शेर की खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। मैं अपनी जगह पर लरस कर रह गया। क्या शेर जिंदा हो गया था? दरख्तों पर दुबके हुए बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं लपक कर चट्टान के ऊपर आ गया। शेर की दूसरी धाड़ गूंजी और फिर इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद हुई। मैं चट्टान के ऊपर किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगा। जिन दरख्तों की तरफ खाल चोर शेर की लाश ले गए थे उधर से एक लंगोट पोश दीवाना वार दौड़ता हुआ मेरी चट्टान की तरफ आया। वो सख्त बौखलाया हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों को आवाज दे रहा था। ये खाल चोरों का साथी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शेर जिंदा कैसे हो गया। फिर ये मुअम्मा भी हल हो गया और उसके पीछे एक शेर नमूदार हुआ जो पहले वाले शेर से निस्बतन छोटा था। शेर ने बिजली की तेजी के साथ छलांग लगाई और दौड़ते हुए खाल चोर पर आन गिरा। शेर के हलक से खून मुंजमद कर देने वाली धाड़ें निकल रही थी। उसने अपने इंसानी शिकार को अपने पंजों में रौंद डाला। खाल चोर की चीखें बंद हो गई थी। शेर उसके जिस्म को अपने नौकीले पंजों से चीथड़े करके फाड़ रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते उस शेर ने शदीद जख्मी और खून में लथपथ खाल चोर की अधमुई लाश की गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और उसे उठाकर जंगल में गायब हो गया। मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। ये खूनी ड्रामा चंद सेकंड में खत्म हो गया था। पथरीली जमीन पर खाल चोर का खून जम गया था। मैंने आफियत इसी में समझी कि वहां से जितनी जल्दी हो सके मैं रफू चक्कर हो जाऊं। चुनाचे मैं दूर तक जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफी दूर निकल आया हूं तो बैठकर सांस दुरुस्त की। शेर को इस बेदर्दी से इंसान का शिकार करते मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। जरूर ये शेरनी थी जिसने अपने शेर की मौत का बदला लिया था।
मैं वहां से उठा और चल पड़ा। मुझे प्यास लग रही थी। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं मैं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। सिर्फ अंदाजे से चल रहा था। कुछ जंगलों में सफर करते रहने के अपने तजुर्बे से काम ले रहा था। गर्मी और हब्स की वजह से जिस्म पसीने से शराबोर था। आखिर तलाश बसियार के बाद एक पहाड़ी चश्मा मिल गया। पानी उस छोटे से चश्मे में एक पथरीले टीले के नीचे आकर गिर रहा था। जहां मैंने सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर गुस्ल किया। उसके बाद थैले में से आदिवासियों के दिए हुए कुछ चावल निकाल कर खाए। नहाने और खाने से जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ गई। चाकू मैंने अपनी धोती में उड़स लिया था। दोपहर गुजर चुकी थी। जंगल में कहीं कहीं धूप के सफेद निशान नजर आ रहे थे। एक जगह मुझे 2 मोर नजर आए जो झाड़ियों के पास महवृक्ष थे। फिर एक शहनाद को देखा जो टीले के किनारे रेंगता हुआ दूसरी जानिब चला गया। मैंने जल्दी से थैले से मिसवाक नुमा बूटी निकाल कर अपने हाथ में पकड़ ली, मगर सांप दूसरी तरफ चला गया था। मैं अल्लाह का नाम लेकर फिर आगे चल पड़ा। यूं ही इस भयानक और दुश्वार गुजार जंगल में चलते चलते आखिर मुझे दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दामन में दक्कनी ढलान पर सुर्ख सुर्ख चट्टानें नजर पड़ी। इन चट्टानों को देखकर मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे मुझे कोई मदफन खजाना मिल गया हो। यही वो चट्टानें थीं जिनके गारों में से किसी गार में राणा खूनी की खुफिया कमीनगाह थी। अब मैं मोहतात हो गया, क्योंकि धनपति के साथ ही मोटे चंदू ने मुझे बताया था कि जहां राणा खूनी का ठिकाना है वहां आसपास उसके मुसल्लह पहरेदार मौजूद होते हैं। अभी तक मुझे वो नदी दिखाई नहीं दी थी जिसका पुल टूटकर एक तरफ नदी के पानी में झुक गया था। राणा खूनी के खुफिया ठिकाने की ये सबसे बड़ी और मातबर निशानी थी। मैं सीधा जाने की बजाय बाएं जानिब चलने लगा। यहाँ झाड़ियां इतनी घनी नहीं थी, मगर घास अद्यादम थी। मैं तद्यादम घास के समंदर से निकलकर खुली जगह पर आया तो खुशी से मेरा चेहरा दमक उठा। नशेब में एक नदी कमान की शक्ल में बह रही थी। नदी के पीछे सुर्ख चट्टानों की ढलान के पास एक पुल नदी के पानी पर झुका हुआ था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं वहीं एक बड़े पत्थर के पीछे सुर्ख चट्टानों का जायजा लेने लगा। ये चट्टानें साथ साथ लगी दक्कन की तरफ एक ऊंची पहाड़ी तक चली गई थी। इन्हीं चट्टानों के किसी गार में राणा खूनी की कमीनगाह थी, जहां सोनिया भी यकीनन मौजूद थी। मैंने अपने मंसूबे पर एक बार फिर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे एक साधु सन्यासी के भेष में इन चट्टानों के करीब जाना था, जो जंगल में भगवान की तपस्या करने आया हो और नदी पर स्नान करने निकल आया हो। मैं अपने मंसूबे पर गौर भी कर रहा था और सुर्ख चट्टानों की तराई में फैली हुई सरसब्ज झाड़ियों और छोटे छोटे घने दरख्तों को भी देख रहा था। अचानक एक जगह मेरी आंखें रुक गई। मैं 2 इंसानों को झाड़ी में से निकलकर नदी की तरफ आते देख रहा था। उनमें से एक लड़की थी जिसने सुर्ख साड़ी पहन रखी थी और उसके स्याह बाल खुले हुए थे। दूसरा एक आदमी था जिसने राइफल कांधे पर डाल रखी थी और सर पर पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि उसका एक पल्लू उसकी ठोड़ी से होता हुआ उसके कानों तक चला गया था। क्या ये सोनिया है? मेरा दिल जोर से धड़का, मगर उस लड़की का रंग गहरा सांवला था और बाल भी लंबे और स्याह थे। सोनिया का रंग सफेद और बाल छोटे और भूरे थे। फिर ये लड़की कौन थी? राइफल बरदार आदमी यकीनी तौर पर राणा खूनी का कोई साथी था। राइफल बरदार आदमी रुक गया। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए लड़की से कुछ कहा जो मैं न सुन सका। फिर पलट कर पीछे चला और झाड़ियों में गायब हो गया। सुर्ख साड़ी वाली सांवली सी लड़की वही रुक गई। वो अपने पीछे उन झाड़ियों की तरफ देख रही थी जिधर राइफल बरदार चला गया था। चंद लम्हे उधर देखते रहने के बाद लड़की नदी में बैठकर नहाने लगी। मैं चुपचाप बैठा ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है। लड़की बार बार डुबकी लेकर अपने सर को धो रही थी। जब उसने अच्छी तरह से स्नान कर लिया तो बैठे ही बैठे नदी से निकलकर किनारे पर आई। बालों को जोर जोर से चटकने लगी। इतने में वही राइफल बरदार आदमी झाड़ियों में से निकलकर उसके करीब आया और चलने का इशारा किया। लड़की बालों को निचोड़ती हुई खामोशी से उसके आगे आगे चलने लगी। फिर दोनों जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। जब वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैंने सुर्ख चट्टानों की तरफ देखा। वहां मध्यम होती हुई धूप इसलिए नहीं पड़ रही थी कि ये चट्टानें सूरज के सामने नहीं थी। सूरज उनके अकब में था। मुझे अब बेहद एहतियात की जरूरत थी। बिलाशुबा उस इलाके में राणा खूनी के मुसल्लह पहरेदार जगह जगह मौजूद थे। साधु सन्यासी के लिबास में होने की वजह से मुझे कुछ एतमाद भी था और किसी वक्त ये भी ख्याल आता है कि ये वहशी खूंखार किस्म के लोग हैं। क्या अजब मुझे खातिर में न लाएं और किसी तरफ से गोली आकर मेरा काम तमाम कर दें। इसी ख्याल से मैं औलख निरंजन का नारा भी नहीं लगा रहा था। इसी तजब्जुब और कशमकश में गिरफ्तार मैं उस तरफ चलने लगा जिधर नदी में लड़की थोड़ी देर पहले नहा रही थी। जंगली बेल बूटियों में से गुजर कर मैं नदी पर आ गया। फिर मैं उसी तरफ मुड़ गया जिधर लड़की राइफल बरदार आदमी के साथ गई थी। जहां जंगली झाड़ झनकार ने एक सरसब्ज सुरंग सी बना दी थी। मैं अब गर्दन उठाए एतमाद से चल रहा था, जैसे मैं साधु संत हूँ और जंगल में नदी पर मुंह हाथ धोने या पानी पीने आया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। झाड़ झनकार की सुरंग में से गुजरते हुए झाड़ियों की टहनियां मेरे चेहरे को लग रही थीं, जिन्हें मैं हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक किसी ने पीछे से आकर एकदम मुझे अपने बाजुओं में जकड़ दिया। दूसरे आदमी ने मेरे सर पर कपड़ा डालकर इस तरह कस डाला कि मेरी गर्दन घुटने लगी।
मैंने चिल्ला कर कहा, औलख निरंजन, साधु संतों को तंग न करो वरना तुम लोमड़ी का जन्म पाओगे। मेरे इस जुमले का उन दोनों आदमियों पर कोई असर न हुआ। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उनको जमीन पर गिरा सकता था, मगर मैं चाहता था कि ये लोग मुझे राना खूनी की कमीनगाह तक ले चलें। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई चादर को मजीद कसा जाने लगा था। मैंने दोनों हाथ उठा लिए और बोला, विष्णु भगवान के सेवक को तंग न करो बाबा। गर्दन में लिपटी हुई चादर जरा ढीली हुई। एक आदमी ने कहा, खामोशी से हमारे साथ चलो, आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। मैंने यही गनीमत जाना कि गर्दन का शिकंजा कम हो गया था। मेरा मुंह अभी तक चादर में ढका हुआ था। मैंने कहा, मुझे नजर आएगा तो चलूंगा बाबा। मेरे मुंह पर से चादर का पल्लू हटा दिया गया, मगर ये चादर एक रस्से की तरह अभी तक मेरी गर्दन ही में पड़ी थी। अब मैंने अपने इर्द गिर्द दो आदमियों को देखा। स्याह रंगत और सुर्ख आंखों वाले ये दो लंगोट पोश खूंखार किस्म के आदमी थे। एक ने मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई चादर को रस्से की तरह बटकर अपने दोनों हाथों में ले रखा था और दूसरे ने अपनी राइफल मुझ पर तान रखी थी। तुम इधर क्या करने आए हो? मैंने कहा, बाबा लोग हम साधु सन्यासी हैं, जंगल जंगल घूम फिर कर भगवान की तपस्या करते हैं। उस आदमी ने राइफल की नाल से मुझे टहूका दिया और तुर्श लहजे में बोला, बड़े देखे हैं तेरे जैसे साधु संत। चला गए। जंगल के मुख्तलिफ नशीब फराज में से गुजर कर ये दोनों आदमी जब मुझे झाड़ झनकार की सुरंग में से बाहर लाए तो उन्होंने चादर से मेरी आंखें ढांप दी और मुझे धकेलते हुए लेकर आगे बढ़े। चादर की पट्टी से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खामोशी से चल रहा था। चढ़ाई आ गई। यहाँ मेरे कदमों तले जमीन पत्थर की तरह सख्त थी। फिर 3-4 बार दाएं बाएं मुड़ा। एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पड़ी हुई चादर को खींचकर करख्त आवाज में कहा, रुक जाओ। मैं रुक गया। एक बार फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं साधु हूं और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। पीछे से मेरी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया। मुझे बेहद सब्र, हौसले और बेहतरीन तदब्बुर से काम लेना था, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना। चंद कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जगह में दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि फजा में जो खुली हवा की खुनकी थी वो अचानक खत्म हो गई थी। मेरी आंखों के आगे से चादर हटा दी गई। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे गार में खड़ा हूँ जिसकी छत काफी ऊंची है और मेरे पहलू की जानिब गार के दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने फौरन रस्सी से मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए और मुझे धक्का देकर दीवार की तरफ गिरा दिया। मैं पहलू की जानिब जमीन पर गिरा और फिर जरा सा खिसक कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं अब भी उन्हें यही कह रहा था कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, साधु सन्यासी हूँ। उन्होंने मेरे थैले को अपने कब्जे में ले लिया। यकीनन उसे देख चुके थे और उसमें सिवाय थोड़े उबले हुए चावलों और मिसवाक जैसी सांप की बूटी के और कुछ नहीं था। थैला उन्होंने मेरे पास ही फेंक दिया। एक आदमी राइफल लिए मेरे सर पर खड़ा हो गया और दूसरे ने छोटी रस्सी के एक टुकड़े से मेरे दोनों पांव बांध दिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेदों के अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए, मगर वो ऐसे पत्थर दिल और बेअकीदा लोग थे कि उन पर अश्लोकों का कोई असर न हुआ। वो राइफलें कांधों पर डाले गार से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद उन्होंने बांस की शाखों से बनाया हुआ छापा गार के मुंह के आगे रख दिया, जिससे गार में अंधेरा सा छा गया। मैंने गार का जायजा लिया। बांस के छापे में से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। गार बिल्कुल खाली था। चंद कदम आगे जाकर गार खत्म हो जाता था। वहां मुझे पत्थर की दीवार साफ नजर आ रही थी। अब मेरी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि सबसे पहले तो उस लड़की से मुलाकात करूं जो नदी में नहा रही थी, और फिर राना खूनी को देखूं और उस पर अपने ज्ञान ध्यान का रोब डालकर सोनिया का सुराग लगाने की कोशिश करूं। मुझे यकीन हो गया था कि मैं राना खूनी पर अपनी तपस्या और साधुपन का रोब जमा सकूंगा, क्योंकि इस किस्म के लोग अकीदे के एतबार से बड़े कमजोर होते हैं। बांस के छापे में से आने वाली दिन की रोशनी मत्थम पड़ने लगी। अचानक छापा हटा दिया गया। गार में डूबते हुए सूरज की जगह गुलाबी सी रोशनी फैल गई। फिर वही दो लंगोट पोश आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे पांव खोल दिए। उनमें से एक ने कहा, चलो हमारे साथ। मेरे हाथ अभी तक पुश्त पर बंधे हुए थे। गार से बाहर निकलते वक्त उनको जाने क्या ख्याल आया कि रुक गए और मेरे कपड़ों को टटोल कर चाकू मेरी धोती से निकाल लिया। एक ने गुर्रा कर कहा, साधु संत हो तो ये चाकू किस लिए रखा है? मैंने कहा, हम सन्यासी भी हैं, जड़ी बूटियां भी तलाश करते हैं, ये जड़ी बूटियों को काटने के लिए है। दूसरे ने मुझे झंझोड़ कर पूछा, कहाँ है तुम्हारा समाध? पहले वाला बोला, अरे राना के पास जाकर ये अपने आप सब कुछ बता देगा। वो मुझे गार से बाहर ले आए। यहाँ आकर मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर दूसरे गार का मुंह था, जिसके बाहर लकड़ी के एक तख्त पर एक काला कलोटा मजबूत जिस्म वाला आदमी राइफल घुटनों पर रखे इस तरह बैठा था कि उसके पांव जमीन पर थे और दोनों हाथ उसने तख्त पर टिकाए हुए थे और उसके सर पर काली पगड़ी ठाटे की तरह बंधी हुई थी। जिस्म पर तंग और बगैर आस्तीनों की सदरी और मराठों की तरह धोती कसकर बंधी हुई थी। पाँव में भारी फौजी बूट थे। ये अजीबोगरीब हुलिये और सुर्ख आंखों वाला राना खूनी ही हो सकता था। उसके पीछे दो आदमी राइफल कांधों पर रखे जमीन पर उकड़ू बैठे थे। मुझे राना खूनी के सामने जाकर जमीन पर बिठा दिया गया। राना खूनी बगैर मुंह से कुछ कहे मुझे घूर रहा था। जो आदमी मुझे लाए थे उनमें से एक बोला, राना, ये मुझे भास्कर लाल का भेजा हुआ लगता है।
जो आदमी मुझे लाए थे उनमें से एक बोला, राणा, ये मुझे भास्कर लाल का भेजा हुआ लगता है। दूसरा बोला, कहो तो इसे अभी गोली से उड़ा दूं। पहला फिर बोला, राणा, ये जासूस है, पाखंडी है, इसके थैले में ये चाकू भी था। राणा खूनी ने अपना हाथ बुलंद किया। दोनों चुप हो गए। राणा खूनी मुझे अभी तक घूर रहा था। मैं अपने ध्यानों में वेदों के श्लोक पढ़ रहा था। राणा ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, और क्या क्या निकला है इसके थैले में से? मेरे थैले में से निकला हुआ चाकू, जड़ी बूटियों वाली मिसवाक और उबले हुए चावलों का बंधा हुआ दोना राणा के सामने पेश कर दिया गया। राणा ने चाकू उठाकर गौर से उलट पलट कर देखा। अब मैंने जबान खोली। हम साधु लोग हैं, सन्यासी धारी हैं, जंगल में दिन को घूम फिर कर इस चाकू से जड़ी बूटियां काट कर इकट्ठी करते हैं। राणा ने चाकू से नजरें हटाकर एक बार फिर मुझ पर अपनी लाल लाल मकनातीसी नजरें जमाती। उसने चाकू तख्त पर अपने करीब ही रख दिया और मिसवाक उठाकर पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये नाग बूटी है। कैसा ही जहरीला सांप क्यों न काटे, इसे मुंह में लेकर चबा लो, सांप का जहर खत्म हो जाता है। राणा खूनी के चेहरे पर एक ऐसी अय्याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई कि मेरा जिस्म कांप उठा। मैंने उसके दिल का हाल पढ़ लिया था और मेरा कयास गलत नहीं था। उसने मेरे हाथ खुलवा दिए और मिसवाक मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, इसे अपने पास रखो। फिर अपने पीछे बैठे हुए दोनों आदमियों से एक नाम लेकर कहा, धोमू, सांप वाली मटकी लाओ अंदर से। खौफ की एक ठंडी यख लहर मेरी नाफ से उठी और उसने एक पल के लिए मेरे सारे जिस्म को बर्फ की तरह सख्त कर दिया। वो क्या करना चाहता था मैं समझ गया था। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। एकदम उस बूढ़े आदिवासी का चेहरा मेरी आंखों में घूम गया, जिसने मुझे ये जड़ी बूटी वाली मिसवाक देकर कहा था कि अगर सांप काट ले तो इस बूटी को थोड़ा सा खूब चबाकर इसका अर्क पी जाओ तो सांप का जहर जायज हो जाता है। उस वक्त मैंने यकीन कर लिया था, लेकिन अब मौत फन उठाए मेरे सामने खड़ी लहरा रही थी। मैं चुप था और उस आदमी को तक रहा था जो उठकर पीछे गार में गया था। चंद सेकंड के बाद वो बाहर आया तो उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा मटका था, जिसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया गया था। राणा ने उसे हुक्म दिया कि सांप वाला मटका मेरे सामने रख दिया जाए। ऐसा ही किया गया। मटके के मुंह पर मोटा कपड़ा रस्सी से बांध दिया गया। अब राणा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मटके की तरफ इशारा करते हुए बोला, मटके में एक जहरीला नाग है जो मेरे आदमियों ने कल ही तराई में पकड़ा था। मटके में हाथ डालकर सांप से अपने आप को डसवाओ, फिर अपनी इस नाग बूटी से अपना इलाज करके दिखाओ। अगर ये बूटी सच्ची निकली तो तुम भी सच्चे सन्यासी हो गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और मेरे आदमी अपनी हिफाजत में जंगल में छोड़ाएंगे। मटके को खोलकर उसमें पूरा हाथ डालो। एक लम्हे के लिए तो मेरे हवास मुख्तल हो गए। जंगल और सुर्ख चट्टानें और इन खूनी वहशियों के चेहरे मुझे घूमते हुए नजर आए। राणा खूनी ने अपनी राइफल की नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया और बोला, अगर तुमने मटके में हाथ न डाला तो इसका मतलब होगा कि तुम थानेदार भास्कर लाल के भेजे हुए जासूस हो और मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। राणा ने अपनी बंदूक का सेफ्टी कैच चढ़ा दिया। नाल का रुख मेरे चेहरे की तरफ किया। जहरीले जंगली सांप वाला मटका मेरे सामने धरा था। नामने हाथ सांप के त्रियाक वाली मिसवाक मेरे हाथ में थी और मौत मेरे सामने खड़ी थी। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मटके में भी मौत थी, सामने भी राइफल की शक्ल में मौत थी। मैं भाग भी नहीं सकता था। दाएं बाएं भी राणा खूनी के आदमी राइफलें लिए खड़े थे। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कभी ख्याल आता कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, कभी ख्याल आता कि सांप के डसने से मैं हलाक हो जाऊंगा और आदिवासी बूढ़े की जड़ी बूटी मेरी जान नहीं बचा सकेगी। खौफ और अंदेशे की एक लहर गुजरती तो दूसरी आ जाती कि नहीं, अल्लाह मुझे बचा लेगा। यह जड़ी बूटी अपना असर दिखाएगी, जरूर असर दिखाएगी। आखिर यही तो जड़ी बूटी थी जिसके अर्क ने मेरे सामने ही उस आदिवासी को अच्छा कर दिया था जिसे सांप ने डस लिया था। ये यहाँ भी जरूर असर करेगी। मुझे अल्लाह का नाम लेकर इस इम्तिहान में छलांग लगा देनी चाहिए। इंशाअल्लाह कामयाब रहूंगा और फिर राणा खूनी मेरा गुलाम बन जाएगा और मुझे सोनिया का सुराग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसका खोज लगा सकूंगा। राणा खूनी की गंभीर आवाज बुलंद हुई। वो तमिल में कह रहा था, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मटके में हाथ न डाला तो मैं गोली चला दूंगा। एकदम से मेरा खून गर्म हो गया। मुझे अपने जिस्म में अजीम तरीन कुव्वत का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का मजबूत तरीन इंसान हूँ। मैंने मिसवाक वाली जड़ी बूटी को मुंह में डालकर तोड़ा। उसका टुकड़ा दांतों तले दबाकर चबाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही मटके के मुंह पर बंधी हुई रस्सी खोलकर कपड़ा हटाया। मटके में से सांप की फुनकार की आवाज आई, मगर उस वक्त मेरा एतकाद और खुदा की बनाई हुई जड़ी बूटी पर एतमाद इस कदर पुख्ता हो चुका था कि मुझे सांप की फुनकार किसी खरगोश की आवाज मालूम हुई। मैंने दिल ही दिल में कलमा शरीफ पढ़कर मटके में हाथ डाला। उस वक्त बूटी का कसीला जायका मेरे मुंह में घुल रहा था और मेरे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर अंगूठे के करीब सांप का मुंह जोर से टकराया।
और ऐसी चुभन हुई जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। मैंने जल्दी से हाथ बाहर खींच लिया। मेरे हाथ पर अंगूठे के करीब खून का एक कतरा याकूत की तरह चमक रहा था। सब मेरी तरफ दहशत अंगेज नजरों से देख रहे थे। उन सबको यकीन था कि अभी मेरा जिस्म नीला पड़ जाएगा, सारे बदन पर छाले पड़ जाएंगे और मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने जिस्म में शदीद गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे खून में खौलता हुआ पानी शामिल कर दिया हो। मैंने जोर जोर से बूटी को चबाकर उसका अर्क निगलने की कोशिश की। बूटी बड़ी सच्ची थी, उसका अर्क बड़ी तेजी से निकल रहा था, जिसका जायका इंतहाई तल्ख था। मैं आलती पालती मार कर बैठ गया। राना खूनी के एक आदमी ने लपक कर मेरे अंगूठे वाली जगह पर सांप डसने का निशान देखा और चिल्लाया, राना, सांप ने डस लिया है। राना ने बंदूक की नाल नीचे कर ली। उसके आदमी ने मुंह बंद करके उसे वहीं पड़ा रहने दिया। मेरे कानों में शां शां की आवाज आ रही थी। जिस्म ढीला पड़ने लगा। मैंने अपने हाथों की उंगलियां हिलाई तो वो सुस्त पड़ चुकी थीं, जैसे सो गई हैं। मैंने बूटी का दूसरा टुकड़ा तोड़ा और उसे भी जोर जोर से चबाने लगा। मेरे जबड़े भी सख्त होने लगे थे। मैं समझ गया कि बूटी नाकाम साबित हुई है और अब अल्लाह ही मेरा मुहाफिज है। मैं मर रहा हूँ। मैंने दिल में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। साथ ही बूटी का अर्क भी चबा चबा कर निकलने लगा। मेरी आंखें बंद थीं। अंधेरे में नीले पीले तारे नाच रहे थे। फिर यूं महसूस हुआ जैसे जबड़े की सख्ती कम हो रही है। मैंने उंगलियां हिलाई। अब वो भी जैसे नींद से जाग उठी थी। बदन में खुशी और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। खुदा ने मेरी जान बचा ली थी। बूटी का अर्क सांप के जहर को जायल कर रहा था। फिर मेरे जिस्म की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस्म की तपिश और उंगलियों और जबड़े की ऐंठन खत्म हो चुकी थी। मैंने आंखें खोल दी। मुझे सुर्ख चट्टानों के ऊपर नारंगी रंग का आसमान दिखाई दिया। मशरिक में सूरज गुरूब हो रहा था। राना खूनी अपने तख्त के पास उठकर खड़ा हो गया और बंदूक के सहारे झुका हुआ मुझे गौर से देख रहा था। उसके राइफल बरदार साथी भी जमीन पर बैठे मेरी तरफ देख देख कर हैरान हो रहे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मुझसे मरूब हो चुके हैं। खुदा ने मुझ पर सबसे बड़ा करम ये किया था कि मेरी जान बचा ली थी। अगर इत्तेफाक से मुझे ये बूटी आदिवासी बूढ़े से लेने का ख्याल ना आता तो आज मैं अपनी ये दास्तान बताने के लिए जिंदा ना होता। मैं उठ खड़ा हुआ। राना खूनी में बंदूक तख्त पर फेंक दी। दोनों हाथ बांध कर बोला, महाराज हमेशा मत कर दें, आप सच्चे सन्यासी हैं। राना खूनी में मुझे अपने पास तख्त पर बड़ी इज्जत से बिठाया और मेरे लिए दूध और घी लाने का हुक्म दिया। वो बोला, महाराज भास्कर लाल हमारा दुश्मन है। हम चोर डाकू नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ आजाद जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, बस ये चाहते हैं कि यहाँ हमें कोई तंग न करे। फिर उसने मुझसे नाक बूटी लेकर एक बार फिर उसे उलट पलट कर देखा और बोला, महाराज ये किस जंगल से मिलती है? मैं बूटी के फोक को अभी तक चबाए जा रहा था। अब सिर्फ मेरे अंगूठे पर उस जगह हल्की हल्की सी चुभन हो रही थी जहाँ सांप ने काटा था। मैंने कहा, ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में नहीं मिलती। मेरे गुरुजी ये मेरे लिए कैलाश पर्वत से लाए थे। वो कहने लगा, महाराज जिस सांप ने आपको डसा था वो इस इलाके का सबसे ज्यादा जहरीला नाग है। हमारे पास इस किस्म के 4 नाग हैं जो हमने अपने दुश्मनों के लिए बंद कर रखे हैं। आप सच्चे सन्यासी साधु हैं, क्या मैं आधी बूटी ले सकता हूँ? मैंने बूटी उसके हाथ से ले ली, उसे आधा तोड़ा और उसे देते हुए कहा, राना ये तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। उसने बूटी अपनी सदरी की जेब में डाली और हाथ बांध कर मेरा शुक्रिया अदा किया। इतने में उसका आदमी साथ वाले गार से एक प्याले में दूध और घी गर्म करके ले आया। मैं पीना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने सुन रखा था कि अगर सांप के कांटे से आदमी बच जाए तो उसे दूध और घी गर्म करके जरूर पीना चाहिए। मैं प्याला पी गया। दूध और घी बिल्कुल असली थे और उनमें से खालिस दूध और खालिस घी की अलग अलग खुशबू आ रही थी। राना हाथ बांध कर बोला, महाराज आप हुक्म दें तो मेरा आदमी आपको आपके स्थान तक जंगल में छोड़ाए। उसने मेरा थैला भी मेरी खिदमत में अदब से पेश कर दिया। जिसके पास मेरा चाकू था उसने मेरे सामने डाल दिया। मेरा स्थान कहाँ था जहाँ मैं जाता? दिल में खूनी राना को मुखातिब करते हुए कहा, अब तो बेटा यही मेरा स्थान है। अब तो सोनिया को यहाँ से लेकर ही अपने स्थान पर जाऊंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, राना हम तुम्हारी सेवा से खुश हुए। जी चाहता है कि कुछ रोज तुम्हारे पास ही किसी गार में रहकर भगवान की पूजा करें। राना खूनी बड़ा खुश हुआ। बोला, महाराज ये तो मेरे धन भाग है। ये साथ वाला गार बिल्कुल खाली है। मैं आपको वहाँ तख्त बिछा कर शेर की खाल बिछाए देता हूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने एक हाथ उसे आशीर्वाद देने के अंदाज में उठाया और कहा, राना तुमने हमें सम्मान दिया है, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। बस गार के बाहर हमारे लिए आग का मचान लगा दे। उसने हाथ बांध कर बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, हम यहाँ बाहर अलाव रोशन नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं हमारे दुश्मन को हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। आपके तख्त के गिर्द हम मच्छरदानी तान देंगे। मैं समझ गया, वो ठीक कह रहा था। आंध्र प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में होगी। जाहिर है वो एक मफरूर था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे तू चाहेगा। गार में हमारा स्थान लगा दे। अब हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे। उसने उठते हुए मेरे कदम छू कर कहा, महाराज
मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। मैंने उसकी तरफ हाथ बुलंद करके कहा, अवश्य करेंगे, तू आज से हमारा बालका है, जा तेरा कल्याण हो। राना खूनी तो फूले नहीं समा रहा था। उसी वक्त साथ वाले तीसरे गार में मेरे लिए तख्त बिछा दिया गया। वो खुद मुझे लेकर गार में आया। अंदर लालटेन ताक में जल रही थी। तख्त पर शेर की खाल बिछी थी। एक तकिया भी लगा था। बांस तख्त के चारों कोनों पर लगे थे, जिन पर मच्छरदानी लपेट दी गई थी। वो मच्छरदानी छोड़ने लगा तो मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि हम साधु सन्यासी को मच्छर तंग नहीं करते। ये भी प्रभु की संतान है। मैंने चप्पल उतार कर तख्त पर आलती पालती मारकर बैठ गया और गले में से माला उतार कर अश्लोक पढ़कर उनका विरत करने लगा। राना खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोल कर देखा, गार तंग था। अगरचे छत बहुत ऊंची थी, मगर वहां हब्स हो रहा था। कुछ मच्छर भी मेरे कानों में भिनभिनाने लगे। प्रभु की उस संतान को मैंने मारना शुरू कर दिया, मगर मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अभी गार से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। मैं उन लोगों पर अपना असर जायल होते गवारा नहीं कर सकता था। मैं सब्र करके वहीं बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता बाहर रोशनी कम होती गई। फिर शाम का अंधेरा फैल गया। इतने में राना के 2 आदमी मेरे लिए कॉफी लेकर आए और पूछा कि महाराज कॉफी पियेंगे। मुझे कोई हैरानी न हुई, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग चाय की जगह कॉफी इस्तेमाल करते हैं और इलाके की देहात में भी कॉफी कसरत से पी जाती है। मैंने कॉफी का ढूंगा ले लिया और तख्त से उठते हुए कहा, हमारा स्थान बाहर ले चलो, हम तारों की ज्योति में भगवान की पूजा करेंगे। उसी वक्त मेरा तख्त गार से निकाल कर बाहर खुली फजा में गार के थाने के सामने लाकर बिछा दिया गया, जहां मच्छरदानी भी छोड़ दी गई। मैं तख्त के सामने पत्थरों पर बैठ गया और उलख निरंजन का नारा बुलंद किया। लालटेन बाहर नहीं लगाई गई थी। मैंने देखा कि साथ वाले दोनों गारों के अंदर ही लालटेन रोशन थी। बाहर कोई लालटेन जहाँ कहीं भी आग नहीं जल रही थी। खाना भी एक गार के अंदर ही आग जलाकर पकाया जा रहा था। जब रात हो गई तो राना खूनी मेरे पास आकर बैठ गया। राइफल अब भी उसके कांधे पर पीछे को लगी हुई थी। मैंने उससे संसार और माया की बातें शुरू कर दी। अंधेरे में उसकी आंखें सांप की आंखों की तरह चमक रही थी। साफ लग रहा था कि उसे मेरी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दाएं बाएं और कभी दूर नीचे वाली वादी की तरफ देख लेता। इतने में उसके आदमी हमारे लिए खाना लेकर आ गए। खाने में भुना हुआ मुर्ग और चावल थे। मिर्च की चटनी भी थी। राना बोला, महाराज आप हमारे मेहमान हैं। मैं जानता हूँ आप साधु लोग गोश्त नहीं खाते, परंतु आज मेरा दिल रख लीजिए और मेरी खातिर ये खा लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। भुने हुए जंगली मुर्ग के मसालों की तेज खुशबू आई तो मेरी भूख तेज हो गई। सांप के जहर ने जाते जाते शायद मुझे शदीद भूख लगा दी थी। मैंने कहा, राना तू मेरा बालका है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। तेरे लिए मैंने अपने आप को सांप से टसवा लिया था। मुझे मुर्ग खाने से क्या एतराज हो सकता है। इस जुमले से राना खूनी बहुत महसूस हुआ। अपनी रान पर जोर से हाथ मारकर हंस पड़ा। फिर हाथ बांधकर बोला, महाराज आप भगवान सम्मान है, आपने मेरी बात मानकर मुझे सम्मान दिया है। खाने के बाद उसके आदमी वहां ताड़ी की बोतल ले आए। राना ने बोतल को सीने से लगाकर कहा, महाराज आप मुझे माफ कर दें, मैं रात को खाने के बाद ताड़ी न पीऊं तो खाना हजम नहीं होता और मुझे नींद भी नहीं आती। वो बोतल खोलकर घटाघट ताड़ी के 6-7 घूंट पी गया। आस्तीन से मुंह पोंछा और उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ महाराज, सुबह मिलूंगा। वो बोतल सीने से लगाए मेरे करीब से भारी जूतों की आवाज पैदा करता हुआ अपने गार की तरफ चला गया, जो मेरे गार से चंद कदम के फासले पर तीसरा गार था। उस गार के बाहर उसके 2 आदमी पहरे पर बैठ गए और वो भी ताड़ी से शौक कर रहे थे। उस गार की दूसरी जानिब भी एक गार था। उस गार के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे शुबा होने लगा कि उस गार में शायद सोनिया को रखा गया है, मगर दिल नहीं मानता था। अगर सोनिया वहां होती तो उसकी एक आध आवाज जरूर सुनाई दे जाती। इस बात का मुझे यकीन था कि सोनिया इस राना खूनी के कब्जे में ही है। हो सकता है कि उसने मेरे आने के बाद उसे जंगल में करीब ही किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया हो। उसके खास राजदार मोटे चंदू ने खबर दी थी कि धनपति सोनिया को करौंदी जंगल में राना खूनी के पास फरोख्त करके आया है। मैं चौथे गार में से निकलती हुई हल्की हल्की रोशनी को देख रहा था। रात गहरी होती चली गई। गर्मियों का हफ्सालूद आसमान चमकीले सितारों से झिलमिलाने लगा। नीचे जंगल में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राना के गार के बाहर मौजूद 2 आदमी पहरा दे रहे थे। उनमें एक ताड़ी के नशे में वहीं पड़ गया। दूसरा आदमी उसके कांधों को जोर जोर से हिलाने लगा, मगर वो बदमस्त होकर सो गया था। जो पहरेदार होश में था उसने उसे उठाकर पत्थर की नीम कद्यादम दीवार के साथ इस तरह उकरू बिठाकर राइफल उसके हाथ में थमा दी जैसे वो जागकर पहरा दे रहा हो। अंबार के अंदर से राना खूनी की गुर्राहट नुमा आवाज और किसी को छिड़कने और गालियां देने की आवाजें आने लगी। जाहिर है वो नशे में था। बाहर वाला पहरेदार बार बार गार में जाता और वापस आकर बैठ जाता। एक बार राना खूनी की आवाज बुलंद हुई। ये आवाज बड़ी गजबनाक थी। पहरेदार भागकर अंदर गया। राना खूनी उसे गालियां देकर कोई शय लाने को कह रहा था। मुझे उसके मुंह के निकले हुए तमिल जबान के बेरब्त अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। पहरेदार दूसरे ही लम्हे गार से निकलकर उस गार की तरफ बढ़ा जहां से लालटेन की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो गार में दाखिल हो गया।
मैं आंखें फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद पहरेदार नीम रोशन गार से निकला तो उसके पीछे पीछे धीमी रोशनी में मुझे वही सर्वकद सुर्ख साड़ी वाली लड़की नजर आई जिसे मैंने शाम से कुछ पहले नीचे नदी में स्नान करते देखा था। अब वो अंधेरे में थे और उनके साए राना खूनी के गार में आगे पीछे दाखिल हो गए। फिर राना के एक वैश्याना पैकहे की आवाज गूंजी और मैंने पहरेदार को देखा कि जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ गार से निकला और बदमस्त साथी के पास ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर राना के गार में भी सन्नाटा छा गया। मैं वहां से उठकर किसी चौथे गार की तलाशी लेना चाहता था। हो सकता था वहां से मुझे सोनिया का कोई सुराग मिल जाए, मगर मुझे चौथे गार तक पहुंचने के लिए लामहला राना खूनी के गार के आगे से गुजरना पड़ता। मगर मुझे चौथे गार तक पहुंचने के लिए लामहला राना खूनी के गार के आगे से गुजरना पड़ता। उसके अंदर से अब लालटेन की रोशनी नहीं आ रही थी, मगर गार के बाहर एक पहरेदार अभी तक होश में था, बल्कि पूरी तरह होश में था, क्योंकि जहां तक मैं देख सका था उसने ताड़ी की बोतल को दोबारा मुंह नहीं लगाया था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब वो उठकर गार के सामने टहलने लगा और मैं अपनी जगह से उठकर तख्त पर मच्छरदानी के अंदर आ गया और तकिए से टेक लगाकर नींदराज हो गया। मैंने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए अपने जिस्म के अंदरूनी निजाम का जायजा लिया। मेरे खून में सांप के जहर का मामूली सा असर भी बाकी नहीं था। मैंने अपने अंगूठों को आंखों के करीब लाकर देखा। मुझे हाथ के ऊपर अंगूठे के पास स्याह रंग का एक नन्हा सा निशान नजर आ रहा था। अब अचानक मुझे ख्याल आ गया कि यह सांप भी ज्यादा जहरीला नहीं था। एक बार उत्तर प्रदेश के जंगलों में मुझे एक सपेरे ने बताया था कि सांप जब डसे और जहां वो डसे वहां 2 दांतों के निशान हो तो समझ लें कि ये सांप बहुत जहरीला है और उसका तोड़ मुश्किल ही से हो सकेगा। लेकिन अगर सांप के डसने से जिस्म पर सिर्फ 1 दांत का निशान हो तो इसका मतलब है कि ये सांप ज्यादा जहरीला नहीं है और अगर आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये अलग बात है कि वो आदमी सांप की दहशत की वजह से ही खुद ही प्राण न छोड़ दे। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी कि सांप का जहर मेरे जिस्मानी निजाम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। वैसे नाट बूटी ने भी बहुत काम किया था और वो कुदरत की बनाई हुई सच्ची बूटी थी। राना खूनी के गार में घुप अंधेरा था। रात काफी गुजर चुकी थी। दूर नीचे जंगल के किसी कोने में से शेर की थाड़ गूंजी और उसने सन्नाटे को ज्यादा दहशतनाक बना दिया। उसके बाद ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे सारी कायनात दमबखुद हो गई हो। न जाने क्या बात थी कि थकावट के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ख्याल सोनिया की तरफ जाता था। खुदा जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काश मैं चौथे गार में जाकर उसकी तलाशी ले सकता। अगर उन लोगों ने सोनिया को मेरे आने के बाद वहां से किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया तो गार में उसकी 2-3 ऐसी चीजें जरूर पड़ी होंगी जो उसकी मौजूदगी की तस्दीक कर देंगी। लेकिन सवाल ये था कि रास्ते में पहरेदार बैठा होगा। मैं वहां तक नहीं जा सकता था। मच्छरदानी को तख्त के किनारे से जरा ऊपर उठाकर मैं बराबर राना के गार के बाहर पहरा देते आदमी को देख रहा था। वो अब राइफल जमीन पर रखे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था और बीड़ी सुलगाकर पीने लगा था। बीड़ी उसने माचिस के शोले को हाथ से ढांप कर सुलगाई थी। इतने में राना खूनी के गार से उसकी गालियां देने की आवाज बुलंद हुई। बाहर बैठा हुआ पहरेदार अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। शायद ये रोज के मामूलात की बात थी। उसके बाद फिर गहरी खामोशी छा गई। मेरे लिए चौथे गार में जाने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने तख्त पर टांगे फैलाई और आंखें बंद कर ली। गुनूदगी पहले ही तारी हो रही थी। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो धूप मच्छरदानी से छन छन कर आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में 5 बार कलमा शरीफ पढ़ा और मच्छरदानी हटाकर बाहर आ गया। नीचे वादी के दरख्तों पर शफाफ धूप चमक रही थी। एक राइफल भरदार पहरेदार राना खूनी के गार के आगे चल फिर कर पहरा दे रहा था। दूसरा न जाने कहाँ था। उस पहरेदार ने मुझे हाथ बांध कर नमस्कार कहा। मैंने अलख निरंजन का नारा बुलंद किया और अष्टोक पढ़ने लगा। मैं उस रुख पर बैठा था कि दाएं जानिब तीनों गार के थाने मुझे बराबर नजर आ रहे थे। चौथे गार के बारे में मुझे शुबा था कि वहां सोनिया तैद है। वो भी वीरान वीरान सा था। राना खूनी के गार में से एक आदमी राइफल कांधे पर डाले बाहर निकला। उसके पीछे पीछे सुर्ख साड़ी वाली सांवली लड़की थी। वो पहरेदार के साथ गारों के आगे वाले पथरीले सहन से गुजरकर एक तरफ से नीचे ढलान पर उतर गई। चंद लम्हों के बाद मैं भी उठा। पहरेदार से कहा कि मैं जंगल की सैर को जा रहा हूँ, नदी पर स्नान भी करूंगा। मैं दूसरी तरफ ढलान पर उतरने लगा। अब ये वही सुरंग हरी भरी झाड़ियों और झुके हुए दरख्तों वाली सुरंग शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुरंग में से निकलकर पहलू से होता हुआ नदी के उस किनारे पर आ गया जहां नदी चक्कर काट कर सुर्ख चट्टानों के पीछे चली गई थी। पीछे निगाह डाली तो सुर्ख साड़ी वाली लड़की नदी में गुस्ल कर रही थी। उस लड़की को भी राना खूनी ने जरूर कहीं से अगवा करके अपने हाथ डाल रखा होगा।
शायद ये लड़की मुझे सोनिया के बारे में कुछ बता सके। एक अगवाशुदा औरत को दूसरी अगवाशुदा औरत से जरूर हमदर्दी होगी। दरख्तों पर जंगल के परिंदे सुबह की रोशनी के गीत गा रहे थे। शबनम से लदी हुई ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक तरफ हटकर नदी के पानी में गुस्ल किया, दांत साफ किए, गेरुई धोती जेबतन की माला गले में डाली और आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगा। मैं बुलंद आवाज में श्लोक पढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आसपास राना खूनी के आदमी पहरे पर मौजूद होंगे। ऊपर अपने स्थान पर आया तो राना खूनी मिसवाक कर रहा था। मुझे देखते ही नमस्कार किया और बोला, महाराज रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, साधु संतों की रात भगवान की याद में गुजरती है। राना खूनी ने मेरे साथ बैठकर दही और रात की बासी रोटी का नाश्ता किया। फिर वो अपनी राइफल खोलकर साफ करने लगा। नाल में से डोरी को बाहर खींचते हुए बोला, महाराज हम जरा एक काम से जा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर जहां बैठें और दुर्गा देवी से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम कामयाब होकर लौटें। मैं समझ गया कि वो कहीं वारदात करने जा रहे हैं। मैंने भी बड़े एतमाद से हाथ बुलंद करते हुए कहा, निश्चिंत रहो राना, देवी दुर्गा तेरी सहायता करेगी। कोई 1 घंटे के बाद राना खूनी अपने आदमियों के साथ पूरी तरह मुसल्ला होकर वहां से निकल गया। जाते हुए उन्होंने बारी बारी मेरे कदम छुए और मुझसे आशीर्वाद भी ली। उनके जाने के बाद वहां सिर्फ एक पहरेदार रह गया, जो राना खूनी के गार के आगे पहरे पर बैठ गया। सिवाय उस पहरेदार के मैदान बहुत हद तक साफ था। अगर ये पहरेदार कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाए तो मैं चौथे गार की तलाशी लेकर सोनिया के बारे में कोई सुराग लगा सकूं। तीसरे गार में सुर्ख साड़ी वाली लड़की अभी अभी चाय का मग लेकर अंदर गई थी। मैंने पहरेदार से सांपों की बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि अगर वो नदी के किनारे उगी हुई नागफनी की 2-4 शाखें तोड़ कर ले आए तो मैं उसे सांप के कांटे की बेमिसाल दवाई बनाकर दे सकता हूँ। सांपों से इन लोगों का वास्ता पड़ता ही रहता था और फिर गुज़श्ता रोज वो मेरी जड़ी बूटी का करिश्मा अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ मैंने भी उसके इश्तियाक को तेज कर दिया। मैं राना खूनी का खास साधु सन्यासी था। वो नागफनी की टहनियां तोड़कर लाने के लिए नीचे चला गया। नदी के किनारे नागफनी बहुत उगी हुई थी। जब वो मेरी नजरों से ऊंचल हो गया तो सबसे पहले मैं उस गार में गया जो अभी तक मेरे लिए पुरस्कार था। ये गार भी दूसरे गारों की तरह खाली और वीरान ऊंची छत वाला था। कोने में सिर्फ आटे चावलों की बोरियां पड़ी थी। कुछ घी और मिट्टी के तेल के कनस्तर भी थे। किसी इंसान की मौजूदगी का वहां निशान नहीं था। मैं बाहर निकल आया। बाहर आते ही ऊंची आवाज में 2-3 मंत्रों का विरत किया और तीसरे गार के सामने आकर बोला, कन्या हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। ज़ईफुल एतकाद सुर्ख साड़ी वाली लड़की गार से बाहर निकल आई। उसने आते ही झुक कर मेरे कदम छुए। मैंने उसके सर पर आहिस्ता से हाथ रख कर कहा कि तू बड़ी भागवान है कि राना जैसे बहादुर आदमी की बीवी है। हम तुम्हें वरदान देंगे। सुर्ख साड़ी वाली लड़की ने हाथ बांधकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो सुतवा नाक और मोटी स्याह आंखों वाली एक खुश शक्ल और नौजवान लड़की थी। मैंने ये जुमले तमिल जबान में कहे थे। वो मुझे आंध्र प्रदेश की लग रही थी। उसने इधर उधर निगाह डाली और खुश्क सहमी हुई आवाज में बोली, महाराज मैं किसी और की बीवी हूँ। अब मैंने उस ढलान की तरफ देखा कि कहीं पहरेदार नागफनी लेकर वापस तो नहीं आ रहा। ढलान वीरान थी। मैंने लड़की के सर पर हाथ रखा और उससे उसका नाम पूछा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महाराज मेरा नाम हंसा है। 1 माह पहले मेरी शादी हुई। मैं अपने दुल्हा के साथ उसके गांव जा रही थी कि जंगल में राना और उसके आदमियों ने धावा बोल दिया। मेरे पति देव को जख्मी कर दिया और मुझे उठाकर ये राक्षस यहाँ ले आए। महाराज भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलें। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। लड़की मेरे पांव पर गिर पड़ी। उसने एक ही सांस में अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर दी थी। मैं उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अभी उससे सोमिया के बारे में मैं कुछ नहीं पूछ सकता था। मैंने उसे कांधों से पकड़कर उठाया। उसके कमजोर कांधे कांप रहे थे, इस ख्याल से कि कहीं कोई छुपा हुआ पहरेदार सुन न रहा हो। मैंने उसे कहा, कन्या राना एक बहादुर सुरमा है। वो तुझे यहाँ खुश रखता है। तुझे यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? लड़की चेहरा हाथों में छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों में सुहाग की मेहंदी का रंग अभी तक सुर्ख था। बदनसीब दुल्हन को अपने खामद के साथ रहना नसीब नहीं हुआ था। जाहिर है उस संग दिल राना खूनी से नेक काम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। मैं ये कहकर अपने स्थान की तरफ चल दिया कि हम तुमसे फिर बात करेंगे। वो आंसू बहाती अपने गार में वापस चली गई। इतने में पहरेदार नागफनी लेकर आ गया। नागफनी की एक शाख को मैंने छील कर उसके डंठल के 3 टुकड़े पहरेदार को दिए और कहा, इसे नीचे नदी के किनारे ले जा और कटोरी में डालकर कूट कर पीस डाल, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद नदी के छींटे जरूर देना। जब इसका अर्क निकल आए तो मेरे पास ले आना। इससे मेरा मकसद उसे कुछ देर के लिए मजीद नीचे भेजना था। मैं सुर्ख साड़ी वाली लड़की से सोनिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। पहरेदार ने गार में से एक कटोरी और लकड़ी का छोटा डंडा लिया और एक बार फिर नीचे नदी की तरफ रवाना हो गया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैं उठकर सुर्ख साड़ी वाली बदनसीब दुल्हन हंसा के गार में आ गया। वहां फर्श पर बिछोना बिछा हुआ था। पास ही केतली, पानी का मटका, 2 गिलास और चाय के 3-4 मग पड़े थे। हंसा बिछोने पर उसी तरह बैठी थी कि उसका सर घुटनों पर लगा हुआ था और बाल एक तरफ को नीचे आबशार की तरह गिर रहे थे। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई।
मैंने हाथ से उसे बैठने का इशारा किया और उसके पास ही फर्श पर बैठते हुए बोला, हंसा, क्या तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और लड़की भी रहती? हंसा ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे देखा और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, 2 रोज पहले एक लड़की को राना का एक आदमी यहाँ आकर रखवा गया था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या उसका रंग गोरा, बाल भूरे और आंखें हल्की शरबती थी? हंसा बोली, हाँ महाराज, वो मुझे पढ़ी लिखी लगती थी। मैंने बड़ी बेताबी से पूछा, वो कहाँ है? हंसा ने कहा, महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं। राना उसके आने के बाद कुछ परेशान हो गया था। उसने कल सुबह ही सुबह उसे अपने एक आदमी के साथ किसी तरफ रवाना कर दिया। अब मैंने हंसा को किसी हद तक एतमाद में लेने का फैसला कर लिया और उसे कहा कि हंसा, अगर तुम किसी तरह राना से ये मालूम कर लो कि वो लड़की राना ने कहाँ भेजी है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूंगा। हंसा ने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चले, मैं जहाँ मर जाऊंगी। मेरे पति देव और माता पिता का न जाने क्या हाल हो रहा है। मैंने उसका सर ऊपर उठाते हुए कहा, ये बातें अब बंद कर दो और जो मैं कहता हूँ वही करो। आज रात राना से मालूम करो कि उसने लड़की को कहाँ भेजा है और वो लड़की कौन उसे दे गया था। इस पर हंसा ने कुछ याद करते हुए कहा, जो आदमी दुबली पतली गोरी रंग वाली खामोश फामोश सी लड़की को राना के हवाले कर गया था, उसका नाम धनपति था, क्योंकि एक बार राना ने इसी नाम से पुकारा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की सोनिया ही थी। मैंने हंसा के बाजुओं को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आहिस्ता से दबाया और कहा, हंसा, इसी तरीके से राना से पता करो कि उसने लड़की को किस जगह पहुंचाया है। मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भी पहुंचा दूंगा। मगर एक बात ध्यान से अपने दिल में बिठा लो कि इस बात की किसी को गानो गान खबर नहीं होनी चाहिए। हंसा बड़ी समझदार लड़की मालूम हो रही थी। उसने एक लम्हे के लिए मुझसे ये ना पूछा कि मेरा उस लड़की यानी सोनिया के साथ क्या रिश्ता है और क्या मैं उसकी तलाश में वहां आया हूँ। कहने लगी, महाराज, मैं विष्णु भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि उसका जिक्र किसी से नहीं करूंगी। मैं उस लड़की के बारे में आज रात ही राना से उगलवाने की कोशिश करूंगी। मैंने खदशे का इजहार किया, क्या वो तुम्हें बता देगा? हंसा ने नथने फुलाते हुए गहरा सांस लिया और बोली, इस राक्षस से राज उगलवाने का ढंग मुझे आता है। मैं उठ खड़ा हुआ, वो भी मेरे साथ ही उठी। मैंने कहा, अब मैं जाता हूँ, तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं खुद तुमसे मिल लूंगा। तुम मुझे मिलने की हरगिज कोशिश न करना। मैं तेजी से वार से निकलकर अपने स्थान पर आकर बैठ गया। पहरेदार अभी तक वापस नहीं आया था। अब मैं सोच के समंदर में बहने लगा कि राना को सोनिया ने कहाँ भेज दिया होगा। वो सोनिया के आने के बाद घबरा क्यों गया था? कहीं उसे इल्म तो नहीं हो गया कि सोनिया एक गैर मुल्की जासूस है और पुलिस, मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। जहन तरह तरह के ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। सूरज गुरूब हो रहा था कि राना खूनी अपने आदमियों के साथ वापस आ गया। कुछ लूटा हुआ सामान उनके साथ गठरियों में बंधा हुआ था, वो उन्होंने चौथे गार में रख दिया। राना खूनी ने आते ही मुझे सलाम किया और बोला, महाराज, दुश्मनों को ठिकाने लगा कर आ रहा हूँ, आपकी दया से कामयाब लौटा हूँ। मैंने फजा में हाथ बुलंद करते हुए श्लोक पढ़ा और कहा, भगवान तेरी रक्षा करे। राना, तू बहादुर सूरमा है, तेरे दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो बड़ा खुश हुआ और मेरे पास ही पत्थर पर बैठकर भारी फौजी बूट उतारने लगा। महाराज, कोई ऐसा मंत्र बताएं कि इस भास्कर लाल से पीछा छूटे। बड़ा संपोलिया थानेदार है, मेरे हाथ में नहीं आता। मैंने कहा, आ जाएगा तेरे हाथ में। हम कल यहाँ हवन कुंड करेंगे तेरे लिए, ऐसा मंत्र पढ़कर फूंकेंगे कि वो अंधा हो जाएगा। राना खूनी ने मेरे पांव छू लिए, बोला, महाराज, जरूर करें हवन कुंड, मैं आपको सब कुछ ला कर दूंगा। मैंने कहा, किसी शय की जरूरत नहीं है हम साधु संतों को, हवन कुंड मन का होता है, हम मन का हवन कुंड करेंगे। बस जब हम मंत्र पढ़ते रहें, कोई मर्द हमारे पास नहीं होना चाहिए। राना बोला, महाराज, आप शांत रहे, हम सब उस वक्त नदी पर चले जाएंगे, रानी को भी साथ ले चलूंगा। रानी से मुराद उसकी सुर्ख साड़ी वाली बदनसीम दुल्हन हंसा थी। मैंने फौरन कहा, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बेशक कार में बैठी रहे। देवता स्त्री की मौजूदगी से खुश होते हैं। हम कल हवन कुंड में कामदेव को बुलाएंगे। राना हाथ बांध कर बोला, जैसे आपकी इच्छा महाराज। रानी आपकी खिदमत के लिए यहीं रहेगी। कल के लिए मैंने मैदान पूरी तरह साफ कर लिया था, अब पूरी आजादी से हंसा से बात कर सकता था। रात को खाना खाने के बाद मैंने यूं ही कुछ बेमानी किस्म के मंत्रों का सिमरन किया और तख्त पर लगी हुई मच्छरदानी में घुसकर नींद दराज हो गया। वही कल रात वाला ड्रामा फिर शुरू हो गया। कुछ देर तक राना खूनी गार के अंदर नशे में वाही तबाही बकने लगा और गालियां देने की आवाजें आती रहीं। फिर गहरी खामोशी छा गई। मैं दिल ही दिल में बैठा दुआएं मांग रहा था कि हंसा अपने मिशन में कामयाब हो जाए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अगले रोज मैं उठा और नदी पर जाकर स्नान किया। वापस आया तो हंसा को एक आदमी गार में से निकालकर दूसरे रास्ते से नीचे नदी की तरफ ले जा रहा था। मैं कतरे ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ता हुआ ऊपर अपने स्थान पर आकर बैठ गया। दोपहर के बाद मैंने राना खूनी को बुलाकर कहा कि हवन कुंड के लिए शुभ घड़ी आन पहुंची है। वो खुश होकर बोला, महाराज, देर किस बात की है, आपको घी चावल लाकर दे दूं। मैंने कहा, इन चीजों की जरूरत नहीं राना, हम मन का हवन कुंड करेंगे, बस यहाँ तुम मर्दों को लेकर नीचे नदी पर चले जाओ। उसके साथ ही मैं आलती पालती मारकर बैठ गया और हरिओम सत हरिओम का विरत शुरू कर दिया।
राणा हुनी ने अपने तमाम आदमियों को साथ लिया और मेरे चरण छू कर खामोशी से ढलान उतरकर नदी की तरफ चल दिया। मैं इसी तरह बुलंद होती आवाज से मंत्रों का जाप कर रहा था। फिर मैंने अपनी आवाज मध्यम कर दी और हंसा को आवाज देकर कहा, कन्या पानी की कटोरी भर कर ला, हम पढ़कर पानी पर फूकेंगे। हंसा गार में से पानी से भरी हुई कटोरी लेकर मेरे पास बैठ गई। मैंने आहिस्ता से पूछा, रात तुमने उस लड़की के बारे में क्या मालूम किया? हंसा ने एक बार ढलान की तरफ देखा और बोली, महाराज सब लोग कहाँ चले गए हैं? मैंने उसे बताया कि सब लोगों को मैंने नदी पर भेज दिया है, इसलिए वो पूरी आजादी के साथ मगर धीमी आवाज में मुझसे बात करे। हंसा ने कहा, महाराज मैंने शराब के नशे में राणा से सब कुछ पूछ लिया है। मैं हमतनगोश हो गया। मैंने बुलंद आवाज से एक मंत्र पढ़कर पानी की कटोरी पर फूंक मारी और धीमी आवाज में पूछा, क्या बताया उसने? हंसा आहिस्ता से बोली, महाराज राणा ने अपने साथी धनपति को गालियां दी। बोला उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसका खून कर दूंगा। वो 1000 रुपया भी ले गया और ऐसी लड़की मेरे हवाले कर गया जिसके पीछे पहले से पुलिस लगी थी। महाराज राणा ने बताया है कि वो लड़की कोई जासूस थी। मैंने जल्दी से कहा, वो झूठ बोलता है। खैर फिर क्या कहा उसने? लड़की को उसने कहाँ पहुंचा दिया है? मैंने जल्दी से कहा, वो झूठ बोलता है। खैर फिर क्या कहा उसने? लड़की को उसने कहाँ पहुंचा दिया है? मैं हंसा से हर मुमकिन तरीके से असल वाकयात छुपाना चाहता था, क्योंकि बहरहाल वो एक अजनबी औरत थी और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो बोली, महाराज राणा ने बताया है कि उसने अपने आदमी के साथ उस लड़की को औरंगाबाद जो कि दक्कन में है अपने पुराने साथी प्रभाकर के पास पहुंचा दिया है, जो एलोरा मंदिर का पुजारी है, मगर असल में वो इन डाकुओं के ग्रोह का ही एक आदमी है। मैं तो जैसे सुन होकर रह गया। सोनिया यहाँ से औरंगाबाद पहुंचा दी गई थी जो कि दक्कन में था। मुझे अब जितनी जल्दी हो सके वहां से दक्कन की तरफ कूच कर जाना था। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, राणा ने और क्या बताया उस लड़की के बारे में? वो हाथ बांध कर बोली, महाराज उसने बस इतना ही बताया है। फिर मेरे पांव पकड़ कर गिरगिरा कर कहने लगी, आप भगवान के अवतार हैं महाराज, मुझे यहाँ न छोड़कर जाइए, मुझे अपने साथ ले चलें, मैं यहाँ नर्क में रह रही हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, हंसा अब तू अपनी जबान बंद रखना और किसी से कोई बात न करना। अब गौर से सुन, आज रात जब राणा नशे में धुत होकर सो जाए तो गार से निकलकर अपने गार की तरफ चली जाना। बाहर जो पहरेदार हों उन्हें मैं संभाल लूंगा, बस अब तू जाकर आराम कर। वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे जहाँ छोड़कर न जाइए। मैंने गुस्से से कहा, बकवास बंद कर और जबान को बंद रख। आज रात जब राणा गहरी नींद में हो तो गार से बाहर आकर अपने गार की तरफ चल पड़ना, बस अब चली जा। वो मेरे पांव छू कर चली गई। मेरे जहन ने तेजी से रात को फरार का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मंसूबा कोई ज्यादा पेचदार नहीं था, बस उस लड़की को लेकर मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने उसे वादा किया था कि अब मैं उसे इस दरिंदे के रहम करम पर छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहता। मैं आलती पालती मारे सोच में गुम था। रात के वक्त एक लड़की के साथ दरिंदों और हशरातुल अर्ज से भरे हुए जंगल से निकलना आसान काम नहीं था। मैंने हंसा से यह भी न पूछा कि वो कहाँ जाएगी। हो सकता है वो भी दक्कन के किसी शहर या गाँव की रहने वाली हो, मगर राणा इतनी दूर जाकर उसे कहां से अगवा करके ला सकता था? यकीनन वो रास्ते में ही किसी गांव की होगी। बहरहाल उस वक्त तो सबसे अहम मरहला वहां से फरार का था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने फरार होने का मंसूबा जल्दी में तो नहीं बना लिया, कहीं इस लड़की की वजह से मैं मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा। लेकिन अब मैं फैसला कर चुका था और हर हालत में उसे बेजार मददगार बदनसीब लड़की को साथ लेकर ही चलना था। चाकू मेरे पास ही था। मैंने ये भी फैसला कर लिया कि इन लोगों में से किसी की भरी हुई राइफल भी साथ उड़ा कर ले जाऊंगा। काफी देर बाद मुझे नीचे जंगल में राणा के आदमी की आवाज आई, महाराज राणा जी पूछते हैं कि हम ऊपर आ जाएं। मैं अपनी जगह से उठकर पत्थर की दीवार के पास आया और नीचे वादी में झांक कर बुलंद आवाज में कहा, आ जाओ। राणा खूनी ने आते ही पूछा, महाराज हवन कुंड हो गया क्या? मैंने पानी की कटोरी की तरफ इशारा करके कहा, राणा इस कटोरी में कामदेव के सारे मंत्रों का जाप बंद है। इस पानी को संभाल कर रखो, जहाँ भास्कर लाल की भिनक पड़े वहां पहुंचकर उसके रास्ते पर यह पानी छिड़क देना। वो जब उधर से गुजरेगा तो अंधा हो जाएगा। राणा खूनी ने मेरे पांव छुए और खुशी खुशी पानी वाली कटोरी उठाई और अपने आदमी को गाली देकर कहा कि इस कटोरी पर ढक्कन रख कर कपड़े से बांधो। रात को खाना हमने एक ही जगह बैठकर खाया। मैंने राणा से कहा, राणा आज कामदेव के मंत्रों का जाप हुआ है। कामदेव प्रेम और सोमरस का देवता है। जा आज हम तुझे भी आज्ञा देते हैं, आज तू भी जी भर कर ताड़ी पी, कामदेव खुश होगा। राणा ने खुशी से एक नारा लगाया और वहीं ताड़ी की बोतल खोल दी। मैं चाहता था कि आज वो पी पी कर इतना धुत हो जाए कि उसे कुछ होश न रहे और मैं हंसा को लेकर वहां से निकल जाऊं। पहरेदारों और उसके आदमियों की मुझे कोई परवाह न थी।
उनको काबू करने का मुझे ठंग आता था। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने बहाने बहाने से राना से नाग बूटी यानी सांप के जहर का त्रियाक और वो मिसवाक भी हासिल कर ली। उसे कहा कि मैं उस पर मजीद कुछ मंत्र पढ़कर फूंकना चाहता हूँ ताकि इसका असर दुगना हो जाए। राना को भला क्या एतराज हो सकता था। जब वो नशे में झूमता झामता हुआ अपने ग़ार में चला गया तो मैंने नाग बूटी वाली मिसवाक और चाकू अपने थैले के अंदर संभाल कर अपने पास ही रख लिया और मच्छरदानी के अंदर तख्त पर नींद दराज होकर रात के मजीद गहरा होने का इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जंगल में गहरा सुकूत तारी होता गया। मेरी नज़र खास तौर पर उन दोनों पहरेदारों पर थी जो राना की ग़ार के बाहर पथरीली दीवार के साथ बैठे ताड़ी से जी बहला रहे थे। वक्त गुजरता चला गया, फिर राना की ग़ार की लालटेन बुझ गई। थोड़ी देर बाद राना के वाही तबाही बकने की सदाएं बुलंद हुई। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। अब किसी वक्त भी हंसा राना के ग़ार से बाहर निकल सकती थी। मेरे एक्शन शुरू करने का वक्त आ गया था। मैंने पहरेदार को आवाज दी। एक पहरेदार जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। वो किसी कदर झूम रहा था। बंदूक वो वहीं रखा आया था। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने कहा, मुझे वहां झाड़ियों में आहट सुनाई दी है, जरा देखो तो वहां कौन है। वो आदमी चौकस होकर मेरे तख्त के पीछे वाली झाड़ियों में उतर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वो झाड़ी में एक जगह झुककर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसकी गर्दन पर अपना भरपूर बाजू मारा। ये ज़र्ब कमांडो की ज़र्ब थी जिससे उसका बचना नामुमकिन था। वो आवाज निकाले बगैर झाड़ी में आगे को मुंह के बल गिरा। उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था। अब मैं वापस तख्त के पास आ गया और दूसरे पहरेदार को आवाज देकर कहा, अरे देखो यहाँ कौन है। दूसरे पहरेदार को ज्यादा ही चढ़ गई थी। वो डगमगा कर चल रहा था। उसे मैंने तख्त की दूसरी जानिब भी दबोच लिया और उसकी गर्दन सिर्फ इस हद तक और उतनी ही देर तक दबाई कि जिससे वो बेहोश हो जाए। मैंने उसे भी झाड़ियों में गिरा दिया। अब मैं जोगी सन्यासी नहीं था, पूरा कमांडो था। तख्त के पास जमीन पर बैठ गया। अभी तक हंसा ग़ार से बाहर नहीं निकली थी। मुझे सख्त उलझन होने लगी। कमबख्त उसने इतनी देर क्यों कर दी है, कहीं वो भी तो नहीं सो गई। मैं दबे पांव बैठे बैठे अंधेरे में राना के ग़ार की तरफ बढ़ने लगा। अभी उसके ग़ार का धाना मुझसे चंद कदम ही दूर था कि ग़ार में से एक साया निकला और साथ वाले ग़ार की तरफ बढ़ा। ये हंसा थी। जब वो अपने ग़ार में दाखिल हो गई तो मैं उठ खड़ा हुआ और दबे पांव राना के ग़ार के करीब आकर अंदर झांक कर देखा। ग़ार में अंधेरा था और राना के बेहंगम खर्राटों की आवाज आ रही थी। मैंने पहरेदारों की राइफलों में से एक राइफल उठाई, चैम्बर को खोल कर देखा। चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। अब मैं हंसा के ग़ार में दाखिल हो गया। वो ग़ार की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या पीछे से कोई रास्ता नीचे जाता है? उसने खामोशी से कहा, हाँ मुझे मालूम है। मैंने पूछा, वहाँ कितने आदमी पहरा देते हैं? वो सरगोशी में भूली, रात को सिर्फ एक आदमी होता है। मैंने राना के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो बेहोश पड़ा है, आज उसे बहुत चढ़ गई है। मैंने हंसा से कहा कि वो झुककर मेरे आगे आगे चले और जहां रात का पहरेदार मौजूद होता है वो जगह बताए। हंसा जल्दी से ग़ार से बाहर निकलकर पीछे मुड़ गई। ये सुर्ख चट्टान का अकबी हिस्सा था। यहाँ अंधेरे में उतनी ही धीमी रोशनी थी जितनी के सितारों भरी रात को हुआ करती है। थैला मैंने कांधे से लटका रखा था। हंसा झुकी झुकी नीचे उतरने लगी। मैं भी झुककर उसके पीछे चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। हमारे एक जानिब चट्टान की ऊंची दीवार थी। हम दीवार के साथ लगकर चलने लगे। यहाँ उतराई थी। दो एक मोड़ घूमने के बाद रुक गई और अपना बाजू पीछे करके मुझे भी रुकने का इशारा किया। फिर मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर सरगोशी में बोली, वो सामने जो बड़ा पत्थर है उसके पीछे एक पहरेदार रोजाना शाम को जाकर बैठ जाता है। मैंने हंसा के कांधे पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता से दबाया और सरगोशी में कहा कि वो इसी जगह बैठ जाए। अब मैंने कमांडो की तरह झुककर बड़े पत्थर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जो सितारों भरे आसमान के पस मंजर में एक ऐसे देव कामत इंसान की तरह नजर आ रहा था जो स्याह कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ हो। मैं घास और झाड़ियों के अकब से होकर उस बड़े पत्थर के पीछे निकल आया। अब मैं जमीन पर बैठ गया जहां जमीन पथरीली और सख्त थी। मेरे पाँव में चप्पल थी जिसकी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। अगरचे ऊपरवार में राना बेहोश पड़ा हुआ था और उसके दोनों पहरेदार भी बेहिस्सो हरकत थे। ताहम मुझे खतरा था कि अगर उस पहरेदार ने आवाज बुलंद की तो दूसरी जानिब जो लोग नशेब में रात के पहरेदार हैं वो फायरिंग शुरू कर दें और फिर हमारा निकलना नामुमकिन हो जाए। इसलिए मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बैठे बैठे आगे को रेंगना शुरू कर दिया। साथ ही अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। बड़े पत्थर से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया। मुझे एक आदमी का सर नजर आया जो एक बार आगे को झुककर सीधा हो गया। मैं वहीं साकित हो गया। उसके साथ ही मुझे बीड़ी की चमक दिखाई दी। ये पहरेदार ही था और बीड़ी पी रहा था। अगर हंसा मुझे उसके बारे में खबरदार न करती तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता था और फिर तो राना हंसा के साथ मुझे भी जिंदा न छोड़ता। मैं खिसकता हुआ उस आदमी के अकब में मजीद करीब हो गया
और एक तरफ झाड़ी की ओट में हो गया जहाँ ज्यादा झाड़ियां नहीं थी। मैं जिस झाड़ी की ओट में छुपा हुआ था वो भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। खतरा शदीद था, मगर मुझे हर हालत में उस पहरेदार से छुटकारा हासिल करना था। मैं उस पर फायर करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। मैंने अंधेरे में अपने दाएं बाएं देखा। मेरे करीब ही एक छोटा सा दरख्त था। उसका झाड़ कीकर के झाड़ की तरह फैला हुआ था। एक तरकीब मेरे जहन में आई, मगर उसमें खतरा था कि पहरेदार को फायर करने का मौका मिल जाएगा। मैंने पीछे से जाकर हमला करने का फैसला किया और जमीन पर लेटकर रेंगते हुए बड़े पत्थर के पीछे पहुंच गया। मैं वहीं सांप की तरह पड़ा रहा। मुझे एक पहरेदार के दो एक बार सांस लेने की आवाज सुनाई दी। फिर वो बीड़ी पीते हुए जरा सा खांसा। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर देखा कि उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। जरा सी आहट पर वो पलट कर मेरी तरफ देख सकता था। बंदूक उसने पत्थर के साथ खड़ी कर रखी थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए था। मेरे दिल ने जैसे मुझे आवाज दी, उस पर कमांडो अटैक ही कारगर साबित हो सकता था। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि दोनों पंजों के बल बैठ गया। पथरीली जमीन थी, इसलिए आवाज पैदा न हुई। घास या खुश्क पत्ते होते तो आवाज पैदा हो सकती थी। फिर मैंने उसकी गर्दन का निशाना बांधा जो मुझे साए की तरह नजर आ रही थी। उसके सर पर पगड़ी थी, गर्दन नंगी थी। मैं एक ही पल में चीते की तरह अपनी जगह से उछला और पहरेदार की गर्दन पर जा गिरा। उसकी गर्दन मेरे हाथों के शिकंजे में थी। मैं उसके ऊपर गिरा हुआ था, उसकी गर्दन को पूरी तरह से दबा रहा था। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं था। मेरी गिरफ्त में उसने कई बार तड़प कर निकलने की कोशिश की, मगर चूंकि उसका सांस बंद हो रहा था इसलिए उसकी ताकत ने बहुत जल्द जवाब दे दिया और वो बेहिस हो गया। फिर भी मैंने उसका गला उस वक्त तक न छोड़ा जब तक कि मुझे उसके मर जाने या पूरी तरह बेहोश हो जाने का यकीन न हो गया। फिर मैंने उसकी पगड़ी उतार कर उसका एक गज का टुकड़ा फाड़ा और उसके मुंह पर कसकर बांध दिया। फिर उसके हाथ पांव भी बांध दिए। मैंने उसकी बंदूक साथ ही ले ली और हंसा के पास आ गया। अंधेरे में वो मुझे देख रही थी। मैंने बंदूक उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम अपने पास रख लो और यहाँ से भागो। हम कुछ देर तक भागते गए। हंसा का सांस फूल गया। हम कदम कदम चलने लगे। मैं रातों रात वहां से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। हंसा ने बताया था कि आगे नदी आएगी। नदी के पार वाला जंगल इतना खतरनाक नहीं है। राना ने एक दिन बताया था कि हम लूट मार के बाद उसी जंगल से वापस आते हैं। वो हंसा को भी अगवा करके उसी रास्ते से सुर्ख चट्टानों वाले गार में लाया था। उस लड़की की याददाश्त को मैं आज भी दाद देता हूँ। उसे रात के वक्त भी वो रास्ता याद था। हमने नदी उबूर की और दूसरे किनारे से होते हुए एक पगडंडी पर चलने लगे। हमारे चारों तरफ मौत जैसा सुकूत था। सितारों की फीकी सी रोशनी में दरख्तों के खाके नजर आ रहे थे। पगडंडी पर पत्थर बिखरे हुए थे। जमीन कभी ऊंची हो जाती, कभी नशेवा जाता। अब मैंने हंसा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है और उसका घर कहाँ है। हंसा ने कहा कि वो अपने माता पिता के घर जाएगी। पति के घर गई तो वो मुझे घर से निकाल देगा। डाकू के यहाँ एक माह गुजार कर आई हुई दुल्हन को कौन अपने घर में घुसने देता है। हमारा घर चंद्रपुर स्टेशन से 7 कोस दूर एक गांव में है। छंदी हमारे गांव का नाम है। आप मुझे मेरे गांव में छोड़ दें। मैंने कहा, फिक्र न करो, तुम्हें साथ रिया है तो तुम्हारे घर पहुंचा कर ही आगे जाऊंगा। उसने डरते डरते पूछ लिया कि जिस लड़की की तलाश में मैं वहां आया था उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। मैंने कहा, वो मेरे एक चेले की बेटी है। चेले की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। वहां हमें खबर मिली कि उसकी बेटी राना खूनी के डेरे पर है। बस मैं उधर चला आया। अब तुम बता रही हो कि वो औरंगाबाद के पुजारी के पास है। जाहिर है तुम्हें छोड़कर औरंगाबाद जाऊंगा। आधी रात तो पहले ही गुजर चुकी थी। जंगल में चलते चलते आसमान का रंग काफूरी होने लगा। मैंने हंसा से कहा कि हमें अपनी रफ्तार मजीद तेज करना होगी ताकि सुबह से पहले पहले हम इस इलाके से काफी दूर निकल जाएं। हंसा ने मुझे बताया कि राना खूनी के आदमी उधर पहरे पर नहीं होते। नदी की तरफ पहरा दिन और रात के वक्त भी सख्त होता है। यह इलाका सुर्ख चट्टानों का पीछे का इलाका था। इसके बावजूद जब सुबह हुई और जंगल में दिन की रोशनी फैली तो हमने देखा कि जंगल कम घना हो गया था। इर्द गिर्द छोटी पहाड़ियां दूर तक फैलती चली गई थी। हंसा कहने लगी, यही वो रास्ता है जिधर से राना मुझे अगवा करके लाया था। वो छोटी पहाड़ी जो नजर आ रही है उसके पार एक कच्चा रास्ता हमारे गांव को जाता है। मेरी समझ में वो इलाका बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम एक नशेब में चले जा रहे थे जहां कहीं पुराने सूखे हुए दरख्तों की मोटी मोटी जड़ें जमीन से बाहर को निकली हुई थी। कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। दरख्त छिद्रे हो गए थे और उन पर मोटी जंगली बेलों ने अपने पत्ते चढ़ा रखे थे। लड़की चलते चलते थक गई थी, मगर राना खूनी के खौफ की वजह से वो चलती जा रही थी। हम सुर्ख चट्टानों वाले इलाके से काफी दूर निकल आए थे। सतह मुर्तफा होने की वजह से हमें पीछे की चट्टानें दिखाई दे रही थी और धूप पूरी तरह निकल आई थी। गर्मी और चलने की वजह से भी हमें पसीना आ रहा था। लड़की के माथे पर से भी पसीने के पतरे टपकने लगे और एक जगह वो पहुंचकर बेदम होकर बैठ गई। सांस लेते हुए बोली, मुझसे अब चला नहीं जाता, सारा जिस्म अकड़ गया है। मैंने पीछे देखा, सारा इलाका वीरान था। लड़की की बंदूक भी मेरे पास ही थी। मैं उसके करीब बैठ गया। थोड़ा सा सस्ताने के बाद हम फिर आगे रवाना हो गए। दोपहर के करीब हम उस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए जिसकी दूसरी जानिब बकौल हंसा के चंद्रपुर जाने वाली कच्ची सड़क थी। व्यास से हमारे हल्क खुश्क हो रहे थे। वहां पानी का दूर दूर तक निशान नहीं था। हंसा ने कहा कि पहाड़ी की दूसरी जानिब एक बाउली है, वहां से राना और उसके आदमियों ने रुककर पानी पिया था।
हमने फिर चलना शुरू कर दिया। हंसा का बुरा हाल हो रहा था, उसे वाकई नहीं चला जा रहा था। खुदा खुदा करके पहाड़ी की चढ़ाई खत्म हुई। दूसरी जानिब देखा तो एक हरा भरा मैदान था। दूर बिजली के ऊंचे ऊंचे खंभों की कतार नजर आ रही थी। ये शहर की निशानी थी, तहजीबो तमद्दुन की निशानी थी। हमें नीचे उतरते हुए वो बाउली भी मिल गई। हमने वहां से जी भरकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया, जान में जान आई। हंसा ने एक तरफ नशेब में इशारा करते हुए मुझे एक पतली सी पगडंडी दिखाई और बोली, जहां इन राक्षसों ने मुझे उठाया था और मेरे दुल्हा को जख्मी किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा वापस अपने माँ बाप के घर जा रही हो। दोपहर के बाद हम चंद्रपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर चल रहे थे। चंद्रपुर वही शहर था जहाँ नंदरिकर और उसकी बहन मीनाक्षी का घर था और जहाँ से मैं एक रोज चुपके से गायब होकर करुंदी के जंगल की तरफ निकल आया था। लेकिन मैंने दूसरी तरफ से अपना सफर शुरू किया था। एक जगह सड़क के किनारे पर छोटा सा गाँव था, जहाँ हमें साधु संत समझकर गाँव वालों ने खाना खिलाया, बकरी का दूध पिलाया। उनकी जबानी पता चला कि चंद्रपुर शहर वहाँ से 10 कोस दूर है। हम वहाँ से रवाना हुए तो हंसा ने मुझे बताया कि यहाँ से 3 कोस के फासले पर एक सड़क निकलती है जो उसके गांव को जाती है। शाम के वक्त हम हंसा के गांव के बाहर पहुंच गए। हंसा का रंग उड़ा उड़ा सा था। अपने गांव को देखकर उस पर घबराहट सी तारी हो गई। आखिर क्यों न होती, जिस गांव से दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के साथ निकली थी, आज तबाह हाल दाखिल हो रही थी। फिर भी वो बड़े हौसले वाली लड़की थी। कुछ मैं भी हौसला दे रहा था कि मैं उसके माता पिता को सारी बात समझा दूंगा। उसके माता पिता ने अपनी बच्ची को देखा तो उन्होंने उसे अपने साथ लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। वो अपनी बेटी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी बेगुनाह है। एक खूनी बदमाश उसे उठाकर ले गया था, जहां से मैं उसे छुड़ा कर लाया हूँ। बेचारी माँ तो रोए जा रही थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने रात उनके बोसीदा मकान के छप्पर के नीचे बसर की और अगले रोज इजाजत लेकर चंद्रपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रवाना होने के आदमियों ने मेरे पैसे भी लौटा दिए थे। रवाना होने के आदमियों ने मेरे पैसे भी लौटा दिए थे जो उस वक्त मेरे पास थी। मीनाक्षी के घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तो उड़कर औरंगाबाद पहुंच जाना चाहता था, जहां सोनिया बदमाश पुजारी के कब्जे में खुदा जाने किस आलम में थी। चंद्रपुर से ट्रेन में सवार होकर वरंगल जंक्शन से हैदराबाद पहुंचा तो रात हो गई थी। वरंगल जंक्शन पर ट्रेन लेट मिली थी। हैदराबाद का शहर रोशनियों में जगमगा रहा था। कभी ये शहर इस्लामी तहजीब व सकाफत का गहवारा हुआ करता था। इस्लामी शान शौकत की अलमबरदार इमारतें वैसी ही थीं, मगर उनकी रूह परवाज कर चुकी थी और अब भी ये महज मुर्दा इमारतें थी जो शमशान रातों में अपने गुमशुदा मकीनों को याद करती थी। हैदराबाद दक्कन एक अजीमुशान मुस्लिम रियासत का यादगार शहर था, जहां मैं 2-1 बार पहले भी आ चुका था। अगरचे हिंदुओं ने इसे जनेऊ पहना रखा था, मगर मुस्लिम तहजीब व सकाफत की निशानियां जगह जगह दिखाई देती थी। गर्दन तक बंद लंबी हैदराबादी शेरवानियां और तुर्की टोपियां अब भी नजर आ रही थी। दुकानों पर स्टेशन पर तमिल तेलुगु के अलावा उर्दू में लिखे हुए साइन बोर्ड भी मौजूद थे। जर्क बर्क साड़ियों के साथ साथ स्याह बुरका पोश मुस्लिम खवातीन भी रवां थी। मैं अभी तक साधु सन्यासी के भेस में था। चुनाचे रेलवे स्टेशन के करीब ही एक बोर्ड नजर आया जिस पर अजीजिया होटल लिखा था। उस होटल में आकर एक कमरा किराए पर ले लिया। मैंने स्टेशन ही से मालूम कर लिया था औरंगाबाद के लिए मुंह अंधेरे गाड़ी छूटती थी। रात मैंने होटल में बसर की, मुंह अंधेरे गाड़ी पकड़ी और औरंगाबाद की तरफ रवाना हो गया। दिन काफी निकल आया था जब मैं औरंगाबाद पहुंचा। इस शहर का संग बुनियाद औरंगजेब आलमगीर ने रखा था। ये शहर रियासत हैदराबाद के बड़े शहरों में शुमार होता है। फौजी छावनी के अलावा यहाँ जदीद तर्ज की इमारतें भी हैं, लेकिन पुराने शहर की गलियां और बाजार आज भी 100 साल पहले के जमाने की याद ताज़ा करते हैं। इसी शहर में औरंगजेब आलमगीर का मजार भी है जो कच्चा है और जिस पर कोई गुंबद नहीं है। इसी शहर से 7 मील के फासले पर देवगिरी नाम का वो कदीम शहर भी आबाद है, जिसे खानदान तुगलक के हुक्मरान मोहम्मद तुगलक ने अपना पाए तख्त बनाने के बाद उसका नाम दौलताबाद रख दिया। जहाँ उसने एक किला भी तामीर करवाया था जिसकी चमक दमक आज भी कायम है। किले की बुलंदी पर तुगलक ने एक बहुत बड़ी तोप रखवा दी जो आज तक वहीं पड़ी हुई है। जदीद अहद के इंजीनियर भी ये मौमा हल न कर सके कि चलचलाती धूप में ये तोप गर्म क्यों नहीं होती। एलोरा के गार औरंगाबाद के करीब ही मज़ाफ़ात में है। मेरी मंजिल यही एलोरा का गार था, जहाँ गर्मी थी और धूप में काफी तपिश थी। स्टेशन पर ही मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया, माथे पर विष्णु नाम का तिलक लगाया और चुपके से ही पैदल एलोरा गारों की तरफ रवाना हो गया। मुझे एलोरा के करीबी मंदिर के बहरूपीय पुजारी प्रभाकर की तलाश थी जो सोनिया को छुपाए हुए था। चाकू मैंने गेरुई धोती के अंदर उड़स लिया। थैला मेरी बगल में लटक रहा था, उसमें एक गेरुई छोटी चादर और सांप बूटी के सिवा और कुछ नहीं था। एलोरा के गार एक ऊंची पहाड़ी के अंदर वाक़ है।
दूर से मैंने गैर मुल्की सयाहों को गारों के दरवाजे की तरफ जाते देखा। गारों के करीब ही बाएं जानिब इमली के गुंजान दरख्तों के नीचे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। यही वो मंदिर हो सकता था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं सन्यासियों वाले अमन और सुकून के साथ चलता हुआ मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गया। चबूतरे में तुलसी का छोटा पौधा लगा था। मैंने दूर से विष्णु भगवान को सलाम किया और फिर बैठ गया। मेरी नजरें मंदिर के दरवाजे पर थीं, जहां से कुछ गरीब सी उथेड़ उम्र औरतें पत्तों में प्रसाद और फूल लिए बाहर निकल रही थीं। अचानक मेरे पीछे से किसी ने तेलुगु जबान में कहा, बाबा लोग किधर से आना हुआ। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे पीछे दाहिनी जानिब एक काली रंगत वाला मजबूत जिस्म का आदमी सर पर साफा बांधे पुजारियों के लिबास में हाथ में पानी से भरी हुई कड़वी लिए खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और मराठी जबान में कहा, महाराज मैं महाराष्ट्र से आया हूँ विष्णु भगवान के दर्शन करने। पुजारी प्रभाकर के सिवा ये कोई और नहीं हो सकता था। वो मुझे अपनी जर्द जर्द आंखों से बराबर देख रहा था। मैंने उपनिषद का एक संस्कृत श्लोक पढ़ा और कहा कि हम विष्णु भगवान की निष्ठाधारी हैं, जोग भी कमाया है और संन्यास भी। विष्णु भगवान के मंदिरों में झाड़ू देना हमारे कर्म कांड का हिस्सा है। हम नगर नगर फिर कर अपने कर्म कांड का पालन कर रहे हैं। मैं जानबूझकर इस किस्म के हिंदी और संस्कृत के अल्फाज बोल रहा था ताकि उस पर मेरा असर पड़ जाए, क्योंकि उस शख्स की आंखें बता रही थीं कि वो बड़ा अय्यार और छटा हुआ बदमाश है जिसने मंदिर के पुजारी का भेस बदल रखा है। उसने मुझ पर धार्मिक एतबार से बहुत बड़ा एतराज किया। अगर मैंने अपनी वेदांत और भक्ति मार्ग का गहरा मुताला न किया होता तो मेरे कदम लाजमी तौर पर उखड़ जाते। वो कहने लगा, सन्यासी जी, सन्यास लेने वाले जोगी तो पूजा पाठ और भगवान के अवतारों से भी बेनियाज हो जाते हैं, फिर आप कैसे सन्यासी हैं कि मंदिरों की यात्रा करते फिरते हैं। मैं मुस्कुराया। इस असना में उसके एतराज का जवाब मेरे जहन में आ गया। मैंने कहा, गुरु गोरखनाथ ने भी सन्यास लिया था, परंतु जब तक उन्होंने कैलाशपुरी से लेकर कन्याकुमारी तक के विष्णु मंदिरों की सेवा नहीं की, उनका सन्यास सफल नहीं हो सका। मैं भी उन्हीं के मार्ग पर चलकर विष्णु जी के मंदिरों और पुजारियों की सेवा कर रहा हूँ। अभी मेरा सन्यास भी अधूरा है। उसने कोई जवाब न दिया और खामोशी से मंदिर की तरफ चल दिया। मैंने उलख निरंजन का नारा लगाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंदिर को जाने वाले और जाने वालियां मेरे पांव छूकर मंदिर की तरफ जाने लगे। इतने में एक 10-12 साल के लड़के ने मेरे सामने रतन जो के फूलों का दोना रखते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, महाराज मेरी माता बीमार है, भगवान से प्रार्थना करें कि वो अच्छी हो जाए। मैं रोज मंदिर आकर भगवान की सेवा करता हूँ। उस वक्त हम दोनों के सिवा वहां और कोई नहीं था। मैंने लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बालक तूने मंदिर के पुजारी जी से प्रार्थना करवाई है? लड़का बोला, हाँ महाराज, पुजारी ने भी प्रार्थना की थी मगर मेरी माँ अच्छी नहीं हुई। मैंने जरा खांसते हुए पूछा, अभी जो मेरे पास खड़े थे वो मंदिर के पुजारी थे? लड़का हाथ बांधते हुए बोला, हाँ महाराज, पर वो मुझे ज्यादा देर मंदिर में ठहरने नहीं देते। मैंने आहिस्ता से पूछा, पुजारी जी का नाम क्या है बेटा? लड़के ने कहा, प्रभाकर बोलते हैं महाराज। नहीं, यही वो प्रभाकर था जिसके पास राणा खूनी ने सोनिया को भेजा था। इसका मतलब था कि मैं सांप के बिल के पास पहुंच गया था। अब इस बिल में हाथ डालकर मुझे अपना मोती निकालना था, जो यकीनन एक खतरनाक काम था। मगर मैं वहां से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। मैंने लड़के के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम तेरी माता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। लड़के ने माथा टेका और एक तरफ होकर बैठ गया। पुजारी प्रभाकर पर मुझे अपना असर जमाने की जरूरत थी ताकि मैं उससे सोनिया के बारे में मालूमात और कवायद हासिल कर सकूं। अभी तक वो मुझसे बात करने का रवादार नहीं था क्योंकि मैं उसकी हुक्मरानी में था। मैं प्रभाकर का एतमाद कैसे हासिल कर सकता था? मेरा जहन तेजी से सोचने लगा। अचानक मुझे सांप का असर जायल कर देने वाली नाग बूटी का ख्याल आ गया, जो उस वक्त भी मेरे थैले में थी। फिर फौरन ही एक तरकीब भी जहन में आ गई। इस लड़के का नाम रामू था। इसकी माता घरों में लोगों का काम काज करके रामू और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का पेट पाल रही थी। रामू का बाप रेलगाड़ी के नीचे आकर मर चुका था। ये सारी बातें रामू ने मुझे अपने आप बता दी। इस दौरान में लोग जो मेरे चरण छू कर आते जाते थे, उन्होंने मेरे सामने कुछ फल और मिठाई के 2-3 दोने भी रख दिए। मैंने मिठाई के दोने रामू को दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अब वो घर की तरफ भागने वाला था कि मैंने उससे पूछा, रामू यहाँ सांप तो बहुत होंगे, मैंने सुना है कि इधर सपेरे भी बहुत होते हैं। नीचे तमिलनाडु में तो नाग की पूजा भी होती है ना? रामू कहने लगा, हाँ महाराज, नाग देवता की पूजा यहाँ भी आदिवासी करते हैं। उधर बाजू में जो टीला है उसके पार सपेरों की एक बस्ती है। मैंने खुश होकर रामू को फल भी दे दिए। वो खुशी खुशी घर की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद मैं उठा और मंदिर के चबूतरे पर आ गया, जहाँ कोने में एक तरफ बांस की तीरियों का एक झाड़ू पड़ा था। मैंने चबूतरे पर झाड़ू देना शुरू कर दिया। मैं झाड़ू देते हुए श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। मंदिर के दरवाजे के पास आकर मैंने पुजारी प्रभाकर को देखा कि ड्योढ़ी में विष्णु की मूर्ति के आगे बैठा पूजा करने वालों से रकम की सूरत में दक्षिणा वसूल करके उन्हें प्रसाद दे रहा था। उसने भी ये तिरछी निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में लग गया। चबूतरे पर झाड़ू देने के बाद मैंने विष्णु की मूर्ति के आगे
माथा टेका और हरिओम का विरध करता वापस अपनी जगह पर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर वहां आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और मंदिर के गिर्द 3 चक्कर लगाए। उसके बाद हरिओम हरिओम करता उस टीले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा जिसके पार रामू के बकौल सपेरों की बस्ती थी। टीले के पार नशेब में चंद एक टूटी फूटी झोंपड़ियां बनी थीं, जिनके आगे पीछे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक बूढ़ा झोंपड़ी के सामने बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखते ही वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बाबा लोग, इधर कोई पुराना सपेरा भी रहता है क्या? ये गुफ्तगू तमिल में हो रही थी। बूढ़ा बोला, महाराज, मैं ही अपनी बस्ती का सबसे पुराना सपेरा हूँ, आप हुक्म करें। मैं उसके पास ही जमीन पर बैठ गया और बोला, हम जोगी सन्यासी लोग हैं बाबा, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। उधर नाग बीमारी के इलाज के वास्ते हम एक बूटी का अर्क तैयार कर रहे हैं, मगर उसके लिए हमें एक ऐसे सांप की जरूरत है जो एक दांत से डसता हो। बूढ़ा बोला, महाराज, आपको धार्मी सांप चाहिए, वही एक दांत से डसता है, मगर महाराज उसका जहर तो बड़ा कमजोर होता है। मैंने गर्दन आहिस्ता से हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, हमें धार्मी सांप की जरूरत है। हम उसके एवज सिर्फ 20 रुपए अदा कर सकते हैं। क्या हमें धार्मी सांप मिल जाएगा? 20 रुपए की रकम इस बूढ़े सपेरे के लिए बहुत थी। वो जल्दी से उठा और बोला, अभी लाता हूँ महाराज। मैंने कहा, उसका जहर थैली में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके जहर की ही जरूरत है। जहर मौजूद होगा महाराज, बेफिक्र रही, अभी परसों ही मेरे बेटे ने जंगल से पकड़ा है। ये कहकर बूढ़ा झोंपड़ी में घुस गया। मालूम होता था कि सारे सपेरे सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी कमाने गए हुए थे। एक औरत कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। बूढ़ा सपेरा झोंपड़े से बाहर आया तो उसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी कजी थी। बोला, यह है महाराज धार्मी सांप, आपसे झूठ बोलकर हमें नरक में नहीं जाना। असली धार्मी सांप है और एक दांत से ही डसता है। मैं असल में प्रभाकर पुजारी को इस सांप से डसवाना चाहता था, ताकि अगर मेरी नाग बूटी अपना असर नहीं भी दिखाती तब भी वो जिंदा रहे। बूढ़े सपेरे ने कजी का ढक्कन उठाया तो उसमें से हल्की सी फुनकार सुनाई दी। उसके अंदर मटियाले रंग का एक सांप जलेबी की तरह बल खा रहा था। मेरे थैले में से 20 रुपए निकाल कर बूढ़े सपेरे को दिए और सांप की कजी को कपड़े में लपेट कर अपने थैले में रखा और वापस चल पड़ा। मैं दोबारा इमली के दरख्त के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। गोशाए चश्म से मंदिर की तरफ बराबर देखे जा रहा था। पुजारी प्रभाकर दोपहर के बाद मंदिर से निकलकर बगल में पहाड़ी टीले में बने हुए एक हुजरे में चला गया। बड़ी गर्मी पड़ने लगी थी, सारा इलाका सुनसान हो गया था। पूजा करने वाले गर्मी और धूप की तपिश से बचने के लिए अपने अपने घरों को जा चुके थे। शायद प्रभाकर भी कैलूले के लिए अपने हुजरे में गया था। उसने दरवाजा बंद कर लिया था। कुछ फासले पर 2 मजदूर किस्म के आदमी दरख्तों की ठंडी छांव में सो रहे थे। मेरे सामने लोग फिर मिठाई के दोने और फल रख रहे थे। मैंने उनसे पेट की आग बुझाई और सोचने लगा कि हमले का वक्त कौन सा मौजू रहेगा। ये मौका भी सुनहरी था। इलाका बिल्कुल खाली था। पुजारी प्रभाकर हुजरे में था, मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने उसी वक्त एक्शन का फैसला किया और धार्मी नाग की कजी थैले में लेकर उठा और मंदिर की दूसरी तरफ से होकर प्रभाकर के हुजरे के सामने आ गया। दरवाजा बंद था। दहलीज के पास सांप के लिए एक बड़ा मुनासिब सुराख था। मैं तेजी से लपक कर दरवाजे के करीब बैठ गया और कजी का ढक्कन खोलकर सांप को सुराख में से अंदर उंडेल दिया। उसके साथ ही मैं जल्दी से हुजरे के अकब से होता हुआ वापस अपने इमली वाले दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। चलचलाती धूप में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब मैं हुजरे में से पुजारी प्रभाकर के शोर मचाने की आवाजें सुनने के लिए हमतन गोश था और वैसा ही हुआ। ये भी धड़का लगा था कि कहीं सांप प्रभाकर को काटे बगैर ही बाहर न निकल आए, मगर वैसा न हुआ। कोई 3-4 मिनट बाद हुजरे का दरवाजा धड़ाक से खुल गया और पुजारी प्रभाकर एक टांग पर लंगड़ाता शोर मचाता बाहर निकला। सांप 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 ने काट लिया। रामी हरिया, कहाँ हो तुम? जल्दी वेद जी को बुलाओ, सांप ने काट लिया है। मैं इसी इंतजार में था। अपनी जगह से फौरन उठा और भागकर पुजारी प्रभाकर को थाम लिया। वो वहीं बैठ गया। सांप के जहर ने उस पर खुनूद की तारी करनी शुरू कर दी थी। तस्दीक के लिए मैंने उसका हाथ हटाकर पिंडली पर वो जगह देखी जहां सांप ने काटा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वहां सांप के सिर्फ एक दांत का निशान था और वो जगह नीली पड़ने लगी थी। मैंने पुजारी प्रभाकर को तसल्ली दी और कहा, सोना नहीं, जागते रहना भाई, बस तुम सोना नहीं। और फिर थैले में से नाग बूटी वाली मिसवाक निकाली, उसका एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देकर कहा, भाई से चबाओ जोर जोर से और इसका अर्क निकल जाओ, जल्दी करो। पुजारी प्रभाकर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। सांप का जहर यही कर सकता था कि उसे कुछ देर के लिए सुला दे, मगर प्रभाकर पर जो दहशत तारी थी वो उसकी जान ले सकती थी। मगर अब वो नाग बूटी चबा रहा था। उसके जबड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैंने उसे वहीं जमीन पर लेटा दिया। इतने में उसके नौकर हरिया और रामी भी आ गए। मैंने उन्हें कहा, वेद को बुलाने की जरूरत नहीं बाबा लोग, हमने पुजारी को खास बूटी खिला दी है।
सांप का जहर खत्म हो जाएगा। प्रभाकर नाग बूटी चबाते हुए उसका अर्क निगलता जा रहा था। अब उसने आंखें खोल दी थीं और मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रख दिया। उसका माथा पसीने में भीगा हुआ था और ठंडा हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गया। नाग बूटी ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा दिया था। मैंने रामी और हरिया की मदद से पुजारी को सहारा देकर उठाया और उसके हुजरे में ले जाकर चारपाई पर लेटा दिया। हरिया पंखा चलने लगा। मैंने दूध और घी एक प्याली में डाला और प्रभाकर को सारे का सारा पिला दिया। उसे नींद आने लगी। मैंने उसे सोने न दिया। 20 मिनट बाद प्रभाकर की नींद भी गायब हो गई। वो एक बार फिर उठ बैठा और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने कहा, विष्णु जी ने तुम्हें बचा लिया है। ये बड़ा जहरीला सांप था। पुजारी प्रभाकर ने मेरे पांव से हाथ छूकर अपने माथे पर लगाया और बोला, महाराज आप न होते तो मैं जिंदा नहीं बच सकता था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैंने कहा, भाई कृपा तो विष्णु भगवान ने की है। जो नाग बूटी मेरे पास ही थी। बूटियों में भगवान की करामतें छुपी होती हैं। आज तुम आराम करना। मंदिर में हम विष्णु के चरणों में बैठकर भक्तों की पूजा करवाएंगे। प्रभाकर इनकार तो नहीं कर सकता था, मगर ये दक्षिणा लेने का भी सवाल था। उसने अपने नौकर हरिया की तरफ देखकर कहा, हरिया तुम सन्यासी महाराज की मदद करना। पुजारी प्रभाकर चल फिर सकता था। मैंने उसे हुजरे में ही आराम करने की हिदायत की ताकि खुद मंदिर के हालात का जायजा ले सकूं। धूप ढली तो मैंने नहा धोकर तिलक लगाया, जनेऊ पहना और विष्णु की मूर्ति के सामने छाल पर आकर बैठ गया। पूजा करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें और मर्द आते मेरे चरण छूकर भगवान के आगे फूल, मिठाई और फल रखते। संदूकची में रुपया 2 रुपए डालते। मैं उनके माथे पर पानी में घुले हुए केसर का टीका लगाता। रतनजो का एक फूल उनकी हथेली पर रखता। वो सर झुकाए वापस चले जाते। पुजारी प्रभाकर का दुबला पतला खास नौकर धोती पहने मेरे सामने बैठा था। वो संदूकची में डाले जाने वाले रुपए पैसों की निगरानी कर रहा था। जब पूजा करने वालों का सिलसिला मध्यम पड़ गया तो मैंने हरिया से कहा, हरिया बेटा हम तेरे माथे पर राजा की लकीर देख रहे हैं। तू यहाँ क्या करने बैठा है? हरिया मेरी करामत देख चुका था। ये सुनकर एक बार तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने लोहे को गर्म देखकर दूसरी जरब लगाई। हरिया तू राजा हरीश चंद्र की औलाद में से है। तुझे नौकर का जन्म तेरे कर्मों की वजह से मिला है, पर तेरा पाप कट सकता है और तू फिर से राजा का मर्तबा हासिल कर सकता है। हरिया ने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज एक बार पहले भी एक साधु बाबा ने मुझे यही बताया था। मुझे नहीं मालूम उस साधु बाबा ने हरिया से क्या काम निकालना चाहा होगा कि ऐसी बढ़ा की। बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि ये पुजारी प्रभाकर का खास नौकर था। बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि ये पुजारी प्रभाकर का खास नौकर था और प्रभाकर ने उसी पर भरोसा करते हुए उसे मेरे सामने मंदिर में भेजा था। मैंने कहा वो साधु भी सच्चा था। हरिया हम मनुष्य को देखकर उसके पिछले जन्म का हाल पहचान लेते हैं। तू एक जन्म में राजा हरीश चंद्र का पोता था, फिर एक जन्म में तू खुद राजा बनकर कन्नौज का हुक्मरान बना, फिर तेरे कर्म अच्छे न रहे और तूने मगरमच्छ की शक्ल में जन्म लिया। उसके बाद सांप, बिच्छू और मछली का जन्म लेते हुए एक बार फिर अपने अच्छे आमाल की बदौलत तूने राजकुमार का जन्म लिया, पर तेरे बुरे कर्मों ने तेरा पीछा न छोड़ा और इस बार तेरा जन्म नौकर के रूप में हुआ और तेरा नाम हरिया रखा गया। हरिया का जिस्म पसीने में भीग गया था। उसकी आंखें खुली थीं और वो यूं मुझे देख रहा था जैसे मैंने उसके सरबस्ता राजों की पटारी खोलकर उसके सामने रख दी हो। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं कैसे कर्म करूं कि फिर से राजकुमार का जन्म लूं? हरिया मेरे कब्जे में आ चुका था। मैंने हंसकर कहा, हरिओम, ब्रह्म ही ब्रह्म है हरिया। अच्छा हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, पर एक बात का ख्याल रखना, इसका जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो मूर्ख तेरा अगला जन्म सांप का होगा। उसने मेरे पांव पर सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, किसी से नहीं कहूंगा महाराज, किसी से भी नहीं कहूंगा। आप मेरी सहायता करें, मुझे राजकुमार का जन्म दिला दें, मुझे फिर से राजा बना दें। मैंने हरिया को तसल्ली दी, ऐसा ही होगा मेरे बालक। वो मेरा मुती हो चुका था। खा वो मेरे किसी काम ना आता, मगर मैं प्रभाकर के बाद उसके एक आदमी को अपने एतमाद में जरूर लेना चाहता था और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया था। शाम को मैंने मंदिर का सिंहासन हरिया के हवाले किया और खुद हुजरे में प्रभाकर के पास चला गया। वो हुजरे के बाहर चारपाई डाले लेटा हुआ था और 2 आदमी उसे पंखा चल रहे थे। उसे बुखार हो गया था। सांप के जहर का उसने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था। अगरचे सांप के जहर का असर खत्म हो चुका था। मैंने उसे ठंडा दूध पिलाया और रात को कुछ खाने से मना किया। दूसरे रोज पुजारी प्रभाकर भला चंगा था। अब उसने अपने साथ वाला हुजरा मेरे लिए खुलवा कर वहां चारपाई डलवा दी, उस पर सफेद बिछोना भी लगा दिया। मैंने कहा, प्रभाकर भाई, हम सन्यासियों को बिछोने से क्या गरज, हम तो भगवान की जमीन पर सोते हैं। प्रभाकर बोला, महाराज आपकी सेवा अब मुझ पर फर्ज है। साफ मालूम हो रहा था कि इस शख्स का भक्ति मार्ग, जोग और पूजा पाठ और कर्मकांड से दूर का भी वास्ता नहीं है।
वरना अगर कोई सच्चा महंत या पुजारी होता तो इतना मेरे आगे न बिछ जाता। मुझे वहां रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। इस दौरान मैं उसकी सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखे हुए था। मुझे प्रभाकर के मामूलात में कोई मुश्तबा शय नजर नहीं आ रही थी। अगर सोनिया उसके पास है तो फिर उसने उसे कहाँ रखा हुआ है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था और इसका जवाब मुझे चाहिए था। एक रोज बातों ही बातों में मैंने हरिया को कुरेदने की भी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी हासिल न हो सका। प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियां उसके खास नौकर हरिया की निगाहों से भी ओझल थी। अब मेरी सारी तवज्जो पुजारी प्रभाकर पर थी। चौथे दिन की रात थी। चांदनी बिखरी हुई थी। ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। रात आधी गुजर गई होगी कि मुझे अपने हुजरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजे की दर्ज में से झांक कर देखा। चांदनी रात में मुझे एक आदमी का साया नजर आया जो प्रभाकर के हुजरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। फिर उसने आवाज दी, दादा मैं हूँ गोपाला। प्रभाकर ने हुजरे का दरवाजा खोल दिया, जैसे वो पहले से उस आदमी का इंतजार कर रहा था। उसने वहीं पूछा, फोकट कहाँ है? वो आदमी बोला, दादा कहाँ रखवाऊं, सारा माल आ गया है। प्रभाकर बोला, हरिया को ले जा, इलोरा वाले गार में रखवा दे, और सुन, कुंदनी को वहां से निकाल कर दूसरे हुजरे में ले जाना। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं दादा। प्रभाकर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी दूसरी तरफ से होकर मंदिर की अकबी दीवार के पास अंधेरे में गुम हो गया। ये फोकट क्या चीज है और ये कुंदनी सिवाय सोनिया के और कोई नहीं हो सकती। अब मेरा टारगेट एक बार फिर हरिया था। बड़ा अय्यार शख्स था। उसने मेरे आगे पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया था और दरपर्दा वो प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियों का एक हिस्सा था। अब मैंने उस पर कारी ज़र्ब लगाने का फैसला किया, क्योंकि हरिया ही मुझे कुंदनी के बारे में कुछ बता सकता था। मैं बेचैनी से दिन निकलने का इंतजार करने लगा। फोकट से मुराद लाजमी तौर पर चर्स या हेरोइन हो सकती थी। फोकट उनमें से किसी शय का अलामती नाम था। हो सकता था कि ये चरस या अफ्यून हो। कुंदनी के बारे में मुझे यकीन था कि वो सोनिया ही होगी। मेरा हक ये बनता था कि मैं उसी वक्त एलोरा के गारों में जाऊं और वहां से सोनिया को निकाल कर फरार हो जाऊं। हाँ, इसके लिए मुझे इन सब बदमाशों को हलाक ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं मैं और सोनिया पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं। बदमाश पुजारी प्रभाकर ने गोपाला को यही कहा था कि वो कुंदनी को एक गार से निकाल कर दूसरे गार में पहुंचा दे। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि कुंदनी या सोनिया वहीं किसी गार में ही होगी। मैंने मुंह अंधेरे एलोरा के तारीखी गार में जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे अंदाजा था कि गोपाला हरिया स्मगलिंग का माल रखवाने के बाद एलोरा गार से चले जाएंगे। हरिया को खरीदने से पहले अब मैं खुद गार में जाकर कुंदनी को देखना चाहता था कि वो हकीकत में कौन है। हुजरे के बाहर खामोशी तारी हो गई थी। मैंने बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। चांद मंदिर के अकबी इमली के दरख्तों में रूपोश हो रहा था। मंदिर अंधेरे में था। एलोरा के गारों का दरवाजा वहां से चंद कदमों के फासले पर ही था। मैंने बड़ी बेचैनी से रात का बाकी हिस्सा अपने हुजरे में काटा और फिर चाकू अपनी धोती में उड़स लिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। प्रभाकर पुजारी के हुजरे पर सुकूत था। मंदिर के पीछे से होकर एलोरा गारों को जाता कच्चा रास्ता सुनसान और तारीक था। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को अपने पीछे बंद किया और सर झुकाए यूं कच्चे रास्ते पर चलने लगा जैसे आधी रात के बाद ज्ञान ध्यान के लिए अपने स्थान पर जा रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द से पूरी तरह चौकस था। बोशाई चश्म से दाएं बाएं माहौल का पूरा जायजा लेता रहा था। मंदिर की अकबी दीवार पर चढ़ी हुई जंगली बेल अंधेरे में कोई भूत लग रहा था जो दीवार से चिमट गया हो। चांद दूसरी जानिब इमली के दरख्तों के अकब में था। मंदिर से थोड़ा आगे निकला तो सामने एलोरा के तारीखी गारों का मेहराबी दरवाजा नजर आने लगा। चांदनी मिले अंधेरे में ये दरवाजा माजी की धुंध में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। एलोरा के ये गार चट्टानों और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे और आज से 2,500-3 हजार साल पहले फन्ने तामीर का इंतहाई दिलावेज नमूना थे। मैं इन गारों को 2-1 बार पहले भी देख चुका था। एलोरा में कुल 34 गार हैं और हर गार में 2 मंजिला आलीशान मकानात तामीर किए गए हैं, जिनमें जगह जगह 3-3, 4-4 गज ऊंचे बुत तराशे हुए हैं। मकानों के कमरों में इतनी गुंजाइश है कि वहां 10-12 आदमी समा सकते हैं। तमाम इमारतों में दोनों जानिब पत्थरों में से जीने तराशे गए हैं। गारों में मूर्तियों और बुतों की तादाद बेशुमार है। हर गार के हॉल में चारों तरफ बुत और मूर्तियां ही नजर आती है। आप एक दिन में ये सारे गार नहीं देख सकते। दिन के वक्त यहाँ एक चौकीदार होता है, रात को वो चला जाता है। क्योंकि बुत और मूर्तियां ठोस पत्थर की हैं और उनके जिस्म चट्टानों से पैवस्ता हैं, उन्हें वहां से कोई नहीं हिला सकता। मैं एलोरा के दरवाजे पर पहुंचकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखने के बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो तेजी से गार में दाखिल हो गया। गार की तारीक मरतूब फजा में लोबान की बू फैली हुई थी। हैदराबाद और खास तौर पर औरंगाबाद के हिंदुओं में मशहूर है कि एलोरा गार में रात को देवी और देवता आकर रहिश रच जाते हैं और अगर कोई बाहर का आदमी वहां पर आ जाए तो उसे पत्थर बना दिया जाता है। मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन तमाम बुतों और मूर्तियों से ज्यादा अजीम और ताकतवर था।
इसलिए कि मैं जिंदा था और ये तमाम बुत और मूर्तियां बेजान पत्थर के तराशे हुए टुकड़े थे। एलोरा में दाखिल हूं तो सामने एक तंग राहदारी बिल्कुल सीध में जाती है। कोई 15 कदम चलने के बाद एलोरा का पहला हॉल आ जाता है। यहाँ चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। दूसरे हॉल में चटानी दीवारों में तराशे गए चौबारे हैं, जिनके जीनों और चबूतरों पर दोनों जानिब मूर्तियां खड़ी हैं। गार की राहदारी में अंधेरा था। पहले हॉल में दाखिल हुआ तो वहां एक तरफ ताक में पीतल का चिराग जल रहा था। मैं दीवार के साथ होकर चल रहा था। हॉल बिल्कुल खाली था। वहां किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं उस हॉल से निकलकर दूसरे हॉल में दाखिल हो गया। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी लकड़ी के क्रेट को फर्श पर घसीटा जा रहा है। मैं जल्दी से एक मूर्ति के पीछे छुप गया। मेरी आंखें खुली थीं और मैं हमतन गोश था। हॉल कमरे में अंधेरा था। यहाँ कोई चिराग नहीं जल रहा था। दीवार में खुदे हुए गारनुमा 2 मंजिला मकानों के धुंधले धुंधले खाके ऊपर में लगे। क्रेट को घसीटने की आवाज अब नहीं आ रही थी। किसी ने आहिस्ता से आवाज दी, हरिया अब बस कर और चल वापस, फोकट ठिकाने लगा दिया है। मैंने इस आवाज को पहचान लिया। ये पुजारी प्रभाकर के साथी गोपाला की आवाज थी, जो उसके दूसरे साथी हरिया से मुखातिब था। हरिया ने गोपाला को कोई जवाब न दिया। खामोशी छा गई। मैंने जल्दी से अपनी जगह तब्दील कर ली और एक दूसरे बुत के पीछे आकर छुप गया, क्योंकि ये लोग 2 मंजिला मकान से बाहर निकलने ही वाले थे और जिस मूर्ति के पीछे मैं पहले ही छुपा हुआ था वो राहदारी के किनारे पर थी और मैं देखा जा सकता था। मुझे सामने वाली 2 मंजिला गुफानुमा इमारत के अंदर से 2 साए निकलकर जीना उतरते दिखाई दिए। मैंने अपना सांस रोक लिया और मूर्ति के बिल्कुल सामने लग गया। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अंधेरे में भी उन्हें पहचान लिया। ये गोपाला और हरिया ही थे। जब उनकी आवाजें बहुत दूर चली गईं और मुझे यकीन हो गया कि वो एलोरा के दरवाजे से निकल चुके हैं, तो मैं मूर्ति की ओर से खिसक कर हॉल कमरे की दीवार के साथ चलता 2 मंजिला छोटे से पुरानी तर्ज के मकान के करीब आकर रुक गया। क्या कुंदनी या सोनिया इसी मकान में होगी? मुझे इस सवाल के जवाब की जरूरत थी। ये चटानी दीवार में गहराई में खुदा हुआ छोटे छोटे सतूनों, चबूतरों और बाहर को झुकी हुई गैलरी वाला कदीम जमाने का एक मकान था, जिसकी खिड़कियों पर ना तो कोई पट था और ना पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के चौकोर सुराखी थे जिनमें अंधेरा छाया था। खामोशी और सुकूत ऐसा था कि मकान इंसान से खाली मालूम होता था। जिन कारीगरों ने एलोरा के ये गार तामीर किए थे, उन्होंने यहाँ ताज़ा हवा की आमद का भी कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि फजा में घुटन नहीं होती थी। अंदर की फजा सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। मेरा हुलिया साधुओं जैसा था और मैं उससे भरपूर फायदा उठाना चाहता था। मुमकिन था इस मकान में सोनिया मौजूद न हो। यह भी मुमकिन था जब वहाँ उसकी बजाय कुंदनी नाम की कोई दूसरी औरत बदमाश पुजारी ने बांध रखी हो। बहरहाल उससे सोनिया का सुराग जरूर मिल सकता था, क्योंकि ये बात मुसद्दिका थी कि सोनिया इस बदमाश प्रभाकर के कब्जे में है। मैंने अब ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ओम हरि ओम को कदर बुलंद आवाज से दोहराया और गीता के कुछ अश्लोक पढ़े। फिर एक मूर्ति की तरफ बाजू फैलाते हुए कहा, दुर्गा मैया, मैं तेरे हुक्म पर तेरे बलिदान की परंपरा पूरी करने आया हूँ, मुझे ज्ञान दे। उसके साथ ही कदीम और तारीक मकान में से किसी औरत की आवाज आई, हे महाराज, मुझे भी दर्शन दो, मैं नाथ देवता की वेश कन्या हूँ। ये आवाज सोनिया की नहीं थी। यकीनन ये वही कुंदनी थी जिसको इस मकान में मुंतकिल करने की प्रभाकर ने गोपाला को हिदायत की थी। मैं पत्थर का जीना चढ़कर मकान में दाखिल हो गया। अंधेरे में मुझे रोशनी नजर आई। किसी ने पिछली कोठरी में शायद चिराग जला रखा था। मैं एक धर्मात्मा ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बावकार चाल चलता हुआ दूसरी कोठरी में आ गया। साथ साथ मैं अश्लोक भी पढ़ता जा रहा था। क्या देखता हूँ कि कोठरी के फर्श पर चटाई बिछी है। एक औरत जिसके लंबे स्याह बाल एड़ियों तक पहुंच रहे हैं, रंग सांवला, जिस्म को सिर्फ एक मुख्तसर सी साड़ी में छुपाए, दोनों हाथों में बासी फूलों का एक हार लिए चटाई के पास अदब से आंखें झुकाए खड़ी है। ताक में एक दिया रोशन है जिसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, क्योंकि उसे अभी अभी जलाया गया है। मैं समझ गया कि यही कुंदनी है। अब मुझे उस पर अपने ज्ञानी ध्यानी होने का असर जमाना था, जो बेहद जरूरी था। मैंने बाजू बुलंद किया और तमिल में कहा, हम जानते हैं तू नाथ देव की वशकन्या है। अगर तू वशकन्या न होती तो अभी पत्थर बंदे होती। तू कुंदनी है क्योंकि तू देवता की देवदासी है। ये कुंदनी ही थी। मेरे कदमों पर फूलों का हार अर्पण करते हुए उसने मेरे दोनों पांव अपने हाथों से छुए और बोली, महाराज, आप दुर्गा मैया के अवतार हैं। मेरे धन भाग के आपके दर्शन हुए। देवदासी को अपने चरणों में जगह दे महाराज। मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बारोब आवाज में कहा, कुंदनी, हम परलोक से आए हैं। संसार के मोह में उलझना हमारा धर्म नहीं। हम दुर्गा मैया की बलि की तलाश में आए हैं। दुर्गा मैया ने अपनी बलि को यहाँ एक नीली आंखों वाली गोरी लड़की के रूप में भेजा है। वो किस गुफा में है वशकन्या?
ये औरत कुंदनी मुकम्मल तौर पर कदीम तवहुमात और हिंदू देवमाला के बंधनों में जकड़ी हुई थी। बदमाश पुजारी ने उसके दिलो दिमाग पर ये बात जागुज़ी कर दी थी कि वो वश कन्या है, जो हिंदू देवमाला में ऐसी लड़की या औरत होती है जिसे किसी देवता के नाम पर कोई खास मशरूब पिला दिया जाता है। उसे यही कहा जाता है कि तुम्हें भगवान की तरफ से भेजा गया ऐसा वश यानी जहर पिलाया जा रहा है जिसका असर तुम पर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मंदिर या गुफा के पुजारी के अलावा किसी भी दूसरे मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करोगी तो इस जहर का असर तुम्हारे जिस्म में बेदार होकर तुम्हें उसी वक्त हलाक कर देगा। ये औरत भी इसी चक्कर में फंसी हुई थी। वो तवहुमात की दलदल में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि मुझे उस पर असर जमाने के लिए जरा भी मेहनत न करनी पड़ी। मैं अपने आप को दुर्गा मैया का अवतार कह रहा था और वो मुझे भगवान का अवतार समझने लगी। दुर्गा देवी की बलि का सुनकर उसने सर झुका दिया। बोली है ब्रह्म अवतार। एक नीली आंखों गोरे रंग वाली कन्या यहाँ आई थी। पुजारी जी उसे वश कन्या बनाना चाहते थे, परंतु वो लड़की नास्तिक थी, देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मैंने किसी कदर बेताबी से पूछा, फिर वो कहाँ चली गई? मेरे सवाल से इंसानी कमजोरी का इजहार होता था, मगर कुंदनी को मेरे अवतार होने पर इस कदर एतकाद था कि वो मेरी इस कमजोरी को बिल्कुल न भांप सकी। मेरे सवाल पर कहने लगी, महाराज, फिर एक रोज पहले पुजारी जी घबराए हुए आए। हरिया सेवक भी उनके साथ था। वो रात के अंधेरे में लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे यहाँ से ले गए। मैंने जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया कि वो जानती है पुजारी और हरिया उस लड़की को कहाँ ले गए हैं। कुंदनी बोली, महाराज, मैंने पुजारी जी को इतना कहते सुना था कि हरिया, तू इसे अपने तहखाने में ले जा, हम इसे आगे पहुंचा देंगे। इसके सिवा कुंदनी के पास सोनिया के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अब मैंने दोबारा ड्रामा शुरू कर दिया। कुंदनी के बाजू पर हाथ रखा और कहा, वश कन्या, जो कुछ तुमने बताया है हमें सब मालूम था। हम तेरी परीक्षा कर रहे थे। कुंदनी ने सर झुका दिया। महाराज, आप भगवान के अवतार हैं, अंतर्यामी हैं, आपको कैसे नहीं मालूम होगा? फिर मैंने ओम प्रभु का नारा बुलंद करते हुए कहा, दुर्गा की बलि उसके पास पहुंच चुकी है कन्या। अब हम वापस परलोक से धारते हैं, परंतु याद रख, किसी से हमारा जिक्र मत करना, नहीं तो हम तुझे पत्थर बना देंगे। कुंदनी मेरे कदमों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरे सौभाग्य हैं। मैं मर जाऊंगी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालूंगी। मैं एक कदीम श्लोक को पढ़ते हुए वापस मुड़ा और कदीम तरीन मकान का जीना उतरकर हॉल में से गुजरता तारीख राहदारी की तरफ चल दिया। उस रात मेरी चाल देवताओं जैसी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि कुंदनी की निगाहों से ऊंचल हो गया हूँ तो तेज तेज चलता हुआ एलोरा गार के दरवाजे पर आकर रुक गया। बाहर आसमान पर सुबह काजिब का अव्वलीन उजाला झलकने लगा था। मैंने दाएं बाएं निगाह डाली, वहां कोई ज़ीरूह नजर नहीं आ रही थी। मैं तेजी के साथ गार से निकला और यूं सुकून के साथ मंदिर की अकबी दीवार के साथ चलने लगा, जैसे मुंह अंधेरे उठकर मंदिर का तवाफ करने वहां गया था। पुजारी प्रभाकर के हुजरे का दरवाजा बंद था। मैं ऊपर से होकर अपनी कोठरी में आ गया। मामला मजीद उलझ गया था। जिस लड़की की कुंदनी बात कर रही थी वो सोनिया ही हो सकती थी। 2 रोज पहले उसे एलोरा के गार से हरिया के हवाले कर दिया गया था। बदमाश पुजारी प्रभाकर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा कि सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की CID और पुलिस है। प्रभाकर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा कि सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की CID और पुलिस है। चुनाचे उसे आगे कर देने का मतलब यही था कि वो उसे किसी दूसरे बदमाश या बुर्दा फरोश के हाथ बेच देने का प्रोग्राम बना चुके थे। भारत में खास तौर पर भारत के जुनूब में औरतों की बुर्दा फरोशी आम है, क्योंकि वहाँ बेशुमार मंदिर हैं जहाँ अभी भी चोरी छुपे देवदासियाँ रखी जाती हैं। ये देवदासियाँ इलाके के जागीरदारों और अय्याश अमीर कबीर सनतकारों की खिदमत के लिए मुख्तस होती हैं। उस वक्त बकौल कुंदनी के सोनिया हरिया के तहखाने में थी। ये भी खदशा था कि कहीं इन बदमाशों ने उसे आगे न फरोख्त कर दिया हो। फिर भी मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सुबह हुई तो मैं गुस्ल के बाद मंदिर में आ गया और चबूतरे पर झाड़ू देने लगा। हरिया थाली में लोबान सुलगाए अपनी कोठरी की तरफ से हरे ओम का जाप करता आया और मंदिर में मूर्ति के आगे लोबान का थाल रखकर पूजा पाठ करने लगा। अब मेरा टारगेट हरिया था। ये बदमाश पुजारी प्रभाकर का सेवक था, मगर पुजारी प्रभाकर से बढ़कर मेरा मौतकिद था। वो मुझे पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी ऋषि साधु समझा हुआ था। मैं उसकी इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठा सकता था। जब वो मंदिर की कोठरी से अपने जेनू दुरुस्त करते हुए बाहर निकला तो जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया और बोला,
महाराज अब अपने दास को सेवा करने दें। मैंने फौरन कहा, हरिया तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जा शहर से हमारे लिए हलवा पूरी ला, आज हमारा हलवा पूरी खाने को मन चाहता है। हरिया ने फौरन झाड़ू एक तरफ रखा और हाथ बांध कर बोला, अभी लाया महाराज, अभी लाया। वो परने से अपना मुंह पहुंचता चबूतरे से उतरा, जूती पहनी और हरिओम करता शहर की तरफ चल दिया। उसकी चाल ढाल और बोलचाल से एक लम्हे के लिए भी किसी को एहसास नहीं हो सकता था कि यह बुर्दा फरोशों के एक खास बड़े गिरोह का रुकन है। असल में तवहुमात आदमी पर एक बार सवार हो जाए तो फिर उसका एक नया रूप सामने आता है। फिर वो आदमी चाहे डाकू हो, खूनी हो, अपने गुरु के आगे भेड़ बकरी की तरह बेजरर हो जाता है। अगरचे हरिया ने तवहुमात के कमजोर तरीन लम्हों में भी कभी अपने बारे में सच्ची बात नहीं बताई थी। वो अंदर से बड़ा काइया था और अपने मतलब का बड़ा पक्का था। मैं उसके कमजोर अकीदे पर जरब लगाकर उसके कुदरती एहसासात यानी हिर्स हवस और हुसूल दौलत के जज्बात को बेदार करना चाहता था। जब वो हलवा पूरी लेकर आया तो मैं दरख्त के नीचे समाद लगाए बैठा गोशे चश्म से उसे आता देख रहा था। उसने बड़ी अकीदत से हलवा पूरी का दोना मेरे सामने रखा और अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोल कर उसे देखा और कहा, हरिया लगता है तेरी किस्मत खुलने वाली है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने मजे से पूरी हलवा खाया, उसके बाद कुछ बेमानी श्लोक पढ़े और फिर अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हरिया की तरफ जलाली नजरों से देखा और कहा, हरिया अपना सीधा हाथ हमारे आगे कर दे। हरिया ने जल्दी से अपनी हथेली मेरे आगे फैला दी। मैंने उसके हाथों की लकीरों पर एक निगाह डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हरिया हम पर इस वक्त पाताल रोशन है। हम तेरे अगले पिछले सारे जन्म देख रहे हैं। तेरे हाथ की रेखाएं हमें तेरे इस जन्म का सारा हाल बता रहे हैं। बोल क्या चाहता है। मुझे मालूम था कि वो क्या तलब करेगा। बड़ी आजिज़ी से मेरे करीब होकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं गांव वाली जमीन साहूकार से वापस ले लूं, वहां अपना 2 मंजिला मकान बनाऊं, तिरचनापली से 2 बैल खरीद कर लाऊं। मैंने अपने चेहरे को मुतफक्कर बना लिया, जैसे एकदम से मैंने उसकी तकदीर के रास्ते में रुकावट देख ली हो। वो सहमी हुई आवाज ने बोला, महाराज क्या बात है। मैंने उसकी हथेली की एक लकीर पर उंगली रखी, हथेली को घुमाया, फिर हथेली पीछे कर दी और कहा, हरिया एक गोरे रंग की कन्या तेरी किस्मत का रास्ता रोके खड़ी है, उसे रास्ते से हटा दे। मैंने अपनी आंखें हरिया के चेहरे पर जमा दी। मैं इस जुमले का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। रद्द-ए-अमल खातिर खा हुआ। हरिया ने कुछ कहने से पहले मंदिर की तरफ देखा कि पुजारी कहीं उसे देख तो नहीं रहा। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आने वालों में मसरूफ था। हरिया ने आहिस्ता से कहा, महाराज ये कन्या कौन है? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप ही बताइए कि मैं उसे अपनी किस्मत के रास्ते से कैसे हटाऊं। हरिया अभी तक पल्लू नहीं पकड़ा रहा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, ये तू जान तेरा काम जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, जा अब चला जा यहाँ से। मगर ये हरिया के मुस्तकबिल और उसकी किस्मत के खुल जाने का सवाल था। वो कैसे जा सकता था भला? फौरन मेरे पांव छूकर बोला, महाराज ये मेरी दुश्मन कन्या कौन है? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए। मैंने कहा, हरिया तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझे निराश नहीं करेंगे, ला हाथ दिखा। हरिया ने जल्दी से हथेली मेरे आगे कर दी। मैंने उसकी हथेली की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और अंधेरे में ही निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, मैं उस कन्या को एक तहखाने में देख रहा हूँ, मगर अब वो मुझे नजर नहीं आ रही। उसका नजर आना बहुत जरूरी है ताकि मैं उसे हमेशा के लिए तेरी किस्मत के रास्ते से हटा दूं। हरिया का तो रंग उड़ गया। इसलिए नहीं कि मैंने उस लड़की का राज खोल दिया था जिसको वो लोग किसी बुर्दा फरोश के हाथों फरोख्त करने वाले थे या कर चुके थे, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके दिल की बात पाली थी। उसको कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं हो सकता था कि मुझे ये इल्म होगा कि उसने एक लड़की को अपने तहखाने में छुपाया था। उसने तो मेरे कदमों पर सर रख दिया और बोला, महाराज आप दिलों के भेद जानते हैं, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई है, अब क्या होगा? मैंने जलाल में कहा, कहाँ है वो? कहाँ खो दिया तूने उसको मूर्ख? अगर उसका ठिकाना मालूम न हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी। तू सारी जिंदगी इसी तरह लोगों के जूते सीधा करता रहेगा, तुझे कभी धन दौलत नसीब नहीं होगी। हरिया हाथ बांध कर बोला, महाराज उसे धन्ना सिंह ले गया है। अब मैंने नहले पर दहला मारा, क्या उस लड़की की आंखें नीली थीं? वो बोला, हाँ महाराज। मैंने पूछा, क्या उसका नाम सीन से शुरू होता था? वो बोला, हाँ महाराज, उसने अपना नाम सोनिया बताया था। वो बिल्कुल मशीनी आदमी की तरह बोल रहा था, उसने ऊपर तले सब कुछ बता दिया। मैंने जमीन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ी। हरिया धन्ना सिंह कहाँ है, जल्दी बता, मैं अभी एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ। वो लड़की जहाँ कहीं भी होगी तड़प कर मर जाएगी और तेरी जिंदगी पर लक्ष्मी देवी का प्रकाश छा जाएगा। वो किस तरफ को है, पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को या दक्षिण को? हरिया को मैंने आमिल और मामूल की तरह अपने पीछे लगा लिया था। वो बोला, महाराज धन्ना सिंह उसे लेकर अमृतसर के दरबार साहब में गया है। वो सूरन मंदिर का ग्रंथी है, वो उत्तर की तरफ है। भगवान के लिए अभी मंत्र पढ़कर फूंके। सोनिया का पता चल गया था। अब मुझे वहां से अमृतसर की तरफ कूच कर जाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक ऊट पटांग मंत्र पढ़ता रहा, फिर जमीन पर एक दायरा बनाया, दायरे के बीच में अपनी उंगली रखी और उसे एकदम से दबा दिया और चिल्ला कर कहा, नाश हो गया तेरा नाश।
हरिया तेरे दुश्मन का नाश हो गया, जा अब लक्ष्मी तेरे दर्शनों को आने वाली है। हरिया ने मेरे आगे माथा टेक दिया। मैंने उसी जलाली लहजे में हरिया को खबरदार किया कि इस वाक़े का किसी से जिक्र मत करें। अगर उसने किसी से इसका जिक्र कर दिया तो उस लड़की की बदरू उसके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। हरिया बोला, महाराज मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, परंतु महाराज लक्ष्मी देवी धन लेकर कब पधारेगी मेरे घर? मैंने कहा, बस कल तू धन पाएगा, दौलत पाएगा, जा अब यहाँ से दफा हो जा, हमें ज्ञान ध्यान करने दे। हरिया जल्दी से उठा और उल्टे पांव वापस हो गया। मैंने गोशा चश्म से देखा कि बदमाश पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हम दोनों को देख रहा था। हरिया जब मंदिर के चबूतरे पर आया तो पुजारी प्रभाकर ने उसको बाजू से पकड़ा और मंदिर की कोठरी में ले गया। मेरा माथा ठनका, कहीं हरिया सब कुछ न उगल दे, मगर मुझे यकीन था कि हरिया मर जाएगा मगर उसे कुछ नहीं बताएगा। दोपहर के वक्त मैं अपनी कोठरी में आ गया। प्रभाकर का रवैया अभी तक नॉर्मल था। ये इस हकीकत का सबूत था कि हरिया ने उसे धन्ना सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुर्दा फरोशों का ये उसूल होता है कि वो जिसके पास माल फरोख्त करें उसका नाम पता कभी नहीं बताते। अगर वो ऐसा करने लगें तो उनका हजारों बल्कि लाखों का कारोबार बर्बाद हो जाए। मैंने पेट के साथ लपेटा हुआ रुमाल खोला। उसमें भारतीय करेंसी में 245 रुपए थे। साधु सन्यासी वैसे भी रेल का किराया खर्च नहीं करते और बिला टिकट सफर करते हैं, मगर मैं टिकट खरीद कर सफर करना चाहता था। मेरे लिए वहां से निकलना कोई दुश्वार नहीं था। मैंने 100 रुपए का नोट अपनी सदरी की जेब में रखा। सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था। चुनाचे खामोशी से कोठरी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। प्रभाकर मुझे मंदिर के बाहर दरख्तों के पास मिला। नमस्कार करने के बाद बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, शहर वालों का हाल मालूम करने जा रहा हूँ बेटा, अभी लौट कर आ जाऊंगा। वहां से निकलते ही मैंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रुख किया। उस शहर से मैं वाकिफ हो गया था। कम से कम रेलवे स्टेशन को जाती सड़क का मुझे बखूबी इल्म था। एक मुद्दत के बाद मैं भारत के शुमाल मशरकी सरहदी शहर अमृतसर का रुख कर रहा था, जहां से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। मैं आज से काफी अरसा पहले इस शहर वाली सरहद को उबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। वहां हमारा वो पुराना स्मगलर साथी शायद अब भी मौजूद था, जिसने मुझसे स्मगलिंग का माल वसूल किया था और जिसके साथ काफी ड्रामाई वाकयात वकूअ पजीर हुए थे। लेकिन मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं साधु के हुलिये में था और मेरा रंग जो पहले गोरा हुआ करता था अब काफी सांवला हो गया था और कुछ जिस्म भी दुबला हो गया था। मेरा अमृतसर वाला स्मगलर हरीफ शायद ही मुझे पहचान सके। जब से मैंने सर और दाढ़ी मूछ मुंडवाई थी तब से लेकर अब तक मेरे सर और मूछ दाढ़ी के बाल काफी लंबे हो गए थे। मैंने उन्हें दोबारा मुंडवाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे, दाढ़ी भी हलक से नीचे आ गई थी और मूछें भी घनी होने लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमृतसर में मेरा रिकॉर्ड तकरीबन हर थाने में मौजूद हो सकता है। हो सकता है किसी CID वाले की जीरत निगाहें मुझे पहचान लें। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस बार सिख बनकर अमृतसर शहर में विरोध करूं। ये अच्छा ख्याल था। इस हुलिये की वजह से एक तो मैं CID वालों की नजरों से काफी हद तक महफूज रह सकता था, दूसरे मुझे सूरन मंदिर यानी दरबार साहब के ग्रंथी धन्ना सिंह से भी राहो रस्म पढ़ाने में आसानी होगी। सिखों के मजहब और ग्रंथ साहब के बारे में मेरी मालूमात इतनी जरूर थी कि मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को मुतमईन कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां से एक लोकल ट्रेन के जरिए हैदराबाद आ गया। हैदराबाद दक्कन से अमृतसर तक का सफर बड़ा तवील था। शाम के वक्त मुझे वरंगल जाने वाली गाड़ी मिल गई, जहां से मैं दक्कन एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। ये एक लंबा सफर था, उकता देने वाला, और मेरे लिए सफर में खदशात भी थे, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका मेरे कारनामों की याद दिलाता था। लेकिन इन वाकयात को इतनी देर हो गई थी कि अब मैं आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। रास्ते में किसी स्टेशन पर मैं अपना हुलिया सिखों जैसा नहीं बना सकता था। लामहाला उसके लिए मुझे दिल्ली आने का इंतजार करना था। मैं 3rd क्लास में बैठ गया। दक्कन एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सारी रात गुजर गई और अभी नागपुर भी नहीं आया था। मैं तो बर्थ पर चुपके से पड़कर सो गया। सारी रात ट्रेन आंध्र प्रदेश के पथरीले मैदानों, जंगलों और छोटी छोटी आबादियों से गुजरती रही। दूसरे रोज कहीं नागपुर आया, यहाँ से बरास्ता टारसी गाड़ी भोपाल पहुंची। यहाँ से बीना, झांसी, ग्वालियर, धूलपुर, भरतपुर और मिथिला से होती हुई आखिर दिल्ली के बहुत बड़े स्टेशन में दाखिल हो गई। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते दक्कन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में, जहां तक मुझे याद है, 2 दिन और 2 रातें लगते हैं। अगरचे मैं एक मुद्दत के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन फिर भी मोहतात था। इंटेलिजेंस वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। ट्रेन से निकलकर मैं जगताधारी साधु के हुलिये में जलता हुआ सीधा 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आ गया, जहां मैंने मुंह हाथ धोया, बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वहां मुसाफिरों का शोर मचा हुआ था।
जगह जगह मुसाफिर सामान के अंबार लगाए बैठे थे। मेरे लिए ये फजा बड़ी साजगार थी। चाय के स्टॉलों पर मुसाफिर चाय वगैरह पी रहे थे। दिन के 7-8 बजे का अमल होगा। बरसात का मौसम था। मुसाफिर खाने के सारे पंखे चल रहे थे। मैं चुपके से उठा और जैसे अपनी धुन में मस्त मुसाफिर खाने के दरवाजे से निकल आया। वहां से खाली रिक्शे में बैठा, उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। इस असना में मैंने सोच लिया कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर मुझे अपना हुलिया सिखों वाला तब्दील करना है। शहर दिल्ली के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कश्मीरी दरवाजे के बाहर कुदसिया गार्डन है। उसके दरवाजे पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और कुदसिया गार्डन में दाखिल हो गया। जब देखा कि रक्षा नजरों से ओझल हो गया है तो बाहर निकला, दूसरा रिक्शा लिया और उसे तिमारपुर चलने को कहा। मेरा रिक्शा तिमारपुर की तरफ जा रहा था। अलीपुर रोड तेजी से गुजर गया। तिमारपुर से कुछ पहले ओल्ड सेक्रेटेरिएट से थोड़ी दूर बाएं जानिब एक छोटा सा टीला आता है। दरअसल जहां से तिमारपुर की बस्ती शुरू हो जाती है। मैंने उस जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा। तिमारपुर अब एक अच्छी खासी मॉडर्न बस्ती बन चुकी थी। कई बाजार, होटल और 2 सिनेमा घर भी बन चुके थे। दिल्ली ने बड़ी तेजी से तरक्की की थी। उसकी आबादी बेतहाशा फैल गई थी और फैल रही थी। मैं तिमारपुर में कुछ खरीदना नहीं चाहता था। उसकी आबादी से पहलू बचाता हुआ अकब में एक मैदान के पार वाली नीम देहाती बस्ती में आ गया। मुझे मालूम था कि इस किस्म की देहाती बस्तियों में मुझे मेरे मतलब की चीजें मिल जाएंगी। चुनाचे एक दुकान पर मैंने खद्दर के कुर्ते और तंग मोरी वाले खद्दर के ही पाजामे बाहर लटके हुए देखे, जहाँ खेस और खद्दर की चादरें भी मौजूद थी। मैंने उस दुकान पर से अपने साइज का खद्दर का कुर्ता, खद्दर का ही तंग पांचे वाला पाजामा और एक खद्दर का साफा खरीदा। सिक्कों की पगड़ियों वाला कपड़ा उस दुकानदार के पास नहीं था। कृपान और कंघी कड़ा भी जहाँ नहीं था। मैं कुर्ता पजामा और साफा कागज में लपेट कर ले आया। आबादी से दूर एक जगह नशेब में दरख्त के पीछे बैठकर मैंने अपना साधुओं वाला लिबास उतारा और खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पाजामा पहनकर शानों पर खद्दर का साफा डाल लिया। धर्मी सिख आमतौर पर इसी किस्म का लिबास पहनते हैं। साधुओं वाला लिबास मैंने वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया। मैं दूसरी तरफ से होता हुआ वापस तिमारपुर की बस्ती में पहुंच गया। जहां एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया, रिक्शा लिया और चांदनी चौक में आ गया। जहां एक दुकान से काले रंग और छोटे बुर्का मलमल की किस्म का 7-8 गज कपड़ा खरीदा और उसे बगल में दबाकर एक बस में सवार हो गया। ये बस कश्मीरी दरवाजे से होती हुई तिमारपुर की तरफ जा रही थी। मैं कश्मीरी दरवाजे पर उतर गया। मैंने पगड़ी बांधने के लिए कुदसिया गार्डन का इंतखाब किया था, इसलिए कि कुदसिया गार्डन में इतने गुंजान दरख्त और ऐसी ऐसी घनी झाड़ियां हैं कि उन पर छोटे छोटे टीलों का गुमान होता है। एक इसी किस्म के टीले जितनी झाड़ी के अकब में बैठकर मैंने हाथों से अच्छी तरह जमा कर सर पर सिखों वाली पगड़ी बांधी। मैंने गर्दन पर से बाल उठाकर सर के बीच में कर लिए। मुझे यकीन है कि जब मैं कुदसिया गार्डन से बाहर निकला तो बिल्कुल सिख लग रहा हूँगा। कश्मीरी बाजार के अंदर एक पनवाड़ी की दुकान पर बड़ा आईना लगा था। मैं मूछों को बल देते हुए दुकान पर आया और पनवाड़ी से खालिस माछे के सिखों की जबान में कहा, भैया जी एक इलायची तो फड़ाओ इधर, जरा सी भी खुशबुआं उड़ा लीजिए। पनवाड़ी ने फौरन 4 इलायचियां पेश कर दी। मैं आईने में अपने आप को मूछों को ताव देते हुए देख रहा था। मैं हूबहू सिख लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दाढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी और गले में कृपान और कलाई में लोहे का कड़ा नहीं था। मैंने सारे इलायचियां लेकर मुंह में डाल ली और झूमता झामता शहर की तरफ चल दिया। मेरा सिखों वाला मेकअप बिल्कुल असली था। सर पर केस और पगड़ी थी, खद्दर का कुर्ता, कांधों पर साफा, ना तराशीदा मूछें और दाढ़ी। कमी अगर थी तो सिर्फ इतनी कि 5 कक्कों में से मैंने सिर्फ 1 कक्का पूरा किया था। 5 कक्के कंघा, कृपान, खेस, कच्छा और कड़े पर मुश्तमिल होते हैं। मेरे केस यानी सर के बाल तो थे मगर बाकी कक्के गायब थे। कृपान मैंने चांदनी चौक में एक गुरुद्वारे के पास एक दुकान से खरीद कर पहन ली। कड़ा भी वहीं से लेकर कलाई में पहन लिया। कच्छे यानी अंडरवेयर की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी दाढ़ी ज्यादा लंबी नहीं थी। इसका इंतजाम मैंने ये किया कि एक सिख की ही दुकान से जाली खरीद कर उसमें दाढ़ी को इस तरह बांध कर लपेट लिया कि उसके छोटे होने का किसी को शिवा नहीं पड़ सकता था। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी, साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी, साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं बहुत हद तक मुतमईन था क्योंकि अब मेरा पहचाना जाना एक मुश्किल अमर था। रात के इब्तदाई लम्हों में मैं पंजाब एक्सप्रेस में सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। अमृतसर मेरे लिए कोई नया और अजनबी शहर नहीं था। उस शहर के कूचाओ बाजार से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। उन दिनों सिखों की खालिस्तान की तहरीक ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। ये अभी इब्तदाई मराहिल में थी और संत भंडरावाला अभी एक गैर मारूफ आदमी था, अगरचे उसका क़याम दरबार साहब में ही था। सिख खालिस्तान की हिमायत में बड़े पुरजोश थे। कभी कभी एक आध जुलूस भी निकाल लिया जाता
जाता था। एक किस्म का तनाव भारतीय पंजाब के सरहदी अजला में जरूर था, जिसकी वजह से अमृतसर में पुलिस की नफरी ज्यादा कर दी गई थी और इंटेलिजेंस की सरगर्मियां भी जोरों पर थी। ये बात मेरे लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन चूंकि मैं एक सिख नौजवान के हुलिये में था, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं था। हाँ, मुझे चौकस रहने की जरूरत थी। पंजाब एक्सप्रेस मुंह अंधेरे अमृतसर रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई। अमृतसर के आसमान पर बादल छाए हुए थे, खुशगवार हवा चल रही थी। सितंबर के आखिरी दिन थे, रात को ठंड हो जाती थी, सिर्फ धूप में गर्मी बाकी रह गई थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत मैंने अपने दिमाग में तय कर रखा था। ट्रेन अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो थर्ड क्लास के डिब्बे से मैं बाहर आ गया। स्टेशन से निकलकर मैं तांगे में बैठा और टाउन हॉल के पास खूती अहाते में आकर उतर गया, जहां से मैं पैदल ही दरबार साहब यानी सिखों के सबसे बड़े गुरु स्थान सूरन मंदिर की तरफ चल दिया। करमू ड्योड़ी और दर्शनी ड्योड़ी में से होता हुआ मैं बाजार मायू सेवा में आ गया। ये अमृतसर के गुंजानाबाद बाजार थे, जहाँ ज्यादातर कपड़े और अनाज की दुकानें थीं जो अभी खुली नहीं थी। कई बंद दुकानों के बाहर दरवाजों के पास मैंने पत्तों में लिपटे रतन जो के फूल देखे। ये फूल दुकानदार सिख और हिंदू गुरु साहिबान और कृष्ण जी की फ्रेम में लगी हुई तस्वीरों पर डाला करते हैं। दरबार साहब के करीब काफी रौनक थी। सिख होश के पानी से पांव धोने के बाद दरबार साहब माथा टेकने जा रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। मैं जानता था कि धन्ना सिंह ग्रंथी दरबार साहब में ही होगा, मगर मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता था। मेरी मंजिल फिलहाल गुरु रामदास की सराय थी, जो दरबार साहब के पहियों में थी। मैं गलियों बाजारों से गुजरकर गुरु रामदास की सराय में आ गया, जहाँ बाहर से आए हुए सिख यात्री ठहरा करते हैं और उन्हें खाना लंगर से मुफ्त मिलता है। लंगर पास ही बाबा टल की इमारत में लगा हुआ था। मैं सराय के हॉल कमरे में आकर कोने में बैठ गया और अपने मंसूबे पर असर नौ गौर करने लगा। सराय सिखों से भरी हुई थी। जगह जगह बिस्तर लगे थे। कोई सिख बिछोने पर बैठा बाल खोले कंघी कर रहा था। कोई छत के पंखे के नीचे बैठा अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ मरोड़ कर उसे ऊपर को चढ़ा रहा था। एक सिख औरत ग्लास में चाय डालकर अपने बूढ़े बाप या शायद ससुर को दे रही थी। मैं हॉल से बाहर निकलकर सराय के मैनेजर से मिला, जो कि एक नौजवान सिख था। मैंने उसे अपना नाम जोगिंदर सिंह बताते हुए कहा कि मैं नागपुर से गुरु स्थान माथा टेकने आया हूँ। कुछ रोज सराय में ठहरूंगा। गुरु की नगरी के दूसरे गुरुद्वारों की भी यात्रा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे 10 रुपए लेकर मुझे एक रसीद दी और कहा कि हॉल कमरे में अपना बिस्तर लगा सकता हूँ। मेरे पास बिस्तर नहीं था और मौसम चूंकि अभी सर्द नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बिस्तर की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मैं बिस्तर साथ नहीं लाया। वो बोला, बिस्तर के 5 रुपए अलग होंगे। मैं किसी सिख के बिस्तर पर नहीं सोना चाहता था, इसलिए नहीं कि मैं सिखों से नफरत करता हूँ, वो भी खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि एक गंदे बिस्तर पर ना सोने का मुझे पूरा हक हासिल था। मगर ये बात मैं सराय के सिख मैनेजर से नहीं कह सकता था। मैंने 5 रुपए बिस्तर के भी अदा कर दिए। सराय के एक नौकर ने हॉल के एक कोने में खाली जगह देखकर मेरा बिस्तर लगा दिया। पंजाबी मेरी मादरी जबान थी। एक सहूलत मुझे ये भी हासिल थी कि मैं गुरमुखी लिख पढ़ लेता था। सराय के गौसल खाने में मैंने गौसल किया, पगड़ी को अच्छी तरह से बांधा, दाढ़ी के बालों को चाली में लपेटा और बाजार माई सेवा में आ गया। अब हिंदू की दुकान पर मैंने चाय पी, मक्खन बंद का नाश्ता किया और दरबार साहब की तरफ चल पड़ा। बाजार माई सेवा में सिखों की ऐसी बेशुमार दुकानें हैं जहां से आपको सिक्खी के बारे में तकरीबन सारा लिटरेचर और धर्मी लवाजमात मिल जाते हैं। एक दुकान से मैंने ग्रंथ साहब के 2 अध्यायों का गटका और एक गरनाम की झोई माला खरीदी। अब मैं पूरा सिख बना दरबार साहब के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर होज के पास उतर गया, जहां जूतियां उतार कर जूतियां रखने वाले सिख को देकर टोकन लिया। होज के पानी से पांव धोए और दूसरी जानिब की संगमरमर की सीढ़ियां उतरकर दरबार साहब में दाखिल हो गया। दरबार साहब एक बहुत बड़े तालाब के वस्त में बना हुआ है। तालाब के किनारे कई सिख स्नान कर रहे थे। सिख औरतें, मर्द और बच्चे माथा टेकते गुरबानी का विरद करते चले जा रहे थे। मैंने भी गुरबानी का विरद शुरू कर दिया। अकाल तख्त की एक मंजिला इमारत के बाहर 2 सिख तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। अकाल तख्त की संगमरमर की 12 दरी नुमा कदीम इमारत दरबार साहब में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब थी। उस इमारत में सिखों के गुरु साहिबान की ज़ियारतें थीं। रंजीत सिंह का ताज, तलवार और हीरे जवाहरात भी यहाँ रखे हैं। यही वो इमारत है जिसको भारतीय फौज ने दरबार साहब पर हमला करते वक्त अपना खुसूसी निशाना बनाया था, क्योंकि इसी अकाल तख्त की इमारत के तहखाने में भंडरावाला अपने इनकलाबी साथियों के हमरा मुकीम था। हर सिख दरबार साहब के सूरन मंदिर के दरवाजे में दाखिल होते वक्त दहलीज पर माथा नहीं टेकता। ऐसा सिर्फ सिखों का एक फिरका ही करता है। मजहबी सिख दहलीज पर माथा नहीं टेकते।
वो सूरन मंदिर में जाकर सिर्फ ग्रंथ साहब यानी सिखों की दीनी किताब के आगे सजदा करते हैं। चुनाचे इस फिरके का फायदा उठाते हुए मैं भी सूरन मंदिर की दहलीज पर माथा टेकने से बच गया। संगमरमर की फर्श वाली रवेश तालाब के वस्त में से होती हुई सूरन मंदिर को चली गई थी। सूरन मंदिर, जिसको दरबार साहब का स्थान भी कहते हैं, एक चौकोर बारादरी से जिसके अंदर मुनक्कश छत के नीचे एक ऊंचे स्थान पर बहुत बड़ा ग्रंथ खुला रखा था। एक सिख ग्रंथी पीछे बैठा मोरछल हिलाते हुए गुरबानी का पाठ करता रहता है। धन्ना सिंह ग्रंथी की भी यही ड्यूटी होनी चाहिए थी। मशरकी पंजाब में सिख ग्रंथियों का खानदान पुश्त दर पुश्त चला रहा है। मेरा ख्याल था कि दरबार साहब का एक ही ग्रंथी होगा, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि दिन का ग्रंथी अलग और रात का ग्रंथी कोई दूसरा सिख होता है। यह इत्तला मुझे हिंदू नौजवान ने दी थी, जो सर पर रुमाल बांधे मेरे पास ही दो जानू बैठा शब्द कीर्तन सुन रहा था। उस हिंदू से मैंने ये सवाल इसलिए किया कि मैं जिस ग्रंथी को ग्रंथ साहब के पीछे पीछे मोरछल हिलाते देख रहा था, वो एक तो बहुत बूढ़ा था, दूसरे उसके चेहरे से पाकीज़गी और शराफत टपक रही थी। ऐसा ग्रंथी किसी दूसरे शहर में जाकर बुर्दा फरोशों से लड़की खरीद कर नहीं ला सकता था। मेरा कयास दुरुस्त निकला, यह धन्ना सिंह नहीं था। मैंने हिंदू नौजवान से कहा, भ्राता जी, मैं नागपुर से आया हूँ, मुझे धन्ना सिंह ग्रंथी से मिलना है, क्या वो इसी जगह होता है? हिंदू नौजवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस बारे में सरदार जी मैं कुछ नहीं जानता, आप शब्द कीर्तन के बाद किसी सिख सेवादार से पूछें। शब्द कीर्तन खत्म हुआ तो मैं उठकर सूरन मंदिर के कमरे से बाहर आ गया। पता करते करते सेवादार के पास पहुंचा और उससे धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में पूछा कि वो सूरन मंदिर में कब आते हैं। सेवादार ने बताया कि वो रात 9 बजे आते हैं और फिर सुबह तक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। बातों ही बातों में भोले भाले उधेड़ उम्र सिख सेवादार से मैंने धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में ये भी मालूम कर लिया कि उसके बाप का नाम मिल्खा सिंह ग्रंथी था और वो 20 बरस तक हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में ग्रंथी के फराइज अंजाम देता रहा है। उसका मकान बाजार माई सेवा की एक गली में था। सिख बुनियादी तौर पर सादा दिल और अच्छे लोग होते हैं। चूंकि जंगजू मार्शल कौम है, इसलिए सियासतकारियां और चालाकियां बिल्कुल नहीं जानते। यही वजह थी कि मुझे सिख सेवादार से धन्ना सिंह के मुतालिक बहुत सी मुफीद मालूमात मुहैया हो गई थी, लेकिन एक बात का इल्म नहीं हो सका था कि धन्ना सिंह ने सोनिया को कहाँ रखा हुआ है। सेवादार की जबानी यही इल्म हुआ कि धन्ना सिंह बड़ा मजहबी और शरीफ सिख है, चाय तक नहीं पीता, बीवी बच्चों के साथ बड़ी जिम्मेदाराना जिंदगी बसर कर रहा है। घर से दरबार साहब आता है और वहां से सीधा घर जाकर सो जाता है। कभी कभी शहर से बाहर दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि उसने छोटा मोटा जुराबों, बनियान और किताबानों का कारोबार भी शुरू कर रखा है। मैं सराय गुरु रामदास में आ गया। धन्ना सिंह को मैं रात 9 बजे से पहले नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो 9 बजे के बाद ही दरबार साहब अपनी ड्यूटी पर आता था। सोचा कि क्यों ना उसके घर जाकर उससे मुलाकात की जाए, यूं सोनिया के बारे में भी कोई ना कोई सुराग मिल सकता था। चुनाचे मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा में आ गया। उस वक्त दिन के 11 सवा 11 बजे का वक्त था। ख्याल जरूर आया कि धन्ना सिंह ग्रंथी सारी रात दरबार साहब में गुरबानी का पाठ करने के बाद अब शायद सो रहा हूँ, लेकिन मैंने वापस सराय में जाना पसंद न किया। बाजार माई सेवा के एक दुकानदार ने मुझे धन्ना सिंह के मकान वाली गली का रास्ता बताया और थोड़ी देर बाद मैं धन्ना सिंह ग्रंथी के 3 मंजिला मकान के बाहर खड़ा था। मकान पुराना और कदरे बोसीदा था। मकान के दरवाजे पर गुरमुखी में लिखी हुई धन्ना सिंह ग्रंथी की प्लेट लगी हुई थी। घंटी का बटन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे पर लटकती कुंडी खड़खड़ाई। ऊपर से एक सिख लड़की ने झांक कर पूछा, क्या बात है? ये एक पंजाबी सिख लड़की ही पूछ सकती थी। मैंने हाथ बांध कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि ग्रंथी साहब घर पर ही हैं। सिख लड़की कोई जवाब दिए बगैर खिड़की से पीछे हट गई। मैं गुमगू की हालत में बंद दरवाजे के बाहर तंग गली में कोई 3-4 मिनट तक खड़ा रहा। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। एक 16-17 साल का सिख लड़का नमूदार हुआ। उसने टी-शर्ट और पतलून पहन रखी थी। बोला, किससे मिलना है? मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैंने हाथ जोड़कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि मैं ग्रंथी जी से मिलने नागपुर से आया हूँ। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का मोटी तोंद वाला भारी भरकम ऊंचा लंबा सिख हाथ में तस्बीह थामे वाहे गुरु करता दरवाजे में आया। उसने बालों का सर पर जूड़ा बना रखा था। जिस्म पर बनियान थी। नीचे तहमद बांध रखा था। दाढ़ी में कहीं कहीं सफेद बाल नजर आ रहे थे। आंखों में हल्के थे जो उसकी मस्तियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अगरचे उसके हाथ में तस्बीह थी और मुंह में गुरु की बानी थी, मगर उसका चेहरा एक अय्याश सिख का चेहरा था। मैंने सत श्री अकाल कहते हुए उसके घुटनों को हाथ लगाया और कहा, महाराज जी, आपको बड़ी जहमत दी। मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरे पिताजी आपके पिता मिल्खा सिंह जी के दोस्त थे और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में उनसे मिला करते थे। आप धन्ना सिंह जी ग्रंथी है ना? वो सिख मुस्कुराया, बोला, अंदर आ जाओ सरदार जी, बाहर क्यों खड़े हो? मैं धन्ना सिंह ग्रंथी ही हूँ। मेरे पिताजी गुरुद्वारा अकाल साहब के ग्रंथी थे। आओ अंदर आ जाओ। उसने मुझे बैठक में बिठा दिया। एक पलंग बिछा था। 2 पुरानी कुर्सियां और एक मामूली सी मेज रखी थी। दीवार पर गुरु साहिबान की तस्वीरें फ्रेम में लगी थीं। पंखा चल रहा था।
उसने मेरे लिए बाजार से लस्सी मंगवाई और मेरे फर्जी बाप के बारे में पूछने लगा। मैंने घड़ी घड़ाई कहानी उसे सुना दी और बताया कि मेरी पैदाइश नागपुर में हुई थी। पिताजी आपके पिताजी की अक्सर बातें करते थे। मरते वक्त मुझे कहा कि कभी अमृतसर जाओ तो मेरे दोस्त के बेटे धन्ना सिंह ग्रंथी से जरूर मिलना। फिर उनका देहांत हो गया जी। मैं अफ्रीका चला गया अपने चचा के साथ। 1 महीना हुआ अफ्रीका से वापस नागपुर आया तो सोचा दरबार साहब के दर्शन करूं, माथा टेकूं और आपसे मिल भी लूं ताकि मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा का पालन हो। धन्ना सिंह मुझे गौर से आंखें जरा सी सुकेड़ कर देख रहा था। किसी वक्त मुझे लगता कि ये सादा दिल आदमी है और उसने मेरी एक एक बात पर यकीन कर लिया है। किसी वक्त महसूस होता कि यह शख्स इंतहाई काया है और इसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मगर मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी। जब मैंने उसे बताया कि गुरु जी की सराय में ठहरा हुआ हूँ तो उसने मुझे अपने घर में उठकर आने के लिए बिल्कुल न कहा। बस जरा जरा मुस्कुराते हुए आंखें सुकेड़ते मेरी तरफ तकता रहा। फिर बोला, भोजन खाकर जाना जोगिंदर सैया जी। दोपहर का खाना उसने मेरे साथ ही खाया। सब्जियां, दही और चटनी और फुलके थे। उसकी बेटी जनी वही सिख लड़की जिसने खिड़की में से नीचे झांक कर मुझे देखा था भोजन लगा रही थी। उसका नाम जीत कौर था। नौजवान लड़की थी, चेहरे पर वक़ार और हुज्जत थी। मेरी तरफ बिला वजह तवज्जो नहीं दे रही थी। इस घर में कोई ऐसी पुरस्रार शय नजर नहीं आई जिससे मेरा ख्याल उस अमर की तरफ जाता कि यह सिख औरंगाबाद के बदमाश पुजारी प्रभाकर से सोनिया को खरीद लाया है। सीधा सादा शरीफ सिख घराना था। धन्ना सिंह की बीवी भी आम हुलिये की कम गो उधेड़ उम्र सिख औरत थी जिसने गले में किरपान डाल रखी थी। किरपान उसकी बेटी जीत कौर के गले में भी था। भोजन के बाद रात को दरबार साहब में आने का कहकर चलने लगा तो धन्ना सिंह दांतों को तीली से कुरेदते हुए बोला, अभी कितनी देर ठहरोगी अमृतसर में? ये शख्स नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा देर उसके इर्द गिर्द ठहरूं। मैंने कहा, महाराज जी, गुरु की नगरी के सारे गुरुद्वारों की यात्रा करने के बाद वापस नागपुर चला जाऊंगा। उसने हाथ बांध कर सत श्री अकाल कहा, गोया मुझे जाने की इजाजत दे रहा था। मैंने भी ये सत श्री अकाल बुलाया और सर झुकाए हुए एक इंतहाई शरीफ नफ्स सिख की तरह गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं सोनिया का सुराख कैसे और क्यों कर लगाऊं। एक बात साफ जाहिर थी कि अगर सोनिया उस ग्रंथी धन्ना सिंह के पास है तो फिर उसने उसे अपने घर में नहीं रखा हुआ बल्कि किसी दूसरी जगह डाल रखा है। इस सोच में मैं गुरु रामदास की सराय में वापस आकर हॉल कमरे के कोने में अपने बिछोने पर लेट गया। जहां बाहर की निस्बत ठंडक थी, सारे पंखे चल रहे थे, आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से हब्स हो रहा था। रात भर का सफर का थका हुआ था। मुझे नींद आ गई और शाम तक सोया रहा। शाम को उठकर स्नान किया, बाहर जाकर खद्दर के कुर्ते पाजामे का एक और जोड़ा खरीदा और सराय के लंगर में दाल रोटी खाई। जब रात के 8 बज गए तो मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा से होता हुआ दरबार साहब में आ गया। मैं दरबार साहब के अंदर जाने की बजाय चबूतरे की एक जानी बेरी के पुराने दरख्त की ओट में एक जगह ईंटों के थड़े पर बैठ गया। बाजार दूर तक मेरे सामने था। दुकानें खुली थी। बाजार में रोशनी हो रही थी। धन्ना सिंह ग्रंथी रात के 9 बजे आता था। मुझे उसने भी यही बताया था। मेरे तजस्सुस ने मुझे वहां दरख्त की ओट में बिठा रखा था। मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को बाजार से आते हुए देखना चाहता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने एक सूट बूट वाले सिख से वक्त पूछा। 9 बजने में 2 मिनट बाकी थे। कोई 10 मिनट बाद मैंने दूर से धन्ना सिंह को आते देखा। उसने सफेद पगड़ी और सफेद लिबास पहन रखा था। हाथ में तस्बीह थी और बड़े दीनदार और परहेजगार सिख महंत की तरह 90 तुले सीधे कदम उठाता चला रहा था। उसके पीछे पीछे एक दूसरा सिख भी आ रहा था। दरबार साहब के जीने के पास आकर धन्ना सिंह रुपया। उसने अपने पीछे आने वाले सिख की तरफ मुतवज्जे होकर कुछ कहा। यह सिख जवान चौड़ा चकला था। उसने धन्ना सिंह की बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और अपनी जगह पर अदब से खड़ा रहा। धन्ना सिंह ग्रंथी ने कुर्ते की जेब में से अपना बटवा निकाल कर खोला। उसमें से कुछ नोट निकाल कर सिख जवान को दिए और वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बुलाता दरबार साहब के चबूतरे पर आ गया। मैं उसकी निगाहों से ओझल था और उस जवान सिख को देख रहा था जो धन्ना सिंह से रुपए लेकर बाजार में चला जा रहा था। मैं उस सिख का पीछा करना चाहता था। धन्ना सिंह ग्रंथी से मैं फिर भी मिल सकता था। वो तो सारी रात दरबार साहब में ही रहेगा। मैं दरबार साहब के चबूतरे से उतरकर बाजार में आ गया और धन्ना सिंह के साथ ही सिख के पीछे पीछे कुछ मुनासिब फासला रख कर चलने लगा। बाजार रोशन था। मेरी निगाह सिख पर थी। माई सेवा के बाजार से गुजरकर वो दर्शनी ड्योढ़ी की तरफ मुड़ गया। मैं बराबर उसका ताकुब कर रहा था। दर्शनी ड्योढ़ी से वो कर्मों की ड्योढ़ी में से होता हुआ घी मंडी की तरफ आ गया। जहाँ आगे चाटी वेंद का दरवाजा था। ये अमृतसर शहर का एक दरवाजा था। उसके बाहर शहर का खुला इलाका शुरू हो जाता है। सामने एक पतली सड़क रजफोला सिंह के गुरुद्वारे के आगे से गुजरती जीटी रोड की तरफ चली गई थी। दाएं जानिब एक कच्ची सड़क अमरूद और लोकाट के बागों की तरफ उतरती थी, जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ अब सिखों ने कब्रों को मसमार करके एक बस्ती बसा ली थी।
पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ अब सिखों ने कब्रों को मसमार करके एक बस्ती बसा ली थी। धन्ना सिंह का साथी सिख बुर्ज भोला सिंह वाली पतली सड़क पर चलने लगा। सड़क पर जहाँ बिजली का खंभा आ जाता थोड़ी सी रोशनी हो जाती, बाकी सड़क रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं ताक़ुब जारी रखे हुए था, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ चल रहा था। ये सिख कहाँ जा रहा है, सोनिया का ख्याल एक बार फिर मेरे जहन में बार बार उभरने लगा। पतली सड़क जीटी रोड को काटती आगे एक बाउली की तरफ निकल गई थी, जहाँ बिजली के खंभे नहीं थे और घुप अंधेरा था। ये पगडंडी ऊंची थी और उसके दोनों जानिब टालियों के घने दरख्त उगे हुए थे। सिख उस बाउली वाली पगडंडी पर चलने लगा। ये सारे रास्ते मेरे देखे भाले थे। मुझे मालूम था कि आगे एक छोटी सी नहर आएगी जो कंपनी बाग की तरफ निकल जाती है। उस नहर के किनारे एक जानिब हिंदुओं का मंदिर है और पीछे एक छोटी सी देहाती आबादी है। पाकिस्तान बनने से पहले जब वहाँ मुसलमान आबाद थे तो उसका नाम मकबूलपुरा था। अब उसका नाम रामदासपुरा था। क्या यह सिख रामदासपुरे जा रहा था? हो सकता है उसका घर उसी आबादी में हो। ये तो अपने घर चला जाएगा, कहीं मैंने उसके पीछे आकर अपना वक्त तो जाया नहीं किया। यही सोचते हुए मैं अंधेरे में सिख का ताक़ुब किया जा रहा था। नहर के पास आकर सिख रामदासपुरे की तरफ जाने की बजाय हिंदू मंदिर से चंद कदम पीछे नीचे खेत में उतर गया। मैं नहर के किनारे एक दरख्त की ओट में से उसे अंधेरे में जाते देखता रहा। खेत जहाँ खत्म होता था वहाँ एक मकान की दीवार मुझे धुंधली सी नजर आ रही थी। यह मकान की अकबी दीवार थी। उसके दरवाजे के जानिब धीमी रोशनी हो रही थी। अब मैं भी नशेब में उतर कर खेत में से गुजरता सिख के पीछे पीछे चलने लगा। वो मकान की दीवार घूम गया। मैंने दूसरी तरफ से आकर देखा, सिख गायब था। इतनी देर में अगर वो दूसरे खेत की तरफ भी गया होता तो मुझे नजर आ सकता था। इसका मतलब था कि वो इसी मकान में दाखिल हुआ है। ये मकान एक मंजिला था और खेत में अकेला ही खड़ा था। उसकी दोनों जानिब खेत थे और पहलू की तरफ टाली के दरख्त खामोश खड़े थे। मैं मकान की अकबी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। ये तो उस सिख का अपना घर होगा और यहाँ से बाहर वो नहीं निकलेगा। मैं दीवार से अलग होकर चलने लगा तो मुझे किसी मर्द की गाली देने की आवाज आई। मेरे कदम वहीं रुक गए। गाली पंजाबी में किसी औरत को दी गई थी। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता दीवार की दूसरी तरफ आ गया, जहाँ दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैंने आहिस्ता से खिड़की के पास जाकर कान लगा दिए। अंदर से मर्द की आवाज फिर सुनाई दी। वो पंजाबी में कह रहा था, सानू खुश नहीं करोगी तो धन्ना सिंह तुझे जालंधर के दलाल के पास बेच देगा। मेरे कान खड़े हो गए। जिस मुअम्मे को मैं हल करना चाहता था उसके चेहरे पर से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा सरक रहा था। ये औरत कौन थी? क्या ये सोनिया थी? मैं उस औरत की आवाज सुनने को बेताब था। मुझे सिसकियों की आवाज आई। कोई औरत सिसकियां भर रही थी। मर्द की आवाज फिर बुलंद हुई। वो गालियां देकर कहने लगा, रोने से क्या होगा मुसलिए, तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब औरत की कमजोर सहमी हुई आंसुओं भरी आवाज आई। मैं सर से पांव तक जैसे कांप उठा। ये सोनिया की आवाज थी। अगरचे बेहद गमजदा और कमजोर आवाज थी, मगर उसकी आवाज को हर आलम में हर मोड़ पर पहचान सकता था। वो उर्दू में कह रही थी कि मुझे जाने दो, मेरी जिंदगी बर्बाद न करो, मैं बहुत दुखी औरत हूँ। उसके बाद मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। सोनिया इसी मकान में कैद थी। मैं दीवानावार मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर कमजोर सा बिजली का बल्ब जल रहा था। मैंने उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ लिया और फिर दीवार के ऊपर से होकर दूसरी तरफ सहन में बड़ी एहतियात से उतर गया। सहन छोटा सा था। 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। अंधेरे में सामने छोटा सा बरामदा दिखाई दिया। मैं दबे पांव दीवार के साथ साथ चलता बरामदे में आ गया। यहाँ 2 कोठरियां थीं। दोनों के दरवाजे बंद थे। एक कोठरी में से धीमी धीमी रोशनी बंद दरवाजों की दर्जों में से बाहर आ रही थी। सोनिया की आवाज उसी कोठरी से एक बार फिर सुनाई दी। वो रोते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। उस वक्त मैं रुक नहीं सकता था। मेरी सारी ताकत सिमट कर मेरे बाजू में आ गई। मैंने गांजे से बंद दरवाजे पर एक जोरदार जरब लगाई। दरवाजा धड़ाक से खुल गया। सामने चारपाई पर बिजली की धीमी रोशनी में वही सिख जवान जिसका मैं ताकुब कर रहा था, गिलास हाथ में लिए बैठा एक जर्द चेहरे और बिखरे हुए परेशान बालों वाली लड़की को खींच रहा था। दरवाजे के अचानक खुल जाने से वो भुजंका सा होकर रह गया। उसने अपने सामने एक सिख यानी मुझे देखा तो गाली देकर बोला, कौन हो तुम? मेरे पास जवाब देने की फुर्सत नहीं थी। इस असना में मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैं शदीद गजब और जोश के आलम में था। मैंने पूरी ताकत से बाएं हाथ की हथेली का किनारा जो फौलाद की तरह सख्त हो चुका था उस सिख की ठोड़ी के नीचे उसके हलक पर मारा। ये जरब इतनी शदीद थी कि वो पीछे चारपाई से नीचे गिर पड़ा। ग्लास उछलकर सामने फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। मगर वो ताकतवर सिख था। इतनी शदीद जरब खाकर भी उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे संभलने का मौका न दिया। शायद वो जेब में हाथ डालकर चाकू या अस्तहा निकालने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपने माथे की भरपूर टक्कर उसके माथे पर मारी। इससे वो तेवरा गया। एक चक्कर खाकर दोबारा नीचे गिर पड़ा। अब मैं उसे उठने का मौका नहीं दे सकता था। चंद सेकंड में वो मेरे ताबड़तोड़ घूसों की बारिश से बेहोश हो गया। सोनिया पहले तो चारपाई से उठकर दीवार के साथ सहमी खड़ी रही, फिर वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने उसे आवाज दी, सोनिया रुक जाओ। पहले तो वो मुझे भी धन्ना
बन्ना सिंह के साथियों में से कोई सिख ही समझ रही थी, जो उसे पहले वाले सिख के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेने आया था। लेकिन जो ही उसने अपना नाम सुना, बरामदे में उसके कदम वहीं जम गए। मैं लपक कर बरामदे में आ गया और उसे खींच कर अंदर ले आया। इस बात का मुझे एहसास हो गया था कि इस मकान में और कोई नहीं है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कमजोर बल्ब की रोशनी में सोनिया मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। यकीन आता भी कैसे, मेरा हुलिया पूरा सिख का था। वो मुझे सिख समझने में हद बजानिब थी। मैंने उसे चारपाई पर बिठाया और आहिस्ता से कहा, मैं आमिर हूँ सोनिया। मैंने सिख का हुलिया बदल रखा है, मुझे पहचानो। अब सोनिया ने मुझे पहचान लिया। वो बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने उसे हौसला देते हुए चारपाई की दूसरी जानिब फर्श पर बेहोश पड़े सिख को देखा। वो अभी तक बेहोश था। मैंने सोनिया से कहा, सब बातें बाद में होंगी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आ गया हूँ। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और हौसले से काम लो। हमें अभी यहाँ से फरार होना चाहिए। सोनिया पहले से जर्द और कमजोर हो गई थी। उसका रंग भी फीका पड़ चुका था और आंखों के गिर्द हल्के साफ नजर आ रहे थे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बेहोश सिख की पगड़ी खोलकर उसको आधा फाड़ा। आधी पगड़ी से सिख का मुंह कसकर बांध दिया और पगड़ी के दूसरे आधे टुकड़े से उसके हाथ पीछे बांधकर चारपाई के पाए से जकड़ दिया। मैंने सोनिया के लिबास को देखा। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, गले में दुपट्टा था। मैंने उसे कहा, इस दुपट्टे से अपना सर ढांप लो और मेरे साथ बाहर निकलो। सोनिया ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ करीबन खींचते हुए कहा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, यहाँ किसी वक्त कोई भी आ सकता है। अंधेरी रात में हम मकान से निकलकर बाहर खेत में आ गए। सोनिया ने दुपट्टा अपने सर के ऊपर लपेट रखा था। अब वो भी सिखनी यानी सिख औरत लग रही थी। रात के 10 साढ़े 10 का अमल होगा। आसमान पर जो बादल दिन भर से छाए हुए थे, अब उनमें हल्की सी गरज सुनाई थी। नहर पर आकर मैंने बाउली की तरफ जाने की बजाय कंपनी बाग वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि बाउली वाला रास्ता न सिर्फ तारीक बल्कि सुनसान था। कंपनी बाग वाला रास्ता आगे जाकर सुनसान नहीं रहता था, क्योंकि उसके आगे नहर की दोनों जानिब कोठियां शुरू हो जाती थीं। गर्मियों की रातों में 10 साढ़े 10 बजे तक लोग कंपनी बाग के आसपास सैर सपाटे में मशगूल रहते। मैंने नहर के किनारे चलते हुए सोनिया को अपने बारे में मुख्तसर लफ्जों में बहुत कुछ बताया। उससे अलग होकर मैं कहाँ कहाँ दरबदर होता रहा, फिर उसकी तलाश में किन किन होशरुबा हालात से गुजरा। सोनिया ने भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि अब उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अपने वतन पहुंच जाएंगे और उसे भी मिस्र उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि मिस्र में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालिदा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हकीकत ये है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ अब जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमें अपनी पड़ी हुई थी। सोनिया ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सीधे बॉर्डर की तरफ जाएंगे? मैंने उसे बताया कि जहां हमारा एक अपना आदमी मौजूद है। बातें करते करते हम नहर के उस इलाके से गुजर रहे थे जहां दोनों जानिब कोठियां थी। उसके लॉन में कहीं कहीं लोग मच्छरदानियां लगाकर सो रहे थे, कहीं लॉन में पंखे लगाकर बैठे खुशगपियों में महफ थे। आगे एक सड़क आ गई। नहर जहां सड़क के नीचे से होकर दूसरी जानिब कंपनी बाग के फूलों भरे तख्तों की तरफ जाती थी। मैंने सोनिया को साथ लिया और बाएं जानिब डंडा पुलिस लाइन के सामने से होकर ईदगाह वाले पुराने रेलवे फाटक पर आ गया। फाटक खुला था। फाटक पार कर लिया। सामने आराम बाग के इलाके की रोशनियां नजर आ रही थी। हमारा आदमी उस बस्ती के एक बाजार में था। आपने शुरू में उसके बारे में सुना था। उसका नाम तो कुछ और था, मगर हम उसे करोंडिया के लकब से याद करते थे। करोंडिया ने राम बाग के एक बाजार में होटल खोल रखा था और जहां उसका हिंदुआना नाम था, जो यहाँ नहीं बताया जा सकता, बल्कि एहतियात के तौर पर इस दफा मैंने इलाके का नाम भी बदल दिया है। मुझे और सोनिया को जाते देखकर किसी को जरा सा भी शक नहीं हो सकता था कि हम दोनों सिख और सिखनी नहीं हैं। जब मैं करोंडिया के होटल में दाखिल हुआ तो वो भी मुझे पहचान न सका। वो काउंटर के पास ही कुर्सी पर बैठा कोका कोला पी रहा था। काउंटर पर उसका मुंशी हिसाब किताब करने में मसरूफ था। होटल के बड़े कमरे में दूसरे नौकर फर्श धो रहे थे। रात के 11 बजने वाले थे। करोंडिया ने हमारी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, भोजन भाजी खत्म हो चुका है, कमरे भी सारे बुक हैं। मैं और सोनिया कोने में जाकर कुर्सियों को सीधा करके बैठ गए। अब करोंडिया ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और उठकर खुद हमारे पास आया और बोला, सरदार जी, मुझे क्षमा करें, इस वक्त हमारे पास कमरा भी नहीं है और भोजन भी खल्लास है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। करोंडिया चूंकि काम ही इस किस्म का करता था, इसलिए उसका माथा ठनका और सिगरेट सुलगाते हुए उसने पीछे मुंशी को देखा। फिर बोला, हीरालाल, काम खत्म हो गया है तो तुम चले जाओ, रात काफी हो गई है। करोंडिया हमारे पास आ गया, मगर उसने अपने किसी अंदाज से भी ये जाहिर न होने दिया कि वो हमें अपना आदमी समझता है। बोला, चाय इस वक्त मिल सकती है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब मुंह ले जाकर उसका असली मुसलमानों वाला नाम लेकर कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो एक सेकंड के लिए साकित सा होकर मुझे तकने लगा, जहां दीदा आदमी था, और फिर मैंने उसके पास काफी वक्त गुजारा था। फौरन पहचान गया और मेरा हाथ दबाकर बोला, आमिर। मैंने कहा, अब ये नाम फिर मत भूलना।
वो उठा और एक नौकर की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओए तोताराम, चाय के 2 कप बना कर लाऊं। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सरदार जी क्षमा करो हमें कि हम इस वक्त आपको चाय के साथ डबल रोटी के 2-4 स्लाइस ही पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, सोचा दरबार साहब जाकर कुछ भोजन पानी कर लेंगे, मगर रास्ते में आपका ढाबा देखा तो रुक गए। सोचा शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। करोंडिया ने अब हमसे कोई बात न की। वो वापस जाकर काउंटर पर बैठ गया। उसका मुंशी रजिस्टर बंद करके उसे राम राम कहता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद हमारे सामने चाय और स्लाइस आ गई। मैं और सोनिया चाय पीने और स्लाइस खाने लगे। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या ये हमारा एजेंट है? मैंने सरगोशी में कहा, ये हमारा बाकायदा एजेंट नहीं है, असल में ये स्मगलरों का यहाँ सरदार है, लेकिन इसकी हमदर्दियाँ हमारे मुल्क के साथ हैं और मेरा पुराना दोस्त है। यह हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सोनिया दोनों स्लाइस खा गई। शायद एक अरसे के बाद उसे इत्मीनान से कुछ खाने का मौका मिला था। जब होटल का आखिरी नौकर भी चला गया तो करोंडिया अपनी तमीज को हवा देता हुआ एक भारतीय फिल्मी गाना गुनगुनाता हमारे करीब आया और बोला, आमिर, तुम ऊपर वाली मंजिल में वो कमरा तो नहीं भूले जहां तुम अक्सर आकर ठहरा करते थे? मैंने कोई जवाब देने की बजाय सोनिया को इशारा किया। हम उठे और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ साथ साथ 3 कमरे थे। मुझे माजी का वो जमाना याद आ गया जब मैं अपने मिशन के लिए पहली बार करोंडिया के आदमियों की वसातत से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ आया था। मैं कोने वाले कमरे में आकर ठहरा था। उसके बाद अपने मिशन के सिलसिले में जब भी मेरा अमृतसर आना होता तो मैं इसी कमरे में रात बसर करता। हम कमरे में आ गए। कमरे में वही पलंग, सिंगार मेज, 2 कुर्सियां और छोटी गोल मेज पड़ी थी। मैंने छत का पंखा चला दिया। थोड़ी देर बाद करोंडिया भी आ गया। उसने आते ही पूछा, ये औरत कौन है? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बताया कि ये हमारे वतन की एक अमानत है जो दुश्मन के मुल्क में कैद थी। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं इसे अपने साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। वो सोच में पड़ गया। सिगरेट फर्श पर फेंक कर पांव तले मसला और कुर्सी पर बैठ गया। आजकल बॉर्डर की हालत बड़ी खतरनाक है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंडियन फौज भी गश्त लगाती है। खुद हमने अपने आदमियों को आने से मना कर रखा है। मैंने कहा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हो। तुमने पाकिस्तान के लिए यहाँ रहकर बहुत काम किया है और कई बार अपनी जान तक खतरे में डाली है। ये भी वतन अजीज की जानिब से हम पर आयद एक फर्ज है जिसे हमें अदा करना है। अगर मुझे नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करो कि कम से कम सोनिया को भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुंचा दो। वो उठते हुए बोला, अभी तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे। अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ 2 पलंग हैं। मैंने कहा, सोनिया इस कमरे में ही सोएगी, मैं कमरे के बाहर चारपाई बिछाकर लेट जाऊंगा। करोंडिया बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मुंह अंधेरे तुम्हें कमरे के अंदर चले जाना होगा क्योंकि सुबह सुबह मेरे हिंदू नौकर आ जाते हैं। तुम लोगों को यहाँ बेहद एहतियात करनी होगी। सोनिया को भी समझा देना कि ये किसी से गैर जरूरी बात न करे। वो चला गया। मैंने सोनिया को अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दी और कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीवार के साथ एक चारपाई लगी थी, उसे कमरे के आगे डाला और खाली चारपाई पर लेट गया। ऊपर आसमान नजर आ रहा था। बादल अब गरज नहीं रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही थी। ठंडी हवा का झोंका कभी कभी आ जाता। सोनिया ने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी। 2 दिन तक हम उस होटल में तकरीबन रूपोशी की हालत में रहे। शाम के वक्त मैं थोड़ी देर के लिए हॉल दरवाजे की जानिब निकल जाता। तीसरे दिन हमारे दोस्त करोंडिया ने बताया कि उसने एक खास आदमी को यह पैगाम देकर बॉर्डर पार भेजा है कि हम दोनों को सरहद पार ले जाने का कोई दूसरा जरिया इख्तियार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरहद सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के दस्तों की गश्त दिन रात जारी रहती है और ऐसी सूरत में किसी अनाड़ी लड़की का बॉर्डर क्रॉस कराना खतरनाक हो सकता है। मुझे उसका ये तरीक़ेकार कुछ नामुनासिब लगा क्योंकि मैं इस मामले में हाई कमांड को मुलव्विस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एक रोज मुझे करोंडिया ने आकर बताया कि सरहद पार से एक आदमी मुझसे मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया है, तो मैं दिल में कुछ हैरान सा हुआ क्योंकि ये मसला इतना संगीन और इस कदर अहमियत का हामिल नहीं था। बहरहाल मुझे इस अमर की खुशी हुई कि सोनिया अब वापस अपनी माँ के पास पहुंचा दी जाएगी। कम से कम उसकी मुसीबतें तो खत्म होगी। जो आदमी सरहद पर से आया था उसने अमृतसर में दाखिल होते ही मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। करोंडिया उसे लेकर मेरे कमरे में आ गया। सोनिया दूसरे कमरे में सो रही थी। सरहद पार से आने वाला आदमी हिंदू जोगी के भेष में था और मेरे कमरे में तुलसीदास की रखी हुई रामायण के अशार गुनगुनाता दाखिल हुआ। हम दोनों ही ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया हम वही हैं जो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसने एक खास कोड लफ्ज बोला। मैंने भी उसका जवाब जब कोड लफ्ज में ही दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। करोंडिया का उसने पहले ही नीचे भेज दिया था। दरवाजा बंद करते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया और बोला, हम कई रोज से तुम्हारी तलाश में थे। हमने भारत के कई शहरों में अपने खुफिया आदमियों से तुम्हारे बारे में पूछा, मगर किसी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं एक तवील और दुश्वार जद्दोजहद के बाद सोनिया को दुश्मन की कैद से निकालने में कामयाब हुआ हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में इसके साथ सरहद पार करके अपने वतन पहुंच जाऊं। अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया की तुम फिक्र न करो, हम इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे।
अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया कि तुम फिक्र न करो, हम इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से यूरोप के एक मुल्क में जाना होगा। मैं अपने एजेंट का चेहरा तकने लगा कि ये उसने क्या कह दिया है, मैं यूरोप जाकर क्या करूंगा। जब मैंने उसे यही सवाल किया तो उसने मेरे कांधे को आहिस्ता से दबाया और बोला, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा, अब तुम जल्दी से सोनिया को तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम रात 9:15 बजे वाली गाड़ी में चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। मैंने पूछा, चंडीगढ़? अपने एजेंट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी। मैं चुप हो गया। उसने मेरे करीब होकर कहा, इस होटल वाले दोस्त को भी मत बताना कि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं तुम्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। यह कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद करोंडिया मेरे कमरे में आ गया और पूछने लगा कि क्या प्रोग्राम बना है। मैंने उसे कहा कि अपना एजेंट हमें रात को पुतली घर के करीब किसी जगह छुपा कर रखना चाहता है, जहां से वो रात के पिछले पहर हमें लेकर सरहद की तरफ रवाना होगा। करोंडिया को मैंने चंडीगढ़ के बारे में कुछ न बताया। वो बोला, ये लोग तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, हमारी पहुंच तो बड़ी महदूद है। उसने तुम्हें बता दिया है कि पुतली घर कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, हाँ, एक खास जगह पहुंचने के लिए मुझे कहा गया है। करोंडिया ने फौरन कहा, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे नौकरों की नजरों में आ गए हो, कहीं कोई मुसीबत में नाजिर हो जाए, मुझे यही डर है। मैंने सोनिया को सारी बात समझाई। वो उसी वक्त तैयार हो गई। मैंने उसे साथ लिया और होटल से निकलकर हॉल बाजार में से गुजरते दरवाजे पर आकर एक साइकिल रिक्शा करवाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। अगरचे गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन ये वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजारना चाहता था। मैंने चंडीगढ़ के 2 टिकट खरीदे और सोनिया के साथ प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर आकर बैठ गया। मैं सर से पांव तक सिख बना हुआ था और सोनिया भी सिखनी ही लगती थी। मैंने एहतियात के तौर पर उसे हिदायत कर रखी थी कि वो अपने दुपट्टे का जरा सा घूंघट यूं निकाल कर रखे कि आसानी से कोई उसकी शक्ल न देख सके। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म की रोशनियों और मुसाफिरों के हुजूम में अपने एजेंट साधु को ढूंढ रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने जेब से ग्रंथ साहब का गटका निकाल लिया। मैंने ग्रंथ साहब का बावाज़े बुलंद विर्द शुरू कर दिया। मैं इंटेलिजेंस वालों की नजरों को धोखा देना चाहता था। बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से 1.25 घंटा गुजरा। हमारे बेंच पर सोनिया की दूसरी जानिब एक हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी, उसे साड़ी के पल्लू आगे किए दूध पिला रही थी। उसने सोनिया से बात शुरू कर दी कि वो कहाँ जा रही है। सोनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जल्दी से हिंदू औरत से कहा, बहन जी, ये मेरी पत्नी गूंगी है। हिंदू औरत किसी कदर अफसोस का इजहार करते हुए बोली, राम राम, इतनी सुंदर पत्नी और गूंगी, प्रभु की लीला है। मैं दोबारा ग्रंथ की बानी पढ़ने लगा। सोनिया को मैंने इशारा दे दिया था कि वो अब जबान से एक लफ्ज भी ना निकाले। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि सोनिया के मुंह से बेएहतियाती से निकला हुआ कोई लफ्ज हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में तेजी आ गई। सिख और हिंदू कुली रेलवे लाइन के करीब प्लेटफॉर्म के किनारे पर कतार बनाकर बैठते चले गए। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी आ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर कोई सामान उठाए डिब्बे की तरफ बढ़ा। अजीब अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया जो हमारे लिए बड़ा साजगार था। हिंदू औरत भी अपने बच्चे को लेकर कुली के सर पर सामान रखवा कर गाड़ी की तरफ चली गई। हमारा बेंच खाली हो गया। मैंने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा, अब तुम गूंगी ही बनी रहना, हमारा आदमी बस आता ही होगा। सोनिया ने सरगोशी में कहा, अगर वो ना आया तो क्या करेंगे? मैंने बड़े सुकून से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी ये जुमला मेरी जबान पर ही था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंट साधु आता दिखाई दिया। वो बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ हमारे करीब ही बेंच पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ था। उसने आहिस्ता से कहा कि सामने वाले डिब्बे से पीछे की जानिब तीसरे डिब्बे में सवार हो जाओ। मैं तुम्हें चंडीगढ़ के स्टेशन पर मिलूंगा। जालंधर से गाड़ी बदलनी होगी। वो उठकर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को लिया और एजेंट के कहने के मुताबिक एक डिब्बे में मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गया। डिब्बे में काफी रश था। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर ही बैठ गए। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जालंधर तक का फासला 40 मील तक का था। ट्रेन चूंकि तकरीबन हर छोटे स्टेशन पर ठहरती थी, इसलिए यह सफर 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जालंधर पहुंची, जहां से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जालंधर के प्लेटफॉर्म खाली रह गए। मैंने एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ को ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश कर रही थी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में ही खा लिया था, जहां मौसम भी खुशगवार था। आसमान उसी तरह अबरालू था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पर जरा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ हम क्यों आए हैं और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने उसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार करवाया जाएगा। मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस न की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक उसके साथ वतन वापस नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेडी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने उससे 2 कप चाय लिए और वहीं बैठे पीने लगे। रेडी वाला हमसे ज्यादा दूर नहीं था।
इतने में मुझे प्लेटफॉर्म के दरवाजे की जानिब से अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु के ही भेस में चला रहा था। उसने हमें देख लिया। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया। हमने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेडी वाले को दे दिया। सोनिया का कप भी उसके हवाले किया। रेडी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग, रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेडी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेस बदल कर सुराग रसानी करने के कुछ आदाब और उसूल होते हैं। ये बात उनके मनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह किसी रेडी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलटकर वापस आया तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज गार्डन है, तुम लोग रोज गार्डन के पिछले गेट के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफॉर्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी थी। मैंने उसे वहीं बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दूरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पौ फट गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जालंधर ही से तैयार हुई थी। रवानगी से आध घंटा पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और थर्ड क्लास के एक डिब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना ली। डिब्बे में चंद एक ही मुसाफिर थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुंह धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर दाढ़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा। सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली परत पर लिटा दिया ताकि वो खामखा दूसरों की नजरों में आने से बच जाए। डिब्बे में मजीद कुछ हिंदू मर्द, औरतें और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई। चंडीगढ़ का इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन कहलाता है। उस इलाके में मैदानों और पहाड़ों दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था। इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी क्योंकि ये मशरकी पंजाब का सदर मकाम था। दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया और हम स्टेशन से बाहर आ गए। एक साइकिल रिक्शे पर बैठे और उसे रोज गार्डन चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था। मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थी। रिक्शे वाले ने रोज गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा, भैया तुम हमें उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज गार्डन के अकबी गेट के पास आए तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाग की रविशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट की एक जानिब गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी थी। हम झाड़ियों की ओट में इस तरह बैठ गए जैसे सस्ता रहे हों। यहाँ ज्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूं टहलने लगा जैसे सैर करने वहां आया हुआ हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। उसमें से हमारा एजेंट इस हुलिये में निकला कि उसने पतलून और सफेद कमीज पहन रखी थी। दाढ़ी मूछ उसकी साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला, मामा जी आइए, मैं टैक्सी ले आया हूँ। मामी जी कहाँ है? मैंने सोनिया की तरफ इशारा किया। वो झाड़ी की ओट से निकल आई। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अगली सीट पर बैठा था। उसने गर्दन घुमा कर देखा। बोला, मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीजा आज लग जाएगा। क्षमा कर दीजिए, आपको वीजे के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा, कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वाहिगुरु की कृपा से वीजा लग जाना चाहिए। वो बोला, आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीजा जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारा एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोशगुजार करने के लिए कह रहा था। ये उसका अपना तरीक़ेकार और हिकमत अमली थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी अब बड़े कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानिब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड देखा। वहाँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। मुझे उस मुल्क का नाम जाहिर करने की इजाजत नहीं, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुख्सत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गया। अब वो हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था। आहिस्ता से बोला, उस तरफ हाई कमीशन के दफातर हैं, जहां हम नहीं जाएंगे। सामने यही सड़क दाएं जानिब छोटी सी कोठी की तरफ जाती है। ये हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह है, हम उधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के अकबी बरामदे में आकर बांसों की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी, ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा, लगता है हम इसी मुल्क की वसातत से वतन पहुंचेंगे, अब कोई बात न करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारा एजेंट बाहर निकला और इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा।
हम एक सजे सजाए कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। इस कमरे से मोहलक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा कि तुम यहाँ आराम करो और मुझे दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अब तुम्हें सिख ही बनकर रहना पड़ेगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन की वसातत से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहां से बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचा देंगे। सब इंतजाम हो चुका है। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या हिदायत है? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत जरूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए कहा, इस सिलसिले में तुम जरूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फोन पर बात करेगा। मैंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गया? वो तो अपने वतन अजीज में है। एजेंट बोला, वो वहीं से तुमसे बात करेगा। बेड के पास तपाई पर फोन पड़ा था। इस फोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि क्या वो मुझे तफसील से कुछ नहीं बता सकता। उसने जवाब दिया, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, और हाँ, सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र न करो। अब वो तुम्हारा दर्द सर नहीं है। हमने उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सिफारती सतह पर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन ये भी जरूरी था क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें उसकी इज्जत और वकार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फोन के पास ही बैठे रहना, मैं सोनिया के लिए नाश्ते का कहकर आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायजा लिया। बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर या तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि ये मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशनर चल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। उसके साथ ही हमारा एजेंट भी कमरे में आ गया। उसने फोन की घंटी की आवाज सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, ये तुम्हारा ही फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कोड नंबर ये है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज पहचान ली। ये हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने उनका कोड नंबर सुन लिया था। ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अरसा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है। वो जैसा कहे वैसा ही करना। तुम जो चीज अपने साथ लाए हो वो उसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुंच जाएगी। तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज हवा में गायब होकर बिखर सी जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार से वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का राब्ता यकलख्त मुनक़ता भी हो जाता। चौधरी साहब की आवाज आई, तुम्हारी खिदमत वतन के लिए बहुत कीमती है, हम इनकी कदर करते हैं। अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं आया। हमारा आदमी तुम्हें सब कुछ बता देगा। खुदा हाफिज। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया। अपना एजेंट मेरे करीब ही सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। मैंने बेजारी से कहा, सारे मिशन अहम और नाजुक ही होते हैं। उसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, जब तुम्हें नए मिशन की तफसीलात बताई जाएंगी तो तुम खुद ही कह उठोगे कि ये बड़ा मुश्किल मिशन है। उसने जैसे मेरे तजुर्बे और मेरे कमांडो की हैसियत से मेरी जुर्रत और महारत को चैलेंज किया था। मैंने कहा, माफ करना भाई, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं। वो मुस्कुराया, सोफे से उठा और बोला, तुम्हारा नाश्ता आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाश्ते के बाद कुछ देर इस बिस्तर पर लेटकर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। सोनिया की फिक्र न करना, वो यहाँ से एक फैमिली की खवातीन में पहुंचा दी जाएगी। यह कहकर वो बाहर निकल गया। अपने बॉस चौधरी साहब से बात करने के बाद मुझे सोनिया की जानिब से इत्मीनान हो गया था। एक तरह से वो पाकिस्तान पहुंचा दी गई थी। इन लोगों का तरीक़ाकार भी मेरे लिए कुछ अजनबी नहीं था। ये ऊंची सतह की सिफारतकारियां थीं। ऊपर की सतह पर 2 दोस्त मुल्क गैर ममालिक में रहते हुए भी एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं और अपने महदूद वसाइल और इख्तियारात के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे के काम आते हैं। हमारे दोस्त मुल्क का हाई कमिश्नर भी इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहते हुए हमारा काम कर रहा था, जिसकी वजादत से 2 रोज बाद सोनिया वापस पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरा मसला अभी तक जूं का तूं था। ये बात मुझ पर वाज़े नहीं हो रही थी कि मेरा मिशन क्या है और ये किस किस्म का मिशन है कि जिसके लिए मुझे इस कौंसल जनरल की वसादत से यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। एक हफ्ता गुजर गया। इस असना में हिदायत के मुताबिक काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह वाले गेस्ट रूम में ही रहा। सिर्फ एक मुलाजिम मुझे चाय और खाना वगैरह और जरूरियात की अशिया दे जाता। 8वें रोज हमारा एजेंट आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बहुत जी चाहा कि उससे पूछूं कि मुझे कब तक इस बेडरूम में रखा जाएगा, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गया। उसने भी मेरी क़ैद तन्हाई के बारे में कोई बात न की। ब्रीफकेस को खोला और उसमें से एक पासपोर्ट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने पासपोर्ट खोल कर देखा। यह पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के महकमा पासपोर्ट की जानिब से इशू किया गया था। उस पर मेरी इसी हुलिये की तस्वीर लगी थी जिस हुलिये में मैं उस वक्त था। मेरी तस्वीर के नीचे जोगिंदर सिंह लिखा था। बाप के नाम की जगह धर्मिंदर सिंह लिखा था। मेरी तस्वीर हमारे एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज ये कहकर बनवा ली थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रीफकेस में पूरे साले, एक किताब और एक नोटबुक थी।
एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज ये कहकर बनवाली थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रीफकेस में 2 रिसाले, एक किताब और एक नोटबुक थी। एजेंट ने नोटबुक खोलकर मुझे दिखाई और कहा कि इसमें दिल्ली और अमृतसर के फर्जी व्यापारियों के नाम हैं और उनके फर्जी टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखे हैं। एक फाइल भी थी जिसमें मैनचेस्टर की किसी फर्म के लेटर पैड पर ऑफिशियल खत लिखे थे जिनमें माल जल्द सप्लाई करने के लिए कहा गया था। ये फर्म होजरी का सामान इंडिया से दरामद करती थी। एजेंट ने बताया था कि इन कागजात की पड़ताल नहीं होगी, ये वैसे ही एहतियात के तौर पर मेरे साथ कर दिए गए हैं। असल काम लंदन पहुंचकर शुरू होगा। पासपोर्ट पर लंदन एयरपोर्ट की दोबारा एंट्री के अलावा भारत में ब्रिटिश काउंसिल जनरल के ऑफिस की तरफ से जारी किए गए वीजे की मोहरें भी लगी थी। ताज़ा वीज़ा भी लगा था। ये सब काम जाली था, मगर इस महारत से कागजात तैयार किए गए थे कि मैं भी धोखा खा गया। उसके बावजूद लंदन एयरपोर्ट वालों की उकाबी निगाहों का ख्याल करके मैंने सवाल कर ही दिया कि कहीं वहाँ भांडा तो नहीं फूट जाएगा। इस पर अपने एजेंट ने मेरी तरफ संजीदा निगाह डाली और कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और ये कहता हुआ बाहर निकल गया कि मैं तैयार हो जाऊं। मेरा जहाज रात 9:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बंबई रवाना होगा, जहां रात के 2 बजे मुझे लंदन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी होगी। अजीब कश्मकश का आलम था। मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था कि मैं लंदन में जाकर किससे मिलूंगा, मुझे क्या काम करना होगा, लेकिन मैं खामोश रहा कि इन लोगों ने कुछ न कुछ इंतजाम कर ही रखा होगा। दोपहर के बाद नौकर मेरे लिए एक गर्म शाह रंग की अचकन और गर्म ऊनी मफलर लेकर आ गया। ये चीजें उसने मेज पर रख दी और बोला, साहब ने कहा है कि ये पहन लें। ये एहतमाम लंदन की सर्दी के लिए किया गया था। सितंबर के इख्तिताम पर रात को वैसे ही ठंड हो जाती थी। मैंने अचकन और मफलर अपने बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर रख दिए। 8 बजे नौकर खाना देकर चला गया। 8:30 बजे अपना एजेंट फिर नमूदार हुआ। अब उसने मुझे चंडीगढ़ से बंबई तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और बोला, बंबई से लंदन तक का टिकट तुम्हें बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मिल जाएगा, तुम लाउंज से बाहर मत निकलना। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में एक फ्री ड्यूटी शॉप है, वहाँ एक फला आदमी मेरे इंतजार में होगा और जब मैं उसके स्टॉल पर पहुंचूंगा तो वो ड्यूटी फ्री अशिया की एक बुकलेट मुझे देगा। उसको मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई है। मैं जब उससे बुकलेट लेकर खोलकर उसकी वर्करदानी करूंगा तो उसके अंदर एक सफ़े पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी करदा ₹1 के टिकट का आधा हिस्सा जिस्मा होगा। फिर अपने एजेंट ने अपनी नोटबुक खोलकर ₹1 के स्टैंप का बाकी का आधा हिस्सा निकाल कर दिया और बोला, ये उस टिकट का बाकी आधा हिस्सा है, तुम ये आधा टिकट बुकलेट वाले आधे टिकट के साथ रखकर बुकलेट उस शख्स के हवाले कर देना। उसके बाद तुम लाउंज से निकलकर बाहर लॉबी में आकर जहां पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ है उसके अकब में खड़े हो जाना। ड्यूटी फ्री शॉप वाला आदमी हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हारे पीछे वहां पहुंच जाएगा और बंबई से लंदन तक का टिकट और दूसरे जरूरी कागजात और कुछ पाउंड तुम्हारे हवाले कर देगा। बाकी की हिदायत भी वही तुम्हें देगा। अब अचकन पहनकर ये ब्रीफकेस उठाओ और खामोशी से बाहर सड़क पर निकल जाओ। वहाँ एक टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा देगी। खुदा हाफिज। जहां मेरी ड्यूटी खत्म होती है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अचकन पहनी, मफलर तय करके ब्रीफकेस में रखा, ब्रीफकेस बंद करके उठाया और बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। सामने वाला दरवाजा खुला था, वहां कोई नौकर भी नहीं था। मैं खामोशी से कदम उठाता गेस्ट हाउस के अकबी बरामदे से गुजरता पिछले बाग वाले रास्ते में आ गया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मौसम ठंडा हो गया था। काउंसिल जनरल के गेट पर पहरा बदस्तूर था। मुझे देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। बाहर सामने सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता टैक्सी में आकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर कोई हिंदू था, सिख नहीं। उसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रवाना हो गई। मैंने कहा, एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे मालूम है सरदार जी, मैं एक कारोबारी सिख की हैसियत से निहायत नॉर्मल और शरीफाना सिख के हुलिये के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत में दाखिल हुआ। फ्लाइट ठीक वक्त पर रवाना हुई। बंबई पहुंचकर हस्ब हिदायत लाउंज में ही कुछ देर तक बैठा रहा। उसके बाद उठता टहलता टहलता ड्यूटी फ्री शॉप के काउंटर पर पहुंचा और मुख्तलिफ चीजों को देखने लगा। असल में मैं उस दुबले पतले ऐनक वाले आदमी का जायजा ले रहा था जो मुझे पहले ही से देखकर होशियार हो गया था। मैं काउंटर के कोने की तरफ गया। उस आदमी ने एक बुकलेट लाकर मेरे आगे रख दी और कहा, महाराज, इस किताब में सारी चीजों के नाम और कीमत लिखी है। जो चीज आप पसंद करें आपको मिल जाएगी। मैंने जेब से ₹1 का इंडियन स्टैंप का आधा हिस्सा निकाल कर अपनी मुट्ठी में संभाल लिया था। बुकलेट को खोलकर उसकी वर्करदानी करने लगा। एक जगह कॉपी के कोने में मुझे ₹1 वाला आधा इंडियन टिकट दिखाई दिया। मैंने उसके नीचे स्टैंप का बाकी आधा हिस्सा रख कर किताब बंद करके काउंटर वाले को दे दी। वो बुकलेट को एक तरफ ले गया
अलमारी के पीछे जाकर उसने किताब को खोल कर देखा, फिर उसे मेज की दराज में रखा और दराज ही में से एक खाकी रंग का लंबूतरा लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, महाराज, रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्डर इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस लिफाफे में उसका पूरा लिटरेचर बंद है। आप इसे एक नजर देख लें, हो सकता है आपके काम आए। वहाँ कुछ दूसरे ग्राहक भी थे जिन्हें दूसरा काउंटर बॉय निपटा रहा था। मैंने धन्यवाद कहते हुए लिफाफा जेब में रख लिया और घड़ी देखी। अभी रात के 12 नहीं बजे थे। अब मुझे लाउंज से निकलकर बाहर टेलीफोन बूथ के अकब में खड़ा होकर उसी काउंटर वाले ऐनकपोश शख्स का इंतजार करना था। मैं बड़े नफेतुले कदम उठाता, बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ लाउंज से बाहर टेलीफोन बूथ के पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मुझे एक तरफ से आता दिखाई दिया। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझसे कोई बात न की, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर उसे अपनी कुर्सी पर रखा और बोला, ये तुम्हारे लिए है, और उठकर चला गया। मैंने लिफाफा उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आ गया। दोनों लिफाफे खोल कर देखे। एक में बंबई से लंदन तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दूसरे लिफाफे में 200 इंग्लिश पाउंड के नोट थे। साथ ही एक पर्ची पर अंग्रेजी में ये तहरीर दर्ज थी, हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो एक लंबे कद का इंडियन आदमी ब्राउन सूट में मलबूस स्याह टाई लगाए तुम्हें गेट के करीब खड़ा मिलेगा। उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगा और उसके साथ चले जाना। मैंने इस कागज की तहरीर को जहन में बिठाने के बाद पुर्जे पुर्जे करके सिंक में बहा दिया। टिकट और 200 पाउंड के नोट अपने बटवे में रखे और बाथरूम से निकलकर नेशनल लाउंज की तरफ आ गया। रात के 12:10 हुए थे। लंदन की फ्लाइट 2 बजे रवाना होने वाली थी। लंदन को जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का जहाज फिलीपीन से आ रहा था। मैं एक सुतून के पास गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। अभी जहाज की तरफ जाने वाला गेट नहीं खुला था। वो काउंटर भी खाली पड़ा था जहां हमारे टिकट चेक करने के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलना था। लाउंज में ज्यादा लोग नहीं थे। लंदन जाने वाली कुछ इंडियन कुछ फिलिपाइनी सवारियां अपने अपने सामान के पास बैठी ऊँग रही थी। ठीक 1 बजे काउंटर खुल गया। सामान तोला जाने लगा। मैं भी कतार में जा खड़ा हुआ। एक ठिगने कद का सूट में मलबूस पक्की उम्र का आदमी भी कतार में मुझसे पीछे आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को मैंने नेशनल लाउंज में आते हुए भी देखा था। वो एक कुर्सी पर अखबार खोले बैठा बज़ाहिर उसे पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नजरें उससे चार हुई तो वो मुझे देख रहा था। फिर जब मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर गया तब भी वो मेरे करीब से खांसता हुआ गुजरा था। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। फिर जब 1 बजे के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट का काउंटर खुल गया तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। वो एक तरफ से तेज तेज कदमों से चला रहा था और सीधा कतार में मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका सांस कदरे फूला हुआ था। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा, आजकल की औलाद का कोई एतबार नहीं, एक ही पुत्र है, वो भी मुझे छोड़ने नहीं आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी ऐसा ही है। उसने कोई और बात की। मैंने कोई जवाब न दिया। काउंटर पर मेरा टिकट और पासपोर्ट चेक किया गया। ब्रीफ केस को टैग लगा दिया गया। पासपोर्ट पर मोहर लगा दी गई। जब तक इमिग्रेशन वाले इंडियन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और वीजे को गौर से देखता रहा, मेरी जान अजाब में रही। जब उसने मोहर लगाकर पासपोर्ट और टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड मेरे हवाले किया तो मेरी जान में जान आई। मैंने ब्रीफ केस की पड़ताल करवाई और इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया, जहाँ पहले ही से काफी लोग मौजूद थे। इनमें गैर मुल्की भी थे। मैं पिछले ब्लॉक में कोने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी का एहसास परेशान कर रहा था जिसको मैंने नेशनल लाउंज और फिर ड्यूटी फ्री शॉप के पास अपने करीब से गुजरते देखा था। मैं कोई नादान और अनाड़ी नहीं था। इंटेलिजेंस वालों की चाल से उन्हें पहचान लेता। ये शख्स यकीनी तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था और शायद चंडीगढ़ से ही मेरे पीछे लग गया था। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि वो भी इसी फ्लाइट पर जा रहा था। मैंने उस पुरस्कार शख्स को चमड़े का सफरी बैग कांधे से लटकाए अंदर दाखिल होते देखा। एक बार तो मेरा दिल धड़क उठा कि ये कमबख्त मेरे ताक़ुब में था। मैंने मेज पर पड़ा अखबार उठाया और उसकी बरतानी करने लगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे एडिशन था। मैं मॉडर्न गर्ल्स की मीम उरियां तस्वीर देखने में महव था कि वही शख्स मेरी साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। बैग अपने सामने मेज पर रखते हुए बोला, सरदार जी आप लंदन जा रहे हैं। अब उससे बचना मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर कहा, जी हाँ लंदन जा रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। अच्छा हुआ आपका साथ रहेगा, मैंने पता कर लिया है जहाज लेट नहीं है। उसने बैग की जिप खोली, बैग में हाथ डालकर कुछ तलाश करने लगा। फिर बोला, हमारी पत्नी जी ऐन वक्त पर चीजें भूल जाती हैं। देखिए ना, टूथपेस्ट और ब्रश नहीं रखा। मेरा ख्याल है यहाँ काउंटर पर मिल जाएगा, मैं भी लेकर आता हूँ। मेरा बैग यही है। वो उठा और दुकान के काउंटर की तरफ चलने लगा। मैंने उसके बैग पर निगाह डाली। वहाँ उसका नाम कहीं नहीं लिखा था। इस शख्स की हरकत से साबित हो रहा था कि ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। मैं कम से कम लंदन के
हीथ्रो एयरपोर्ट तक उसकी निगाहों से नहीं बच सकता था। आखिर मैंने भी फैसला किया कि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचकर उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा और वहीं इस अमर की तस्दीक भी करूंगा कि ये शख्स वाकई इंटेलिजेंस का आदमी है। इतने में वो टूथपेस्ट और ब्रश लेकर आ गया। बड़ा खुश था, कहने लगा भगवान की कृपा से टूथपेस्ट वगैरह मिल गई है, वरना सरदार जी ये लोग इस किस्म की चीजें इंटरनेशनल लाउंज में नहीं रखते। क्या आप पहली बार लंदन जा रहे हैं? मैंने अखबार पर नजरें जमाते हुए आहिस्ते से कहा, पहले भी जाता रहा हूँ, कारोबार जो हुआ वहाँ। टूथपेस्ट और ब्रश को उसने बैग में डालते हुए जिप बंद की और बोला, जरूर आपका स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार होगा। हमारे एक सरदार जी दोस्त हैं, वो भी मैनचेस्टर में यही कारोबार करते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और ये जाहिर किया कि मैं अखबार में कोई दिलचस्प मजमून पढ़ रहा हूँ। वो भी खामोश रहा। फिर मेज पर से एक अंग्रेजी रसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। 1:30 पर स्पीकर पर ऐलान हुआ कि बंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है कि वो गेट नंबर 7 पर तशरीफ ले आए। ये ऐलान हिंदी और अंग्रेजी में किया गया। मैंने अखबार बंद करके मेज पर रखा, ब्रीफकेस उठाया और गेट नंबर 7 पर लगी कतार में जाकर खड़ा हुआ। टिकट और बोर्डिंग कार्ड निकाल कर मैंने हाथ में थाम लिया था। एयर इंडिया का जहाज जंबो जेट था। देखते देखते वो मुसाफिरों से भर गया। उनमें दुबई और फ्रैंकफर्ट जाने वाली सवारियां भी थीं। जब वही पुरस्कार हिंदू मुसाफिर मेरी साथ वाली सीट पर आकर बराजमान हो गया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे साथ वाली सीट उसने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके हासिल की है, वरना वो किसी दूसरी सीट पर भी जा सकता था। अब मैं मोहतात हो गया। एक बात वाज़ेह थी कि कहीं न कहीं से मेरी मुखबरी हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरी मुखबरी किस हैसियत से हुई है। क्या मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझा गया है? मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं थी। अगर मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझ लिया जाता तो मैं बंबई एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जाहिर था कि मुझे एक सिख एजेंट समझा जा रहा था जिसका ताल्लुक भारत में मौजूद उस सिफारत खाने से था जो पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में था और जहां से रात को निकलकर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। लेकिन अगर ये इंडियन इंटेलिजेंस वाला लंदन में भी मेरा बराबर ताकुब करता रहा तो हालात ज्यादा संगीन हो सकते थे, क्योंकि इस आदमी के साथी भी लंदन में मौजूद होंगे। ये लोग वहां भी मुख्तलिफ अंदाज से मेरा पीछा जारी रखेंगे। इनसे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। इस सिलसिले में मुझे अपने आदमी से मदद लेने की जरूरत थी जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर ब्राउन सूट और स्याह टाई में मलबूस मेरा इंतजार कर रहा होगा। लंदन तक 8 घंटे की फ्लाइट थी। बीच में दुबई और फ्रैंकफर्ट पर जहाज को रुकना था। मेरे पास बैठे हुए इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी ने अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया और कहा कि वो मैनचेस्टर अपने बेटे से मिलने जा रहा है जो वहाँ एक फूड स्टोर चलाता है। मैं उस शख्स से कम बात कर रहा था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर ली जैसे मैं सोना चाहता हूँ। वर्मा ने उसके बाद मुझसे बात न की। जहाज एक खासी बुलंदी तक उड़ान भरने के बाद सीधा होकर अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ परवाज करने लगा। ये मेरा लंदन का दूसरा सफर था। लंदन और बंबई में 5 घंटे का सफर था। मुझे आज भी याद है कि वो सितंबर की 28 तारीख थी। मुझे वाकई नींद आ गई थी इसलिए कि रात भर न सो सका था। आंख खुली तो जहाज दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। मैंने वाहे गुरु कहते हुए अपनी दाढ़ी पर दोनों हाथ फेरे और मुसाफिरों पर निगाह डाली। वर्मा अपनी सीट पर नहीं था। उसका सफरी बैग उसकी सीट के नीचे पड़ा था। मैं उठकर बाथरूम में गया, मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और वापस अपनी सीट पर आया तो देखा इंडियन इंटेलिजेंस वाला मिस्टर वर्मा अपना बैग खोले उसमें से कोई चीज तलाश कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने बैग पीछे कर लिया जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो और बोला, वाह महाराज जी, दुबई नहीं उतरेंगे? मैंने कहा, नहीं महाराज, क्या करेंगे उतरकर? हम रात 2 बजे बंबई से चले थे और अभी तक रात ही थी। सूरज हमारे पीछे था और हम उसके आगे आगे रात की तरफ सफर कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो दिन निकल आया था। अब जहां से लंदन तक 1.5 घंटे का सफर था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेशनल लाउंज में कुछ देर रुकना चाहिए ताकि ये शख्स इधर उधर हो जाए, मगर वो तो मुझे निगाह में रखेगा और मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी दौरान मुमकिन है कि जो शख्स मुझे लेने आया होगा वो परेशान होकर वापस न चला जाए। लाबहाला मुझे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। जहाज लंदन के मज़ाफात में पहुंच चुका था। फिर नीचे लंदन ब्रिज दिखाई दिया। सुबह हो चुकी थी। लंदन पर बादल छाए थे और हमें स्पीकर पर बताया गया था कि लंदन में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर काफी ठंड थी। मैंने गुलूबंद गर्दन के गिर्द लपेट लिया। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। इंटरनेशनल लाउंज में से गुजरते हुए मैं एक जगह रुक गया और टीवी स्क्रीन पर जैसे आने वाली फ्लाइट्स को पढ़ने लगा। दरअसल मैं आंखों के किनारे से अपने दाएं बाएं देख रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वाला भी एक तरफ दिखाई दिया। वो बैग कांधे से लगता है लाउंज के गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। मैं चाहता था कि वो आगे निकल जाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वर्मा मेरे करीब से गुजरते हुए पंजाबी में बोला, महाराज जी, आपको किस इलाके में जाना है?
आओ जी इकट्ठे टैक्सी लेते हैं। मैंने दिल में उसे पंजाबी की एक जोरदार गाली दी। ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी आप चले, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया होगा। ये पुरस्कार शख्स अच्छा महाराज कहता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि वो गेट से बाहर निकलकर शीशे की दीवार वाली चमकीली राहदारी में चलता हुआ दूर जा चुका है तो मैं अपनी जगह से हटा और आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ आ गया। मेरे कागजात और पासपोर्ट वगैरह इस महारत से तैयार किए गए थे कि हीथ्रो एयरपोर्ट के अमले को भी उन पर शक न हुआ। अब मैं गेट से निकलकर राहदारी में आ गया। इंडियन इंटेलिजेंस वाला पुरस्कार आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोरे मर्द और औरतें तेज तेज कदमों से आ जा रहे थे। मैं राहदारी के आखिरी किनारे पर आ गया। यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। मुझे मालूम था कि ये रास्ता एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर जाता है। वहां मुझे गाड़ियां और टैक्सियां खड़ी नजर आ रही थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद मैं एक तरफ खड़े होकर जैसे अपने साथी को देखने लगा जिसके बारे में मैंने पुरस्कार शख्स को बताया था कि वो मुझे लेने आ रहा है। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मेरी आंखें असल में ब्राउन सूट और काली टाई वाले लंबे कद के भारतीय नजाद आदमी को तलाश कर रही थी। आखिर मैंने उसे देख लिया। वो सड़क के दूसरे किनारे पार्किंग लॉट के गेट के करीब स्याह रंग की एक वॉक्सवैगन के बाहर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरी तरफ ही देख रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास गया। उसने आहिस्ता से मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में उसे अपना कोड वर्ड बताया और उससे उसका कोड वर्ड पूछा। उसने जेब में से हाथ निकालकर वॉक्सवैगन का दरवाजा खोलते हुए अपना कोड वर्ड बताया। मामला साफ था, ये हमारा ही आदमी था। मैं जल्दी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में दाखिल हुआ, इंजन स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी लंदन की कारपेट रोड पर चलने लगी। हम दोनों खामोश थे। गाड़ी एक खुली जगह पर आ गई जहां दोनों जानिब खेत और फार्म हाउस थे। हम एयरपोर्ट से काफी दूर निकल आए थे। अब सड़क की दोनों जानिब खूबसूरत कॉटेज शुरू हो गए थे। अचानक वो उर्दू में बोला, मुझे लगता है कि एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। अब मैंने उसे मिस्टर केवल कृष्ण वर्मा के बारे में बताया कि मुझे महसूस होता है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है और बंबई से मेरे पीछे लगा है। उसने जल्दी से गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे लाकर ब्रेक लगा दी और आहिस्ता से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला, पीछे जाकर बोनट खोला और जैसे इंजन को झुककर देखने लगा। इतने में एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। उसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया। टैक्सी आगे निकल गई तो हमारा एजेंट बोनट बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, इस आदमी को मैंने यहाँ इंडियन सफारत खाने में आते जाते देखा है। यह इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। तुमने हमारे शेड्यूल को अपसेट कर दिया है। मैंने कहा, क्या हम इसे किसी तरह डॉज नहीं कर सकते? एजेंट बोला, जो तुम्हें बंबई में करना चाहिए था। तुम इस मुसीबत को अपने पीछे लगाकर जहां तक ले आए हो। तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो इस कदर सीक्रेट और खतरनाक है कि हम जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बेकर स्ट्रीट के एक होटल में छोड़ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। गाड़ी लंदन की हल्की हल्की बारिश में भीगती मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती बेकर स्ट्रीट में दाखिल हुई। एक होटल के पोर्च में आकर पार्किंग साइट पर रुक गई। अपने एजेंट ने ब्रेक लगाते हुए कहा, वो आदमी जरूर हमारा पीछा कर रहा है। मैं कल रात तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले के भेस में आकर मिलूंगा। इस असना में तुम्हें इस इंडियन इंटेलिजेंस वाले से हर हालत में छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने ठंडे और पुरसकून लहजे में कहा, इसे खत्म करना होगा। फिर उसने बाजू बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे अपने एजेंट की आवाज आई, इस सिलसिले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस आदमी को खुद ही खत्म कर देना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सर्दी बहुत थी। अपना एजेंट गाड़ी पार्किंग साइट से निकाल कर वापस चल दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता होटल की लॉबी में दाखिल हो गया जो नीम गर्म थी। काउंटर पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। दूसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा नंबर दे दिया गया। मैं चाबी लेकर लिफ्ट में सवार हुआ और दूसरी मंजिल पर आ गया। ये एक सिंगल बेडरूम था। बिस्तर लगा हुआ था। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि अपना एजेंट मुझे क्या कह गया है। क्या मुझे इस पुरस्कार शख्स को कत्ल करना होगा? ये लंदन जैसे शहर में एक बड़ी खतरनाक बात थी। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। दाढ़ी की जाली को बांधते हुए सिटिंग रूम में आया तो फोन की घंटी बज थी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज ने एक खास कोड लफ्ज बोला। ये लफ्ज मुझे खास तौर पर बड़े राजदाराना अंदाज में चंडीगढ़ से चलते वक्त बताया गया था। मर्दाना आवाज खामोश हो गई। वो मेरे कोड लफ्ज का मुंतजिर था। मर्दाना आवाज ने कहा, तुम्हारे नाम सरदार गुरु बख्श सिंह जी का एक पैगाम है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, इसे लिख लो। मैंने जल्दी जल्दी ब्रीफकेस में से नोटबुक निकाली और पैगाम लिखने लगा। ये पैगाम बज़ाहिर एक कारोबारी पैगाम था कि मैं दोपहर को फला ऑफिस में पहुंच जाऊं।
जहां एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है। फिर मुझे वहीं से होजरी और स्पोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट नर्ख बता दिए जाएंगे। उसके बाद फोन बंद हो गया। मैंने इस तहरीर को जब डिकोड किया तो इस इबारत के अंदर से ये इबारत निकली कि जिस इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट को तुम अपने साथ लगा लाए हो वो इससे पहले 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर चुका है। हम हैरान हैं कि उसने अभी तक तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ा। हम इन हालात में उसके सामने नहीं जा सकते। अगर तुम उससे बेखबर हो गए तो वो हमारे कीमती मिशन को तबाह कर सकता है। तुम इसी होटल में रहोगे जब तक कि तुम उससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा लेते। मैंने जिस कागज पर यह इबारत लिखी थी उसे फाड़ कर जला दिया और राख सिंक में बहा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। लंदन वाले इन हमारे आदमियों ने तो जैसे मुझे मौत के सामने अकेला छोड़ दिया था। मैं इस उलझन में था कि दरवाजे की घंटी बोल पड़ी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में एक कोरियर लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दें। मैंने पैकेट को गौर से देखा। उस पर मेरा नाम और कमरे का नंबर लिखा था। मैंने दस्तखत करके पैकेट लिया। यह लड़का किसी फूल और तोहफे भिजवाने वाली कंपनी का मुलाजिम था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पैकेट मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैं उसे खोलते हुए घबरा रहा था। मुमकिन है उसमें कोई बम हो। मैंने कान पैकेट के करीब किया। पैकेट में से टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी। मगर लंदन में मुझे तोहफा भेजने वाला कौन हो सकता था। मैंने पैकेट को वहीं पड़ा रहने दिया और होटल सर्विस को फोन करके कॉफी और मक्खन ब्रेड का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद सर्विस बॉय मतलूबा अशिया ट्रे में रख कर ले आया। उसके जाने के बाद मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा और दरवाजा बंद करके ब्रेड पर मक्खन लगाने लगा। पुरस्कार पैकेट मेरे सामने गोल डाइनिंग टेबल पर उसी तरह पड़ा था। मैंने सोचा इस पैकेट को खोले बगैर ट्रैश में फेंक देना चाहिए। दरवाजे की घंटी बजी। मैं कॉफी का प्याला होंठों तक लाते लाते रुक गया। कौन हो सकता है? प्याला मेज पर रख कर मैं उठा और दरवाजे के सुराख में से बाहर देखा। राहदारी में शरीर सांवले बदन की एक लड़की खड़ी थी। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसके माथे पर तिलक नहीं लगा था। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी और बार बार राहदारी के उस कोने की तरफ देख रही थी जहां लिफ्ट नीचे से ऊपर आती थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल कर अंग्रेजी में पूछा कि उसे किससे मिलना है। लड़की ने हाथ बांध कर सत श्री अकाल कहा और ठेठ पंजाबी में बोली, वाहे गुरु के लिए मुझे अंदर आने दें, सब कुछ बताती हूँ। मैं मुतजब्जब हो गया, लेकिन लड़की का उतरा हुआ परेशान चेहरा देखकर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर आ गई। दरवाजा बंद करके मैं पलटा तो लड़की सोफे पर इस तरह बैठी थी कि चेहरा हथेलियों में छुपा था और वो उसे सिसकियां भर रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा। ये कोई ट्रैप भी हो सकता था। कुदरती तौर पर मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और मेरे पास किस लिए आई है। लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें भीग रही थी। पर्स में से रुमाल निकाल कर उसने आंखें पूंछी और पंजाबी में बोली, मेरा नाम हरनाम कौर है, मैं संगरूर की रहने वाली हूँ। मैं सिख हूँ मगर एक हिंदू लड़के के साथ घर से भागकर बंबई चली आई। वहाँ उसने मुझसे शादी कर ली और फिर हम लंदन आ गए। कुछ रोज उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन अब वो मेरी कमाई खाना चाहता है। रात को अंग्रेज और काले आदमियों को घर पर लाता है। मैं एक शरीफ सिख घराने की लड़की हूँ। रात मैंने बड़े अजाब में गुजारी है और अब 2 काले आदमियों को नशे में धुत छोड़कर भाग आए हूँ। मुझे होटल वालों ने बताया कि यहाँ एक शरीफ सिख ठहरा हुआ है। मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। वाहे गुरु का वास्ता कि मेरी मदद करें और मुझे किसी तरह हिंदुस्तान वाले जहाज में सवार करवा दें। मेरे पास सोने का लॉकेट है, उसे बेचकर मुझे टिकट ला दें। उसने पर्स में से सोने का लॉकेट निकाल कर मेज पर रख दिया और आंखों में आए हुए आंसू रुमाल से साफ करने लगी। लड़की के दर्द भरे बयान और गमजदा चेहरे से उसके अलमिये की तस्दीक हो रही थी, मगर मैं बेहद मोहतात था क्योंकि ये कोई चाल भी हो सकती थी। मैंने आम सिखों की तरह अपनी नकली दाढ़ी के बालों को हथेली से जमाते हुए कहा, बीबी मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, आज ही आया हूँ। मुझे तो यहाँ के बाजारों का भी पता नहीं है। बेहतर यह है कि तुम खुद ही लॉकेट बेचकर एयर इंडिया वालों से इंडिया जाने वाली किसी फ्लाइट का टिकट खरीद लो। ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रहम तलब आवाज में बोली, वाहे गुरु के वास्ते मुझ पर कृपा करें। मेरे खामद की यहाँ के सभी गुंडों से दोस्ती है। मैं एक बार जहाँ से निकली तो वो मुझे गोली मार देंगे। सच्चे बादशाह आपका भला करेंगे। इस वक्त मेरी मदद करें। मैं आपकी सिख बहन हूँ। मैं अजीब मखमसे में पड़ गया था। मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर इंसानी हमदर्दी और इखलाकी अक़दार का तकाजा ये था कि उसकी मदद की जाए। लेकिन सोने का लॉकेट फरोख्त करने में खतरा था। मुमकिन था कि ये लॉकेट बेचने जाऊं और किसी मुसीबत में फंस जाऊं। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को किसी न किसी तरीके से अपने कमरे से ही रुखसत कर देना मेरे लिए बेहतर है। अब मैं बहाने तलाश करने लगा। आखिर मैंने घड़ी देखकर कहा, बीबी मैं चंडीगढ़ की एक फर्म का एजेंट हूँ जहाँ ऑफिस के जरूरी काम पर आया हूँ और अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मेरा ख्याल है कि तुम एयर इंडिया वालों के ऑफिस में चली जाओ, या फिर ऐसा करो भारतीय सिफारत खाने का रुख करो। मैं तुम्हें डायरेक्टरी से उनका एड्रेस लिखवा देता हूँ। लड़की ये सुनते ही जैसे सदमे से बेहोश हो गई। वो सोफे पर एक तरफ को झुक गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं।
जल्दी से वो गुस्ल खाने में गया, ग्लास में पानी लाकर उसके मुंह पर हल्का सा छींटा दिया तो उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने एक बार फिर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरे बदमाश खावत के गुंडे गोली मार देंगे। इस सिख लड़की हरनाम कौर का मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से उसी मखसूस मर्दाना आवाज ने अपना कोड बोलकर मुझसे मेरा कोड पूछा। मैंने अपना कोड बताया तो मुझसे तोहफे में भेजे गए पैकेट के बारे में पूछा गया। मैंने बताया कि वो मेज पर रखा है। दूसरी तरफ से किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा गया, तुमने अभी तक खोला क्यों नहीं? इसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए एक चीज रखी है, गाफिल मत बैठना, दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है। फोन बंद कर दिया गया। मुझे यकीन हो गया कि ये सिख लड़की जरूर उसी दुश्मन जासूस की भेजी हुई है जिसने मुझे अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया था। मैंने पहला काम ये किया कि पैकेट खोला। पैकेट में तय किए हुए कागज के साथ एक सिगार पड़ा था। मैंने बेडरूम में जाकर कागज खोला। उसमें ये तहरीर दर्ज थी, इस सिगार की कारकर्दगी से तुम जरूर वाकिफ होगे। आज से कुछ अर्सा पहले तुम्हें जनूबी हिंद के एक मिशन के दौरान इसी किस्म का सिगार दिया गया था। ये साइनाइड जहर की फुआर वाला सिगार है जिसको सुलगाने के बाद जब तुम इसके दरमियान में से इसे दबाओगे तो सामने खड़ा दुश्मन इसकी फुआर से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। इसमें भरा हुआ मोहलक जहरीला महलूल 12 आदमियों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, लेकिन तुम मोहतात इस्तेमाल के साथ तादाद भी बढ़ा सकते हो। हम तुम्हारी निगरानी जरूर करेंगे मगर होटल में दाखिल होकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें बाज मसलहतें दरपेश हैं। भारतीय एजेंट वर्मा के बारे में ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो आज शाम किसी वक्त तुम पर हमलावर होगा। तुम्हें हर हालत में उसे खत्म करके खुद जिंदा रहना है क्योंकि तुम्हें उसके बाद बहुत जल्द एक अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है, ऐसा मिशन जिसके लिए तुमसे ज्यादा मौजू आदमी हमें नहीं मिल सकता। मैंने हस्ब आदत खत पढ़ने के बाद उसे जलाकर सिंक में बहा दिया। सिगार को लाइटर के साथ जेब में रखा और सिटिंग रूम में आ गया। ये देखकर खुशी भी हुई और तशवीश भी कि सिख लड़की गायब थी। सबसे पहले मैंने सिटिंग रूम की चीजों का जायजा लिया। कोई शय अपनी जगह से नहीं हिली थी। किचन में गया, वहां भी हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। नीम रोशन राहदारी खाली थी। यकीनी तौर पर यह लड़की हमारे दुश्मन ही की तरफ से किसी अहम मिशन पर भेजी गई थी। क्या वो अपने मिशन में नाकाम रही थी? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। दोपहर का खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया। यूं शाम हो गई। मैं टीवी ऑन किए चुपचाप कमरे में अखबार पढ़ता रहा। अपने एजेंट ने शाम से पहले लॉन्ड्री वाले के रूप में आने के लिए कहा था। अब मुझे उसका इंतजार था। शाम के 7 बजे फोन पर मुझे उसी आवाज ने मरमूज अल्फाज में इत्तला दी कि लॉन्ड्री वाला आज नहीं आएगा और दुश्मन एजेंट को होटल की लॉबी में मुश्तबा हालत में दाखिल होते देखा गया है। तुम खबरदार रहना। और साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने जेब से सिगार निकाल कर उसे चेक किया। मुसीबत यह थी कि मैं सिख के हुलिये में था और सिख का सिगार सुलगाना एक अजीब और अनोखी बात थी। सामने खड़े दुश्मन को शक पड़ सकता था। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। छत और दीवार की दोनों बत्तियां बुझाकर सिर्फ साइड सोफे वाला टेबल लैंप जलता रहने दिया। पर्दा सभी खिड़कियों पर बराबर कर दिया। मुझे इत्तला कर दी गई थी कि भारतीय एजेंट वर्मा लॉबी में दाखिल हो गया है। वो किसी भी वक्त किसी भी फेस में मुझ पर हमला करने वहां आ सकता था। अब सवाल अपने बचाव ही का नहीं था बल्कि दुश्मन एजेंट को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना भी मेरे मिशन का अहम तरीन हिस्सा था। एक तरकीब मेरे जहन ने मुझे पेश की। मैंने टेबल लैंप बुझाया और कमरे की अकबी स्लाइडिंग दीवार हटाकर बैल्कनी में आ गया। बूंदाबांदी रुक गई थी मगर शदीद बर्फीली हवा चल रही थी। शाम अबरालूद थी। होटल के अकबी लॉन के किनारे किनारे दरख्तों के करीब पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी थी। सारे का सारा इलाका सुनसान था। शदीद सर्दी की वजह से वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरी बैल्कनी दूसरी मंजिल पर थी। बैल्कनी के कोने में दीवार के साथ चिपकी हुई फायर एस्केप की सीढ़ी नीचे जा रही थी। मैंने बैल्कनी वाला स्लाइडिंग दरवाजा खुला ही रहने दिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर राहदारी से होता हुआ नीचे लॉबी में आ गया। काउंटर पर चाबियां लड़की के हवाले करते हुए कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा कोई पैगाम आए तो उसे लिख रखना। फिर मैं लॉबी के ऐन दरमियान में से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि दुश्मन के एजेंट ने मुझे जरूर देख लिया होगा और अब वो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल होकर वहां छुप कर मेरा इंतजार करेगा। मुमकिन है वो मेरी चीजों की तलाशी भी ले। मैं सड़क पर निकल गया। फिर ऊपर से एक चक्कर काट कर बाग में दाखिल हो गया और अकबी पार्किंग लॉट वाले दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ एक जगह अंधेरे में रुक गया। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। उसके बाद मैं दरख्तों से निकलकर तेजी से अपने कमरे की अकबी लॉन वाली फायर एस्केप की सीढ़ी के पास आया और जल्दी जल्दी जीना चढ़कर दूसरी मंजिल वाली बैल्कनी में से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में गुप अंधेरा था। सिर्फ जहां से खिड़की वाला पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था वहां बंद शीशे में से बाहर की धीमी रोशनी अंदर दाखिल होकर कमरे के अंधेरे को नीम रोशन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाजे के करीब आकर कान लगा दिए। बाहर राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। मैं होशियार हो गया।
कदमों की चाप मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैं दबे पांव चलता बैल्कनी में चला गया और स्लाइडिंग डोर के पर्दे में से मुझे अपने कमरे का धुंधला धुंधला मंजर पूरा नजर आ रहा था। मेरी निगाहें कमरे के बंद दरवाजे पर थीं और हाथ जेब के अंदर छुरी के दस्ते पर जमा था। कोई किसी बारीक सलाख से दरवाजे के बंद ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये दुश्मन एजेंट वर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने छुरी वाला हाथ जेब में से छुरी समेत निकाल लिया। ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा आगे हुआ और एक रेनकोट वाला आदमी जल्दी से अंदर आ गया। आते ही उसने इत्मीनान से दरवाजा बंद किया और उसका ऑटोमेटिक कुफल लग गया। उसकी हरकत सकनात में इत्मीनान और सुकून का तासुर था। जाहिर है उसे यही मालूम था कि कमरे में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। वो तेजी से बेडरूम में गया। वहां से मुझे चीजों के उलटने पलटने की आवाजें आने लगी। 1-2 मिनट बाद वो बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। वो सोफे पर बैठ गया। खिड़की का पर्दा जहां से हटा हुआ था वहां से बाहर की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भारतीय जासूस केवल कृष्ण वर्मा था जो बंबई से मेरा पीछा कर रहा था और अब मुझे कत्ल करने की नीयत से यहाँ आया था। उसने जेब से पिस्तौल निकाल कर खोला, उसके अंदर भरी हुई गोलियों को झुक कर देखा और पिस्तौल दोबारा जेब में रख लिया। कुछ देर वो बड़े सुकून से सोफे पर गर्दन पीछे लगाए बैठ रहा। मैं बैल्कनी में दीवार के साथ लगा स्लाइडिंग डोर के थोड़े से हटे हुए पर्दे में से उसे गौर से देख रहा था। वहां अब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बैल्कनी में खड़ा था। जाहिर है उसे उस वक्त तक वहां से नहीं हिलना था जब तक कि मैं बाहर वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल नहीं होता। इसका मतलब था कि मैं बैल्कनी में खड़े खड़े लंदन की अबरालूद रात में अकड़ जाऊंगा। ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। मैं बैल्कनी में खड़े खड़े लंदन की अबरालूद रात में अकड़ जाऊंगा। ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। मैंने इस अंदाज में सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी तरकीब की जाए कि दुश्मन एजेंट वहां से उठकर बैल्कनी में आए, क्योंकि मेरा उसके सामने सिटिंग रूम में जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं इसी कश्मकश में था कि दुश्मन एजेंट सोफे से उठा, दबे पांव चलता कमरे के बंद दरवाजे तक गया, कान लगाकर बाहर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर पीछे हटा, कमरे की कालीन पर टहलते बाथरूम तक गया, वहां से पलटा और किचन में दाखिल हो गया। ये एक सुनहरी मौका था। मैंने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला करते हुए स्लाइडिंग डोर के पट को आहिस्ता से पीछे खिसका दिया। इंतहाई फुर्ती से काम लेते हुए मैं बैल्कनी से निकलकर पंजों के बल चलता किचन की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे किचन के अंदर से नल में से केतली में पानी भरने की आवाज आई। एजेंट शायद अपने लिए कॉफी बना रहा था। नल का बंद हो गया। केतली के स्टफ पर रखने की आवाज आई। 5 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। शायद वो किचन से बाहर निकलने वाला था। मैं अब न सिख था न जासूस, बल्कि सर से पांव तक एक शाहीन था। छुरी वाला हाथ मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके दूसरे हाथ को मैंने अपने सर से ऊपर कर लिया। कदमों की आहट पैदा हुई और वो किचन से बाहर आ रहा था। कमरे में कोई बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने अपना सांस रोक लिया। दुश्मन एजेंट किचन से बाहर निकला। एक बिजली सी उसकी आंखों के सामने कौंध गई, क्योंकि मेरा उठा हुआ उल्टा हाथ उसकी गर्दन पर हलक के नीचे पड़ा। इस हाथ की जरब इतनी ताकतवर और अचानक थी कि दुश्मन का एजेंट लड़खड़ा कर एक तरफ को गिरा। वो जेब में से पिस्तौल निकालने वाला ही था कि मैं खूंखार भूखे चीते की तरह छलांग लगाकर इस तरह उसके ऊपर गिरा कि मेरे हाथ की छुरी उसके पेट में उतर चुकी थी। उसके हलक से हिचकी जैसी आवाज निकली और मैंने छुरी को उसके पेट में ही छोड़ दिया। सीधे हाथ से उसके पिस्तौल को उसके हाथ से छीन लिया। छुरी का वार बहुत ही कारी साबित हुआ था। पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रखा और दम तोड़ते एजेंट को किचन के बाहर वाली गोल डाइनिंग टेबल के नीचे औंधा करके लिटा दिया। उसका सांस चल रहा था और आंखें सफेद होने लगी थी। मैंने बेडरूम में जाकर देखा, मेरा ब्रीफ केस खुला हुआ था और मेरी जाली फाइल के कागजात बिखरे पड़े थे। पासपोर्ट ब्रीफ केस ही में था। मैंने जल्दी जल्दी कागज समेट कर ब्रीफ केस में भरे, उसे उठाया, कमरे में आकर दुश्मन के एजेंट को देखा। वो जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टेलीफोन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो जिंदा था और मेरे मिशन में उसका जिंदा रहना शामिल नहीं था। मैंने बड़े इत्मीनान से जेब से उसका साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला, नाली उसके सर के साथ लगाई और घोड़ा दबा दिया। थक की आवाज के साथ गोली पिस्तौल में से निकल गई। दुश्मन एजेंट उसी लम्हे अगले जहान में पहुंच गया। मैं इस तजब्जुब में था कि इसी कमरे में रहूं या वहां से फरार हो जाऊं। मेरा उस लंदन शहर में कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां मैं वहां से फरार होकर जाता और फिर अपने एजेंट का किसी भी वक्त फोन आ सकता था। वो लोग बराबर मेरी निगरानी कर रहे थे। मैं एजेंट की लाश को घसीट कर बेडरूम में ले गया और उसको चादर से ढक दिया। फिर डाइनिंग टेबल के नीचे कालीन पर खून के धब्बे पर अखबार रख दिया। मेरा ब्रीफकेस तपाई पर पड़ा था। दुश्मन एजेंट का पिस्तौल मेरी जेब में था। छुरी लाश के जिस्म में पेवस्त थी। खिड़की का चुना हुआ पर्दा मैंने बराबर कर दिया था। कमरे में बाहर अंधेरा हो गया था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठा लिया और खामोश रहा। दूसरी तरफ से अपने एजेंट की आवाज आई। अपना कोडवर्ड बताकर उसने मुझसे मेरा कोडवर्ड पूछा और कहा, अगर दुश्मन खत्म हो गया हो तो अकबी सीढ़ी से उतरकर पार्किंग लॉट में बड़ी सड़क वाली कतार की आखिरी फिएट गाड़ी में
में आकर बैठ जाओ, उसका दरवाजा तुम्हें खुला मिलेगा। मुझे गाड़ी का नंबर भी बता दिया गया। मैंने रिसीवर रख दिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस अजाब नुमा तजस्सुस से मेरी जान छूट गई थी। मैंने ब्रीफकेस उठाया, बैल्कनी वाला दरवाजा आहिस्ता से एक तरफ हटाकर ठंडी अबर आलूद फजा में आ गया। सारा अकबी इलाका वीरान और नीम तारीकी में डूबा हुआ था। मैं लोहे के जीने से उतरता हुआ नीचे लॉन में आया तो अचानक एक तरफ से किसी औरत की पंजाबी जबान में आवाज आई, तुम भाग नहीं सकोगे। मैंने पिस्तौल निकालकर आवाज की जानिब देखा। मुझे हल्के हल्के अंधेरे में वही लड़की यानी हरनाम कौर नजर आई। उसके हाथ में छोटा सा पिस्तौल था। उसने फायर कर दिया, मगर इससे पहले ही मैंने लॉन की घास पर अपने आप को गिरा दिया था। मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि लड़की छलांग लगाकर झाड़ियों के पीछे अंधेरे में गायब हो गई। मैं झुका झुका दौड़ता हुआ लॉन उबूर करके पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पीछे आ गया। इसी तरह झुके हुए कतार की आखिरी फिएट गाड़ी के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोला और अंदर इस तरह झुक कर बैठ गया कि मेरे पिस्तौल वाले हाथ का रुख पीछे लॉन की झाड़ियों की तरफ था। इतने में दरख्तों के पीछे से एक साया निकलकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने फौरन पिस्तौल का रुख उसकी तरफ फेर दिया। उस आदमी ने गर्म ओवरकोट पहन रखा था, सर पर बैरे कैप थी। गाड़ी के करीब आते ही उसने अपना खुफिया कोड वर्ड दोहराया और दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठते ही इतनी तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया कि मैं चकोला खाने के बाद साइड विंडो की दीवार के साथ चिपक कर रह गया। गाड़ी लंदन की अबरालूद वीरान रात में किसी नामालूम मंजिल की तरफ तेज रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। ये हमारा अपना एजेंट था, मगर मैं उसे पहली बार देख रहा था। उसने एक चौक उबूर करते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उर्दू जबान में कहा, तुमने अनाड़ीपन का सबूत दिया है, तुम्हें चौकस रहना चाहिए था, अच्छा हुआ तुम बच गए। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी? उसने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गाड़ी चलाते हुए सामने सड़क की तरफ देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, जाहिर है वो दुश्मन की एजेंट है, बहरहाल तुम इस वक्त उसकी पहुंच से बाहर हो। मैं खामोश रहा। उसने गाड़ी बड़ी सड़क से उतारकर एक निस्बतन वीरान और छोटी सड़क पर डाल दी। यहाँ अंधेरा था। कुछ दूर सड़क पर चलते रहने के बाद पूछा, लाश तुमने कहाँ रखी थी? मैंने उसे बताया कि दुश्मन एजेंट की लाश मैंने बेडरूम में डालकर उससे चादर से ढांप दिया था। उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। जो ही हमें सड़क के किनारे एक वैगन खड़ी दिखाई दी, उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी। अंधेरी सड़क पर हमारी फिएट गाड़ी उस वैगन के पीछे जाकर आहिस्ता से रुक गई। वैगन की अगली सीट पर से एक दरमियाने कद का आदमी निकलकर हमारी गाड़ी की तरफ आया। उसने कोई बात न की। हम गाड़ी से बाहर निकल आए थे। वो हमारी फिएट गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी बैक करके मोड़ी और जिधर से हम आए थे उधर अंधेरी सड़क पर गायब हो गया। मेरे साथी ने मुझे अपने साथ वैगन में बिठाया और वैगन लेकर सड़क पर आ गया। सड़क आगे एक ढलान से उतरकर खेतों में से होती हुई ऐसे इलाके की बड़ी सड़क पर आ गई जिसके दोनों जानिब घास के वसी मैदान थे। ऊंची इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये शायद हाईवे थी। आध घंटे तक हमारी वैगन इस बड़ी सड़क पर काफी तेज रफ्तारी के साथ उड़ती चली गई। फिर दाएं जानिब एक कच्ची सड़क दिखाई दी जहां एक खंबे के साथ ट्यूबलाइट जल रही थी। मेरे साथी ने वैगन को उस कच्ची सड़क पर उतार दिया। कच्ची सड़क एक छोटे से टीले के पहलू से चक्कर काटने के बाद चीर के गुंजान दरख्तों के झुंड तले बने हुए एक बैरक नुमा कमरे के बरामदे के आगे पहुंचकर रुक गई। मेरे पीछे पीछे आओ। इस बैरक नुमा ढलानी छत वाले कमरे के बाहर बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। मेरा रहनुमा मुझे बैरक के कमरे में ले गया। जहाँ कोने में एक बिस्तर लगा था। बिजली का हीटर जल रहा था। खिड़कियां बंद थी। आगे पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की फजा नीम गर्म और पुरसुकून थी। फर्श पर पुराना कालीन बिछा था। कोने में टेबल पर एक छोटा टीवी सेट रखा था। बत्ती जहां भी कोई नहीं जल रही थी। हीटर के सुर्ख रॉड की धीमी धीमी रोशनी ने कमरे की चीजों को मध्यम अंदाज में नुमाया कर रखा था। मेरे रहनुमा ने हीटर के आगे खड़े होकर हाथ गर्म करते हुए कहा, हमारा बॉस आ रहा है, उसका इंतजार करो। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। मैंने जलते हुए हीटर की सुर्ख लौ में कमरे का जायजा लिया। वहां कोई सोफा नहीं था। सिर्फ दो आराम कुर्सियां पलंग के पास हीटर के सामने रखी थी। एक कैबिनेट दीवार के साथ लगा था जिस पर एक क्लॉक रात के 8:45 बजा रहा था। उसकी फास्फोरस वाली सुइयां चमक रही थी। कमरे के दाहिनी जानिब दो दरवाजे थे। एक शायद बाथरूम में खुलता था। दोनों दरवाजे बंद थे। मैं हीटर के सामने कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। बाहर गजब की सर्दी से निकलकर इस नीम गर्म कमरे में आने से मुझे काफी सुकून मिला, मगर भूख से मेरे पेट में वाकई अब चूहे दौड़ने लगे थे। दोपहर के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। इतने में बाथरूम के साथ वाला दरवाजा खुला। एक गोल मटोल सा आदमी गर्म कपड़ों में ठुसा ठुसाया कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और हीटर के पास मेरे सामने वाली आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने ओवरकोट के बटन खोल दिए। रंग सांवला था। छोटी छोटी मूछें थीं और आंखों में बला की चमक थी। सबसे पहले उसने मेरे चेहरे पर अपनी स्याह चमकीली आंखें जमाते हुए जरा सा आगे झुककर मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। मैंने अपना कोड नंबर बताया तो उसने
उसने मुझे अपना कोड बताया। उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये वही अपना एजेंट है जो फोन पर मुझे वक्तन फवक्तन हिदायत जारी करता रहा है। उसने जेब से सिगार निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने कहा कि मैं सिगार नहीं पीता। वो जरा सा मुस्कुरा कर बोला, घबराओ नहीं, ये जहरीला सिगार नहीं है। फिर मुस्कुरा कर बोला, आई सी, तुम सिख हो और सिख लोग तंबाकू नहीं पीते। मैं कुछ बेचैन सा हुआ कि क्या इसे मालूम नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ और मैंने सिखों का हुलिया बना रखा है। बहुत जल्द उसने ये कहकर मेरी बेचैनी दूर कर दी कि अब तुम्हें ये हुलिया एकदम तब्दील करना होगा। अंदर बाथरूम में जाकर दाढ़ी उतार कर ट्रैश में फेंक दो, पगड़ी भी उतार दो, बालों को पीछे करके कंघी करो, कल तुम्हारे बाल भी तरशवा दिए जाएंगे। मैंने कहा, मुझे सख्त भूख लग रही है। वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो सुना है कि कमांडो कई रोज तक सिर्फ घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। मैंने कहा, मुझे सुबह से घास भी नसीब नहीं हुई। वो सिगार सुलगाते हुए बोला, तुम बाथरूम में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं तुम्हारे लिए साथ वाले कमरे से कुछ खाने को लाता हूँ। मैंने रेनकोट उतार कर पलंग पर रखा और बाथरूम में आ गया। छोटा सा बाथरूम था जहाँ बेहद ठंड थी। मैंने पगड़ी उतार कर ट्रैश केबिन में फेंकी, फिर बड़ी एहतियात से मुंह से चिपकी हुई दाढ़ी उतार डाली, बालों का जूड़ा खोल दिया। मेरे बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। नलके में से गर्म पानी आ रहा था। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर वाले कमरे में आ गया। मेरा बॉस वहां नहीं था। मैं हीटर के सामने बैठ गया। इतने में मेरा गोल मटोल गंजा बॉस हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे उसने तपाई पर रखते हुए था, इस वक्त यहाँ यही कुछ मिल सकता है। ट्रे में बड़े गोश्त के कतले, सलाद और डबल रोटी के 6-7 टुकड़े और चटनी की बड़ी बोतल पड़ी थी। उसने कोका कोला का एक टिन खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। वो इत्मीनान से आराम कुर्सी पर नीम दराज एक हाथ हीटर की तरफ फैलाए सिगार पीता रहा। जब मैं अपनी शिकम भूरी कर चुका तो उसने आहिस्ता से जेब से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई। ये मेरी अपनी तस्वीर थी जिसमें मेरा हुलिया सिखों जैसा नहीं था। उसने कहा, इस तस्वीर के साथ हमें तुम्हारे मुकम्मल कवायफ पहुंचा दिए गए थे। तुम्हारा इंतखाब इंतहाई सोच विचार और जांच पड़ताल के बाद अमल में लाया गया है। तुम्हें जिस मिशन पर भेजा जा रहा है वो एक कौमी मिशन है। उसने तस्वीर मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली और सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, इस कौमी मिशन की सारी तफसीलात तुम्हें बता दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। दूसरा कमरा छोटा था। वहां भी एक बिस्तर लगा था और गर्म हीटर जल रहा था। यहाँ पलंग के पास तपाई पर टेबल लैंप रोशन था, मगर उसका शेड इतने गहरे रंग का था कि लैंप की रोशनी तपाई के इर्द गिर्द ही मरकूज थी। बॉस ने सामने वाली दीवार पर एक छोटी स्क्रीन लगा दी और कैबिनेट की दराज में से स्लाइड की छोटी सी मशीन निकालकर कैबिनेट के ऊपर रख दी। फिर एक अलमारी में चाबी घुमाई, अंदर से छोटा सा पैकेट निकाला, उसमें से कुछ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन मशीन में डालकर लाइट ऑन कर दी। सामने छोटी सी स्क्रीन पर एक तबाहशुदा जहाज का ढांचा नजर आ रहा था। जहाज ऊंचे दरख्तों को तोड़ता हुआ क्रैश हुआ था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसने कहा, ये इंडियन एयरफोर्स के एक खुसूस तैयारे का मलबा है जो एक अहम तरीन खुफिया मिशन पर दिल्ली से मॉस्को जाते हुए खराब मौसम की वजह से आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर चनारी के पास एक गहरी खाई में क्रैश होकर तबाह हो गया था। ये आज से ठीक 4 हफ्ते पहले का वाकया है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस तैयारे की परवाज की पहली इत्तला कर दी थी कि एक ऊंची सतह का भारतीय इंटेलिजेंस का वफ्द एक खुफिया मिशन पर मॉस्को रवाना हो रहा है। हमें इस खुफिया मिशन के तैयारे में सफर करने वाले वफ्द के तमाम अरकान के नाम और ओहदे बता दिए गए थे। हमें इस खुफिया मिशन के वफ्द के अखराज मकासद से दिलचस्पी जरूर थी, मगर हम इस मिशन में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होना चाहते थे। चुनाचे हमने दिल्ली में अपने खास आदमी को सिग्नल दे दिया कि इस खुफिया मिशन के कवायफ मालूम करने की कोशिश करे। हमें वापसी सिग्नल में बताया गया कि इस खुफिया वफ्द में दिल्ली के CIB का जवान सेक्रेटरी कैप्टन राम किशन मेहता भी शामिल है, जो इंडियन CIB का इंतहाई ताकतवर और अहम तरीन अफसर है। कैप्टन मेहता के बारे में हमारे पास एक पूरी फाइल मौजूद थी जिसमें उसके तमाम कवायफ दर्ज थे। हम बाखबर रहे, उसके सिवा कुछ करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमें खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स का ये तैयारा आजाद कश्मीर की सरहद के बिल्कुल करीब एक घाटी में गिरकर तबाह हो गया है, तो हम हरकत में आ गए। बात असल में ये थी कि इससे पहले के भारतीय सिक्योरिटी के अरकान तैयारे के मलबे तक पहुंचते, हम हादसे की जगह पहुंचकर खुफिया वफ्द के बचे कुचे ब्रीफ केस और दूसरे कागजात अपने कब्जे में करना चाहते थे। चुनाचे हमने वादी कश्मीर में अपने आदमियों को हिदायत की कि जाए हादसा पर पहुंचकर जिस कदर कागजात या ब्रीफ केस वहां पर बचे हुए हों उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। मैं उस वक्त खुद उस ऑपरेशन की निगरानी करते हुए चनारी में बैठा था। हादसा चनारी से कुछ ही दूर कश्मीर की वादी में पेश आया था। हमारे आदमियों ने कमाल कर दिखाया। वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से आम कश्मीरी किसानों के भेस में जाए हादसा पर पहुंच गए। उस वक्त तक भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और CIB का कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा था। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जहाज के मलबे को वादी में तलाश करते फिर रहे थे। उस जाए हादसा से सिग्नल मिला कि जहाज में सिवाय एक अफसर के वफ्द और जहाज के अमले के तमाम अरकान मर चुके हैं। मालूम हुआ कि अफसर बच गया है, वो शदीद जख्मी है। उसकी हथेली के साथ जो ब्रीफ केस चेन से बंधा हुआ था उस पर सिर्फ कैप्टन R मेहता लिखा हुआ था। मैंने अपने आदमियों को मरमूज जबान में हुक्म दिया कि वो उस अफसर को उठाकर बॉर्डर क्रॉस करके चनारी पहुंचने की कोशिश करें। जहाज के मलबे
को वैसे ही छोड़ दें। उसी शाम हमारे आदमी कैप्टन रामकिशन मेहता को लकड़ी के बने हुए स्ट्रेचर पर डालकर चनारी हमारे खुफिया मकाम पर ले आए। कैप्टन मेहता की दोनों टांगें टूट चुकी थी, 3 पसलियां फेफड़ों में धसी हुई थी और दोनों आंखों में शीशे की किरचियां घुसी हुई थी। उसे फौरन तिब्बी इमदाद दी गई, मगर वो होश में नहीं था। हमने उसके ब्रीफ केस पर कब्जा कर लिया और उसकी कई तस्वीरें ली। यह आदमी हमारे लिए बेहद अहम था और हम उसे किसी न किसी तरह जिंदा रखना चाहते थे, मगर फेफड़ों में पसलियों के घुस जाने से उसका सांस बेहद आहिस्ता चल रहा था। इससे पहले के हेडक्वार्टर के अस्पताल से तिब्बी इमदाद हम तक पहुंचती, कैप्टन रामकिशन मेहता मर गया। उसका ब्रीफ केस खोल कर देखा गया। उसमें सिर्फ एक फाइल ऐसी थी जो हमारे लिए काफी मालूमात रखती थी। इस फाइल में 6-7 नीले रंग के कागजात लगे थे और ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फाइल थी। उससे पता चला कि रूस इंडिया से एक न्यूक्लियर आबदोज के बारे में कुछ मज़ाकरात करना चाहता है और उसी मिशन पर यह खुफिया वफ्द रूस जा रहा था। लेकिन इसके सिवाय हमें इस खुफिया मिशन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। हम कुछ अफसरान कमरे में बैठे कैप्टन मेहता की तस्वीरों के नेगेटिव्स देख रहे थे। हम में से एक अफसर ने चौंक कर मुझे बताया कि कैप्टन मेहता की शक्ल 99% हमारे एक आदमी से मिलती है। मेरे जहन में एकदम से एक अजीबोगरीब स्कीम उभर आई। मैंने अपने आदमी की फाइल हेडक्वार्टर से मंगवा कर देखी तो वाकई तंग रह गया। हमारे आदमी की शक्ल कैप्टन मेहता से खतरनाक हद तक मिलती थी। हमने कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी उस तस्वीर से अपने आदमी की तस्वीर जो मिलाई तो क़यामत की मुमासलत देखी। मेरी स्कीम को मजीद तक़वियत मिली। अब मैंने इस स्कीम के बारे में किसी से कोई जिक्र न किया और मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये स्कीम अहम, खुफिया और ख़तरनाक स्कीम थी। फिर बॉस ने स्लाइड मशीन की लाइट ऑफ कर दी और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या तुम उस आदमी की तस्वीर देखना पसंद करोगे? उसने पैकेट में से एक ट्रांसपेरेंसी निकाल कर मशीन में लगाई और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर मैं अपनी तस्वीर देखकर कुछ हैरान सा हुआ। बॉस ने कहा, हाँ ये तुम्हारी तस्वीर है। अब मैं तुम्हें कैप्टन मेहता की तस्वीर दिखाता हूँ। कैप्टन मेहता की तस्वीर स्क्रीन पर आई तो मैं अपनी सीट पर से उछल गया। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी शक्ल मुझसे काफी मिलती थी। कैप्टन मेहता की तस्वीर स्क्रीन पर आई तो मैं अपनी सीट पर से उछल पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी शक्ल मुझसे काफी मिलती जुलती थी। ये तस्वीर कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी हुई तस्वीर से बनाई गई थी। उसके बाद उसके जख्मी हालत की तस्वीरें मुझे दिखाई गईं। उसकी आंखों पर रुई के फाहे रखे हुए थे, मगर उसकी नाक और रुखसारों की हड्डियां और सर के घुंघराले बाल हूबहू मुझसे मिलते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी भवें जरा नीचे को खिंची हुई थी और आंखें मेरी आंखों के मुकाबले में कदरे छोटी थी। नाक का बांसा आंखों के करीब जाकर जरा ऊपर को उठा हुआ था। पासपोर्ट की तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। उसके दांत भी मेरे दांतों की तरह छोटे और हमवार थे। उसने स्लाइड मशीन बंद करके टेबल लैंप रोशन कर दिया और आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। सुबह तुमसे तफसील से बात होगी। इस अलमारी में स्लीपिंग सूट पड़ा है, कल तुम्हारा हुलिया मजीद दुरुस्त कर दिया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मैं थका हुआ था। कपड़े बदलते ही बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में खो गया। दूसरे रोज मेरी छोटी छोटी दाढ़ी और मूछें साफ करवा दी गईं और बाल भी पीछे से काट दिए गए। बॉस ने मुझे नया सूट पहनने को दिया। स्याह रंग का ओवरकोट भी मेरे लिए वहां पहले से मौजूद था। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद बॉस ने कॉफी बनाई और मेरे सामने आराम कुर्सी पर बैठकर सिगार सुलगाते हुए बोला, हमें ज्यादा तफसील में फिलहाल नहीं जाना चाहिए। इसकी अभी जरूरत भी नहीं है। पूरी तफसील और उसकी तमाम जुज़ियात तुम्हें तुम्हारे मिशन पर रवानगी से पहले पूरी तरह ज़हन नशीन करवा दी जाएंगी। तुम अपने आप को अभी से ज़हनी तौर पर तैयार कर लो कि तुम्हें कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होना होगा। मैं बॉस का मुंह तकता रह गया। मैं सब कुछ समझ गया था कि मुझे कितनी बड़ी और कितनी कड़ी आजमाइश में डाला जा रहा है। मैं गहरा सांस भरकर अपनी जगह खामोश बैठा रहा। बॉस ने कहा, तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच विचार के बाद एक आला सतही मीटिंग में किया गया है। इंडियन कैप्टन मेहता से तुम्हारी शक्ल की मुमासिलत ही हमारे लिए काफी नहीं थी। इस मिशन के लिए हमें इंतहाई तजुर्बाकार, मुहिब वतन, नाकाबिल शिकस्त आसाब के मालिक और एक ऐसे कमांडो की जरूरत थी जो हिंदुस्तान के वस्ती, बालाई और जनूबी सूबों की तहजीब और कल्चर से पूरी वाकफियत रखता हो और उनकी 2-4 ज़बानें भी जानता हो। खुशकिस्मती से ये तमाम औसाफ तुम में मौजूद थे। बस तुम्हें इस इंतहाई आम और ख़तरनाक मिशन के लिए चुन लिया गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुल्क व कौम की इस अजीम तरीन खिदमत के सिलसिले में हमारी और वतन पाक की तवक्कुआत पर पूरे उतरोगे। मैंने ज़हनी तौर पर अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया था। मुझे बॉस ने बताया कि आज ही मुझे लंदन से दूर एक काउंटी के ज़ेर ज़मीन तहखाने में ले जाकर वहाँ मेरे चेहरे की थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बोले, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कैप्टन मेहता की आंखें तुम्हारी आंखों के मुकाबले में थोड़ी छोटी हैं। तुम्हारी आंखों को मामूली से 2-4 टांके लगाकर थोड़ा सुकेड़ दिया जाएगा। तुम्हारी नाक का बांसा भवों के करीब थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाएगा ताकि वो कैप्टन मेहता की नाक जैसा हो जाए।
इसके अलावा तुम्हारी भवों को भी जरा सा नीचे खींचकर कैप्टन मेहता की भवों के मुताबिक बना दिया जाएगा। ये 3 मामूली मगर बड़ी अहम तब्दीलियां तुम्हारे चेहरे पर करनी होंगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता हमारे ज़ेर ज़मीन क्लिनिक में रहना होगा। उसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए बोला, अब तुम कुछ देर आराम करो, लंदन का मौसम अब आलूद है। क्लिनिक पर तुम्हारी मामूली सर्जरी के लिए हमारा एक माहिर सर्जन 10 मिनट बाद पहुंच जाएगा। 15 मिनट बाद मैं आकर तुम्हें साथ ले चलूंगा। कोई सवाल? मैंने चेहरे को नफी में हिलाते हुए कहा, कोई सवाल नहीं, सब ठीक है, अपने वतन पाक के लिए जान भी हाजिर है। वो मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और सर पर टोपी रखकर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने टीवी ऑन किया। किसी चैनल पर लंदन शहर की आइंदा 24 घंटों का मौसम का हाल बताया जा रहा था। 15 मिनट बाद मेरा छोटी छोटी मूंछों वाला बॉस मुझे लेने आ गया। मेरा बॉस लाहौर का ही रहने वाला था, मगर एक मुद्दत से बैरून मुल्क वतन पाक की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। बैरक के बाहर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी जिस पर डेयरी फार्म के अंग्रेजी अल्फाज लिखे हुए थे। मौसम वैसा ही अबरालूद और सर्द था। वैगन बॉस खुद ही चला रहा था। कई छोटी बड़ी वीरान और आबाद सड़कों पर से गुजरते हुए आखिर हम एक काउंटी में आ गए। काउंटी के हरे भरे खेतों के पीछे खालिस इंग्लिश वज़ा के कॉटेज बने हुए थे। कहीं कहीं किसी कॉटेज की चिमनी में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वैगन काउंटी को पीछे छोड़ती हुई थोड़ी दूर जाकर एक जंगल की चढ़ाई चढ़ने लगी। दूसरी तरफ ढलान पर से उतरी तो मुझे बाएं जानिब एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दिया जिसके सहन के किनारे लकड़ी का जंगला लगा था। मालूम होता था कि इस कॉटेज में कोई नहीं रहता। वैगन एक तरफ दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी गई। बॉस उतरकर कॉटेज की तरफ चला। मैं लंबे ओवरकोट में मलबूस, सर पर हैट रखे उसके साथ साथ था। कॉटेज का दरवाजा खुला था। हम अंदर दाखिल हुए तो बॉस ने दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल कर दिया। ड्योढ़ी के साथ ही एक छोटा सा जीना नीचे उतरता था। नीचे एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा था जो किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम की तरह था। आतिशदान में गैस का हीटर रोशन था। कमरे की फजा नीम गर्म थी। 2 नौजवान डॉक्टरों ने जो पाकिस्तानी थे मेरा खैर मकदम किया। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया। गुस्ल के बाद कमरे में आया तो हर शय बिल्कुल तैयार थी। मुझे ऑपरेशन मेज पर लिटा दिया गया। 1 हफ्ता मुझे उसी कमरे में रखा गया। 8 दिन के बाद जब मैंने आईना देखा तो मेरी शक्ल में काफी तो नहीं लेकिन इतनी तब्दीली जरूर आ गई थी कि पहली नजर में मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। मेरी भवें दरमियान में जरा अंदर को खिंच गई थी। आंखें भी थोड़ी छोटी हो गई थी। नाक आंखों के करीब जाकर थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई थी। दोनों डॉक्टरों ने मेरा फाइनल मुआयना किया और बॉस को बताया कि मुझे मजीद 4 रोज वहां रखा जाएगा। इन 4 दिनों में टांकों के छोटे छोटे निशान भी गायब हो गए। 5वें रोज इंडियन कैप्टन रामकिशन मेहता की पासपोर्ट की तस्वीर लाकर बॉस ने मुझे दिखाई और कहा, ये तुम्हारी तस्वीर है, गौर से देखो। मैंने आईने में अपना चेहरा देखकर कैप्टन मेहता की तस्वीर पर नजर डाली तो सर्जरी के कमाल पर तन रह गया। कैप्टन मेहता की शक्ल और मेरी शक्ल में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ मेरे बाल गर्दन पर लंबे थे। बॉस ने कहा, अब तुम्हारा हेयर कट कैप्टन मेहता जैसा बनाया जाएगा, क्योंकि जब उसका जहाज क्रैश हुआ तो उसके बाल थोड़े थोड़े बड़े हुए थे। तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाएगा। उसके बाद मुझे वापस उसी बैरक में लाया गया जहां बॉस मुझे पहली बार मिला था। अब इंडियन कैप्टन रामकिशन मेहता के घरेलू हालात के बारे में ब्रीफिंग शुरू हो गई। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस के अपने आदमियों की मदद से दिल्ली से कैप्टन मेहता के पूरे कवायफ मंगवा लिए थे। इसमें कैप्टन मेहता के रिश्तेदारों के नाम, तस्वीरें, उनके घरों के एड्रेस, कैप्टन मेहता की वालिदा की तस्वीर, उसकी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी, उसके खामद हरि प्रसाद और उसकी लड़की और लड़के की तस्वीरें, उनके घर का पता, सब कुछ बताया गया था। जब कैप्टन मेहता की घरेलू जिंदगी के बारे में मेरी पूरी ब्रीफिंग हो गई तो अब दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसमें मुझे उसके सरकारी और अहम तरीन ओहदे पर भरपूर रोशनी डाली गई। मुझे बताया गया कि वो इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी है और उसके पास गैर मुल्की हुकूमतों के साथ खुफिया मुआहिदे का शोबा है। ये बड़ा अहम शोबा था। मेरा सबसे पहला मिशन रूस के साथ होने वाले एटमी आबदोज के सिलसिले में खुफिया मुआहिदे की तफसीलात मुहैया करना था। मुझे मेरा अपना नंबर दिया गया जो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। पाकिस्तान में एक खुफिया फ्रिक्वेंसी ज़बानी ईजाद करवाई गई। इस फ्रिक्वेंसी पर मैं कभी भी कोई भी खुफिया सिग्नल दे सकता था। अब मुझे कैप्टन मेहता की लाश से उतारा हुआ सूट और उसका ब्रीफ केस, उसके जूते जराबें, बटवा पासपोर्ट और उसके बटवे में लगी हुई एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई। उस लड़की ने बिंदिया लगा रखी थी, दरमियान से मांग निकली थी, जूड़े में एक फूल लगा रखा था। वो साड़ी में थी और मुस्कुरा रही थी। बॉस ने कहा, इस लड़की के बारे में हमने जो खुफिया मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक इसका नाम सुजाता मेहता है। ये कैप्टन मेहता की बरादरी की लड़की है और एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले ऑफिस में सेल्स गर्ल है। कैप्टन मेहता से इसका रोमांस चल रहा है। ये लड़की सुजाता नई दिल्ली की एक कोठी में अपने माँ बाप के साथ रहती है। इसका बाप दिल्ली के पंजाबी सौदागरान से ताल्लुक रखता है, प्लास्टिक की मसनूआत का कारोबार करता है। इसकी एक ही लड़की है और वो उसकी शादी कैप्टन मेहता से करना चाहता है। उसके बाद मुझे दिल्ली में कैप्टन मेहता की पोस्ट के बारे में पूरी तफसीलात बताई गई कि उसकी जॉब की नौयत क्या है और वो किन किन महकमों से राब्ता रखता है।
मुझे उसके मोती नगर वाले छोटे से बंगले की तस्वीर दिखाई गई। ये ब्रीफिंग खाना खाने के बाद भी जारी रही। दूसरे रोज कैप्टन मेहता के सूट और जुराबों को ड्राई क्लीन करवाकर जूतों के साथ एक पैकेट में बंद करवा दिया गया। इसी पैकेट में उसके दूसरे जरूरी कागजात और ब्रीफकेस भी रख दिया गया। बॉस ने कहा, यह पैकेट पाकिस्तान में कश्मीर के बॉर्डर पर किसी मकाम पर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इसी पैकेट में कैप्टन मेहता के वो कागजात भी हैं जो उसकी फ्लाइट के सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के लिए तैयार किए गए हैं। बाकी ब्रीफिंग तुम्हारा मिशन शुरू होने से पहले बॉर्डर के किसी मकाम पर तुम्हें की जाएगी। बॉस वो पैकेट ले गया। 3 दिन के बाद मैं PIA के एक तैयारे में बैठा कराची की तरफ परवाज कर रहा था। मेरा खुसूसी पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार किया गया। कराची से मैं रावलपिंडी पहुंचा। वहां से मुझे रात के अंधेरे में एक जीप में बिठाकर आजाद कश्मीर के एक मकाम पर पहुंचा दिया गया। मैं उस मकाम का नाम नहीं लिखूंगा। ये जगह एक पहाड़ी जंगल में वाक़ थी। 2 कमरों वाला एक मकान था। मैं इस मकान में 2 दिन तक बंद रहा। मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। दूसरे दिन शाम को मेरा वही लंदन वाला बॉस आ गया। उसके साथ एक ऊंचा लंबा फौजी किस्म का जवान भी था जिसने सिविलियन लिबास पहन रखा था। बॉस ने मेरे सामने इलाके का नक्शा खोल कर रख दिया और बोला, ये वो मकाम है जहां इंडियन एयरफोर्स का तैयारा क्रैश हुआ था। भारतीय हुक्काम को हमने तैयारे की निशानदही सरकारी तौर पर की तो उनका आला सती वफ्द आम तफ्तीशी अफसरों की हैसियत से वहां पहुंच गया। हमने कैप्टन मेहता को जख्मी हालत में जाए हादसा से गायब कर दिया था। भारतीय वफ्द के अरकान को बताया गया कि जहाज के सभी मुसाफिर क्रैश में हलाक हो गए थे। उन्होंने सबकी लाशें भी शनाख्त कर ली क्योंकि इत्तेफाक से जहाज में आग नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके एक अफसर की लाश के बारे में कुछ इल्म नहीं है। भारतीय वफ्द के अरकान ने भी खामोश रहना ही मुनासिब समझा, मगर साफ लगता था कि कैप्टन मेहता की लाश और उसके ब्रीफकेस के बारे में वो बहुत परेशान है। फिर वो लोग अपने आदमियों की कटी फटी लाशें लेकर इंडिया चले गए। अब जाहिर है कि उन्होंने कैप्टन को लापता करार दे दिया होगा। वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कैप्टन मेहता जख्मी हालत में भी किसी तरह जाए हादसा से फरार हो गया था और अब वो भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। इस सूरत हाल से तुम फायदा उठाओगे। तुमको हम इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ देंगे, जहां से तुम बड़ी आसानी से सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाओगे। उसके बाद तुम बॉर्डर फोर्स के आदमियों को यकीन दिलाओगे कि तुम कैप्टन मेहता हो। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे घर और सुजाता के टेलीफोन नंबर भी बता दिए जाएंगे। क्या इस सूरत हाल को तुमने अच्छी तरह ज़हन नशीम कर लिया है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे इतनी शदीद ब्रीफिंग की गई है और मेरी शक्ल इस हद तक कैप्टन मेहता की शक्ल से मुमासिल है कि अब मैं अपने आप को कैप्टन रामकिशन मेहता ही समझने लगा हूँ और लगता है कि मैं पाकिस्तान की सरहद पार करके अपने घर दिल्ली जा रहा हूँ। बॉस और उसका साथी जरा सा मुस्कुराए। फिर बॉस ने मुझे 3 फोन नंबर लिखवा दिए, जहाँ मुझे रामकिशन मेहता की एक नोटबुक भी दी गई जो उसकी जेब से निकली थी और जिसमें उसका सेविंग अकाउंट नंबर दर्ज था। उसका हिसाब दिल्ली के पंजाब सिंध बैंक में था। चेकबुक नहीं मिल सकती थी। बॉस ने कहा, हो सकता है कि कैप्टन मेहता की चेकबुक उसके ऑफिस के दराज में हो। तुम होशियारी के साथ उसका पता लगाना और सुजाता मेहता से मिलते वक्त मोहतात रहने की कोशिश करना कि वो तुमसे दूर ही रहे। शादी के बारे में हरगिज हामी न भरना और उसके साथ बेतकल्लुफ न होना। हर हालत में एक बात को फरामोश न करना कि तुम मुसलमान हो और मेडिकल मुआयने पर तुम्हारा राज फाश हो सकता है। जहरीला सिगार तुम्हारे पास मौजूद है, पिस्तौल की तुम्हें जरूरत नहीं। कैप्टन मेहता आला सिगरेट पीने का आदी था। ये सिगार सिर्फ इस सूरत में सुलगाना जब तुम्हें किसी दुश्मन को हलाक करना हो। तुम्हारे बटवे में इंडियन करेंसी के 796 रुपए और कुछ रेजगारी रख दी गई है। कैप्टन मेहता का पासपोर्ट और दूसरे कागजात ब्रीफकेस में मौजूद हैं। कल रात सुबह होने से पहले तुम्हें मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब छोड़ दिया जाएगा। अब तुम आराम करो। तुम्हारे सामने मसाइब और मसाइल से पुर एक इंतहाई आसाब शिकन सफर है, लेकिन हमें तुमसे पूरी तवक्को है कि तुम हर हालत में साबित कदम रहकर मुल्क की खिदमत में पेश रहोगे। मैंने पूछा कि दिल्ली पहुंचकर मुझे क्या लाइन इख्तियार करना होगी। बॉस ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम कभी भूल कर भी दिल्ली में हमारे सिफारत खाने का रुख न करना। दूसरी बात यह है कि जब तुम दिल्ली पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल लोगे तो एक रोज तुम्हारे घर पर फोन आएगा। फोन पर वो शख्स तुम्हें वही कोड नंबर बताएगा जो मैंने तुम्हें बताया है और जो हमारा इंतहाई सीक्रेट कोड नंबर है। फिर वो शख्स तुम्हें एक इंतहाई जदीद और मुख्तसर तरीन और तेज ट्रांसमीटर देगा। उस ट्रांसमीटर की मदद से तुम हमारी फ्रीक्वेंसी पर अपना कोडवर्ड बताकर किसी भी वक्त राब्ता कायम कर सकोगे। इस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें तुम्हारे अगले प्रोग्राम से मरमूज अल्फाज में आगाह कर दिया जाएगा। तुम हमारे मरमूज कोड को अच्छी तरह जानते हो और तुम्हें उसके खुफिया हरूफ ज़बानी याद है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें कोड बुक साथ नहीं रखनी पड़ेगी। अब तुम आराम करो, मैं कल रात आऊंगा।
इस दौरान तुम उस पहाड़ी मकान से हरगिज बाहर नहीं निकलोगे और रात को सिर्फ मोमबत्ती रोशन कर सकोगे। एक बूढ़ा आदमी तुम्हें खाना वगैरह पहुंचाता रहेगा, ना वो तुमसे कोई बात करेगा और ना तुम उसको बुलाना। बॉस चला गया। आखिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन पर दाखिल हो जाऊं। 2 रोज से ये लोग मुझे कैप्टन मेहता कहकर पुकारने लगे थे। बॉस अंदर दाखिल हुआ तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं मुस्कुरा दिया। बॉस ने संजीदा होकर कहा, तुमने जवाब में नमस्कार क्यों नहीं किया? कैप्टन मेहता, क्या तुम हम पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का जवाब सर्दमेरी से दोगे? मैंने तुम्हें जख्मी हालत में जहाज के मलबे से उठाया है, तुम्हारी तीमारदारी की, तुम्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी और अब अपनी रिवायती रवादारी से काम लेते हुए तुम्हें अपना कैदी बनाने की बजाय तुम्हें तुम्हारे मुल्क इंडिया की सरहद पर वापस भेज रहे हैं। क्या तुम हमारे एहसान को फरामोश कर दोगे? मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, आपका धन्यवाद श्रीमान जी, आपके उपकार हमें याद रहेंगे। बॉस ने आहिस्ता से कहा, हिंदी के इतने अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से ये कपड़े पहन लो। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अक्टूबर का महीना था। कश्मीर की पहाड़ी पर काफी ठंड थी मगर मकान में आग रोशन थी। मेरे बाल कैप्टन रामकिशन मेहता के बालों की तरह तराश दिए गए थे। 7 रोज से मुझे शेव बनाने से मना कर दिया गया था ताकि मैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को ये कहने में हक बजानिब साबित हूं कि मैं कई रोज से जंगलों में मारा फिर रहा था और बॉर्डर क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा था। और 7 रोज पहले एक देहाती के मकान से मैं रोटी और कैंची चुरा कर ले आया था और अपनी दाढ़ी के बाल तराशे थे। मैंने कैप्टन रामकिशन मेहता का सूट पहन लिया। सूट मुझे बिल्कुल फिट था। उसके जूते का साइज भी वही था जो मेरा था। ब्रीफकेस की जंजीर तोड़ दी गई थी। तमाम कागजात ब्रीफकेस में रख दिए गए थे। पासपोर्ट, बटुआ, नोटबुक और इंडियन करेंसी के नोट और रेजगारी मैंने अपने कोट पतलून की जेब में रखी। जहरीला सिगार मैंने यूं ही कोट की बाहर वाली जेब में डाल दिया। मुझे उस कीमती सिगार को खास तौर पर किसी खुफिया जगह पर छुपाने से मना कर दिया गया था क्योंकि इस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को उस पर शक हो सकता था। मुझे आखिरी बार ब्रीफिंग की गई। फिर आईने में मुझे अपना हुलिया देखने के लिए कहा गया। मैं तद्दे आदम आईने के सामने खड़ा हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। मैं हूबहू कैप्टन रामकिशन मेहता बन चुका था। मेरे कपड़ों को जगह जगह से मैला कर दिया गया। बाल इस तरीके से बना दिए गए थे जैसे कई रोज से कंघी न की हो। दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी। जूते पर कांटे की मदद से खराशें डाल दी गई थी। टाई गायब कर दी गई। मुझे खास तौर पर हिदायत कर दी गई कि इंडियन बॉर्डर में दाखिल होने से पहले मैं कोशिश करूं कि गुंजान झाड़ियों में से होकर गुजरूं ताकि मेरे कपड़े मजीद खराब हो जाएं और उनके साथ कांटे और पत्ते चिपक जाएं। उसके बाद बॉस ने आखिरी मर्तबा मुझसे मुसाफा किया। बोले, अब तुम दिल्ली में हमारे आदमी की टेलीफोन कॉल का इंतजार करना। बोले, अब तुम दिल्ली में हमारे आदमी की टेलीफोन कॉल का इंतजार करना। आगे तुम्हारा अपना मिशन है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। जरा सी भूल तुम्हें इंतहाई अज़ियतनाक मौत के हवाले कर सकती है। एक बात तुम्हें बताने की शायद जरूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा राज फाश हो गया और तुम पकड़ लिए गए तो तुम किसी हालत में भी पाकिस्तान के बारे में जबान से एक लफ्ज नहीं निकालोगे। मैंने बॉस का हाथ आहिस्ता से दबाया और पुरयकीन लहजे में कहा, पाकिस्तान पर जान कुर्बान कर सकता हूँ। पाकिस्तान से बेवफाई करने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। बॉस ने मुझे गले लगा लिया, फिर हाथ हिलाकर बोला, ओके कैप्टन रामकिशन मेहता, राम राम। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, राम राम। बाहर अंधेरे और सख्त पहाड़ी सर्द रात में एक बंद जीप पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। उसका दरवाजा खोल दिया गया। मैं तेजी से जीप की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ब्रीफकेस मैंने घुटनों पर रख दिया था। जीप पहाड़ी की ढलवान उतरने लगी। उसके सिर्फ साइड लाइट्स ही रोशन थी। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। मैं भी अपने मिशन के तफक्कुरात में गुम खामोश बैठा बाज नशीबो फराज पर गौर कर रहा था। उस वक्त मैंने अपने ऊपर रामकिशन मेहता की शख्सियत को तारी कर लिया था। रात के 2:30 बजे होंगे। उस वक्त जीप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई नीचे वादी में उतर आई। आगे हमने एक नदी का पुल अबूर किया। जहां गार्ड ने हमें चेक किया। उन्हें हमारे बारे में पहले ही बता दिया गया था। जीप पुल पार करके एक वादी में दाखिल हो गई। अंधेरी सर्द रात में मुझे जीप के शीशे में से दूर दूर पहाड़ियों के स्याह दीवार नजर आई। अब रास्ता ना हमवार था। जीप हिचकोले खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। एक जगह जीप में छोटा सा टर्न लिया और रुक गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, प्लीज कम आओ। मैंने जीप से बाहर निकल आया। मेरा सूट अगरचे गर्म था मगर ओवरकोट न होने की वजह से सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने कोट के कॉलर ऊपर कर लिए। ड्राइवर अंधेरे में आगे आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे था। सामने एक छोटी सी टेकरी थी। जहां पहुंचे तो एक तरफ से अचानक 2 फौजी जवान निकल
कर सामने आ गए। उन्होंने पासवर्ड पूछा। मेरे साथी ने उसे उस रात का पासवर्ड बताया और करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा। दोनों फौजी जवान फौरन अंधेरे में वापस चले गए। टेकरी के पार पहुंचकर मेरा साथी ड्राइवर झुककर बैठ गया। उसने मुझे भी झाड़ियों की ओट में बैठने का इशारा किया, फिर सामने की तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, सर, यहाँ से आगे 2 फरलांग के बाद इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मैं आपके साथ यहाँ तक आ सकता था, आगे आपको अकेले जाना होगा। नक्शे पर से मुझे ये इलाका अच्छी तरह जहन नशीन करवा दिया गया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने के लिए कहा। मेरा साथी जीप ड्राइवर कुछ कहे बगैर पीछे को खिसकता अंधेरे में गुम हो गया। अब मैं अपने खतरनाक मिशन के साथ कैप्टन राम किशन मेहता की हैसियत से बिल्कुल अकेला था। मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीछे से मुझ पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इंडिया के बॉर्डर की जानिब से गोली फायर हो सकती थी। इस एतबार से मुझे बड़ी एहतियात के साथ 2 फरलांग का फासला तय करना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, दिल में कलिमा पढ़ा और टेकरी से उतरने लगा। वादी में पहुंचकर मैं जंगली झाड़ियों के साथ साथ अपने आप को घिसाता हुआ गुजरने लगा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया। 1 फरलांग का फासला तय किया तो मुझे पसीना आ गया। ये अच्छी बात थी। अब मैं झुक कर चलने लगा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। मैं एक मुख्तसर सी वादी में था जिसके अकब में मकबूजा कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जम्मू और हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया था। आसमान पर सितारे ठिठरे हुए चमक रहे थे। मेरी पतलून के पांचे शबनम में भीग गए थे। झाड़ियां छतरी हो गई थी। अंधेरे में ऊंचा नीचा खुला मैदान नजर आने लगा था। अभी तक इंडिया की किसी चेक पोस्ट से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। खतरा सिर्फ यही था कि किसी तरफ से कोई फायर ना आ जाए। खुली जगह पर आया तो यूं महसूस होने लगा कि मुझे देखा जा रहा है। मैं बैठ गया। मेरा सांस किसी हद तक फूल रहा था। जरा सांस ठीक किया और फिर झुककर आगे बढ़ने लगा। मेरी चटी हिस्स कह रही थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूं और फिर ये बात दुरुस्त निकली। मैं चंद कदम ही बढ़ा हूंगा कि एक हल्के से धमाके के साथ फायर बुलंद हुआ और देखते देखते सारा इलाका इस रोशनी के फायर से दिन की तरह रोशन हो गया। मैंने इंतहाई अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए और वहीं बैठ गया। दब-दब की आवाजों के साथ किसी खंदक से निकलकर 2 फौजी मेरे सर पर मौजूद थे। उनकी राइफलों की नालियों का रुख मेरे सर की तरफ था। उनमें से एक ने डोगरी लहजे में कहा, पाकिस्तानी कमांडो है। दूसरे ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और उठने का हुक्म दिया। मैंने पुरअतमाद लहजे में हिंदी जबान में कहा, मैं कैप्टन राम किशन मेहता हूँ, मुझे कमांडर के पास ले चलो। एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया और आगे खुद धकेला। आगे लग जा साले। दूसरे ने मेरे ब्रीफकेस पर कब्जा कर लिया। अरे स्मगलर है सीताराम, इसमें मोती हीरे होंगे। मैंने उन्हें अंग्रेजी में गाली दी और डांट कर कहा, मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। कमांडर के पास चलो, मैं एयर क्रैश में बच गया हूँ। मेरा नाम कैप्टन राम किशन मेहता है। वो कुछ मुतासिर हो गए थे, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी राइफलों की जद में लिए रखा और नशेब की जानिब एक जगह बने हुए ज़ेर ज़मीन बंकर में ले गए। बंकर के अंदर लालटेन जल रही थी और एक फौजी कैंप कार्ड पर सो रहा था। वहां मजीद 2 फौजी आ गए और लालटेन की रोशनी में मुझे घूरने लगे। ये इंडियन फौज की किसी बॉर्डर रेजिमेंट के सिपाही थे। बंकर में सोए हुए कमांडर को जगाया गया। वो एकदम उठकर आंखें मलता हुआ बाहर आया। मुझे गौर से देखा और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? फौजी ने उसे बंकर में उठाने के बाद मेरे बारे में बताया था। मैं जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम राम किशन मेहता है। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड है। सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ। मैं बड़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तानी इलाके से भाग कर आया हूँ। बॉर्डर कमांडर ने लालटेन के पास जाकर मेरा कार्ड देखा। कार्ड जाली नहीं था, बल्कि असली कैप्टन राम किशन मेहता का था। इस दौरान में मैं भी बंकर में दाखिल होकर एक स्टूल पर बैठ गया। मेरा ब्रीफकेस मेरे घुटनों पर था। कमांडर ने फौरन पीछे रेजिमेंट कमांड पोस्ट में टेलीफोन कर दिया। दूसरी तरफ से मालूम नहीं क्या जवाब मिला, मगर उसका रद्द-ए-अमल हिम्मत अफजा था। कमांडर ने उसी वक्त मुझे पानी पिलाया। इस दौरान में मैंने उसे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे की तबाही का पूरा वाकया सुना दिया। इस हादसे को 1.5-2 माह गुजर चुके थे। कमांडर ने मेरे कागजात चेक किए, मेरा पासपोर्ट देखा और बोला कि आपको हमारे आदमी पीछे रेजिमेंटल ऑफिस में ले जाएंगे। वहां हमारे कर्नल गुप्ता साहब मौजूद हैं। उसने अपने 2 फौजियों को हुक्म दिया कि मुझे कर्नल गुप्ता के ऑफिस में पहुंचा दिया जाए। अब सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी हिमाचल प्रदेश और जम्मू की पहाड़ियों के पीछे से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। ये जम्मू और मकबूजा कश्मीर का दरमियानी इलाका था, बल्कि रामबन के बहुत पीछे का इलाका था। मैं एक बार इस वादी से निकल चुका था। कर्नल गुप्ता को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी। वो अपने ज़ेर ज़मीन और आधे ज़मीन के ऊपर बने हुए कैंप ऑफिस से बाहर ही खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में चाय तमक था और वो वर्दी में था। सर पर उसने गर्म ऊनी टोपी लपेट रखी थी। मैंने करीब जाते ही उसे सैल्यूट किया, क्योंकि अगरचे मैं बाकायदा फौज में नहीं था, फिर मेरा ओहदा कैप्टन का था और एक कर्नल को सैल्यूट करना मुझ पर वाजिब था। कर्नल गुप्ता ने सैल्यूट का जवाब दिया और पंजाबी लहजे में तहकुमाना अंदाज में पूछा कि मैं कौन हूँ।
मैंने कहा सर मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ। उसके साथ ही मैंने इंतहाई मौसर अंदाज में उसे दिल्ली से मॉस्को जाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयरफोर्स के तैयारे के क्रैश की पूरी कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान कर दी। फिर कहा इसमें मेरे सारे सीक्रेट कागजात मौजूद हैं सर। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा थी कि मैं पाकिस्तानी फौज के काबू में नहीं आया और हर हालत में ये सीक्रेट कागजात बचा कर ले आया हूँ। वो मुझे अंदर ले गया और लालटेन की रोशनी में मेरा पासपोर्ट, ID कार्ड और कागजात गौर से देखने लगा। मैंने कहा सर प्लीज दिल्ली में मेरे हेडक्वार्टर के डायरेक्टर वर्मा जी को फोन पर इत्तला कर दी जाए। उन्हें ये खुशखबरी सुनाइए कि मैं जहाज के हादसे में नहीं मरा, मैं जिंदा हूँ और मैं सीक्रेट फाइल बचा कर ले आया हूँ। कर्नल गुप्ता के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि जब उसने वहीं से दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में वर्मा के घर पर फोन करके मेरी इत्तला दी तो उसने बेताबी से कहा मेरी बात करवाऊं। मैंने अपने डायरेक्टर से फोन पर बात की और उसे वही कहानी सुनाई जो मैं इससे पहले कर्नल गुप्ता को सुना चुका था। वर्मा साहब को सिर्फ ये जरूर बताया कि मॉस्को की सीक्रेट फाइल मेरे पास महफूज है। इससे मेरी मुराद कर्नल गुप्ता पर असर डालना था ताकि बॉर्डर के इलाके से किसी न किसी तरह निकल जाऊं। हमारे डायरेक्टर वर्मा ने कर्नल गुप्ता से बात करके मेरी तस्दीक कर दी। कर्नल गुप्ता ने फौरन मुझे चाय और कमांड पोस्ट के लंगर खाने से गर्म गर्म पूरियां मंगवा कर खिलाई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि 1 माह के बाद मैंने तसल्ली से भोजन किया है। फिर मैंने कर्नल गुप्ता को अपनी तवील जिद्दोजहद और पाकिस्तानी इलाके में सीक्रेट इंडियन फाइल को सीने से लगाए दरबदर फिरते रहने की फर्जी दास्तान सुना डाली। वो मेरी बहादुरी की तारीफ करने और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहने लगा। उसने मेरे कांधों पर कंबल उड़ा दिया क्योंकि वहाँ काफी सर्दी थी। हम पहाड़ के नशेब में थे जहाँ अभी सूरज की धूप नहीं पहुंची थी। नाश्ते के बाद मैंने गर्म पानी से उसी वक्त शेव की, मुंह हाथ धोया, आईने में अपनी शक्ल का अच्छी तरह से जायजा लिया। मेरी और कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में कोई फर्क नहीं था। आधे घंटे बाद ऊपर से एक जीप आ गई जिसमें बैठकर मैं जम्मू की तरफ रवाना हो गया। दिन के 10 बज रहे थे जब हमारी जीप जम्मू के शहर में दाखिल हुई। इस शहर में भी अपने कमांडो मिशन के दौरान मैंने बड़े मार के मारे थे, मगर उस वक्त मेरी शक्ल आमिर की थी और अब मेरी शक्ल कैप्टन मेहता की थी और मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। जम्मू इंटेलिजेंस ऑफिस में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों और अहलकारों ने मेरा स्वागत किया। मेरी तस्वीर उनकी फाइल में मौजूद थी जिसमें और मेरी शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। रस्मी तौर पर मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड चेक किया गया। सीक्रेट फाइल के कागजात मैंने सिर्फ डायरेक्टर जम्मू इंटेलिजेंस को ही देखने के लिए दिए थे। उसने फाइल को एक नजर देखा। फाइल बिल्कुल असली थी। जगह जगह इंडियन वजारत दाखिला और CIB के अफसरों की मोहरें लगी थी जो सबकी सब असली थी। फाइल बड़े एहतराम से मेरे हवाले कर दी गई। यहाँ से एक बार फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में फोन करके मेरे डायरेक्टर वर्मा से बराह रास्त मेरी बातचीत करवाई गई। वो बेहद खुश थे और बार बार कह रहे थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुम न सिर्फ क्रैश में जिंदा बच गए बल्कि सीक्रेट फाइल भी बचा कर ले आए। जम्मू में भी सब ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो आपके जीवन से भी निराश हो चुके थे। दोपहर को वहाँ के अफसरों के साथ मैंने भोजन किया। गुस्ल करने के बाद ताज़ा दम हुआ और 2 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली की तरफ प्रवास कर गया। पहला मरहला बखैर खूबी तय हो गया था। अब सबसे कठिन मरहला दिल्ली में मेरी राह देख रहा था और मैं जहनी तौर पर इस मरहले की कड़ी से कड़ी आजमाइश के लिए पूरी तरह तैयार था। जहाज में मैं सो गया। ये जगह नींद करने के लिए बेहद मौजूद थी। जहरीला सिगार वैसे ही मेरी जेब में था। किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था। मैं खिड़की में से नीचे देख रहा था। धूप निकली हुई थी। गुरूब आफ्ताब का वक्त ज्यादा दूर नहीं था। दिल्ली शहर की कदीम और जदीद इमारतें नरम धूप में साफ नजर आ रही थी। एक जानिब मुझे कुतुब साहब की लाठ और दाहिनी जानिब जामे मस्जिद के मीनार और गुंबद दिखाई दिए। फिर जहाज रनवे पर लगते ही दौड़ने लगा और उसकी रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज से निकल कर लाउंज में आया तो खुदा जाने कौन लोग थे जो फूलों के हार लिए मेरी तरफ बढ़े। ये गालिबन मेरे दिल्ली के अफसरान और अहलकार थे, लेकिन मैंने अपनी वालिदा, बहन कृष्णा कुमारी और खास तौर पर सुजाता अपनी महबूबा को पहचान लिया। वालिदा ने मुझे सीने से चिमटा लिया। वो रोए जा रही थी। मैंने उनके पांव छू लिए। मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी तो मुझसे लिपटी जा रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। उसका खावंद हरि प्रसाद भी वहां आया था। उसने भी मुझे गले लगा लिया। दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे जिनके बारे में मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम होने वाला था कि इनमें से कौन क्या है। मेरी महबूबा सुजाता मेहता मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रही थी और मेरे पहलू में थी। मैंने अपनी वालिदा के कांधे पर हाथ रखा हुआ था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैंने पाकिस्तान की कैद में बड़े मुसीबत के दिन गुजारे हैं, बड़ी अजियत बर्दाश्त की है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरे डायरेक्टर वर्मा साहब की तस्वीर भी मुझे पाकिस्तान में दिखा दी गई थी। उनसे मैंने इंतहाई अदब और गर्मजोशी से बगलगिरी की थी और हाथ जोड़कर कहा था, सर
भगवान ने बड़ी कृपा की कि कागजात बचा कर ले आया हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी और कहा, कैप्टन मेहता, हमें तुम पर बड़ा गर्व है। मैंने ब्रीफ केस उनके हवाले कर दिया। दफ्तर के दूसरे लोग भी मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकते थे। उनकी सूरतों से मैं आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा था। वर्मा जी ने बाहर आते ही कहा, मेहता जी, तुम अब घर जाकर अपने परिवार के पास आराम करो। बेशक कल भी छुट्टी कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर दर्शन कर लूंगा। परसों मैंने जनरल मीटिंग रखी है। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। एक एम्बेसडर भारतीय गाड़ी जिसमें मेरी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी, सुजाता मेहता और हरिप्रसाद जी बैठकर अपने दिल्ली नगर वाले बंगले की तरफ चल पड़े। कृष्णा के बच्चे भी उस गाड़ी में बैठे थे। माता जी ने मुझे अपने गले से लगा रखा था। सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं असली कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं हूँ। अपने मोतीनगर वाले बंगले की तस्वीर भी मुझे पहले से दिखा दी गई थी। जब गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई मोतीनगर के इलाके में पहुंची तो एक मोड़ काटने के बाद उसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैंने तस्वीर वाले बंगले को पहचान लिया। मैंने माता जी से कहा, माता जी, मुझे लगता था अब अपने घर के दर्शन कभी नहीं होंगे। माता जी रोने लगी। फिर मेरा माथा चूमकर बोली, पुत्र, मैंने भगवान कृष्ण और काली माता से प्रार्थना की थी, कुतुब जी पर भी जरी की चादर चढ़ाऊंगी। हे भगवान, तूने विधवा पर बड़ी कृपा की। मैंने पीछे से हाथ खिसकाकर सुजाता का हाथ दबाया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। गाड़ी बंगले के छोटे से गेट में से गुजरकर बंगले के बरामदे के सामने खड़ी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बंगले का हुदूदरबा क्या है। जाहिर है वहां मेरा कमरा भी होगा और मुझे उस कमरे की समत का इल्म नहीं था। मैं कस्तन अपनी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता के पीछे चलने लगा ताकि वो खुद ही मेरे कमरे की तरफ ले जाएं, और ऐसा ही हुआ। बंगले के अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आमने सामने 3 कमरे थे। पीछे भी एक छोटा सा लॉन जिसके बरामदे में किचन और बाथरूम थे। मेरा कमरा अकबी बरामदे में बाथरूम के साथ ही था। माता जी ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, पुत्र, किशन भगवान की दया से तू फिर अपने कमरे में आया है। ठहर, मैं भगवान की मंगल धन की आरती उतारती हूँ। और माता जी ने वहीं खड़े खड़े मंगल आरती गानी शुरू कर दी। कृष्णा कुमारी किचन से सरसों का तेल ले आई। सुजाता मेरे करीब ही खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सांवली दराज कद की लड़की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी। बाल भी काफी लंबे थे और साड़ी में वो कोई देवी लग रही थी। खुदा खुदा करके मुझे अपने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के कमरे में जाने का मौका मिला। मैं जाते ही पलंग पर गिरा और कहा, माता जी, मुझे नींद आ रही है। मैं सुजाता को बुलाते हुए झिझक महसूस कर रहा था, जबकि ये झिझक इन लोगों के माहौल के मुताबिक अजीब और गैर मानूस थी। आखिर मेरी बहन कृष्णा कुमारी ने कही दिया कि किशन भैया, तुम सुजाता से नाराज हो क्या? मैंने जल्दी से कहा, नहीं तो। कृष्णा बोली, तो फिर तुमने उससे बात क्यों नहीं की? चलो माता जी, से आराम करने दो। अपने भैया के लिए मैं रात का भोजन खुद बनाऊंगी। हाँ कृष्णा बहन, मैंने एक मुद्दत से बघारे बैंगन नहीं खाए। और वो मुस्कुराती हुई माता को लेकर बाहर चली गई। उनके जाते ही सुजाता ने मुंह बना लिया और नाराजगी के लहजे में बोली, लगता है तुम्हें पाकिस्तान में किसी से प्रेम हो गया है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सुजाता, तुम्हें क्या मालूम कि मैंने कठिन दिन वहां गुजारे हैं, मगर तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं भुलाया। मैंने सुजाता के कांधे पर हाथ रख दिया। वो कुछ सिमट गई। अचानक मुझे अपने बॉस की हिदायत याद आ गई कि मुझे सुजाता से अपने ताल्लुकात को एक खास हद तक ही महदूद रखना होगा। उससे ब्याह की बात को भी किसी न किसी बहाने से टालते जाना होगा। और ये बात थी भी बड़ी मुनासिब। सुजाता से बेतकल्लुफी या बराह रास्त शादी का मतलब मेरी तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कंबल ऊपर करते हुए कहा, सुजाता। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन, तुम मुझे कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन, तुम मुझे कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बोली, इसलिए कि पहले तुमने मुझे सुजाता जी नहीं कहा। तुम तो मुझे हमेशा सुजाता डार्लिंग कहकर पुकारते थे। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुजाता डार्लिंग, जीवन की इस कदर कठिन राहों से गुजरा हूँ कि तुम्हारी कदर मेरे दिल में ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के जंगलों में दरबदर होते हुए कई बार ऐसा हुआ कि यमराज सामने आकर खड़ा हो गया। लगता था कि बस अब मरने वाला हूँ और यहाँ मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई ना होगा। विश्वास करो, ऐसे वक्त में तुम्हारे ख्याल ने मेरी ढारस बंधाई। सुजाता शर्मा गई। वो बड़ी खुश हुई। मेरा शक दूर हो गया। उस लड़की को शक पड़ सकता था क्योंकि एक लड़की मरहूम कैप्टन किशन मेहता के बेहद करीब थी और मुझे अभी तक ये इल्म न हो सका था कि उसके अपने महबूब और प्रेमी कैप्टन मेहता के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की हद कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होती है। ये भी मुझे वक्त के साथ साथ मालूम करना था और फिर अपनी एक हद मुकर्रर करनी थी। मैंने जमाई ली तो सुजाता बोली, मैं माता जी के पास जाती हूँ। मेरी माता जी और पिताजी आगरा गए हुए थे। शाम को वो भी बधाई देने आएंगे। उन्हें हमने फोन पर बता दिया था कि तुम भगवान की कृपा से दुश्मन की कैद से निकलकर भारत में दाखिल हो चुके हो। मैं नहीं चाहता था, मगर सुजाता ने बेधड़क झुक कर मेरा माथा चूम लिया।
फिर वो चली गई। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं तन्हा रहकर इस घर में एक इंतहाई अजनबी मगर इंतहाई करीबी आदमी की हैसियत से दाखिल होने के बाद अपने इस तजुर्बे को थोड़ा सा हजम करना चाहता था। सुजाता के जाते ही मैंने कंबल ऊपर करके आंखें बंद कर लीं और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात और पेचीदा हालात के बारे में गौर करने लगा। फिर आंखें खोल कर देखा, कमरे की अक़ब खिड़की में से गुरूब आफ्ताब की अलविदाई रोशनी अंदर आ रही थी। दीवार पर हनुमान जी की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी। लिखने वाली टेबल पलंग के पास ही थी। मैंने टेबल लैंप जलाया और उठकर कुर्सी पर बैठ गया। देखा कि मेज पर फ्रेम में एक जानिब सुजाता की तस्वीर लगी थी, दूसरी जानिब एक गंजे और कुछ मेरी शक्ल वाले उथेड़ उम्र आदमी की तस्वीर थी। मैंने तस्वीर को उठाकर देखा, उसके नीचे लिखा था सूबेदार आत्माराम मेहता। मैंने जल्दी से तस्वीर वहीं मेज पर रख दी। ये कैप्टन रामकिशन मेहता के वालिद की तस्वीर थी। अब मैंने एक एक करके मेज और सारे दराज खोल कर देखे। उनमें कुछ खुतूत उर्दू हिंदी में लिखे हुए, कुछ जरूरी यादाश्तों के कागजात, 2 रेलवे टाइम टेबल, एक हिंदी की जंतरी, अंग्रेजी की 2 जासूसी किताबें और इस किस्म के बेकार और मेरे काम न आने वाली चीजें भरी हुई थी। एक दराज में मुझे कैप्टन मेहता की यानी अपनी चेक बुक मिल गई, जिसमें से 2 चेक काटे गए थे, एक 700 रुपए का और एक 147 रुपए का। गाड़ी के लाइसेंस और जरूरी कागजात भी ऊपर वाली दराज में पड़े थे। मैंने अपना पासपोर्ट और बटवा भी उसी दराज में रख दिया। मैंने अलमारी खोल कर देखी, उसमें मेरी एक फ्रेम की हुई कप्तानी के जमाने यानी रेगुलर फोर्स के जमाने की बावर्दी तस्वीर पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। वाकई मुझमें और मरहूम कैप्टन मेहता में गजब की मुमासलत थी। रही सही कसर प्लास्टिक सर्जरी ने पूरी कर दी थी। मैंने तस्वीर वहीं पड़ी रहने दी जहां मेरे मुख्तलिफ कपड़े लटके हुए थे, धोती, कुर्ता, स्लीपिंग सूट, 2 गर्म सूट, 2 वास्कटें, एक गांधी कैप भी एक तरफ टंगी थी। नीचे अलमारी में एक तरफ मेरे कुछ जूते पड़े थे। मैंने अलमारी बंद कर दी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। कृष्णा कुमारी की आवाज आई, भैया जी। तुमने तो पहले कभी ना पूछा था कि कौन है, हर वक्त यही कहा करते थे कि तुम अंदर आ जाओ। उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गई। मैंने दिल में कहा, बीबी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मरहूम भाई क्या कुछ करता था। एक तरह से मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि इस घर की मुसरतों को वापस ले आया हूँ और मेरे आने के बाद इस घर की वीरानी शादमानियों में तब्दील हो गई है और माता जी को उसका बेटा, सुजाता को उसका महबूब और कृष्णा कुमारी को उसका छोटा भाई मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा बहन क्या करूं, दुश्मन की कैद में रहकर बहुत बातें भूल गया हूं। इन लोगों को मैंने यही बताया था कि कुछ दिनों पाकिस्तानियों की कैद में रहा हूं, जहां से एक रोज फरार हो गया। कृष्णा बोली, सुजाता के माता पिता जी आगरा से तुम्हें मिलने आए हैं, आओ मेरे साथ उनका स्वागत करो। सुजाता के माता पिता के चरण छुए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सुजाता की माँ खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। ये ड्रामा भी शाम तक होता रहा। रात को खाने पर सारी फैमिली और सुजाता का खानदान और कृष्णा कुमारी के खामद का भी खानदान मौजूद था। तरह तरह की मिठाइयाँ और भोजन पकाए गए थे। मेरे पसंदीदा बघारे बैंगन भी मौजूद थे। टीवी पर दिल्ली का मेयर तकरीर कर रहा था। सुजाता ने टेप चला दी और कमरे की दूसरी आवाजों में माइकल जैक्सन के अंग्रेजी गानों की आवाज भी शामिल हो गई। कृष्णा के दोनों बच्चे डिस्को डांस करने लगे। खाने के बाद ये महफिल कुछ देर तक जारी रही। फिर मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी अपने खामद हरि प्रसाद और बच्चों को साथ लेकर चली गई। आगरा वाले रिश्तेदार भी बंगले के दूसरे बेडरूम में बच्चों के साथ घुस गए। मेरी माता जी स्नान करने के बाद दुर्गा माता की छोटी सी मूर्ति के आगे बैठकर श्लोक पढ़ने लगी। सुजाता भी इजाजत लेकर अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई। मैंने माता जी के चरण छुए और अपने घर में आकर अंदर से दरवाजे पर चटखनी लगाकर पलंग पर लेटकर वहां गुजरने वाली अपनी आइंदा इंतहाई पुरखतर जिंदगी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद माता जी के श्लोक पढ़ने की आवाज बंद हो गई। वो तुलसीदास की रामायण में से श्लोक पढ़ रही थी, जो मैं पूरी तरह समझ रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये मेरी यानी कैप्टन रामकिशन मेहता की माता जी ही थी। बोली, किशन पुत्र, तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा दी? पहले तो तुम कभी कुंडी नहीं लगाया करते थे। ये भी मेरे लिए नई मालूमात थी। मैंने जल्दी से उठकर कुंडी खोल दी और कहा, माता जी, दुश्मन की कैद से नया नया भाग कर आया हूँ, मन में एक डर सा लगा रहता है। माता जी ने मेरे माथे को चूम लिया और बलाएं लेते हुए बोली, पुत्र, विष्णु भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अब तू पिछले दिनों को भुला दे। मैं दूध माला के हाथ भिजवा रही हूँ। माला उस घर की दरमियानी उम्र की नौकरानी थी जो भोजन के सारे काम किया करती थी। माता जी जाते जाते रुक गईं। पलट कर मेरी तरफ देखा और बड़ी शफकत से मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र, अब तू ब्याह रचा ले, बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। सुन, सुजाता के माता पिता ने आज भी मुझसे तेरे ब्याह की बात की थी। वो लोग अब ये काम जल्दी कर देना चाहते हैं। मैंने माता जी का चमकता हुआ ममता भरा माथा चूम लिया और कहा, माता जी, आप चिंता न करें, कुछ दिनों बाद मेरी तरक्की होने वाली है, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। माता जी बहुत खुश हुई, मुझे प्यार किया और बोली, अब सो जा।
तू बहुत थक गया है और हाँ, कुंडी मत लगाना। मैंने कहा अच्छा माता जी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, टेबल लैंप बुझाया और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर ली। माला जो तूत रख गई थी वो वैसे ही मेज पर पड़ा रहा। आंख खुली तो करीबी मंदिर से शंख और घंटियां बजने की आवाज कानों में पड़ी। सुबह हो रही थी। टेबल लैंप जलाकर दीवार पर लगे क्लॉक को देखा। सुबह के 8:45 बज रहे थे। बरामदे वाले रोशनदान में से सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सारी रात गहरी नींद सोया रहा। तबीयत काफी हशाश बशाश थी। जब ख्याल आया कि ये मेरा घर नहीं है और मैं एक बहुत अहम कौमी मिशन पर जहां कैप्टन रामकिशन मेहता के रूप में आया हूं, तो दिल पर एक लम्हे के लिए बोझ सा पड़ गया। साथ वाले कमरे से माता जी के रामायण की कथा पढ़ने की आवाज आ रही थी। किचन में पानी की टूटी खुली थी। शायद माला सुबह सुबह ही आ जाती थी और वो बर्तन साफ कर रही थी। मैं उठकर गुस्ल खाने में घुस गया, शेव करके गुस्ल किया और स्लीपिंग गाउन में ही कमरे से बाहर निकला। माता जी के करीब जाकर राम राम करते हुए उनके चरण छुए और किचन की तरफ बढ़ा। माला वाकई आई हुई थी और गैस के चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। मैंने कहा चाय की एक प्याली बना दो जल्दी से। माला ने ताज्जुब से देखा और बोली बाबूजी, आप तो फजर के वेले हमेशा दूध पीते थे। मैंने माथे को हाथ से दबाते हुए कहा हाँ हाँ दूध ही पीऊंगा, मगर आज कुछ सर दर्द हो रहा है, पहले चाय की एक प्याली पीऊंगा। नाश्ते पर मेरे सामने एक कटोरी में दही और फुल्कियां लाकर रख दी गईं। मालूम हुआ कि कैप्टन मेहता नाश्ते पर दही और फुल्कियां शौक से खाता था। मैंने वैसा ही किया। मैंने थोड़े थोड़े सिगरेट पीने शुरू कर दिए थे क्योंकि कैप्टन मेहता भी सिगरेट पीता था। उसका ब्रांड भी मुझे नौकरानी माला की वसातत से मालूम हुआ। मैंने उसे सिगरेट लाने के लिए भेजा तो वो कैप्स्टन का पैकेट ले आई। जाहिर है कैप्टन मेहता यही सिगरेट पीता होगा। माता जी ने मुझे सामने बिठाकर नाश्ता करवाया। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे माथे पर गंगा के पानी में भिगोया हुआ मलमल का टुकड़ा छूकर बोली, पुत्र आज तू दफ्तर नहीं जाएगा ना? मैंने कहा माता जी दफ्तर वाले चाहते हैं कि मैं आज भी आराम करूं। वैसे कुछ अफसर मुझसे मिलने आएंगे, उनके लिए थोड़ी सी मिठाई और फल माला से मंगवा कर रखिएगा। मैंने बटवे में से 200 रुपए निकाल कर माता जी को दिए। माता जी ने माला को आवाज दी कि बाजार जाए और सब्जी वगैरह खरीद कर मार्केट चलाए। मैं अपने कमरे में आ गया। इस घर का टेलीफोन मैंने देख लिया था कि खाने वाले कमरे में फ्रिज के ऊपर रखा था। मैंने माता जी से कहकर कि हो सकता है कि दफ्तर से फोन आ जाए, टेलीफोन उठवा कर अपने कमरे में रख लिया। मैं चाहता था कि अब फोन मेरे कमरे में ही रहे क्योंकि 2-1 दिन में किसी वक्त भी दिल्ली में मुकीम अपने एजेंट का फोन आ सकता था। मैं पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। यह हिंदुस्तान टाइम्स अखबार था। इसमें मेरी खबर भी अंदर के सफ़े पर छपी थी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इस खबर से मेरी हैसियत को तक़वियत मिलती थी। उस रोज मोहल्ले के लोग और औरतें भी मुझे देखने और माता जी को बधाई देने आए। कोई मिठाई लाया, कोई फूलों के हार लिए चला रहा था। सब लोग मेरी माता जी को मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छपी हुई मेरी खबर के बारे में बताया। 10 बजे मेरे ऑफिस के 3 अफसर आ गए। इनमें हमारा डायरेक्टर वर्मा नहीं था। इनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था। वो एयरपोर्ट पर भी मेरे स्वागत को आया था और उसका नाम मुझे तिवाड़ी मालूम हुआ था। तिवाड़ी के हाथ में 2 फाइलें थी। मैंने उनकी चाय से तवाज़ो की। मैं बाकी 2 हिंदू अफसरों के नाम मालूम करने को बेताब था। बड़ी चालाकी से मैंने उनके बारे में मालूम किया। उनमें से एक का नाम कुमुदलाल जो मेरा स्टेनो था, दूसरे का नाम खैराती लाल था जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट था। ये तीनों पुख्ता उम्र के हिंदू लाले थे और खद्दर के कुर्तों पाजामों और गर्म सदरियों में मलबूस थे। खैराती लाल सुपरिटेंडेंट ने कांधे पर गर्म शॉल भी डाल रखी थी और गांधी कैप भी पहन रखी थी। तिवाड़ी मेरे ही महकमे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी नंबर 2 था और उसकी बातों से पता चला कि जहां मेरे पास दूसरे ममालिक के साथ इंडिया की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के खुफिया मुआहिदाती उमूर के मामलात थे, वहां तिवाड़ी के पास सिविल मामलात की निगरानी थी। तिवाड़ी एक इंतहाई तेज चमकीली आंखों वाला खुर्रांट किस्म का ओहदेदार लगता था। बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, जबकि खैराती लाल सुपरिटेंडेंट और मुकुंद लाल स्टेनो एक आम क्लर्क टाइप मुंशी लग रहा था। मैं तिवाड़ी से होशियार भी रहना चाहता था और उसे अपनी मुट्ठी में भी रखना चाहता था। चुनाचे मैं उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा था। उसे पाकिस्तान के सरहदी इलाके में डिप्लॉय बॉर्डर फोर्स के बारे में बेकार किस्म की इत्तलात भी फराहम करने लगा। तिवाड़ी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। कहने लगा, सर आपने बहुत तजुर्बा हासिल किया है दुश्मन के अंदर से जो होकर आए हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर मिनिस्ट्री को भिजवानी चाहिए। खैराती लाल सुपरिटेंडेंट बोला, महाराज आप अभी जवान हैं, आपकी प्रमोशन का बड़ा चांस है। मैंने अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर वर्मा साहब के बारे में पूछा तो तिवाड़ी बोला, उन्होंने आज फिर आपको शुभकामनाएं भेजी है सर, आपके बच रहने पर बड़े खुश हैं। फिर तिवाड़ी मेरी तरफ झुक कर बोला, सर एक छोटी सी इंक्वायरी होगी। वर्मा जी कह रहे थे, परंतु वो तो दफ्तरी रूटीन होगी सर, सेक्रेटेरिएट से कर्मचारी आएंगे आपसे मिलने। मेरे बदन में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने बहुत जल्द अपने आप को नॉर्मल कर लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आखिर मैं कुछ रोज दुश्मन के इलाके में रहकर आया हूँ।
थोड़ी बहुत पुचकिच तो मुझसे लाजमी तौर पर होने वाली थी। मैंने अभी से उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था। मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त मेरे दिल्ली वाले ऑफिस का एड्रेस वगैरह तो मुझे बता दिया गया था, लेकिन मैं इन रास्तों से बेखबर था। ये दफ्तर कहीं लोधी रोड के अकब में किसी गैर मानूस जगह पर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऑफिस में जाने के लिए निकलूं और रास्ते में किसी से अपने ऑफिस के बारे में पूछने का खतरा मोल लूं। मैं अपने घर में आए हुए ओहदेदारों से भी नहीं पूछ सकता था और दूसरे रोज मुझे अकेले ही अपने दफ्तर जाना था। कौन सी तरकीब लड़ाऊं? आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए तिवाड़ी से कहा, तिवाड़ी साहब, कल सुबह मुझे दफ्तर की गाड़ी भेज दीजिएगा। मेरी गाड़ी कुछ खराब हो गई है, आज उसे मिस्त्री के पास पहुंचा रहा हूं। तिवाड़ी बोला, भिजवा दूंगा सर, कोई बात नहीं। उसके बाद तिवाड़ी ने फाइल खोल कर मेरे सामने रख दी और बोला, आपके जाने के बाद ये फाइल मैंने अपने पास ही रखी थी। मैंने फाइल की वर्क गर्दानी करते हुए देखा कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क के साथ इंडिया के लिए असलहे की खुफिया खरीदारी के पैक्ट से मुताल्लिक फाइल थी। मैं अब समझ गया कि मेरे बॉस ने मुझे ही इस मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया था और कैप्टन मेहता की मौत के बाद इस मिशन का ही इंतखाम क्यों किया था। कैप्टन मेहता तो वाकई एक इंतहाई नाजुक और हसास ओहदे पर फायज था और हमें अपने मुल्क की सलामती के सिलसिले में यहाँ से बेपनाह मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, तिवाड़ी जी, ये फाइल आप मेरे पास ही रहने दें, कल दफ्तर आकर बात करूंगा। तिवाड़ी ने दूसरी फाइल मेरे आगे कर दी और बोला, और ये फाइल मेरी पर्सनल है सर। आपको मालूम ही है कि मैं अभी तक किसी गैर मुल्क के दौरे पर नहीं गया। हर बार शर्मा जी को ही भेजा जाता है। इस बार चेकोस्लोवाकिया का दौरा निकल रहा है। अगर आप मुझे भी रिकमेंड कर दें तो जरा सैर कराऊंगा। तिवाड़ी की हमदर्दियां और एतमाद हासिल करने का ये बड़ा अच्छा मौका था। मैंने तिवाड़ी को देखकर कहा, लाला जी निश्चिंत रहें, भगवान ने चाहा तो इस बार शर्मा जी की जगह आप चेकोस्लोवाकिया जाएंगे। तिवाड़ी की तो बात खिल गई, मगर अपने दफ्तर के ही दो साथियों की मौजूदगी का एहसास करते हुए बोला, सर आपके होते हुए तो कर्मचारी को उसका हक मिलेगा ही। ये तो आपकी शुरू ही से साख रही है। मैंने उनकी चाय और फल वगैरह से तवाज़ु की और दोपहर के खाने से पहले वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं कमरे से निकलकर माता जी के पास आया तो बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। माता जी तख्त पर बैठी चावल सुन रही थीं। उनका हाथ रुक गया, उठकर बरामदे की तरफ गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे था। बंगले के गेट के पास सड़क पर एक टैक्सी खड़ी थी और उसमें से एक बूढ़ा गोल मटोल सदरी पोश लाला एक भारी भरकम साड़ी वाली औरत के साथ बाहर निकल रहा था। उनका बिस्तर टैक्सी की छत पर बंधा हुआ था। माता जी ने कहा, पुत्र आगे बढ़कर चरणछू, तेरे चाचा जी आ गए हैं। ये रामकिशन मेहता के वही चचा थे जिनके बारे में मुझे पाकिस्तान में बता दिया गया था कि बंबई शहर के भिंडी बाजार में कपड़े की दुकान करते हैं और उनका नाम दुर्गा प्रसाद सेठ है। मैं लपक कर हाथ जोड़े उनकी तरफ बढ़ा। चरण छूने ही लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी बाहर निकली हुई तोंद के साथ लगा लिया। अरे मेरे किशन, तेरे दर्शनों को तो आंखें तरस गई थी। भगवान ने बड़ी कृपा की भाभी, जो तेरा लाल तेरे चरणों में वापस आ गया। अब चची की बारी थी। मैंने उनके भी चरण छुए। उसने भी गले लगाकर मेरी बलाएं ली और कहा, भाभी, मैंने दुर्गा देवी के मंदिर में 125 रुपए की बर्फी चढ़ाई। उसी वक्त जब सुना कि रामकिशन घर आ गया है। चचा दुर्गा प्रसाद ने मुझे गौर से देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए पूछा, पुत्र, ये तुम्हारी नाक पर जख्म का निशान कैसा है? ये पाकिस्तान में मेरी नाक पर की गई हल्की सर्जरी का निशान था। मैंने नाक पर उंगली फेरते हुए कहा, भैया जी, मैं दुश्मन की कैद में था। भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, नहीं तो मेरी नाक भी सलामत न रहती। चचा दुर्गा प्रसाद और चची के बंबई से आने पर घर में शाम तक दूसरे रिश्तेदार यानी सुजाता के माता पिता और कृष्णा कुमारी का खावद हरि प्रसाद भी आ गया और काफी हंगामा रहा। रात को सुजाता भी आ गई। खाने पर 3 किस्म की सब्जियां, दालें और चटनियां बनाई गई थी। खिचड़ी भी थी और छोटे छोटे फुलके भी, जो मैं आम हालात में दर्जन भर चट कर जाता, मगर वहां एहतियात की जरूरत थी और मैंने सिर्फ 2 फुलके ही खाए। सुजाता मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में आ गई। वो मुझसे सख्त नाराज थी कि मैंने उसे दफ्तर से फोन क्यों नहीं किया। पहले तो तुम दिन में मुझे 2 बार जरूर फोन किया करते थे, अब क्या बात हो गई कि तुमने मुझे 1 बार भी फोन नहीं किया? मैंने भी गुस्से में तुम्हें कॉल नहीं की। अब ये भी पता चल गया था कि कैप्टन रामकिशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार फोन किया करता था। कैप्टन रामकिशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार फोन किया करता था। सुजाता ने मेरी कॉफी में चीनी नहीं डाली थी। मैंने एक घूंट भरा और कहा, अरे तुम चीनी डालना भूल गई क्या? सुजाता ने किसी कदर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन, तुम तो हमेशा कॉफी बगैर चीनी के पीते हो। मैंने सर को एक तरफ झटका और कहा, अरे मुझे भी क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया हूं। फिर चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी करते हुए कहा, सुजाता, तुम विश्वास करना,
दुश्मन ने मेरा ब्रेन वॉश करने के इतने जतन किए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक अपना नाम और घर भी भूल गया होता। सुजाता ने मेरे सर को अपने साथ लगा लिया और बोली, अब मैं तुम्हें कभी हवाई जहाज में सफर नहीं करने दूंगी। भगवान तुम्हें अपनी शरण में रखें, तुम्हारे बिना तो मैं जी न सकूं। बात टल गई थी। मैं इतने बड़े परिवार में आ गया था कि कदम कदम पर लग़ज़िश खाने का डर लगा रहता था। फिर भी मेरी आंखें खुली थी और मैं इंतहाई मोहतात होकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक एक बात और एक एक हरकत को जहन में नक्श करता जाता। किसी वक्त जब मुझे ख्याल आता कि सेक्रेटेरिएट से 2 अफसरों का वफ्द मुझसे पूछगिछ करने आएगा तो दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता। ये आजमाइश किसी हद तक कड़ी थी। जो लोग आ रहे थे वो यकीनन बड़े तजुर्बाकार और आजमूदा CID के अफसर होंगे। उनकी उकाबी आंखों से बचने के लिए मुझे भी अपने तमाम तजुर्बे को एक जगह पर जमा करके उन्हें उनके तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। बहरहाल मैं पूरी तरह इस आजमाइश के लिए तैयार था। मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हासिल था कि मेरी शक्ल और मरहूम कैप्टन राम किशन मेहता की शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि खुद उसके घर वालों और रिश्तेदारों और सुजाता को भी एक लम्हे के लिए शुबा नहीं हुआ था। दूसरे रोज मैं दफ्तर जाने के लिए ठीक वक्त पर तैयार हो गया। मैंने कोट पतलून ही पहनी क्योंकि मेहता की कपड़ों की अलमारी देखकर अंदाजा हो गया था कि वो सूट ज्यादा पहनता था, क्योंकि अलमारी में ठंडे और गर्म विलायती सूट ज्यादा थे और खद्दर के कुर्ते और सदरियां तो जारी थी। वो सदरी कुर्ता पाजामा और गांधी कैप शायद सरकारी मीटिंगों में पहनता था। 9 बजे दफ्तर की गाड़ी आ गई। मैं अपना ब्रीफकेस उठाए वैगन की तरफ बढ़ा तो सिख ड्राइवर ने सलाम करके दरवाजा खोल दिया। मैं वैगन में दाखिल होकर इत्मीनान से बैठ गया। वैगन मेरे उस दफ्तर की तरफ चल पड़ी जहां मैं जिंदगी में पहली बार दाखिल होने वाला था और जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दफ्तर लोधी स्ट्रीट के अकब में एक गुमनाम सी जगह पर था। 2 मंजिला पुरानी इमारत थी और बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। मालूम हुआ कि भारत के इस सबसे बड़े दफ्तर को जानबूझकर गुमनाम रखने की कोशिश की गई है। चौकीदार ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया। वो बड़ा खुश था। उसने गेट को खोल दिया। नमस्कार साहब, नमस्कार। भगवान की कृपा हुई साहब। चारों तरफ से इसी किस्म की आवाजें आ रही थी। कभी न देखे हुए चेहरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार कर रहे थे। एक जगह कॉरिडोर में मैंने अपने नाम की तख्ती लगी देखी। चपड़ासी ने आगे बढ़कर मेरे चरण छुए। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने चिक उठा दी। मैं अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। एक बड़ी मेज के पीछे लोहे के 2 कद्दे आदम फाइल कैबिनेट, 3 टेलीफोन मेज पर रखी हुई मुख्तलिफ फाइलें, शीशे का जग और ग्लास जो ट्रे पर रखे हुए थे, दीवार के साथ छोटी मेज पर रखी हुई बिजली की चायदानी और अलमारी में रखे कुछ कप और तश्तरियां। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। चपड़ासी, जिसके सर के बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रहे थे और जो गर्म सदरी और खद्दर के कुर्ते पाजामे में मलबूस था, हाथ बांधे खड़ा था। बोला, साहब जी, आपको यहाँ देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। साहब जी, आप ठीक तो है ना? मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? वो दोनों हाथ माथे के पास ले जाकर बोला, भगवान का शुक्र है साहब, आप बिल्कुल ठीक हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है साहब, मैं आपके लिए कॉफी लाता हूँ। उसने जल्दी से बिजली की चैनक उठाई और मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। इतने में मेरे अमले के लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं इनमें सिवाय अपने स्टेनो मुकुंद लाल और सुपरिटेंडेंट खैराती लाल के किसी की शक्ल से वाकिफ नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपने आप तारुफ होता जा रहा था। उनके नाम भी मालूम हो रहे थे। ये भी मालूम हुआ कि मेरे चपड़ासी का नाम बंसी है। मैंने उन सब की शक्लें और नाम जहन में बिठा लिए। मेरे ही महकमे का सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी आ गया। वो बड़े जोश में था। बोला, सर, बड़े साहब आ रहे हैं, आपसे मिल लें। अब मेरे महकमे के डायरेक्टर वर्मा साहब दाखिल हुए। उनसे एयरपोर्ट पर ही तफसीली मुलाकात हो चुकी थी। भारी भरकम जिस्म खद्दर के कुर्ते पाजामे में फंसा हुआ था। एयरपोर्ट पर उन्होंने भी सूट पहन रखा था। इस वक्त वो सर पर गांधी कैप लगाए, माथे पर तिलक जमाए, वो पूरे कांग्रेसी ब्राह्मण लग रहे थे। मुझसे एक बार फिर गले मिले। सब वहीं बैठ गए। किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफी बनाई गई। तिवाड़ी ने मार्केट से लड्डू मंगवा लिए। आध घंटे तक ये खुशी की महफिल जमी रही। फिर एक एक करके सिवाय डायरेक्टर वर्मा साहब के सब रुखसत हो गए। चपरासी भी मेज साफ करने के बाद बर्तन उठाकर ले गया। वर्मा साहब ने सदरी में से सिगार निकाल कर मेरे लाइटर से सुलगाया तो मुझे अपना जहरीला सिगार याद आ गया। वो उस वक्त भी मेरे ब्रीफकेस में मौजूद था। मुझे महसूस हुआ कि ये सिगार मुझे अपने साथ दफ्तर में नहीं लाना चाहिए था। ये खास किस्म के जहरीले सिगार सिर्फ अहम मिशन पर मामूर एजेंटों या जासूसों को ही दिए जाते हैं और मेरा महकमा इंटेलिजेंस का महकमा था, जिसका हर ओहदेदार छटा हुआ CID का आदमी था। ये जहरीला सिगार मेरा भांडा फोड़ सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने सिगार को वहीं ब्रीफकेस में ही रहने दिया। वर्मा साहब ने मेरी तरफ देखकर धुआं छोड़ते हुए कहा, कैप्टन, तुम्हें तिवाड़ी ने बता दिया होगा, कल 2 बजे सेक्रेटेरिएट से स्क्रूटनी के 2 आदमी तुमसे कुछ बातें करने आ रहे हैं। मैंने भी सिगरेट सुलगा लिया था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कहा, हाँ, मुझे बता दिया था तिवाड़ी ने, मैं उनसे जरूर मिलूंगा, उन्हें भी तो अपनी प्रोफाइल भरनी है सर। मैं हंस दिया।
वर्मा साहब कहने लगे, रूटीन की कार्रवाई होगी भाई, तुम दुश्मन के पास रहकर आ रहे हो, शायद उन्हें कुछ ऐसी मालूमात चाहिए जो हमारे भारतवर्ष के लिए फायदेमंद हो। अरे उनमें तुम्हारा जार भास्कर भी होगा, तुम तो उसे जानते ही हो। मैं खाक उसे जानता था। सिगरेट का कश लगाकर यूं ही बोला, अच्छा भास्कर भी आ रहा है। इससे आगे मैं एक लफ्ज भी भास्कर के बारे में नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ये मुश्किल भी हमारे डायरेक्टर वर्मा साहब ने हल कर दी। बोले, पूना से यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं है भाई कैप्टन, तुम तो जानते हो अपने महकमे को, यहाँ छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है और भास्कर मरहट्टा है और मरहट्टे महाराष्ट्र से निकलते ही उदास हो जाते हैं। वर्मा साहब अचानक उठ खड़े हुए और बोले, तुम्हारे पास कुछ केस भेज रहा हूँ। इनमें से एक केस पंजाब में खालिस्तान के संगठन के बारे में है, तुम उसे आज ही निपटा कर आगे कर देना, ये सिख हमें चैन नहीं लेने देंगे। वर्मा साहब चले गए तो मैंने ट्रे में पड़ी हुई फाइलों को देखना शुरू कर दिया। इन तमाम फाइलों का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से था। मैंने अपनी समझ के मुताबिक उन पर गोल मोल अल्फाज में अंग्रेजी में और कहीं हिंदी में नोट लिखकर उन्हें दूसरी ट्रे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वर्मा साहब का खास चपड़ासी एक मुकफ्फल बक्स में दोनों फाइलें लेकर आ गया। उसने बक्स मेरी मेज पर रखा और नमस्कार करके वापस चला गया। मैंने देखा कि बक्स को ताला लगा है। अब उसूली तौर पर उसकी एक चाबी मेरे पास होनी चाहिए थी, मगर मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने तराजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे चाबी कहीं न मिली। मैं कुछ परेशान हो गया। चाबी का मिलना जरूरी था। इस सिलसिले में मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। इतने में मेरा चपड़ासी बंसी एक फाइल लेकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने सिगरेट एश ट्रे में बुझा दिया। उसने फाइल मेज पर रख दी और काले बक्स को देखकर बोला, साहब जी इसे खोल दो। मैंने सोचा कि सीक्रेट फाइल बक्स है, कैप्टन मेहता यकीनन इसे खुद ही खोलता होगा। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं खुद ही खोलूंगा। चपड़ासी बंसी ने हाथ जोड़ लिए और आजिजी से बोला, साहब जी क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सरकार का नमकखार हूँ, 20 बरस से काम कर रहा हूँ। ऐसे में अंदर आ जाऊं तो आप हमेशा मुझे ही बक्स खोलने का कहा करते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी वजह से एक और मसला हल हो गया। मैंने उसे कहा, ठीक है बक्स को खोल दो। मैं सोच रहा था कि ये चाबी कहाँ से लाएगा। जाहिर है ऐसे सीक्रेट बक्स की चाबी एक चपरासी के पास नहीं हो सकती। मैं कुर्सी से टेक लगाए बंसी की तरफ गौर से देख रहा था। उसने बक्स को एक तरफ उठाया और बक्स के नीचे अंदर की जानिब एक छोटा सा खाना बना हुआ था। बक्स की चाबी उसमें थी। अगर उस वक्त बंसी चपड़ासी अंदर ना आता तो चाबी मुझे कभी ना मिलती। उसने चाबी लगाकर बक्स का ताला खोला और चाबी ताले में लगी हुई छोड़कर हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। स्याह बक्स में 2 फाइलें थी जिन पर सुर्ख अंग्रेजी अल्फाज में इंतहाई खुफिया लिखा हुआ था। उनमें एक फाइल तो पंजाब में खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों के बारे में थी और दूसरी श्रीलंका में तमिल दहशतगर्दों को पहुंचाई जाने वाली असलहे की इमदाद के बारे में। इन फाइलों के मुताले से मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इंदिरा हुकूमत श्रीलंका में तमिल दहशतगर्दों की हर तरह से मदद कर रही है और मद्रास रेजिमेंट के 200 मिलिट्री कमांडो तमिल दहशत पसंदों के भेस में श्रीलंका के शुमाली सूबे जाफना में सरगर्म अमल है। ये भी मालूम हुआ कि इंदिरा जाती तौर पर सिखों की दुश्मन है और वो पंजाब में सिखों की ताकत को कुचल कर रख देना चाहती है। इस सीक्रेट खत की कॉपी भी इस फाइल में लगी हुई थी। ये खत भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने भारतीय हाई कमांड के एक सीनियर सीक्रेट ऑफिसर को लिखा था, जिसमें उसे हिदायत की गई थी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिखों ने बेपनाह असलहा जमा कर रखा है और अकाली वहां खालिस्तान की हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं। इसलिए फौरन ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसकी मदद से हमारी फौज अमृतसर में दरबार साहब में दाखिल होकर सिखों के इस मुकद्दस मकाम और गढ़ को हमेशा के लिए कुचल कर रख दे। मैंने मुतवाजन और गोल मोल अल्फाज में इन दोनों फाइलों पर अपनी तरफ से चंद एक जुमले लिख दिए। बिलाशुबा ये जुमले इंदिरा गांधी की राजनीति यानी सरकारी पॉलिसी के खिलाफ हरगिज नहीं थे। दोनों फाइलें स्याह बक्स में रख कर ताला लगाया और चाबी उसी तरह बक्स के नीचे वाली पॉकेट में रख दी और बंसी चपड़ासी को बुलाकर कहा कि बक्स वर्मा साहब के पास ले जाए। वो बोला, साहब जी ये बक्स तो वर्मा साहब का चपड़ासी खुद ही आकर ले जाएगा, आप वर्मा साहब को फोन कर दें। मैंने कहा, चलो मैं उनको फोन कर देता हूँ। ठीक है तुम जाओ। बंसी चला गया तो मैंने तेजी से अपने सर को झटका और सिगरेट निकाल कर सुमिबा लिया। मुझे इस किस्म की गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा ये छोटी छोटी गलतियां मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मुझे इस ऑफिस के कवायद ज़वाबित का गहरी नज़र से मुशाहिदा करते हुए कैप्टन मेहता की तमाम आदात को अपनाना होगा, वरना किसी भी मुसीबत में फंस सकता हूँ। वर्मा साहब का फ़ोन नंबर भी मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल टेबल पर रखी कॉपी में से मुझे उनका नंबर मिल गया। मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि फाइलें मंगवा लें। उन्होंने पूछा, क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा, सर वही लिखा है जो मुझे लिखना चाहिए। आप तो जानते हैं कि हमें भारत की अखंडता सबसे प्यारी है। वर्मा साहब ने हल्का सा तहका लगाकर कहा, मैं समझ गया, तुम ठीक सोचते हो।
मैं चपड़ासी भेज रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर और फोन बंद कर दिया। फिर दीवार के साथ लगी आहनी कैबिनेट की दराज खोलकर जैसे किसी फाइल की तलाश करने लगा। असल में मैं फाइलों का मुआयना कर रहा था। उनमें ज्यादातर फाइलें एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक थी। अहम फाइलें शायद ब्लैक बॉक्स में ही मुकफ्फल हालत में ही मेरे और दीगर सेक्रेटरियों और अफसरों के पास जाती थी। मैं दराज बंद करके बैठा ही था कि बंसी चपड़ासी ने इत्तला दी कि घर से खाना आ गया है। खुदा जाने घर से कौन खाना लाया था, और बाद में पता चला कि एक आदमी ने वैगन रखी हुई है जो अफसरों और दूसरे ओहदेदारों के घर घर जाकर खाने के टिफिन कैरियर इकट्ठे करके लाता है और महीने की पहली तारीख को फी ऑफिसर 100 रुपए वसूल करता है। सेक्रेटरी तिवाड़ी अपना खाना लेकर मेरे कमरे में आ गया। कमरे से मुझे का एक रिटायरिंग रूम था। तिवाड़ी ने मेरे लिए खास तौर पर चांदनी चौक से गाजर का हलवा भी मंगवा लिया था। उसे अपने दौरा यूरोप के सिलसिले में मेरी सिफारिश की अशद जरूरत थी। खाने के दौरान उसने एक बार फिर चेकोस्लोवाकिया के दौरे की बात शुरू कर दी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जो ही फाइल मेरे रिमार्क्स के लिए केबल पर आएगी मैं उसके हक में राय लिखूंगा। तिवाड़ी बहुत खुश हुआ। शायद असली कैप्टन मेहता ने उसके हक में हामी नहीं भरी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मेरी इस काया पलट पर कुछ हैरान भी है। दोपहर के बाद सेक्रेटरी तिवाड़ी की फाइल मेरी मेज पर पहुंच गई। उसमें तिवाड़ी की जाती कोशिश भी शामिल थी। मैंने वादे के मुताबिक अपने रिमार्क्स में लिख दिया कि इस बार तिवाड़ी को चेकोस्लोवाकिया के दौरे पर वफ्द के साथ भेजना ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। मैंने तिवाड़ी को बुलाकर अपने रिमार्क्स दिखाए तो वो बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद सर करने लगा। असल में तिवाड़ी की पोस्ट आर्जी थी और वो हेड क्लर्क से तरक्की करते हुए उस ओहदे तक पहुंचा था। यूरोप के दौरे से उसके ओहदे पर अच्छा असर पड़ सकता था। बहरहाल मैं तिवाड़ी की खुशनुदी हासिल करना चाहता था क्योंकि बहरहाल ब्लैक बॉक्स की फाइलें उसके पास भी आती थी। दूसरे रोज दोपहर के बाद दिल्ली सेक्रेटेरिएट का स्क्रूटनी वफ्द भी आन पहुंचा। मैं पहले से उसके लिए तैयार था। यह 2 आदमी थे। एक सुस्तुल वजूद किस्म का खद्दर पोश मोटा लाला टाइप CSP ऑफिसर था जिसकी कनपटियों पर से बाल सफेद हो रहे थे। दूसरा मजबूत किस्म का गठीले जिस्म वाला गहरा सांवला आदमी था। शक्ल ही से मरहट्टा लगता था। उसने कोट पतलून पहन रखी थी और कनपटियों पर से उसके बाल भी थोड़े थोड़े भूरे होने लगे थे। उसने आते ही मुस्कुरा कर गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोला, मुझे तुम्हारे आने की बेहद खुशी हुई है। भगवान जानता है, मैंने सोचा तुम फोन करोगे तो तुम्हें बधाई दूंगा, पर तुमने फोन नहीं किया। मैं भी तुमसे नाराज होकर बैठा रहा। उसी रोज मुझे वजारत दाखिला की तरफ से सिग्नल मिला कि तुमसे मुलाकात करूं। सोचा अब एक ही बार मिलूंगा। उसने मुझे गले लगाया। ये भास्कर था, मरहट्टा भास्कर राव, मेरा दोस्त यानी कैप्टन रामकिशन मेहता का दोस्त था। मैंने कहा, भास्कर, तुमने ये ना सोचा कि दुश्मन की कैद से निकल कर आ रहा हूँ, मेरी क्या हालत होगी? यार तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए था। भास्कर ने तयका लगाकर कहा, अब जो मैं आ गया हूँ। अरे इन्हें नहीं पहचाना तुमने? ये लाला बद्री दास हैं, हमारे सीनियर कुलीग। भाई तुम कई बार इनसे मिल चुके हो। मैंने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा, माय गॉड, और लाला बद्री दास से बढ़कर हाथ मिलाया और उनके चरण छुए। ICS लाला बद्री दास की छोटी छोटी सी करिंजी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। होंठ जरा से खुले थे, लगता था शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे, कैप्टन तुम मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैंने फौरन एतमाद से कहा, लाला जी, सिर्फ 7 रोज दुश्मन की कैद में रहा था, परंतु उन्होंने न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि ब्रेन वॉशिंग की भी कोशिश की। सारा दिन उल्टा लटकाए रखते थे, भगवान उनसे बचाए। मैंने घंटी बजाकर बंसी को बुलाया और चाय बनाने के लिए कहा। भास्कर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, अरे किशन, तुम्हें क्या हो गया है? मालूम नहीं तुम्हें, हम दोनों जब भी मिलते हैं कॉफी पीते हैं। मैंने बंसी को बुलाया। उफ़ो, मैं तो भूल ही गया था। बंसी फौरन कॉफी बनाओ। बंसी चला गया तो मैंने अलमारी से गाजर का हलवा निकालकर प्लेट में डाला और भास्कर और लाला बद्री दास के सामने रखा। भास्कर बोला, भाई मिठाई तो हमें लानी चाहिए थी, मगर क्या करूं, इस वक्त ड्यूटी पर आ रहा था। अच्छा, घर आऊंगा मिठाई लेकर, माता जी तो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, बहुत खुश हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की है। भास्कर, तुम जानो कि मेरे वहां से फरार होकर अपना बॉर्डर क्रॉस करने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बंसी कॉफी बनाकर ले आया। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ तकल्लुफ़न और कुछ इंतहाई संजीदगी के साथ कई सवाल पूछे गए। लाला बद्री वाकई बहुत काया ऑफिसर था। उसने पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स और मेरे जहाज से बच निकलने के बारे में ऐसे सवाल किए कि अगर मेरी जगह कोई भी दूसरा होता तो एक बार अपनी जगह से हिल जाता। खास तौर पर यह पॉइंट बेहद खतरनाक था कि पाकिस्तानियों की कैद में रहने के बावजूद मैं अपना ब्रीफ केस और सीक्रेट फाइल कैसे बचा कर ले आया। इसके लिए मैंने एक ड्रामाई कहानी पहले ही से तैयार कर रखी थी और मुझे बहरहाल उसी कहानी पर इन्हिसार करना था। बस मैंने अपनी पूरी कहानी को पूरी जुज़ियात के साथ बेहद असरअंगेज अंदाज में बयान किया। मैंने बताया कि जब मुझे जहाज के क्रैश होने के बाद होश आया तो मैंने देखा कि मैं झाड़ियों में सही सालम पड़ा हूँ। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपना पासपोर्ट, बटवा, ID कार्ड और इंडियन ब्रीफ केस में सीक्रेट फाइल के साथ ही रखकर ब्रीफ केस लॉक कर दिया और फिर उसे जाए हादसा से थोड़ी दूर एक गड्ढे में पहलू की दीवार खोद कर पत्थरों के अंदर इस तरीके से छुपा दिया कि किसी की उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे खतरा था कि हमारा जहाज पाकिस्तान के इलाके में गिरा है।